मिस्टर पिल्ले ने कहा, यही धमकी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी चले जाने का भी डर है। तुम्हें मेरी हिदायत के मुताबिक कैप्टन मेहता की सुराग रसानी जारी रखनी होगी। कल तहकीकाती टीम आ रही है। मैं उसके हेड डायरेक्टर इंटेलिजेंस को कैप्टन मेहता के बारे में बता दूंगा कि मुझे उस आदमी पर शक है कि ये सिन्हाली एजेंट है। ये कमीना पिल्ले मेरी तबाही का प्रोग्राम बनाए हुए था। रत्नावली की आवाज आई, ठीक है सर, आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं आखिरी बार कैप्टन मेहता के कमरे की तलाशी लूंगी। उसके बाद अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मेरा मतलब है कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं आप लोगों में फंस गई हूँ, अब निकलना चाहती हूँ। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। मिस्टर पिल्ले ने खुले लफ्जों में कह दिया, रत्नावली, अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक अमल न किया तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये बात यूं ही। रत्नावली की तरफ से खामोशी थी। मिस्टर पिल्ले के दोबारा पूछने पर रत्नावली की मायूसी और सहमी हुई आवाज सुनाई दी, ये ब्लैकमेलिंग है। मिस्टर पिल्ले ने कहा, यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। रत्नावली ने फौरन जवाब दिया, तुम अपनी खाल बचाना चाहते हो मिस्टर पिल्ले। ठीक है, मैं अभी मरना नहीं चाहती। तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूंगी। उसके साथ ही कुर्सी के चरचराने की आवाज आई। मिस्टर पिल्ले कह रहा था, मैं चलता हूँ, कल शाम को आकर तुम्हें नई लाइन बताऊंगा। मैं दबे पांव चलता खिड़की से हटकर लॉन में उतर गया और फिर बाड़ के साथ साथ लगा दरख्त की टहनी को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। वहां से दीवार की दूसरी जानिब कूद गया और वहीं बैठ गया। मेरे आसपास गहरी खामोशी थी। सड़क पर आने की बजाय मैं झाड़ियों में से तेजी से गुजरता जीप के करीब आकर रुक गया। मद्रासी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले, सुबह अगर मद्रास की इंक्वायरी टीम के सरबराह तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस को मेरे बारे में बता देता है कि मैं सिन्हाली एजेंट हूँ, तो खामखा मैं अपनी बेगुनाही साबित भी कर दूं। फिर भी ये बात दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुंचकर मेरे सारे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। मिस्टर पिल्ले को अब रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। मैं जीप के एक तरफ अंधेरे में छुपा हुआ था। चाकू जेब से निकाल कर मैंने खोल लिया था और उस पर अपने दाएं हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली थी। गर्ल्स हॉस्टल के गेट की तरफ से मुझे एक साया जीप की तरफ आता दिखाई दिया। ये मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर पिल्ले था। उसकी जिंदगी के चंद आखिरी कदम बाकी रह गए थे। ये दुबला पतला आदमी मेरा और मेरे मिशन का दुश्मन था। ये मुझसे बच नहीं सकता था। अगर ये सुबह तक जिंदा रहता है तो मेरी मौत से बदतर जिंदगी का अजियतनाक दौर शुरू हो जाना था। मैंने चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त और ज्यादा मजबूत कर ली। मैंने तय कर लिया कि किस तरफ से हमला करना होगा और चाकू का वार जिस्म के किस हिस्से पर किया जाएगा। बाहर सूरत मिस्टर पिल्ले की आवाज नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि गेट पर चौकीदार जाग रहा था। एक तजुर्बाकार और मजबूत जिस्म वाले कमांडो के लिए ये दुबला पतला हिंदू मद्रासी एक आसान शिकार था। फिर भी मैं गाफिल नहीं था। उसकी एक चीख मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। पिल्ले जीप के करीब आ गया था। मैंने अपना सांस रोक लिया। वो जीप के अकब में घूमकर जो ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मिस्टर पिल्ले को यकीनन सबसे पहले यही महसूस हुआ कि उस पर दरख्त आकर गिरा है। मेरा पहला टारगेट उसकी गर्दन था। गर्दन एक ही छलांग में मेरे काबू में आ गई थी। चाकू उसके बिल्कुल साथ ही उसकी कमर में उतर गया था। चाकू मैंने वहीं रहने दिया। गिरते हुए मिस्टर पिल्ले को गर्दन से घसीट कर झाड़ियों के अंधेरे में ले गया। जब मैं 5-10 सेकंड के बाद झाड़ियों में से उसकी लाश को लेकर निकला तो चारों तरफ वैसे ही रात का अंधेरा और खामोशी छाई थी। ये बातें मेरे मिशन का बल्कि हर उस आदमी के मिशन का नागुज़ीर हिस्सा होती हैं जो अपने वतन की सलामती का मिशन लेकर दुश्मन के मुल्क में या मौत के मुंह में उतर जाता है। मिस्टर पिल्ले की लाश को मैंने जीप में पीछे डाल दिया। जीप का मोम जामा गिरा दिया और इंजन स्टार्ट करके हॉस्टल की गली से बाहर सड़क पर आ गया। पिल्ले का काम तमाम कर दिया गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि पिल्ले की लाश को हॉस्टल की इमारत से काफी दूर किसी जगह फेंकना चाहता था ताकि रत्नावली इस केस में किसी तौर मुलव्विस न हो पाए। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मिस्टर व्यास के बाद अब मिस्टर पिल्ले उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और रत्नावली को मेरे बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं था। उसे इस अमर का कोई सबूत नहीं मिला था कि मेरा सिन्हाली तखरीबकारों से कोई वास्ता है। इसी एतबार से रत्नावली मेरे लिए बेजरर थी। पिल्ले की मौत का सुनकर यकीनन वो सुख का सांस लेगी और कभी भूल कर भी किसी से अपनी गुज़श्ता जिंदगी के वाक़यात का जिक्र नहीं करेगी। मेरी जीप एक वीरान सड़क पर उड़ी जा रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर जीप के पिछले हिस्से में नशिस्तों के दरमियान पिल्ले की लाश को देखकर इत्मीनान कर लिया। अब ये खदशा भी था कि कहीं किसी चौक में पुलिस राउंड पर न हो और जीप की चेकिंग न करे। मैं गर्ल्स हॉस्टल के इलाके से निकल आया था। मैंने जीप को एक कच्ची सड़क पर डाल दिया जो दूर एक बहुत बड़ी इमारत की तरफ जाती थी। उस इमारत की बत्तियां जल रही थीं। मैंने जीप को एक तरफ सड़क से उतार कर खड़ा किया। हेडलाइट्स मैंने रोशन नहीं की थी। पिल्ले की लाश को वहीं जीप के पीछे ही रहने दिया। जेब से रुमाल निकाल कर जहां जहां मेरा हाथ लगा था वहां रगड़कर अपनी उंगलियों के निशान साफ किए और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर आगे पीछे देखा। सड़क वीरान थी। मैं जीप से उतरकर तेजी से सड़क की दूसरी जानिब हो गया और जल्दी जल्दी वहां से निकलकर बड़ी सड़क पर आकर नॉर्मल चाल के साथ वापस जाने लगा। खून आलू चाकू मैंने पिल्ले की कमीज से साफ कर लिया था, मगर इस चाकू का अब मेरे पास रहना किसी हालत में भी मुनासिब नहीं था।
मैं उसे फेंकने के लिए कोई मौजूद जगह भी देखता जा रहा था। सड़क कुशादा थी मगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी। खंभों पर मरकरी लाइट्स काफी फासला छोड़कर लगी थी। मुझे मालूम था कि कहाँ जाना है और ये सड़क किधर जा रही है। जब मैं लाश वाली जगह से काफी आगे निकल आया तो एक जगह चारदीवारी के अंदर कूड़े करकट का ढेर था। कूड़ा करकट बाहर तक बिखरा हुआ था। इस ट्रैश डंप की अकबी दीवार की तरफ जाकर मैंने चाकू को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद मैं सड़क के बड़े चौराहे पर था जहां मुझे एक खाली टैक्सी मिल गई और मैं अपने होटल से एक बाजार पहले ही उतरकर पैदल चलता अपने होटल आ गया। दूसरे रोज मिस्टर पिल्ले की लाश जीप में पड़ी हुई मिली। उसकी जीप में आईडी कार्ड मौजूद था। लाश को अपनी तहवील में लेकर पुलिस बंदरगाह के सिक्योरिटी ऑफिस में इब्तदाई तफ्तीश के लिए पहुंच गई। जिस वक्त मैं सिगरेट सुलगाए मजे से टहलता हुआ ऑफिस में आया तो पुलिस इंस्पेक्टर बाहर कुर्सी पर बैठा दफ्तर के मुलाजिमों के बयानात कलमबंद कर रहा था। मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा क्या बात हुई है। मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखा और बताया कि मिस्टर पिल्ले को रात किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने सिगरेट फेंक दिया और ताज्जुब से कहा लेकिन वो तो कल शाम मेरे पास ही ऑफिस में थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे सवाल किया कि मैं कौन हूँ। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए आईडी कार्ड पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जिस पर कैप्टन रामकिशन मेहता लिखा हुआ था। मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो वर्दी में था। उसने मुझे सैल्यूट किया और बोला सर लाश जीप ही में मिली है। कातिल ने मिस्टर पिल्ले का खून करके जीप नागापली के इलाके में एक साइंस बिल्डिंग पर खड़ी कर दी थी। जीप के निशान बड़ी सड़क तक जाते हैं। लगता है कत्ल किसी दूसरी जगह पर किया गया है। मैंने आलाए कत्ल के बारे में इस्तफसार किया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा आलाए कत्ल बरामद नहीं हो सका सर, मगर हमारे आदमी उसे ढूंढ लेंगे। मेरा माथा ठनका। पुलिस से कुछ बैद नहीं था कि जो उस इलाके के सारे कूड़े करकट के ढेरों की तलाशी लेना शुरू कर दें। ऐसी सूरत में उन्हें मेरा चाकू मिल सकता था और चाकू के दस्ते पर मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मैंने पुलिस की तफ्तीश को गलत रास्ते पर डालने का फैसला कर लिया और कहा कल शाम मुझे मिस्टर पिल्ले कह रहे थे कि उन्हें टावर हाउस की तरफ अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है। हो सकता है कि कातिल ने टावर हाउस के इलाके में ये अफसोसनाक वारदात की हो और पुलिस को गुमराह करने के लिए जीप लाश समेत नागापली के इलाके में लाकर खड़ी कर दी हो। पुलिस ऑफिसर मेरे फौजी ओहदे और सेंट्रल इंटेलिजेंस के अफसर होने की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर था। उसने मेरी बात नोटबुक में फौरन नोट कर ली और एक सिपाही को ये पैगाम देकर टेलीफोन करने दौड़ाया कि टावर हाउस के इलाके की छानबीन शुरू कर दी जाए। दफ्तर के चपरासी ने मेरे लिए कुर्सी डाल दी। मैं अफसोस का इजहार करते हुए बोला मिस्टर पिल्ले की यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो तो हर एक से हंसकर बात करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा सर मुझे तो ये खानदानी दुश्मनी का तनाजा लगता है। मुझे इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मिस्टर पिल्ले का अपने चचाजाद भाइयों से नारियल के एक फार्म की तकसीम के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। मैंने दिल में कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर बोला तुम्हें उसी तरफ तफ्तीश का रुख मोड़ना चाहिए। मिस्टर पिल्ले की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल पहुंचा दी गई थी। नेवल पुलिस भी अपने तौर पर तफ्तीश कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी देर बाद सिपाहियों को लेकर चला गया। महकमे के तमाम जिम्मेदार अफसर वहां आ गए थे। मैं भी उनमें शामिल होकर मिस्टर पिल्ले की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहा था। ठीक 10 बजे मद्रास से इंक्वायरी टीम भी वहां पहुंच गई थी। उस टीम में एक डायरेक्टर इंटेलिजेंस मिस्टर गोस्वामी और 2 सीआईडी इंस्पेक्टर शामिल थे। जब उन्हें मिस्टर पिल्ले के कत्ल की खबर मिली तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस गोस्वामी की भवें सुकड़ गईं। वो मुझे एक तरफ ले जाकर अंग्रेजी में कहने लगा तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन। मैंने कहा सर मुझे तो ये सिनहाली तखरीबकारों की वारदात लगती है। इससे पहले मिस्टर व्यास को भी ऐसे ही हालात में मौत के घाट उतारा गया था। गोस्वामी गोल मटोल काला कलोटा गंजा इंटेलिजेंस ऑफिसर था। ठंडे सूट में था और सिगार मुंह में दबाए खालिस ब्यूरोक्रेट लग रहा था। कहने लगा ऑफ कोर्स मेरा अपना भी यही ख्याल है, मगर हमें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए। फिर अपने कान के बालों को मरोड़ते हुए बोला ये जो हमने इलाके में कमांडो और गुरीले फैला रखे हैं इनसे कुछ नहीं होगा। हमें अपने खुफिया एजेंट छोड़ने होंगे, तभी हमें सिनहाली तखरीबकारों का कोई सुराग मिल सकेगा। मैंने बहुत जल्द अंदाजा लगा लिया कि वो फौज की निस्बत अपने खुफिया एजेंटों को ज्यादा अहमियत देता था। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी। इंक्वायरी टीम ने ऑफिस का एक कमरा संभाल लिया और वहां बाहर पहरा लगवा दिया, जहां दोपहर तक सबमरीन के हादसे की खुफिया फाइलों की वर्क करदानी होती रही। नतीजा क्या निकलना था, दोपहर को दिल्ली से मिस्टर टंडन का फिर फोन आ गया। उसे मिस्टर पिल्ले के कत्ल की खबर मिल गई थी। वो बोला कैप्टन मेहता पौंडीचेरी में ये क्या हो रहा है, कत्ल पर कत्ल हो जा रहे हैं। मैंने कहा सर इधर तखरीबकारों का बहुत जोर है। मेरी तजवीज़ ये है कि सारे इलाके को बाकायदा फौज अपनी तहवील में लेकर तूफानी कार्रवाई शुरू कर दे। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो बोला तुम अपनी रिपोर्ट में ये तजवीज़ लिख दो और इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट क्या है। मैंने मिस्टर टंडन को बताया कि इंक्वायरी टीम आज ही आई है, अभी तहकीकात जारी है। मिस्टर टंडन ने तलखी से कहा ये साउथ के लोग क्या तहकीकात करेंगे, मालूम होता है कि ये मुसीबत हम सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को ही भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल तुम 2-1 दिन में वापस आ जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर सको
सकोगे 2-3 दिनों में? मैंने कहा क्यों नहीं सर, मगर इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर टंडन ने बेदिली से कहा, कर लो उनकी बेकार रिपोर्ट का इंतजार। मैंने जानबूझकर अपने घर वालों की खैरियत के बारे में पूछा। मिस्टर टंडन ने कहा, सब ठीक है, हमने उन्हें यही कहा है कि तुम्हें एक अहम दौरे पर भेजा गया है जिसे जाहिर नहीं किया जा सकता। फोन बंद हो गया। दोपहर में खाना खाने होटल में आ गया। दोपहर को फिर इंक्वायरी टीम के साथ शामिल हो गया। शाम तक ये लोग अपना सर खपाते रहे और नोटिस लेते रहे। गोलमटोल गोस्वामी एक ही बात की रट लगाया जा रहा था, हमारे खुफिया एजेंट ही इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। भगवान जाने राष्ट्रपति भवन के ऑफिसर क्या सोच रहे हो, राष्ट्रपति भवन वाले क्या सोच रहे थे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि रत्नावली क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या है। हो सकता है उसे मिस्टर पिल्ले के कत्ल की खबर अभी तक न मिली हो। मैंने शाम को उसके हॉस्टल जाने का फैसला कर लिया। इंक्वायरी टीम ने मुझे शाम के 7 बजे के बाद छोड़ा। होटल में आकर मैंने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और टैक्सी लेकर सीधा रत्नावली के हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। रत्नावली ने गुज़श्ता रात मिस्टर पिल्ले से जो गुफ्तगू की थी उससे मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था कि वो बातिल नाखास्ता इस तरफ लाई गई है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं उसका वास्ता किसी दूसरे शख्स से तो नहीं है, और ये कि उसने मेरे मशकूक होने के बारे में किसी दूसरे शख्स से तो कोई बात नहीं की। रत्नावली अपने हॉस्टल में ही मिल गई। वो अपनी साड़ी इस्त्री कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने उसकी खुशी की लहर को खास तौर पर नोट किया। इसका मतलब था कि वो मेरे मुखालिफों में से नहीं थी। तहाँ मैं अपना इत्मीनान कर लेना अपना फर्ज समझता था। मैंने उसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया कि उसे अभी तक मिस्टर पिल्ले के कत्ल की खबर नहीं हुई। मैंने खुद ही कहा, मुझे अफसोस है रत्नावली कि मैं कल शाम को वादे के मुताबिक तुम्हारे यहाँ चाय पर ना सका। उसने जैसे खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा, कल तुम्हें आना था जगदीश। हाँ, याद आया, तुम कल क्यों नहीं आए? मैं चाय पर तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और बिल्कुल साफ कह दिया, कल रात मिस्टर पिल्ले को तुम्हारे पास आना था, इसलिए मैं नहीं आया। रत्नावली पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो बुत बनी मेरी शक्ल तकने लगी। फिर उसने इस्त्री सीधी करके रखी, स्विच ऑफ किया और बोली, सच सच बताओ, तुम्हें पिल्ले के बारे में क्या कुछ मालूम है? मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकती हूँ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और रत्नावली सोफे पर बैठकर साड़ी का पल्लू आंखों पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता सुस्कियां भरने लगी। मैंने कहा, क्या तुम्हें ये खबर नहीं है कि कल रात मिस्टर पिल्ले का किसी ने खून कर दिया है? रत्नावली ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी तमानियत थी, गहरा सुकून था, जैसे किसी ने उसके सर पर से कोई भारी बोझ उतार कर फेंक दिया हो। क्या तुम सच कह रहे हो जगदीश? मैंने कहा, उसकी लाश का क्रियाक्रम भी हो गया है। बाज मसलहतों की वजह से बहरिया ने ये खबर राज में ही रहने दी है। मेरा मतलब है अखबार या रेडियो पर नहीं दी। वैसे तुम उसके घर जाकर मालूम कर सकती हो। रत्नावली ने नफरत से होंठ सुकेड़े और बोली, मुझे उस बदमाश के घर जाने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ मर गया, मेरा पीछा छूटा, मगर उसे कत्ल किसने किया है? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरिया और सिविल पुलिस तफ्तीश कर रही है। ख्याल यही है कि उसे सिंहाली तखरीबकारों ने कत्ल किया है। अब रत्नावली ने मुझे सारी बात खोलकर बता दी। मिस्टर पिल्ले के पास रत्नावली के कुछ ऐसे राज थे जो अगर खुल जाते तो उसकी जिंदगी तबाह हो सकती थी। चुनाचे मिस्टर पिल्ले उसे ब्लैकमेल करता था। रत्नावली कह रही थी, एक रोज उसने मुझे कहा कि दिल्ली से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आया है, उसका नाम कैप्टन रामकिशन मेहता है। उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई। फिर उसने कहा कि मुझे शक है कि ये शख्स यानी तुम सिन्हाली एजेंटों से मिले हुए हो। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारी सुराग रसानी करूं। मुझे तुम अच्छे लगे थे और मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि तुम क्या करते हो। फिर सौराष्ट्र से मिस्टर व्यास आए तो पिल्ले ने उसको खुश करने के लिए मुझे उसके पास रात को भेज दिया। बदकिस्मती से सिन्हाली तकरीबकारों ने उस रात जब मैं मिस्टर व्यास के कमरे से निकल कर आई तो उसे कत्ल कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसे किस गरज से कत्ल किया गया है। बहरहाल मैं डर गई कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले, मगर पिल्ले ने मेरे बारे में पुलिस को कुछ न बताया था। उसके बाद मुझे तुम्हारे जूते चुराने के लिए तुम्हारे होटल में भेजा। मैं इस बकबक से तंग आ गई थी, मगर जहाँ मेरी नौकरी थी मैं कहीं भाग भी नहीं सकती थी। मैं डर गई और उसके इशारों पर अमल करती रही। कल रात मैंने उसके आगे इल्तिजा की कि वो मुझे माफ कर दे और ये काम न ले, मगर उसने कल रात भी मुझे जान से मार दिए जाने की धमकी दी थी। भगवान की लीला निराली है। क्या मालूम था कि वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं बड़े गौर से रत्नावली के एतराफात सुन रहा था। वो परेशान होकर बोली, किसी को मालूम तो नहीं कि वो आखिरी रात मुझसे मिलकर गया था? मैंने मुस्कुराकर कहा, सिवाय मेरे इस राज को कोई नहीं जानता, क्योंकि कल रात मैं उसका पीछा करता तुम्हारे कमरे तक आया था और तुम्हारे बंद कमरे की खिड़की से लगकर तुम दोनों की बातें सुनता रहा। फिर मैं यहाँ से वापस चला गया। सुबह मालूम हुआ कि जब पिल्ले यहाँ से वापस गया तो टावर हाउस के पास सिन्हाली एजेंटों ने हमला करके उसे हलाक कर दिया और उसकी लाश वाली जीप नागापली के इलाके में छोड़ दी। रत्नावली
रत्नावली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भीगी आंखों से इल्तिजा की, भगवान के लिए मेरे बारे में पुलिस को न बताना। मैंने कहा मद्रास से इंक्वायरी टीम भी आ चुकी है। हमें इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि खुद मिस्टर पिल्ले के सिन्हाली एजेंटों से ताल्लुकात थे और वो उनसे रुपए लेकर भारत के राज उन्हें बता दिया करता था। हमें इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि खुद मिस्टर पिल्ले के सिन्हाली एजेंटों से ताल्लुकात थे और वो उनसे रुपए लेकर भारत के राज उन्हें बता दिया करता था। इस बार उसने एक राज बताने के इवज 10 लाख रुपए की रकम तलब की थी। सिन्हाली एजेंट उसे इतनी भारी रकम अदा नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे 50,000 रुपए पेश किए, मगर पिल्ले ने इनकार कर दिया। चुनाचे सिन्हाली एजेंटों ने उसे हलाक कर दिया, क्योंकि उन्हें ये खतरा महसूस होने लगा था कि पिल्ले उनके खुफिया ठिकानों की खबर हुकूमत को कर देगा। अब ये टॉप सीक्रेट केस है, तुम भी आज के बाद अपनी जबान बंद रखना। अगर तुमने किसी से भी भूल कर इसका जिक्र कर दिया कि पिल्ले तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें मिला करता था या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, तो न सिर्फ ये कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, बल्कि सिन्हाली एजेंट भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं रत्नावली को डराना चाहता था ताकि वो अपना मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद रखे। वो तो पहले ही से डरी हुई थी। मैं रत्नावली को इस सतह पर ले आया था कि जहां मैं उसे लाना चाहता था। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहा, मैं किसी के आगे तुम्हारा नाम क्यों लूंगा भला? तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं भी खामोश रहूंगा, क्योंकि ये बात हमारे भारतवर्ष की इज्जत और सिक्योरिटी का मसला है, और भारत माता के लिए तो हम भारतवासी अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। रत्नावली मेरे कदमों में गिर गई। उसकी तरफ से जो खदशे मुझे लाहक थे वो खत्म हो चुके थे। मैंने उसे ये पूछने की जरूरत महसूस न की कि वो कौन सा राज है जो मिस्टर पिल्ले के पास था और जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वैसे मैं इस दुबले पतले मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले का आज भी एहतराम करता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो इतना ज़हीन था कि उसने मेरी खुदा जाने किस हरकत पर यह नतीजा अखज़ किया कि मैं सिन्हाली तखीबकारों का एजेंट हूँ, और दूसरे इसलिए कि उसने एक लड़की को ब्लैकमेल भी किया, तो अपने लिए या दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने वतन भारत के मफाद के लिए। ऐसी चौकस और दूर रस नजरें सुराष्ट्र के मिस्टर व्यास और मद्रास के डायरेक्टर इंटेलिजेंस गोस्वामी को नसीब नहीं हुई थी। होटल वापस आकर मैं देर तक दिल्ली के लिए रिपोर्ट के नोटिस तैयार करता रहा। इंक्वायरी टीम को अभी मजीद 3 दिन पौंडीचेरी में ठहरना था। मुझे उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार था। एक तरह से मेरे लिए फजा साफ थी। रेड बॉक्स के बारे में दिल में किसी वक्त तशवीश पैदा होती थी। अगरचे मैंने उसे एक कब्र में दफन कर दिया था, फिर भी रेड बॉक्स जिंदा था। उसके अंदर मेरी मौत का परवाना यानी फिल्म मौजूद थी, जिसमें मैं टारपीडो रूम में पेंसिल बम लगा रहा था। इस रेड बॉक्स को खोलने की मैंने कोशिश भी की थी ताकि उसमें से टीवी कैमरा और फिल्म निकाल कर जाया कर दूं, मगर मैं उसमें कामयाब ना हो सका था। ये सुर्ख रंग का 1.5 किलो का फौलादी गोला बिल्कुल बंद था और मैं जल्दी में अंदाजा नहीं लगा सका था कि उसे कैसे खोला जा सकता है। चुनाचे मैंने पूरे रेड बॉक्स को ही कब्र में उतार दिया था। पौंडीचेरी में मुझे 2 और दिन गुजर गए। इंक्वायरी टीम ने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली थी और अब वापस जाने वाली थी। उनकी तहकीकात की रोशनी में मैंने भी अपनी रिपोर्ट टाइप करना शुरू कर दी। पूरा दिन लगाकर मैंने रिपोर्ट मुरत्तब करके फाइल तैयार कर ली। अगले ही रोज सुबह के तैयारे में मेरी सीट बुक हो चुकी थी। रात को मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के ख्याल से रत्नावली से मुलाकात करने उसके हॉस्टल चला आया। मैंने उसे बताया कि मैं कल सुबह दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। रत्नावली ने कहा, सिवाय तुम्हारे सब कुछ भूल चुकी हूँ कैप्टन। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं देर तक रत्नावली के पास बैठा बातें करता रहा और उसकी कैफियत का जायजा भी लेता रहा। मेरी तरफ से उसके दिल में कोई शुबा नहीं था। वो मुझे एक मुहिब वतन और जिम्मेदार भारतीय ऑफिसर ही समझती थी। मैं उसकी फिर से तस्दीक चाहता था। मैंने उसे दिल्ली जाकर खत लिखने का वादा जरूर किया, मगर उसे अपना एड्रेस नहीं दिया। ये कहकर माजरत पेश कर दी कि हम किसी लड़की को अपना एड्रेस नहीं दे सकते, हमें इसकी इजाजत नहीं है। ये महज सिक्योरिटी की वजह से है रत्नावली। वैसे मैं तुम्हें फोन करूंगा। दूसरे रोज मेरा तैयारा दिल्ली की तरफ प्रवास कर रहा था। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशुत्तम दास टंडन को फोन कर दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे ऑफिस की गाड़ी मुझे लेने आई हुई थी। एयरपोर्ट से मैं सीधा अपने मोती नगर वाले मकान पर गया। माता जी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, पुत्र किशन, अब इस तरह घर से मत जाना, हमें तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। मैंने कहा, माता जी मेरी नौकरी ही ऐसी है। सुजाता और कृष्णा कैसी है? माता जी ने मेरी आरती उतारते हुए कहा, पुत्र तुमने आने की खबर भी नहीं दी, वरना सुजाता और कृष्णा बेटी तुम्हें लेने आ जाती। मैंने उसी वक्त सुजाता को फोन करके बताया कि मैं आ गया हूँ। वो बहुत खुश हुई, मगर साथ ही नाराजगी से बोली कि मैंने होटल वालों को क्यों मना कर दिया था कि कोई लड़की दिल्ली से फोन करे तो कह देना कि मैंने होटल छोड़ दिया है। मैंने हंसकर कहा, सुजाता तुम पढ़ी लिखी हो और जानती हो कि मैं कितनी नाजुक पोस्ट पर हूँ। हम भारत के रक्षाचारी हैं।
अच्छा मैं दफ्तर जा रहा हूँ, शाम को लौट आऊंगा। वो बोली मैं खुद आऊंगी, तुम दफ्तर से जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। फोन बंद करके मैं सोचने लगा कि ये मुझसे किस किस्म की जरूरी बातें करना चाहती है। चाय की एक प्याली पीकर मैंने ब्रीफकेस संभाला और अपनी पुरानी एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। दफ्तर में हर कोई खंदा पेशामी से मिला। मुकुंद लाल, स्टेनो, खैराती लाल, नायब मुंशी और सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी सभी मिलकर बहुत खुश हुए। सेक्रेटरी तिवाड़ी मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने उसे रिपोर्ट पेश की। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी चौकस कर दी गई है। हमारा ख्याल था कि रक्षा मंत्री त्याग पत्र दे देंगे। तुम्हारी रिपोर्ट में क्या है? मैंने कहा उसे पढ़ लीजिए। वैसे मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हमने अपनी बाकायदा फौज उस इलाके में न भेजी तो सिन्हाली एजेंट इससे भी ज्यादा तबाही मचाएंगे। तिवाड़ी ने मेरी रिपोर्ट के वर्क उलटते हुए कहा, हम कहां कहां अपनी फौज भेजें, एक पंजाब ही हमारे काबू में नहीं आ रहा। भंडारा वाला ने बड़े खौफनाक बयान देने शुरू कर दिए हैं। वो खालिस्तान का सुप्रीम कमांडर कहता है खुद को। मैं सिगरेट सुलगाए खामोशी से तिवाड़ी को सीक्रेट फाइल का मुताला करते हुए देखता रहा। चपरासी कॉफी रख कर चला गया। मैं कॉफी पीने लगा। तिवाड़ी ने फाइल बंद करने के बाद कहा, अब तुम्हें सीधा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जाकर टंडन साहब से मिलना है। उनका सुबह ही को फोन आ गया था कि कैप्टन मेहता को फाइल समेत मेरे पास भेज देना। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के इस चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर से मैं कतराता था, मगर उससे मुलाकात नागुज़ीर थी। वैसे भी उसकी ज़हनी कैफियत से मैं हमा वक्त बाखबर रहना चाहता था। ऑफिस की वैगन में बैठकर मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। मिस्टर टंडन मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया और चपरासी को हिदायत कर दी कि किसी को आने न दिया जाए। अपनी सेक्रेटरी से भी कह दिया कि आध घंटे तक कोई फोन कॉल न दी जाए। उसके बाद सबसे पहले मेरी रिपोर्ट का बगौर मुताला किया, फिर उसे बंद करके एक तरफ मेज की दराज में रख कर ताला लगाया और मुझसे बातें शुरू कर दी। एडमी आबदोस की तबाही, रेड बॉक्स की गुमशुदगी और पौंडीचेरी में 3 गार्ड्स और 2 इंटेलिजेंस अफसरों के कत्ल की वजह से वो बहुत परेशान था। कहने लगा रक्षा मंत्रालय में बड़े पैमाने पर उथल पुथल हो रही है, कई अफसर तब्दील कर दिए गए हैं। अगर मेरा रिकॉर्ड तसल्ली बख्श ना होता तो मैं भी इस वक्त यहाँ ना होता। कॉफी के घूंट निगलने के बाद उसने प्याली मेज पर रख दी और अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने सीनियर अफसरों के होते हुए दुर्घटना कैसे हो गई। रूसी कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इस काबिल नहीं कि वो साउथ में उनकी इंस्टॉलेशंस की हिफाजत कर सके। यह हमारे लिए बड़े चैलेंज की बात है। इसी माह रूसियों ने पूना के शिवाजी नेवल मैकेनिकल ट्रेनिंग सेंटर में जदीद एटमी मशीनरी लगाई है। रूसी सफीर ने परसों ही प्राइम मिनिस्टर से एक खुफिया मुलाकात में इस बात का खदशा जाहिर किया था कि तखरीबकारी वहां भी हो सकती है। यह बात मेरे इल्म में नहीं थी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बात की तह तक पहुंचने के लिए बेनियाजी से कहा, सर नेवल ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मशीनरी लगाने की क्या जरूरत थी? टंडन जी की आंखें ऐनक के शीशों के अकब में मेरे चेहरे पर जम गई। अपनी दानिस्त में मुझे अहमक गर्दानते हुए बोले, कैप्टन मेहता, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस में होते हुए भी इतने बेखबर हो। वैसे पहले तुम बड़े ज़हीन हुआ करते थे। शायद तुम्हें अभी मालूम नहीं हुआ कि पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल इन बातों को छोड़ दो। मैं आज दोपहर को रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारी रिपोर्ट सबमिट करनी है। भगवान जाने वो क्या एक्शन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी खुद इस मामले में बहुत परेशान है। अब तुम जाओ, हो सकता है कल तुम्हें फिर यहाँ आना पड़े। मैं तुम्हें कल फोन कर दूंगा। मैंने नमस्कार किया और वहां से चला आया। 4 बजे तक दफ्तर में काम करता रहा। घर वापस आया तो सुजाता आई हुई थी। कृष्णा भी अपने बाल बच्चों के साथ मौजूद थी। मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। मेरी नजर उतारी और बोली, भैया तुम पहले से कुछ दुबले हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए पंजीरी बनाकर भेजूंगी। सुजाता ने कहा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया कि कहीं तुम यहाँ भी मेरा फोन सुनने से इनकार न कर दो। मैंने बात को हंसी में टालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिक्योरिटी का मामला था। अच्छा अब इसका जिक्र मत करना। मैंने उसके कान के करीब मुंह लाकर कहा, यहाँ किसी को बताना भी नहीं कि मैं पौंडीचेरी में था। ये भी सिक्योरिटी का मामला है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, वैसे तुम्हारे जिस रिश्तेदार ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था कि मैं पौंडीचेरी के होटल में हूँ, उसने बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अगर वो तुम्हारा रिश्तेदार न होता तो वो इस महकमे में नहीं रह सकता था। सुजाता ने मेरा बाजू पकड़कर कहा, अब इन बातों को छोड़ो। माहशी जी, माना आप बड़े अफसर हैं। माता जी लाइए, मैं चाय बनाती हूँ। माता जी ने चाय की केतली वहीं ट्रे में रख दी। बेटी मैं तो पहले ही चाय बनाती डर रही थी। कृष्णा ने कहा, भैया के लिए मैं चाय बनाऊंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया।
आज सुजाता के हाथ की चाय पियेंगे। कृष्णा ने मुझे छेड़ते हुए कहा, आगे इसी के हाथ की चाय पिया करोगे भैया जी, आज मुझे बनाने दो। सुजाता शर्मा गई और उसने भी कृष्णा के हक में वोट दे दिया। कृष्णा के बच्चे शोर मचा रहे थे और नौकरानी उन्हें चुप करवाने के लिए बार बार डांट रही थी। मैं माताजी, कृष्णा और सुजाता से चाय पीते हुए बातें भी कर रहा था और ये भी सोच रहा था कि पाकिस्तान में अपने बॉस से अब मैं कैसे राब्ता कायम करूंगा। मेरे पास दिल्ली में अपने एजेंट का दिया हुआ जो छोटा सा ताकतवर ट्रांसमीटर था, उसे मैंने कन्याकुमारी में ही हंगामी हालात के तहत जाया कर दिया था। हमारे ऑफिस में 2 वायरलेस सेट मौजूद थे, मगर वहां मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकता था। मुझे बॉस से राब्ता कायम करने की अशद जरूरत थी, क्योंकि मिस्टर टंडन ने इशारतन बताया था कि पूना के शिवाजी बहरी ट्रेनिंग सेंटर में रूसी कोई इंतहाई अहम एटमी तवानाई से काम करने वाली मशीनरी नस्ब कर चुके हैं। मैं ये इत्तला पाकिस्तान में अपने बॉस तक पहुंचाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि इस ज़मीन में मुझे मजीद तफसीलात मालूम करनी चाहिए कि ये मशीनरी किस नौयत की है और इसका फंक्शन क्या है। सुजाता शाम को घर वापस चली गई। कृष्णा और उसके बच्चे हमारे घर में ही रहे। रात को उसका खावंद हरि प्रसाद सराफ भी दुकान बंद करके आ गया। वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ और बोला, भाई हम तो ये समझे थे कि कैप्टन साहब बदेस के मुल्क के दौरे पर चले गए हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और इधर उधर की बातें करने लगा। रात को खाना सबने मिलकर खाया। फिर माता जी पूजा पाठ में लग गई। कृष्णा बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसका खावंद हरि प्रसाद सराफ चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया और पलंग पर लेटकर बहुत सी बातों के बारे में गौर फिक्र करने लगा। अभी तो इस मकान, इन नकली रिश्तेदारों और अपने ऑफिस में मैं बिल्कुल महफूज था। किसी पर मेरा राज नहीं खुला था। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी थी, जिसने मेरी शक्ल को हूबहू मरने वाले कैप्टन रामकिशन मेहता क्या हम शक्ल बना दिया था। रूसी एटमी आबदोज का मिशन बखैर खूबी अंजाम पा चुका था। बॉस ने अपने एक खुफिया मरमूज पैगाम में इस बात की तरफ इशारा किया था कि भारतीय हुकूमत मशरकी पंजाब की सरहद पर खुफिया तौर पर जदीद किस्म का दिफाई निज़ाम नस्ब कर रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान को बाखबर रहने की अशद जरूरत थी, क्योंकि कोई भी मुल्क दुश्मन हमसारा मुल्क की फौजी तैयारियों से गाफिल रहना गवारा नहीं करता। दूसरी तरफ अब पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर की एटमी मशीनरी की तनसीब का मामला भी सामने आ चुका था। चुनाचे मेरा बॉस से राब्ता बहुत जरूरी हो गया था। जहाँ मेरी पोजीशन इतनी नाजुक थी कि मैं किसी किस्म का मामूली सा खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। मैं जिस पोस्ट पर था वहाँ रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जारहाना अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर रह सकता था, और यही मेरे मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम का तकाजा था। यही मेरा सबसे बड़ा मिशन था। मैं किसी तकरीबकार की तरह भारत में जगह जगह यूं ही बेमकसद धमाके नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ उस हदफ को निशाना बनाना चाहता था और बना रहा था जहाँ से मेरे वतन अजीज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए जाने का इम्कान था। दूसरे रोज मैं दफ्तर गया तो दोपहर के वक्त मिस्टर टंडन ने मुझे फोन पर यह कहकर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलवा लिया कि एक अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें मेरी शिरकत नागुजीर है। मैं ठीक वक्त पर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गया। ये मीटिंग वाकई टॉप सीक्रेट मीटिंग थी। उसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा सेंट्रल इंटेलिजेंस और वजारत दिफा की अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी। मीटिंग की सदारत रक्षा मंत्री यानी उस वक्त के वजीर दिफा कर रहे थे। उस मीटिंग में मेरे बॉस की इस खबर की तस्दीक हो गई जिसकी तरफ से उसने अपने गुज़श्ता पैगाम में इशारा किया था। मालूम हुआ कि रूसियों की मदद से भारतीय हुकूमत खेमकरन और फजिल्का सेंटर में सरहद के साथ साथ जमीन से फजा में और जमीन से जमीन पर मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों का एक खुदकार, इंतहाई तरक्की याफ्ता और कंप्यूटराइज्ड निज़ाम नस्ब कर रही है। इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान पर हमला करके कसूर की सरहद से पेशकदमी करके लाहौर को अपने घेरे में लेना था। ऐसा ही एक निज़ाम मकबूजा कश्मीर की तरफ भी नस्ब किया जाने वाला था। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में दूसरा पॉइंट जो वज़ीर बहस आया वो पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मशीनरी की तनसीबात के बारे में था। अब यह इंकशाफ हुआ कि इस नेवल ट्रेनिंग सेंटर में जो एटमी तनसीबात लगाई गई हैं उसका ताल्लुक बहरिया की ट्रेनिंग से बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहाँ भारत के पहले एटम बम के लिए खुफिया तौर पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। मेरे लिए ये इंकशाफ इंतहाई अहम और हैरान कर देने वाला था। भारतीय अबलाग आमा के जराए सुबह शाम शांति और अहिंसा का प्रचार कर रहे थे और भारत की वजीर आजम मिसेज इंदिरा गांधी भी बार बार यही कहती थी कि हम एटमी तवानाई बराए अमन के कायल हैं। एटम बम बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अब मालूम हुआ कि शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर में खुफिया तौर पर एटम बम बनाने का काम शुरू हो चुका था। ये बहुत भयानक इंकशाफ था और पाकिस्तान को इससे खबरदार करने की अशद जरूरत थी, क्योंकि अगर भारत एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। पाकिस्तान के
वजूद और उसकी सलामती के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में जिन उमूर पर गौर किया गया उनमें शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले खुफिया न्यूक्लियर प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ और उस काम को खुफिया रखने का मामला सरफहरिस्त था। भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा, हम किसी हालत में भी ये नहीं चाहते कि दुनिया को और खास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को हमारी एटमी सरगर्मियों की जरा सी भी भिनक पड़े। पौंडीचेरी में सिन्हाली एजेंटों की तखरीबदारी के हादसों के बाद इस बात की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई कि हम पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले प्लांट की सरगर्मियों को इंतहाई खुफिया रखें। हमने इस मिशन को चाणक्य का नाम दिया है। आज से हमारी खुफिया फाइलों में यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर के इर्द गिर्द महकमे के आला और तजुर्बेकार इंटेलिजेंस अफसरों को इस तरह तैनात करें कि कोई अजनबी शख्स तो क्या कोई परिंदा भी वहां पर न मार सके। मैं सबकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था और एक एक लफ्ज ज़हन नशीन करता जा रहा था, क्योंकि हमें वहां कोई पॉइंट कागज पर नोट करने की इजाजत नहीं थी। एक दो बार मुझसे भी इजहार ख्याल के लिए कहा गया। मैंने एक जिम्मेदार और वतन परस्त भारतीय की तरह अपनी राय का इजहार कर दिया। ये खुफिया और इंतहाई अहम मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। एक दो बार मुझसे भी इजहार ख्याल के लिए कहा गया। मैंने एक जिम्मेदार और वतन परस्त भारतीय की तरह अपनी राय का इजहार कर दिया। ये खुफिया और इंतहाई अहम मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। उसके बाद हम सबसे बारी बारी गीता पर हाथ रखकर हल्फ लिया गया कि हम भारत माता के लिए दिफाई राजों की अपनी जान देकर भी हिफाजत करेंगे। रक्षा मंत्री ने यह बात वाजे कर दी कि इस हल्फ की जरूरत नहीं थी। आप सब लोगों की भारतवर्ष से वफादारियां शुगुक शुभात से बालातर हैं, लेकिन मैं इस रस्म को पूरा करना चाहता था। मीटिंग बर्खास्त हो गई तो मिस्टर टंडन मुझे एक तरफ ले गए और कहने लगे, तुमने नोट किया होगा कि हमारे स्टाफ को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। इसकी वजह पौंडीचेरी वाली दुर्घटना है। सेंटर अब हमारे महकमे को ज्यादा अहम जिम्मेदारियां सौंपने से गुरेज कर रहा है और यह बात हमारे हक में अच्छी नहीं है। मैंने कहा, सर, इस सिलसिले में हमें अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी ताकि हम साबित कर सकें कि हम इस काबिल हैं। टंडन ने मेरी बात काटते हुए खुश होकर कहा, यही मैं चाहता हूँ, मगर हम अपनी कारकर्दगी कहाँ दिखाएं? बस इस पॉइंट पर तुम्हें और मुझे गौर करना होगा। तुम नौजवान और ज़हीन हो, तिवाड़ी बूढ़ा हो रहा है, मुझे उसकी सोच पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अब तुम जाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उस पर सोचो। हमें अपने ऑफिस का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। दूसरी सूरत में हमारे तरक्की करने के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और ये भी मुमकिन है कि हमें वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाए। मिस्टर टंडन ने मुझसे हाथ मिलाया और सर झुकाए कॉरिडोर में अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। हमारा महकमा बराह रास्त टंडन के मातहत था और हमारी कारकर्दगी का असर उसके मनसूबाबंदियों पर बराह रास्त पड़ता था। उस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात पर गौर कर रहा था कि इस खुफिया मीटिंग में जो धमाका खेज इंकशाफ हुआ है उसकी इत्तला अपने बॉस तक कैसे पहुंचाऊं। दिल्ली में यानी इस शहर में हमारा सिफारत खाना मौजूद था, मगर मुझे उस तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे खास तौर पर हिदायत की गई थी कि खां कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने से हरगिज रुजू न करूं, बल्कि कभी उस सड़क पर से भी न गुजरूं जिस सड़क पर हमारे सिफारत खाने की इमारत थी। वैसे भी इस किस्म के टॉप सीक्रेट बातें आमतौर पर सिफारत खानों तक नहीं पहुंचती। ये अहम काम मुझे खुद ही करना था। अब मैं इस खोज में रहने लगा कि मुझे छोटा सा ट्रांसमीटर सेट कहीं से मिल जाए जिसकी मदद से मैं बॉस से बात कर सकूं। एक बार मैं जामे मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में भी गया, इस ख्याल से कि अपना एजेंट मजजूब आदमी के भेस में मुझे वहीं मिला था और उसी ने मुझे ट्रांसमीटर दिया था, लेकिन वहां मुझे वो कहीं नजर न आया। रेडियो सेट ट्रांसमीटर में तब्दील करने का फन मुझे नहीं आता था। हर एजेंट को इस काम में महारत होती है, मगर मैं बुनियादी तौर पर कमांडो था, अपने वतन अजीज का जांबाज कमांडो। यही वजह थी कि मैं रेडियो सेट को ट्रांसमीटर में तब्दील करने की टेक्निक से नावाकिफ था। दिल्ली इतना बड़ा और मॉडर्न शहर था कि वहाँ तकरीबन कई महकमों में वायरलेस सेट नस्ब थे, लेकिन वहाँ मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता था। खुद हमारे ऑफिस में 2 वायरलेस सेट मौजूद थे, मगर वो मेरे लिए बेकार थे। अपने ऑफिस के वायरलेस सेटों का ख्याल आते ही मैं छिटक सा गया। ये दोनों वायरलेस सेट हमारे चीफ सुपरिंटेंडेंट माथुर साहब के कमरे में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी बहाने रात को अपने ऑफिस में रुक जाने का प्रोग्राम बना लूं तो माथुर साहब के वायरलेस सेट से पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम किया जा सकता है। जूं मैं अपने मंसूबे पर गौर करता गया, मेरे दिल को यकीन हो गया कि बाहर खतरा मोल लेने से अपने दफ्तर ही के वायरलेस सेट को इस्तेमाल में लाना ज्यादा मुश्किल नहीं। खतरा उसमें जरूर था, मगर ये काम ज्यादा दिक्कत तलब नहीं था। वहाँ 11 बजे तक रुक सकता था। चीफ सुपरिंटेंडेंट माथुर साहब का कमरा मेरे दफ्तर से 15-20 कदमों के फासले पर था। मैं इस दफ्तर में कई बार जा चुका था, मैं उसके पूरे हुदूद दरबे से वाकिफ था। इस कमरे में एक बाथरूम भी था और बाथरूम का एक दरवाजा दूसरी तरफ दफ्तर के अकबी लॉन की तरफ भी खुलता था। मेरे दिल ने इसी मंसूबे पर अमल करने की इजाजत दी थी।
मुझे ये मुहिम ज्यादा आसान लगने लगी थी। खतरा तो हर जगह था। अगर मैं कोई भी ट्रांसमीटर उठाकर किसी भी जगह ले जाकर पैगाम नशर करता हूँ तो खतरा वहां भी मौजूद होता। मगर अपने दफ्तर वाले एक तो वायरलेस सेट बड़े ताकतवर थे, दूसरे मुझ पर किसी को शक नहीं पड़ सकता था। चुनाचे मैंने इसके लिए इब्तदाई मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। माथुर साहब का दफ्तर उनके जाने के बाद बंद करके ताला लगा दिया जाता था और उसकी चाबी उसी चौकीदार के पास रहती थी जो बाकी दफ्तरों को बंद करके उन्हें ताले लगाता था। दूसरी चाबी जान लोहे के तार से ताला खोलकर माथुर साहब के कमरे में जाने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं थी कि मैं उस कमरे के बाथरूम को इस्तेमाल में ला सकता था। मैं एक बार यूं ही किसी काम के बहाने माथुर साहब के कमरे में एक फाइल लेकर चला गया। माथुर साहब से बातें करते हुए मैंने बाथरूम की तरफ देखकर कहा, सर मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। माथुर साहब ने फाइल पर कुछ लिखते हुए कहा, क्यों नहीं कैप्टन मेहता। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि बाथरूम के दरवाजे पर बाहर की जानिब कोई चटखनी नहीं लगी थी, बल्कि खुदकार बोल्ट लगा था। गोल लट्टू घुमाओ तो बोल्ट खुल जाता था, अंदर से बोल्ट घुमाओ तब भी दरवाजा खुल जाता। अंदर की जानिब दरवाजे को अंदर से चटखनी लगा दी और लॉन की तरफ खुलने वाले दरवाजे का जायजा लिया। इस दरवाजे के अंदर भी चटखनी लगी हुई थी। मैंने हाथ धोकर तौलिए से पूंछे और बाथरूम से निकल आया। माथुर साहब फाइल पर अपना नोट लिख चुके थे। कहने लगे, इस पर मेरे दस्तखत की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम ले आए हो तो मैंने कर दिए। मैंने कहा, सर मैं ये फाइल भी आपकी नजर से गुजारना चाहता था। इसी दौरान मैंने एक बार फिर दोनों वायरलेस सेटों का भी जायजा ले लिया था। वो कोने में दीवार के साथ लगे थे। काफी ताकतवर ट्रांसमीटर थे और उनके आगे पैनल बना हुआ था। पास ही 2 कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं। खुद अचानक जहां से कौन किस वक्त किसको खुफिया मरमूज और दफ्तरी पैगाम नशर करता था। मैंने कभी किसी को यहाँ से पैगाम नशर करते नहीं देखा था। दूसरे दिन मैंने दफ्तर में रात गए तक बैठकर काम करने का प्रोग्राम बना लिया। उसे एक रोज पहले ही मैंने अपने स्टेनो मुकुंद लाल और सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी से कहकर अपने मंसूबे की ग्राउंड तैयार कर ली कि मेरे बाहर जाने की वजह से बहुत सा काम जमा हो गया है। सोचता हूँ कल छुट्टी के बाद दफ्तर में ही बैठकर सारी फाइलें निपटा लूं। तिवाड़ी ने हंसकर कहा, कैप्टन तुम कवारे हो, रात को दफ्तर में ठहर सकते हो। दूसरे दिन घर में अपनी माता जी से ये भी कह दिया कि काम ज्यादा इकट्ठा हो गया है, दफ्तर में आधी रात लगाऊंगा। सुजाता को मैंने दफ्तर में आकर फोन कर दिया, इस ख्याल से कि कहीं वो रात को ऐन इस दफ्तर में फोन न कर दे जब मैं अपना ऑपरेशन शुरू कर चुका हूँगा। मेरे पास हथियार कोई नहीं था, किसी भी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती थी। पिस्तौल वगैरह मैं अपने पास नहीं रख सकता था, चाकू रखना भी ठीक नहीं था। मैंने इस ख्याल को दिल ही से निकाल दिया। दफ्तर में आकर कोई 1 घंटे के बाद एहतियात के तौर पर मैंने बहाने से अपने स्टेनो चीफ सुपरिटेंडेंट और खैराती लाल को भी बता दिया कि आज रात दफ्तर में छुट्टी के बाद बैठकर पेंडिंग फाइलों पर काम करने वाला हूँ। इस मकसद के लिए मैंने बाज ऐसी फाइलों का अपनी मेज पर ढेर लगा दिया जिनमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत खाना पूरी रहती थी। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मेरे कमरे के आगे चिक पड़ी रहती थी, मैं कॉरिडोर में आते जाते देख सकता था। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि चीफ सुपरिटेंडेंट माथुर ब्रीफकेस हाथ में लिए मेरे कमरे के आगे से गुजर गए। 2 मिनट बाद मैंने एक फाइल हाथ में ले ली और उसकी वर्कगर्दानी करता जैसे अपने ख्याल में मिस्टर माथुर के कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि उनके जाते ही चौकीदार उनके कमरे को ताला लगा देता है। उनके कमरे के बाहर जो चपड़ासी बैठता था वो भी जा चुका था। मैं चिक उठाकर माथुर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बाथरूम में घुस गया। अंदर जाते ही अकबी लॉन वाले दरवाजे की चटखनी खोली, फिर बाहर निकलकर आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों वायरलेस सेट दीवार के साथ लगे थे, उन पर एक गहरी निगाह डाली और कमरे से बाहर निकला ही था कि चौकीदार सामने से आता दिखाई दिया। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। मुझे देखते ही हाथ जोड़कर राम राम किया। माथुर बाबू तो चले गए हैं साहब जी, उसने मुझे इत्तला दी। मैंने कहा, हाँ बंसी, आज जरा पहले ही चले गए हैं, उनके दस्तखत करवाने आया था। देखा कि अंदर कोई नहीं, खैर सुबह करवा लूंगा, तुम कमरे को ताला लगा दो। मुझे डर था कि कहीं वो कमरे में जाकर गुस्ल खाने के लॉन वाले दरवाजे की चटखनी न लगा दे। मैं एहतियात के तौर पर वहीं खड़ा रहा, ये जाहिर करने के लिए जैसे मैं अपनी निगरानी में उनका कमरा लॉक करवाना चाहता हूँ। मेरी हैसियत वहाँ एक जिम्मेदार अफसर की थी। चौकीदार बंसी मेरे रोब में आ गया। उसने अंदर जाने की भी जरूरत महसूस न की और मैंने वहीं बाहर रहकर ही माथुर साहब के कमरे में ताला डलवा दिया। तिवाड़ी साहब जाते हुए मेरे कमरे में आ गए। कैप्टन, रात के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया तो नौकर के हाथ खाना भिजवा दूं? मैंने कहा, अरे नहीं सर, थैंक यू, माता जी को कह आया था, नौकर खाना ले आएगा। वैसे भी मेरा ख्याल है 8-9 बजे तक इन फाइलों को ठिकाने लगा दूंगा। तिवाड़ी ने कंधों को उचकाया। वैसे भारत को तुम जैसे कर्मचारियों की ही जरूरत है, चलो गुड नाइट। मैंने कहा, गुड नाइट सर। तिवाड़ी साहब भी चले गए। आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर में खामोशी तारी होने लगी। मामूल की आवाजें आना बंद हो गईं। शाम के बाद रात आ गई। चौकीदार को मैंने बता दिया कि रात देर तक काम करूंगा। चपरासी को मैंने भेज दिया था। 8 बजे रात में उठकर वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट के एक होटल में खाना खाने आ गया। वही दाल भाजी और 2-4 हल्की फुल्की चपातियां खाईं। खाना खाने के बाद दफ्तर वापस आ गया।
वहीं इलेक्ट्रिक केटल से चाय बनाई और मेज पर पाँव टिकाकर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा और अपने प्लान की जुजियात पर मजीद गौर फिक्र करने लगा। मुझे रात के ठीक 10:02 पर पाकिस्तान पैगाम नशर करना था। चाय पीकर मैं दोबारा फाइलों से निमटने के लिए नकली काम में जुट गया। मेरी मेज पर कोई 20 के करीब फाइलें जमा थी। आधी से ज्यादा मैंने उठाकर नीचे फर्श पर रख दी। उन पर कहीं कहीं अपनी तरफ से 2-1 सतरें अंग्रेजी में लिख कर नीचे उस रोज की तारीख डाल दी कि अगर बाद में कोई चेक करे तो ये बात साबित हो जाए कि मैं फाइलों पर काम करता रहा हूँ। ठीक 10 बजे मेरी मेज पर सिर्फ 4 फाइलें रह गई थी। जो मैंने 4 फाइलें ही वहां रहने दी थी। मैंने सिगरेट समगाया और कमरे से निकलकर दफ्तर के बरामदे में टहलने लगा। मैंने चौकीदार को देख रहा था कि वो किस तरफ गया हुआ है। वो मुझे सामने वाली ऑफिस बिल्डिंग के बरामदे में से गुजरता नजर आया तो मैंने उसे आवाज देकर बुलाया। वो भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, बंसी मेरे सिगरेट खत्म हो गए हैं। ऐसा करो, कनॉट प्लेस में विक्रम सिगरेट वाले की दुकान खुली होगी, उससे सिगरेट के 2 पैकेट ले आओ। बंसी बोला, महाराज जी सिगरेट की दुकान तो चौक वाली भी खुली है, वहां से न ले आऊं। मैंने जेब से नोटबुक निकालकर उस पर अपने सिगरेट की ब्रांड का नाम लिखते हुए कहा, अरे बंसी वहां से तो मैं भी ला सकता हूं, मगर उनके यहाँ सिगरेट पुराने रखे हुए हैं। विक्रम के पास ताजा स्टॉक आता है। ये लो पर्चा, ये दिखाकर 2 पैकेट ले आना। वो बोला, अच्छा जी। चौकीदार बंसी ने पर्चा और 50 रुपए का नोट सदरी की जेब में रख लिया और ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बड़े दरवाजे की तरफ चल दिया, जहां गेट पर गुरखा चौकीदार पहरे पर खड़ा था। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो मैंने सिगरेट फेंक कर पांव तले मसला और गमलों के ऊपर से छलांग लगाकर ऑफिस के पिछवाड़े वाले लॉन की तरफ चलने लगा, जहां सिर्फ एक बल्ब अकबी दीवार से लगा जल रहा था, जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी या फिर खुली जगह होने की वजह से बहुत मध्यम थी। माथुर साहब के बाथरूम का दरवाजा मेरे सामने था। मैंने रुक कर दाएं बाएं देखा। जब तसल्ली हो गई कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो दरवाजे को आहिस्ता से खींचा। खुदा का शुक्र है कि दरवाजा खुल गया। बस यूं ही दिल में एक वहम सा था कि शायद दरवाजा न खुलेगा। मैंने बाथरूम में आते ही दरवाजा बंद करके अंदर से चुटकनी लगा दी। बाथरूम में अंधेरा था। दूसरा दरवाजे का बोल्ट खोलकर माथुर साहब के कमरे में आ गया। यहाँ भी अंधेरा था, मगर दीवार के साथ लगे हुए दोनों वायरलेस सेट नींददारी में मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि चौकीदार बंसी को कनॉट प्लेस विक्रम पनवाड़ी की दुकान तक पैदल आने जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। मैं सीधा वायरलेस सेट के पास आ गया। उसके बटन को ऑन किया। उसमें बिजली की रॉ दौड़ने लगी। नॉब को घुमाया तो वो टोन देने लगा। मैंने जेब से माचिस निकाल कर उसके डायल को गौर से देखा और सुई को घुमाते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी की तलाश शुरू कर दी। 2 मिनट की कोशिश के बाद मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मिल गई। मैंने माइक ऑन करके अपना कोड नंबर 3 बार दोहराया। दूसरी तरफ से बॉस की आवाज सुनाई दी। उसने भी अपने कोड नंबर को 3 बार दोहराया। मैंने फौरन मरमूज हिंसों की जबान में उसे पैगाम दिया कि इंडियन आर्मी खेमकरन और फजिल्का की सरहदों पर जदीद गाइडेड मिसाइल के बंकर बना रही हैं और पूना के सेंटर में यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम तेजी से जारी है। ये पैगाम हिंसों की सूरत में था। 2 मिनट तक खामोशी छाई रही। फिर बॉस ने भी कुछ हिंसे दोहराए। मैंने उनको वहीं खड़े खड़े डिकोड किया। बॉस ने मेरे पैगाम के जवाब में कहा, कल शाम के 7 बजे अबुल कलाम आजाद के मकबरे पर रहना, वहीं मंजूब मिलेगा। बॉस ने मुझसे एटमी आबदोज की तबाही की रद्द अमल के बारे में मजीद तफसीलात तलब की। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उसे इन तफसीलात से आगाह कर दिया। इसमें 7 मिनट लग गए। मैंने महसूस किया कि जब मैं पैगाम नशर कर रहा था तो बीच में किसी सिग्नल की बार बार टोन सुनाई दी थी। ये एक ही तरह की टोन थी और 4 सेकंड तक सुनाई देने के बाद मालूम हो गई थी। मैं मोहतात हो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस ट्रांसमीटर का लिंक कहाँ पर है। मैंने बॉस से कहा कि मेरा वक्त खत्म हो गया है और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। रुमाल जेब से निकाल कर ट्रांसमीटर के डायल की नॉब और माइक पर से अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से साफ किए। बाथरूम वाले दरवाजे के बोल्ट पर से भी अपनी उंगलियों के निशान साफ किए। बाथरूम के अंदर जो चटखनी लगाई थी उसको भी रुमाल से साफ किया। दरवाजे को घुटने की मदद से आहिस्ता से खोला और जल्दी से बाहर आ गया। मेरी तेज नजरें चारों तरफ का जायजा लेने लगी। वहां कोई नहीं था। आखिरी बार मैं दरवाजे के किवाड़ों पर, जहां मेरी उंगलियों के निशान लगने का एहतमाल था, रुमाल फेरा और तेज तेज कदम उठाता बरामदे की तरफ चला। गमलों को फलांग रहा था कि चौकीदार बंसी की आवाज आई, महाराज सिगरेट ले आया हूँ। मैंने अपने आप को समेटते हुए कहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। चौकीदार बंसी सिगरेट के पैकेट और बाकी पैसे देकर बोला, महाराज। वापसी पर एक रिक्शे वाले ने अपने साथ बिठा लिया था। मैंने उसे 5 रुपए इनाम दिए तो वो बहुत खुश हुआ। बोला, साहब जी आप उधर कहाँ गए थे? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे हुक्म कर दें। मैंने जल्दी से गमलों की तरफ देखते हुए कहा, बंसी मुझे बाहर ऐसी आवाज आई थी जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। मुझे इस आवाज से बड़ा डर लगता है। मैं उसे भगाने दूसरी तरफ गया था। चौकीदार बंसी बोला, अभी उसकी खबर लेता हूँ साहब जी, आप आराम से बैठकर काम करें। मैं सिगरेट का पैकेट खोलता अपने कमरे में आ गया। कमरे में कुर्सी पर गिरते ही इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और आंखें बंद कर ली।
खुदा का शुक्र अदा किया, वो मुश्किल तरीन काम बखूबी अंजाम पजीर हो गया था जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। बॉस को मेरा पैगाम मिल गया था और उसका पैगाम मुझ तक पहुंच गया था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। बीच में जो सिग्नल की यकसा आवाज 3-4 बार सुनाई दी थी उसकी तरफ ध्यान जरूर गया था, लेकिन ये सोचकर मैंने उसे दिल से निकाल दिया कि भारत इतना बड़ा मुल्क है और दिल्ली राजधानी है जहाँ हर वक्त फजा में रेडियो, टीवी और हजारों तनसीबात के सिग्नल हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। ये उनमें से किसी एक सिग्नल की आवाज होगी। मैंने जल्दी जल्दी बाकी की फाइलें खोलकर उन पर एक एक सत्र लिखी, नीचे अपने दस्तखत किए, तारीख डाली और सारी फाइलों को उठाकर एक रैक में बंद करके ताला लगा दिया। फिर बाहर आकर चौकीदार बंसी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, दफ्तर को ताला लगा दो। गैराज में मेरी पुरानी एम्बेसडर इंडियन गाड़ी खड़ी थी, उसे स्टार्ट किया और अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन शाम के 7 बजे मुझे जामे मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में अबुल कलाम आजाद के मज़ार पर अपने एजेंट से मुलाकात करनी थी। उसने खुद मुझे शनाख्त करना था। इस मजजूब की शक्ल सूरत से वैसे में आशना था। मैंने शाम के 6:15 बजे गाड़ी निकाली, माता जी से कहा कि एक दोस्त के यहाँ चाय पर जा रहा हूँ, जल्द ही आऊंगा और गाड़ी में बैठकर सीधा कनॉट प्लेस आ गया। यहीं एक रेस्टोरेंट में बैठकर ठंडा मशरूब पिया, फिर गाड़ी लेकर जामे मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुझे ठीक 7 बजे मौलाना आजाद के मकबरे पर मौजूद होना था। मैं देख चुका था कि इस मकबरे पर हिंदू और सिख भी शाम को जाकर फूल मालाएं चढ़ाते और लोबान जलाते थे। मैं भी वहां जाकर फूल माला चढ़ा सकता था। मैंने गाड़ी जामे मस्जिद के अकब में खड़ी की, वहीं एक फूल वाले की दुकान से फूलों के 4 हार खरीदे। मैंने गाड़ी जामे मस्जिद के अकब में खड़ी की, वहीं एक फूल वाले की दुकान से फूलों के 4 हार खरीदे और आहिस्ता आहिस्ता चलता आजाद के मकबरे पर आ गया। मौलाना आजाद का मकबरा जामे मस्जिद के सामने है। ये छोटा सा मकबरा है जिसके ऊपर छतरी बनी हुई है, कब्र संगे मरमर की है और इर्द गिर्द पीतल का जमला बना हुआ है। चबूतरे के पास ही बैठने की जगह भी है। मैं जूते उतार कर चबूतरे पर आ गया। मौलाना आजाद की कब्र पर फूलों की माला डाली। मैंने माथे पर राम नाम का तिलक लगा रखा था जो मैं रोज सुबह को लगाता था, इसलिए हाथ उठाकर फातिहा खानी नहीं कर सकता था। दिल ही दिल में फातिहा पढ़कर मौलाना की रूह को सवाब पहुंचाया और चबूतरे से उतरकर जूते पहनने लगा। जूते पहनते हुए मेरी आंखें चारों तरफ का अमीक नजरों से जायजा ले रही थी। अभी तक मुझे अपना एजेंट नजर नहीं आया था। कुछ फकीर जरूर इधर उधर बैठे थे मगर उनमें अपना एजेंट नहीं था। ये कभी हो नहीं सकता था। कोई गैर मामूली वाकया या हादसा न हो गया हो, वरना अपना एजेंट कभी रुक नहीं सकता था। उन लोगों को जिन जराए से इत्तलात मिलती रहती थी वो मैं यहाँ जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन उनके जराए बहुत वसी थे। उस एजेंट को रात ही को इत्तला मिल गई होगी कि उसे कोई खास पैगाम लेकर आजाद के मकबरे पर मुझे मिलना है। वो मेरी शक्ल से बखूबी आशना था। उन्हें तो हमारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। मैं जूते पहन कर चलने लगा तो एक आदमी दोनों हाथ फैलाए मेरी तरफ बढ़ा। भगवान की लीला न्याजी है, प्रेमष्ट भक्ति में ही मिलेगा, भक्ति में ही सब कुछ है, भक्ति में ही मातु है। मैंने उसे पहचान लिया, ये वही मजजूब था। मैं जेब से 1 रुपया निकाल कर उसे देने लगा तो उसने मेरे हाथ से रुपए का नोट लेकर फाड़ कर फेंक दिया और बोला, ब्रह्म ही ब्रह्म है, भक्ति ही भक्ति है। किरट लगाता सामने वाले दरख्तों की तरफ चल दिया। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल लिया और ये कहकर उसके पीछे चला, महाराज क्षमा कर दें, मैं बड़ी श्रद्धा से दे रहा हूँ, स्वीकार करें। ऐसी जबान मैं इसलिए बोल रहा था कि वहाँ कुछ लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। जब मैं मजजूब की तरफ चला तो लोगों की तवज्जो हट गई। वहाँ इस किस्म के तमाशे होते रहते थे। दरख्तों में अंधेरा था। मजजूब वहाँ एक दरख्त के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने एक बाजू हवा में बुलंद कर रखा था और हरिओम हरिओम का जाप कर रहा था। जब मैं 5 रुपए का नोट पेश करके बड़े अदब से उसके सामने बैठ गया तो मजजूब ने आंखें खोल दी, अपने सफेद सफेद डेले घुमाकर दाएं बाएं देखा और उर्दू में बोला, तुम्हारी अमानत तुम्हारी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दी गई है। उसने बुलंद आवाज में एक नारा मस्ताना लगाया और मजजूबों की तरह रक्स करता जामे मस्जिद की तरफ चल दिया। मैंने उसका पैगाम सुन लिया था। हैरानी की बात है कि वो मुझे मस्जिद के पीछे गाड़ी खड़ी करते देख रहा था। मैं ग्राउंड में से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी थी। मैं उसके शीशे बंद करना भूल गया था क्योंकि गाड़ी में कुछ भी नहीं था। मैं गाड़ी को वहां से निकालकर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक वीरान जगह पर गाड़ी खड़ी करके डैशबोर्ड को खोल कर देखा। उसमें कोई शय सफेद रुमाल में लिपटी रखी थी। उसे खोला तो वो पहले जैसा माचिस की साइज का एक ताकतवर ट्रांसमीटर था। उसके साथ ही जर्द रंग के कागज पर हिंसों की शक्ल में एक पैगाम लिखा था। मैंने उसे खंबे की रोशनी में पढ़ा। लिखा था, शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम की रीप्रोसेसिंग हो रही है। ये खतरनाक बात है, इसे फौरी तौर पर खत्म करो। मैंने कागज को पुर्जे पुर्जे करके बाहर फेंक दिया।
ट्रांसमीटर को जेब में छुपा कर रखा और घर वापस आ गया। अब मेरा टारगेट पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर का था। ये काम इसलिए मुश्किल और दिक्कत तलब था कि हमारे महकमे में से किसी भी आदमी को सिक्योरिटी के सिलसिले में वहां नहीं भेजा गया था। उधर मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी ही तैनात थे, वर्दियों में भी और सफेद कपड़ों में भी। ऐसा इसलिए किया गया था कि बकौल मिस्टर टंडन हमारे महकमे पर एटमी आबदोज की हिफाजत न कर सकने का धब्बा लग गया था। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं इस ट्रेनिंग सेंटर पर अपनी पोस्टिंग का कोई ना कोई बहाना बना सकता था। इसका मतलब था कि आला सतह की मीटिंग में भी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी हथियारों की तैयारी को सिगैर आज़ में रखा गया था। भारतीय हुकाम ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने में हक बजानिब थे, खा कैसी ही टॉप सीक्रेट मीटिंग क्यों ना हो। ये लोग एटमी हथियारों का जिक्र जबान पर लाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मेरे अंदाजा के मुताबिक इसका इल्म भारतीय मरकजी वजारत दिफा में या रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा को था, और या फिर मिसेज इंदिरा गांधी और उन दो एक साइंसदानों को जो ट्रेनिंग सेंटर की एटमी तजर्बेगाह में इन मोहलक हथियारों पर काम कर रहे थे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये एटमी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया कि हर कीमत पर भारत के इस नापाक मंसूबे को तकमील की मंजिल तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया जाएगा। उसी रात अपने कमरे में पलंग पर लेटा मैं इस हिकमत अमली पर गौर करता रहा जो इस सिलसिले में मुझे इख्तियार करनी थी। अपने तौर पर मैं पूना के नेवल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी नहीं कर सकता था। फर्ज कर लिया कि मैं दौरे पर वहां चला भी जाता हूं तो मुझे एटमी तर्जबागाह तक कोई भी नहीं जाने देगा। मैंने अभी तक ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखा था, उसके बारे में सुना जरूर था। वहां बहरिया के कैडेट तरबियत हासिल करते हैं। अपने छोटे ट्रांसमीटर को मैंने अपनी कोठी के पीछे लकड़ी के एक गमले में छुपा दिया। उसके गिर्द कपड़ा लपेट कर मैंने उसे सिगरेट की खाली डिब्बी में बंद किया हुआ था। मेरा टारगेट पूना का शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर था। दिन रात मेरा जहन इसी उथेड़बुन में लगा रहता कि वहां कैसे जाऊं। बंबई शहर में जो हमारा एजेंट हकीम साहब के भेस में मुकीम था, उसे किसी वजह से वहां से ट्रांसफर करके मकबूजा कश्मीर की तरफ भेज दिया गया था। वैसे भी मुझे बगैर हिदायत किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि कहाँ कहाँ हमारे एजेंट हैं। मेरा मिशन बड़ा पेचीदा था। ये अकेले आदमी का मिशन नहीं था, मगर सूरत हाल ऐसी थी कि मुझे अकेले ही इस मिशन को तकमील तक पहुंचाना था। आखिर मैंने पूना जाने का फैसला कर लिया और पेशबंदी के तौर पर घर में बीमार पड़ गया। मैंने ये जाहिर किया कि मुझे चक्कर आते हैं और भूख बहुत कम लगती है। दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। मेरी बीमारी से मेरी बहन कृष्णा कुमारी और सुजाता और माता जी का परेशान होना कुदरती था। दफ्तर के लोग भी मेरी खबर लेने आते रहे। हफ्ता गुजर जाने पर मैं दफ्तर गया और अपने ST माथुर साहब से मिलकर इस ख्याल का इजहार किया कि मैं 1-2 महीने की छुट्टी लेकर कश्मीर जाना चाहता हूँ ताकि मेरी खोई हुई सेहत बहाल हो सके। मेरी छुट्टियां भी रहती थी। मुझे बड़ी आसानी से 1 महीने की छुट्टी मिल गई। माता जी मेरे साथ जाना चाहती थी, लेकिन उनके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनांचे एक रोज मैंने मुख्तसर सा सामान साथ लिया और बजरिया तैयारा श्रीनगर की तरफ रवाना हो गया। सुजाता परेशान थी, बार बार मुझे खत लिखने और फोन करने की ताकीद कर रही थी। श्रीनगर पहुंचकर मैंने दरमियाने दर्जे के एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया, जहां से मेरे तबाहकुन मिशन का आगाज होने वाला था। अपना छोटा ट्रांसमीटर मैं साथ ही लेता आया था। आते ही रात के 10 बजे मैंने श्रीनगर के मुगल गार्डन में एक वीरान जगह पर जाकर अपने बॉस से राब्ता कायम किया। बॉस ने कहा कि अगर तुम श्रीनगर में आ गए हो तो फला मोहल्ले में फला नाम के आदमी से जाकर मिलो, उसे अपना कोड बताओ और उसका कोड पूछो। बॉस ने मुझे उसका कोड बता दिया। सुबह 7 बजे मैं श्रीनगर के उस खास मोहल्ले की तरफ चल दिया। ये मोहल्ला श्रीनगर के मज़ाफात में वाक़ था। मैं उस खास आदमी के मकान पर जा पहुंचा। पुराना और भूसीदा 1 मंजिला मकान था। लकड़ी का दरवाजा एक तरफ को टेढ़ा हो गया था। मैंने दस्तक दी। एक नौजवान कश्मीरी लड़की ने दरवाजा खोला और कश्मीरी में पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैं कश्मीरी जबान नहीं बोल सकता था, थोड़ी थोड़ी समझ जरूर लेता था। मैंने उर्दू में एजेंट का नाम लिया कि मुझे उससे मिलना है, जहां उस कश्मीरी नौजवान का फर्जी नाम अमजद होगा। कश्मीरी लड़की जिसने सर पर कश्मीरी औरतों की तरह रुमाल बांध रखा था, दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद अमजद नौदार हुआ। गठे हुए मजबूत जिस्म का कश्मीरी नौजवान था। गोरा चिट्टा खूबसूरत, सर के शाह बाल घुंघराले, आंखों में बला की चमक। मैंने कहा जरा बाहर आइए, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। उसने एक मुतजस्सस निगाह मुझ पर डाली और दरवाजा बंद करके मेरे साथ चल पड़ा। एक जगह दरख्तों के नीचे पत्थरों का ढेर पड़ा था। मैं वहां जाकर रुक गया। अमजद की तरफ देखा और अपना कोड लफ्ज दोहराया। अमजद ने जवाब देने के बजाय गर्दन पर हाथ फेरते हुए जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और अपने दाएं बाएं बेपरवाही से देखा। फिर उसने अपना कोड लफ्ज बोला। उसका कोड लफ्ज वही था जो मुझे बॉस ने बताया था। कश्मीर में ये बाहर का मौसम था।
दरख्तों पर फूल खिले हुए थे। मैंने एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, क्या सेब के दरख्त हैं अमजद साहब? वो भी दरख्तों की तरफ हाथ उठाकर बोला, हाँ जी, ये सेब के दरख्त हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे थे कि अगर कोई दूर से हमें देख रहा हो तो वो समझे कि मैं सैर की गरज से आया हूँ। अमजद मेरे साथ साथ सेब के दरख्तों के नीचे चल रहा था। मैंने उसे अपना नाम आमिर ही बताया। मेरे माथे पर उस रोज भी हिंदुओं का तिलक लगा था। अमजद ने मुझसे तिलक के बारे में कोई सवाल न किया। जाहिर है उसे मालूम था कि मैं वहाँ किसी मिशन पर हूँ। ये कश्मीरी नौजवान अमजद श्रीनगर में क्या पेशा अख्तियार किया हुआ था, मैं ये यहाँ नहीं बता सकता। बहरहाल उसका पेशा इस किस्म का था कि किसी को उसे मेरे साथ देखकर शक नहीं पड़ सकता था कि मैं एक अजनबी के साथ बातें कर रहा हूँ। हम दोनों कुछ देर मुगल गार्डन की रविशों पर टहलते रहे। वो मुझे मुख्तलिफ तारीखी 12 दरिया दिखाता रहा। फिर हम एक अलग थलग जगह पर जाकर घास पर लेट गए। हम करीब करीब ही घास पर लेटे हुए थे। मैंने अब उसे अपने मिशन से आगाह किया। वो उठकर बैठ गया। जेब से सिगरेट की डिब्बे निकालकर एक सिगरेट मुझे दिया, एक खुद सुलगाया, एक निगाह आसपास डाली और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, ये मिशन इतना आसान नहीं है। मैं पहलू बदल कर कोहनी के बल लेट गया और उसकी तरफ देख कर बोला, अगर आसान होता तो बॉस मुझे तुम्हारे पास आने की हिदायत न करता। ये बताओ कि तुम इस मिशन के सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हो? कश्मीरी नौजवान अमजद खामोशी से सिगरेट पीते हुए और दरख्तों में बने हुए संगमरमर के चबूतरे को देख रहा था। उसी तरफ नजरें जमाए हुए बोला, तुम एक कमांडो हो। मैं कमांडो नहीं हूँ, मगर मैंने यहाँ आने वाले कई कमांडोज की रहनुमाई की है और आधा कमांडो बन गया हूँ। फिर मेरी तरफ नजरें घुमाकर बोला, हमें वहां कमांडो अटैक करना होगा। इसमें हमारे बचने का सिर्फ 1% इम्कान है, जबकि नेवल सेंटर की तबाही का 100% इम्कान है। मैं इस कश्मीरी नौजवान का मुंह तकने लगा। उसके चेहरे से पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर देने का आहनी अज़्म झलक रहा था। उसके इस अज़्म ने मुझे बेपनाह ताकत दी। मेरे अंदर का कमांडो बेदार हो गया। मेरे बाजू की मछलियां फड़कने लगी। मैंने कहा, शिवाजी नेवल सेंटर बहुत वसी है, क्या हम 2 कमांडोज उसको तबाह कर सकेंगे? अमजद ने गहरा कश लेते हुए कहा, अगर मंसूबाबंदी सही और जज्बा सच्चा हो तो 1 कमांडो ही काफी है। मैं अमजद के बुलंद अज़ाइम से बेहद मुतासिर हुआ। मुझे एक ऐसे ही साथी की जरूरत थी। मैंने उससे मंसूबाबंदी के बारे में इस्तफसार किया तो वो उठकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोला, मैं दोपहर के वक्त तुम्हारे होटल में आऊंगा। मेरा पेशा ऐसा है कि मुझे तुम्हारे पास आता देखकर किसी को शुबा नहीं होगा। आओ अब चले। दोपहर को मैं अपने होटल के कमरे में बेचैनी से अमजद का इंतजार कर रहा था। दिन का 1:30 बज रहा था कि अमजद आ गया। उसके हाथ में कुछ गाइड बुक्स थी। हमारे बॉस की तरफ से अमजद को भी खुसूसी हिदायत मिल चुकी थी। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाइड बुक मेरे आगे खोल कर रख दी। इन किताबों की वर्कगर्दानी करते हुए वो बोला, हमें आज शाम की फ्लाइट से बम्बई जाना होगा। हम अलग अलग नशिस्तों पर बैठ कर जाएंगे। मैंने शाम की फ्लाइट से मुख्तलिफ नामों से 2 नशिस्तें रिजर्व करवा ली हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। बस मैं तुम्हें यही कहने आया था। फ्लाइट का टाइम 6:15 है। ये तुम्हारा टिकट है। उसने जेब से हवाई जहाज का टिकट निकालकर मुझे दिया। पैम्फलेट नुमा किताबें उठाई और नमस्कार करके बाहर निकल गया। बड़ा बाएतमाद और तजुर्बाकार नौजवान था। फौरन ही अमजद वापस आ गया और बोला, ट्रांसमीटर मुझे दे दो। बम्बई में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ होटल वालों को यही कहना कि तुम गुलमर्ग सैर तफरी के लिए जा रहे हो। मैंने छोटा ट्रांसमीटर उसके हवाले कर दिया और अमजद चला गया। बम्बई में अमजद का अपने किसी खास एजेंट से राब्ता कायम हो चुका था। शाम को मैंने नया सूट पहना, अपना ब्रीफ के साथ लिया, चंद एक कपड़े और चप्पल वही रहने दी। ताला लगाया और चाबी होटल के मैनेजर के हवाले करते हुए उसे बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बगर्ज़े सैर तफरी दोस्तों के साथ गुलमर्ग जा रहा हूँ। मैंने होटल से निकलते ही एक टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। जब मैं बोर्डिंग कार्ड हाथ में था, मैं तैयारे की सीढ़ी की तरफ जा रहा था तो मैंने अमजद को देखा। उसके हाथ में भी ब्रीफ केस था। वो जर्द रंग के समर सूट में मलबूस था। उसने मेरी तरफ सरसरी तौर पर भी आंख उठाकर न देखा। तैयारे में उसकी नशिस्त मुझसे काफी फासले पर थी। ठीक वक्त पर तैयारा फजा में बुलंद होकर बम्बई की तरफ महवे सफर हो गया। बम्बई पहुंचे तो रात हो चुकी थी। बम्बई शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। मैं अमजद को निगाह में रखे हुए था, मगर अराइवल लाउंज में वो कहीं गायब हो गया। मैं खामोश रहा। चुपचाप लाउंज से निकलकर बाहर टैक्सी स्टैंड पर आया तो किसी ने टैक्सी में से आवाज दी, अगर आपको मुतंगा की तरफ जाना है तो मेरे साथ आ जाइए। आधा किराया आप दे दें, आधा मैं दे दूंगा। मैं दिल में मुस्कुरा दिया, जल्दी से बोला, थैंक यू, मुझे मुतंगा ही से लोकल ट्रेन पकड़नी है। मैं दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर अमजद के साथ बैठ गया। टैक्सी मुतंगा की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में अमजद ने मुझसे कोई बात न की। बम्बई की रात बड़ी रोशन और जगमगा रही थी। आसमान बादलों में घिरा हुआ था। मैंने कहा, यहाँ बरसात बहुत होती है। अमजद ने आहिस्ता से हूं कहा और आंखें बंद करके सर पीछे लगा दिया। मैंने भी उसके बाद कोई बात न की।
टैक्सी ड्राइवर सिख था। टैक्सी बम्बई शहर की रोशनी से भरपूर आबादी में दाखिल हो गई। मतुंगा रेलवे स्टेशन के बाहर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। अमजद ने जेब से बटवा निकाला और बोला, लाइए महाराज, अपने हिस्से के 20 रुपए दे दें। मैंने 40 रुपए में टैक्सी की थी। मैंने अपने हिस्से के 20 रुपए अदा कर दिए। अमजद का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रणाम किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चला। रेलवे स्टेशन पर काफी रश था। लोग रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए गेट की तरफ जा रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा। एक सुतून के साथ लगकर खड़ा हो गया। पीछे से अमजद की आवाज आई, हमें यहाँ से विक्टोरिया पकड़कर भिंडी बाजार जाना होगा। अब हम दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, आओ मेरे साथ। स्टेशन से बाहर निकले तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। विक्टोरिया में बैठे और भिंडी बाजार आ गए। रास्ते में अमजद ने मुझे बताया कि जहाँ हमारा अपना आदमी है वो हमारे कमांडो अटैक का सारा इंतजाम करेगा। उसकी मदद के बगैर हम अपने मिशन की तकमील नहीं कर सकते। भिंडी बाजार मुंबई का एक गुंजान आबाद इलाका है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। जहाँ जो हमारा एजेंट था, मैं उसका नाम और पता नहीं बताऊंगा आपके लिए। उसका नाम जमशेद है। दरमियानी उम्र का आदमी था। बाजार में एक दुकान करता था। बिल्कुल बम्बई वाला बन चुका था। वैसी ही जबान बोलता, पान हर वक्त मुंह में रखता। उसने मुझसे मिलकर किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार न किया। बस वैसे ही मिला जैसे मैं कोई कारोबारी आदमी हूँ। हमें साथ एक गोदाम मिल गया जो दुकान से थोड़े फासले पर एक गली में था। यहाँ उसने पहली बार मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, तुम जिस हुलिये में दिल्ली से चले थे उसी हुलिये में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ मुश्किल में फंस जाऊं। उसका लहजा तल्ख था। बोला, तुम मुझे बिल्कुल अनाड़ी लगते हो। फिर अमजद की तरफ मुतवज्जे होकर उसे डांट पिलाई, तुम्हें भी इसका ख्याल नहीं आया? रात तुम दोनों को इस गोदाम में रहना होगा। वो सामने एक कोठरी है, वहां चले जाओ। मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। तुम लोगों ने खाना खाया? अमजद ने बताया कि खाना हमने जहाज में ही खा लिया था। वो हूं कहकर गोदाम से निकल गया। दरवाजा बंद करके बाहर से उसने ताला लगा दिया। अमजद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, वाकई मुझसे भूल हो गई। तुम्हें श्रीनगर में ही अपना हुलिया तब्दील कर देना चाहिए था। उसकी बातों का बुरा मत मानना। ये हमारा बेहद कीमती आदमी है। हर वक्त जान हथेली पर रखता है। आओ कोठरी में चलकर जरा कमर सीधी करते हैं। कोठरी की फजा घुटी घुटी थी। सिर्फ एक रोशनदान था जो शायद दूसरी गली में खुलता था। एक कमजोर सा बल्ब छत से लटक रहा था जिसकी रोशनी बल्ब से भी ज्यादा कमजोर थी। मच्छर बहुत ज्यादा थे। हमने सिगरेट सुलगा लिए जिसके धुएं की वजह से मच्छर थोड़ी देर के लिए फरार हो गए। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से गुजरा। हमारा आदमी यानी जमशेद ठीक 1 घंटे बाद आया। हम जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठे सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे। जमशेद के हाथ में एक खाते का रजिस्टर था। हमारा आदमी यानी जमशेद ठीक 1 घंटे बाद आया। हम जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठे सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे। जमशेद के हाथ में एक खाते का रजिस्टर था। आते ही उसने रजिस्टर खोलकर उसमें से एक तह किया हुआ कागज निकाला। उसे खोलते हुए बोला, मुझे तुम्हारे आने की इत्तला कल सुबह ही मिल गई थी। मैंने तुम्हारे टारगेट के लिए जरूरी नक्शा तैयार कर लिया है। उसने कागज चटाई पर दरम्यान में बिछा दिया। उस पर आड़ी तिरछी लकीरें लगी थी और कहीं कहीं अंग्रेजी के हुरूफ भी लिखे हुए थे। ये नक्शा पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर का था। इस नक्शे से हमें अपने टारगेट के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। जमशेद ने नक्शे को वहीं फाड़कर उसके टुकड़े माचिस सुलगा कर जला डाले। बोला, बाकी तफसीलात तुम्हें पूना जाकर मिल जाएंगी। तुम्हें कल दिन के 10 बजे वाली गाड़ी पकड़ना होगी। पूना रेलवे स्टेशन से तुम सीधे कालीकर मंदिर जाओगे। वहाँ मंदिर के बाहर इमली के दरख्त तले तुम्हें एक जट्टाधारी साधु मिलेगा। तुम उसे वो कोड लफ्ज़ बताओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैं सुबह 9 बजे आऊंगा। तुम तैयार रहना। ये कहकर उसने खाता रजिस्टर बगल में दबाया और कुछ कहे बगैर निकल गया। बाहर से उसने गोदाम मुकफ्फल कर दिया था। बाकी रात हमें उसी काल कोठरी में ही गुजारनी पड़ी। रात 1 बजे तक हम अपने मिशन और पूना वाले अपने साथी के बारे में कयास आराइयां करते रहे। हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि पूना वाला एजेंट हमारे तूफानी कमांडो अटैक के सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकेगा। वही मच्छरों से जंग करते करते आखिर हमें नींद आ गई और हम सो गए। सुबह उस वक्त आंख खुली जब जमशेद हमें जगा रहा था। वो अपने साथ एक कटरी लाया था। सबसे पहले उसने हम दोनों के सर मूंड डाले। मेरी मूछें थीं, वो भी सफा चट कर दी। अमजद के खूबसूरत बाल भी साफ कर दिए। गोदाम के कोने में ही गुसल खाना था। हमने बारी बारी गुसल किया। जमशेद ने खास तौर पर मेरी ठोड़ी पर फ्रेंच तर्ज की एक असली बालों की बनी हुई दाढ़ी को ग्लू के जरिए ऐसी पक्की तरह से चिपटा दिया कि मेरे खींचने पर भी वो अपनी जगह से न हिली। कहने लगा, इसे ज्यादा जोर से खींचोगे तो ये उतरेगी नहीं बल्कि तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हारा हुलिया तब्दील करने की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि तुम दिल्ली में सरकारी ओहदे पर फायज हो। अब
अब जल्दी से तुम दोनों ये कपड़े पहन लो। कपड़े क्या थे? 2 पुराने से पाजामे और खद्दर के कुर्ते और मुख्तलिफ रंगों की ठंडी सदरियां थी। ऐसा लिबास सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में आम पहना जाता है। जमशेद ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम मराठी जबान रवानी से बोल लेते हो। अमजद सिर्फ उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और अंग्रेजी ही जानता है, इसे ज्यादा बोलने का मौका मत देना। उसके बाद उसने अमजद को भी हिदायत की कि वो हिंदी में ही बात करे। हमारे अपने कपड़े उसने वहीं गठरी में लपेट कर रख दिए। हमारे पास इंडियन करेंसी में कोई 300-400 के करीब रुपए थे, वो उसने हमारे पास ही रहने दिए। कहने लगा, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पूना में तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने कुछ पूछना चाहा तो जमशेद ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं होता, अब जो कुछ पूछना है पूना वाले से पूछना। फिर घड़ी देखकर बोला, पूना एक्सप्रेस बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से चलेगी, अभी आधा घंटा बाकी है, मगर तुम निकल जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। अमजद, तुम रास्ता जानते हो, आगे आगे रहना। हमने खद्दर की टोपियां पहन ली थी। मेरी टोपी का रंग सलेटी और अमजद की टोपी का रंग सफेद था। हम बिल्कुल महाराष्ट्र के बाशिंदे बनकर हाथों में पटसन के थैले पकड़े गोदाम से निकलकर गली में आ गए। टोप के नीचे मेरा सर मुंडा हुआ था, ठोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी थी। इस हुलिये में मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं पहचान सकता था। हमारी पेशानियों पर 3 लकीरों वाला विष्णु का निशान लगा था। भिंडी बाजार से हम टैक्सी में बैठे और बोरी बंदर रेलवे स्टेशन पर आ गए। पूना के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीदे। प्लेटफॉर्म पर आए तो सामने ट्रेन खड़ी थी, ये पूना एक्सप्रेस थी। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डिब्बे में चढ़कर चुपचाप बैठ गए। हमने भी दूसरे लोगों की तरह बीड़ियां सुलगा और खामोशी से पीने लगे। मैंने मराठी जबान में अमजद से एक बात की। अमजद ने यूं ही हूं कहकर सर हिला दिया। मैं दूसरे मुसाफिर पर यह जाहिर करना चाहता था कि मैं भी मरहट्टा हूं। पूना तक हम अपनी जगह पर बैठे रहे। अमजद भी उस शहर से वाकिफ था। मैंने तो उस इलाके की काफी सयाहत की हुई थी। मुझे एक ही फिक्र थी कि पूना रेलवे स्टेशन पर कोई CID वाला मुझे पहचान न ले, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस हुलिये में इतनी दूर से CID वाले मुझे मुश्किल ही से पहचान सकेंगे। ट्रेन पूना जंक्शन पर आकर रुकी तो हम भी मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गए। हमने एक रिक्शा लिया और उसे कालीकर मंदिर की तरफ चलने को कहा। कालीकर मंदिर शहर के मगरबी इलाके में वहां से 4-5 किलोमीटर के फासले पर मुजाफात में वाक़ था। बादल जहां भी गहरे थे, अलबत्ता बारिश नहीं हो रही थी। सड़कें गीली थी। मंदिर के दाएं जानिब इमली का घना दरख्त था। हमें उसके नीचे एक जट्टाधारी साधु बैठा चिल्लम पीता नजर आया। जमशेद ने हमें अपना कोड वर्ड बता दिया था। अमजद और मैं दोनों उस साधु के पास जाकर बैठ गए। वहां पहले से 2 औरतें बैठी थी। जब वो उठकर चली गईं तो मैंने हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार किया और आहिस्ता से जमशेद का बताया हुआ कोड वर्ड दोहराया। जक्काधारी साधु ने चिल्लम अपने होंठों से हटाकर अलग रख दी, अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, हमारी तरफ सुर्ख आंखों से घूर कर देखा और बोला, मंदिर के पीछे ताड़ के दरख्तों में एक छोटी सी सड़क जाती है, उस पर चलते जाना। आगे एक पुलिया आएगी, पुलिया से उतरकर बाएं जानिब खेतों में हो जाना। जहां खेत खत्म होंगे वहां दरख्तों के नीचे एक कोठरी मिलेगी। इस कोठरी के बाहर जमीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता राम नाम का जाप करते रहना। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वहीं मिलूंगा। हमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर के अकब में आकर पाम के दरख्तों वाली सड़क पर चलने लगे। आगे पुलिया आई तो बाएं जानिब खेतों में हो गए। खेत जहां खत्म हुए वहां एक छोटी सी खुली जगह में दरख्तों के नीचे खपरेल की छत वाली बोसीदा झोंपड़ी बनी हुई थी। उसके बाहर पानी का एक घड़ा पड़ा था। कोठरी का दरवाजा बंद था। सामने छोटा सा चबूतरा था जिस पर लोहे की सलाख पर लगा सुर्ख रंग का झंडा हवा में लहरा रहा था। मैं और अमजद चबूतरे के सामने जमीन पर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। वहां हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने अमजद से कहा, याद भी मुझे हमारे मिशन के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि हमारे कमांडो अटैक में मददगार साबित होगा। अमजद ने आहिस्ता से कहा, तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, खामोशी से बैठे रहो। हमें वहां आधा घंटा गुजरा होगा कि सामने से वही जट्टाधारी साधु जो हमारा साथी एजेंट था, हाथ में त्रिशूल पकड़े पगडंडी पर आता दिखाई दिया। वो आते ही चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर हमें देखा और कहने लगा, इस वक्त यहाँ से चले जाओ, रात को जब अंधेरा हो जाएगा तो इसी जगह पर आ जाना। तुम्हें क्या करना है मुझे सब कुछ बता दिया गया है। ये जो कुछ हो रहा था मुझे बच्चों का खेल लग रहा था। मुझे इस हकीकत का पूरा एहसास था कि मैं कमांडो अटैक का जो मिशन लेकर जहां आया हूं वो बच्चों का खेल नहीं है। इसके बरक्स मेरा कश्मीरी साथी अमजद बिल्कुल मुतमईन था। वो उठने लगा तो मैंने साधु एजेंट से सवाल किया, आप लोग हमें किस किस्म की सहूलतें मुहैया कर सकेंगे? ये सुनते ही जट्टाधारी साधु एजेंट के तन बदन में आग लग गई। मेरी बात को सख्ती से काट कर गुस्सीली आवाज में बोला, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? तुम्हें किस जाहिल ने यहाँ भेज दिया है? आमिर ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। चलो यहाँ से आमिर। वो मुझे करीबन घसीटता हुआ खेतों की तरफ ले गया। रास्ते में उसने मुझे सख्ती से हिदायत की कि आइंदा कभी ऐसा सवाल मत पूछूं। मैं चुपका हो रहा, लेकिन दिल में एक मायूसी और बेदिली की कैफियत छाने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि ये साधु किस्म का आदमी हमारे लिए कुछ
कुछ न कर सकेगा और मुमकिन है मुझे अकेले ही इस खतरनाक और जानलेवा मुहिम को सर करने के लिए निकलना पड़े, जिसमें मेरी जान का चला जाना साफ दिखाई दे रहा था। अमजद मुझे लेकर वहां से करीब ही एक 3rd क्लास किस्म के होटल में आया, जहां बैठकर हमने चाय पी। फिर एक पार्क में दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को उसी होटल में जाकर चावल और दाल खाई। फिर चाय पी और पार्क में जाकर एक तरफ घास पर लेटकर बातें करने लगे। वहां कुछ और लोग भी दरख्तों के नीचे साए में लेटे हुए थे। वहां लेटना कोई अचंभे की बात नहीं थी, इसीलिए अमजद मुझे वहां ले आया था। हमारे ऊपर इमली के दरख्त का साया था। उस दरख्त की शाखों और हरी भरी नोकीली छालरदार पत्तियों को देखकर मुझे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वो तारीख जंगल याद आ गए, जहां सिथा के साथ मैंने कभी फरामोश न होने वाले यादगार मगर इंतहाई खतरनाक दिन गुजारे थे। मुझे सिथा बेख्तियार याद आ गई। किस कदर कयामत खेज औरत थी वो, केसरी आंखें और गले में लटकता हुआ स्याह काला सांप। मैंने आंखें बंद कर ली। पुराने दिनों के रंगीन और आतिशनाक साए मेरी बंद आंखों में लहराने लगे और मेरी बंद आंखें जलने लगीं। मैंने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगा ली और उसके कश लगाते हुए सिधा के आतिशनाक यादों में खो गया। रात बेआरामी से गुजरी थी। मुझे नींद आने लगी। अमजद ने मुझे ऊँघते हुए देखकर कहा, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। जाने क्यों मैं अपने मिशन से कुछ नाउम्मीद सा हो गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश न रहा। फिर कोई मेरे शाने झंझोड़ रहा था। मैंने आंखें खोल दी। अमजद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उठो, शाम हो रही है। मैं उठकर बैठ गया। देखा कि वाकई सूरज गरूब हो चुका था और पार्क में शाम की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हम पार्क से उठकर उसी बोसीदा होटल में आए, चाय पी, बीड़ियां सुलगाकर वहीं बेंच पर बैठे बातें करने लगे। मैं महट्टी में बातें कर रहा था और अमजद हूं हाँ कर रहा था। यह इसलिए जरूरी था कि हमारे करीब ही 2 आदमी बैठे इस जबान में बातें कर रहे थे। फिर हम होटल से उठे और पार्क से गुजरते हुए रेलवे लाइन को अबूर करने के बाद एक वीरान सी जगह पर बैठकर बातें करने लगे। हम वक्त गुजार रहे थे। हमें रात के अंधेरे का इंतजार था, जो मगरबी उफक से उतरकर पूना शहर की इमारतों की बत्तियां रोशन करता हमारी तरफ बढ़ रहा था। बादल उसी तरह आसमान पर छाए हुए थे। जब हमारे इर्द गिर्द गहरा अंधेरा छा गया तो अमजद ने आहिस्ता से कहा, अब बीड़ी मत सुलगाना, आओ अपने आदमी के झोंपड़े में चलते हैं। मैंने कहा, अमजद मुझे इस शख्स से कुछ ज्यादा तवक्को नहीं है, बेहतर है कि हम अपने तौर पर कोशिश करें। अमजद ने अंधेरे में मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। जगताधारी साधु यानी अपने एजेंट के झोंपड़े के बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लगता था कि वहां कोई नहीं है। मैं झोंपड़े के करीब जाने वाला था कि अमजद ने वहीं झोंपड़े के करीब बिठा लिया और आहिस्ता से बोला, उसने हमें यहाँ बैठने को कहा था, इसी जगह खामोशी से बैठ जाते हैं। मैं अपने दिल पर जबर करके बैठ गया। मेरी दाढ़ी की वजह से ठोड़ी की जिल्द खिंच सी आई थी और हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इतने में एक साया हमारे करीब से गुजर गया और आवाज आई, मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये हमारे जट्टाधारी साधु की आवाज थी। वो आगे आगे अंधेरे में जा रहा था। हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। हमारे दरमियान बमुश्किल 7 कदमों का फासला होगा। कश्मीरी मुजाहिद अमजद मेरे आगे चल रहा था। जट्टाधारी साधु हमें वहां से लेकर एक ढलान उतरने लगा। सामने ऊंचा नीचा सुनसान अंधेरा मैदान था। इस मैदान में आगे जाकर ईंट पत्थरों की ढेरियां जगह जगह बिखरी पड़ी थी। इन ढेरियों से गुजरे तो एक ऊंची दीवार के खंडर देखे, जिनके करीब ही एक ट्रक का ढांचा पड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स हमें कहाँ लिए जा रहा है। वो हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। आखिर वो हमें लेकर टीले के नशेब में आधे गिरे हुए ऐसे दरवाजे के पास आ गया, जिसकी चौखट शाही तीरों की बनी हुई थी और एक जानिब का शाही तीर नीचे को झुका हुआ था। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। जटाधारी साधु एजेंट वहां रुक गया। जब हम पत्थरों के दरमियान से गुजरते उसके पास आए तो उसने हमें अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और अंधेरे में दाखिल हो गया। मालूम हुआ कि ये किसी जमाने में कोई कान थी जिसमें से तांबा निकला करता था। एक मुद्दत से ये कान वीरान पड़ी थी और इधर कभी कोई नहीं आया था। शायद कान में से जितना तांबा निकल सकता था निकाला जा चुका था। हम पत्थरों में खुदी हुई मसनूई सुरंग में से गुजर रहे थे, जहां फजा में हब्स था। साधु एजेंट ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन की तो मैंने देखा कि कान की दीवारों में बड़े बड़े शगाफ पड़े थे। इस मसनूई सुरंग के अंदर एक और छोटी सुरंग थी, जिसमें 4 सीढ़ियां नीचे उतरती थी। इस दूसरी सुरंग में एक जगह पत्थरों को हटाकर लकड़ी के कटे हुए आधे टुकड़ों को जोड़कर एक केबिन सा बनाया गया था। जब कान चालू हालत में थी तो जहां काम करने वाले मजदूरों के लिए जरूरी सामान रखा जाता था। इस केबिन में हमारे साधु एजेंट ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। हम इस केबिन में बैठ गए, जहां खुदा जाने किस तरफ से ताज़ा हवा आ रही थी। हमारे एजेंट ने हमें यहाँ बैठकर हमारे कमांडो अटैक मिशन के टारगेट शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में एक तफसील जहन नशीन करवाई। उसने बताया कि ये बहरी तरबियत गाह बेशुमार बैरकों पर मुश्तमिल है। इन बैरकों को पहाड़ी ढलानों पर वाक़े गुंजान दरख्तों के जंगल ने घेर रखा है। उस जंगल में कई एक बरसाती नदियां हैं।
ट्रेनिंग सेंटर की बैरकें यू शक्ल में हैं। उनके सामने एक परेड ग्राउंड है। ग्राउंड की एक जानिब फ्लैग पोस्ट है जहां भारत का तिरंगा और बहरिया का अपना झंडा लहराता रहता है। इस तरबियत गाह में सैकड़ों भारतीय कैडेट जेर तरबियत हैं। फ्लैग पोस्ट के अकब में एक ब्लॉक की शक्ल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। इस विंग से हटकर एक शफाफ झील बनी हुई है जो बहुत वसी और गहरी है। पहाड़ी आबशारों का पानी उस झील में गिरता है और जुनूब की तरफ झील में से निकलकर बांसों की जंगल में एक नदी की शक्ल में बहता रहता है। हर ब्लॉक और विंग में लाउड स्पीकर नस्ब हैं जिन पर सेंट्रल कंट्रोल रूम से अहकामात सुनाए जाते हैं। हमारे एजेंट ने गंभीर आवाज में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हमारी इत्तला के मुताबिक यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के विंग के नीचे एक खुफिया तहखाने में हो रहा है जहां किसी गैर आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर का कोई जवान या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का कोई एहलकार भी उस जगह नहीं जा सकता। चंद एक साइंसदान ही यहाँ मुकम्मल राजदारी से काम करते हैं। सुबह के वक्त वो आम लिबास में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के एक खुफिया लिफ्ट से उस तहखाने वाली लेबोरेटरी में जाते हैं। शाम को फिर आम कपड़ों में वहां से निकलकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनके क्वार्टर भी उसी ट्रेनिंग सेंटर के एक विंग में ही बने हुए हैं। उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से ज्यादा देर बाहर रहने की भी इजाजत नहीं है। ये भारत के आला तरीन साइंसदान हैं जो इस काम को कौमी फरीजा समझ रहे हैं। उन्हें भारी तनख्वाह दी जाती है। इतनी सहूलतें मिलती हैं कि शायद भारत के सदर को भी न मिलती हों। फिर भी इंडियन इंटेलिजेंस के दो आदमी एक एक साइंसदान की हर वक्त निगरानी करते रहते हैं कि कोई उन्हें अगवा न करे या उन्हें किसी किस्म की साजिश में न उलझाए। हम खामोशी से अपने साधु एजेंट की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो कह रहा था इस तहखाने में किसी अजनबी का दाखिल होना नामुमकिन है। यहाँ सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि दाखिल होने से पहले साइंसदानों का पूरा एक्सरे किया जाता है। 1 साल की भरपूर और जबरदस्त कोशिश के बाद हमें सिर्फ इतनी ही खबर हो सकी है कि तहखाने में एटमी तजुर्बागाह है और यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि यहाँ एटमी हथियारों पर काम हो रहा हो। अब मैंने जबान खोली और पूछा, अगर तहखाने में यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है तो फिर पानी की भारी मिकदार का इस्तेमाल होता होगा। क्या आप हमें इतना बता सकते हैं कि इस पानी के निकास का क्या इंतजाम है? हमारे एजेंट ने अपनी लंबी दाढ़ी को बालों से सुलझाते हुए कहा, पानी एक बहुत बड़े पाइप के जरिए तहखाने में लाया जाता है और एक वैसे ही बड़े पाइप के जरिए ट्रेनिंग सेंटर के पास जो मसनूई झील बनी है उसमें डाल दिया जाता है। मैंने पूछा कि क्या ये पाइप झील के किनारे बाहर बना हुआ है? इसके जवाब में उसने बताया कि ये पाइप झील के अंदर ही उतार दिया गया है जिसमें से पानी अंदर ही अंदर पाइप से निकलकर इस झील में शामिल हो जाता है। अब मैंने उसे और अमजद को अपना कमांडो अटैक प्लान समझाना शुरू किया। ये प्लान उसी वक्त मेरे जहन में आया था और मुझे मेरे वसी तजुर्बे ने बता दिया था कि खुफिया एटमी तजुर्बागाह में दाखिल होने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं। मेरे प्लान को सुनकर जट्टाधारी एजेंट मेरा मुंह तकने लगा। अमजद खामोश था। उसने ज़हनी तौर पर मेरे तूफानी और बेहद खतरनाक प्लान को कबूल कर लिया था क्योंकि उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। जट्टाधारी एजेंट ने अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़ते हुए कहा, इस ऑपरेशन में तुम्हारे वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। मैंने कहा, हम जान बेचकर वतन अजीज की सलामती का सौदा करने के लिए आए हैं। बरादर अजीज, हम जिंदा वापस जाने की उम्मीद लेकर नहीं आए लेकिन वापस जरूर आएंगे। जट्टाधारी एजेंट ने एक तवील सांस भरा, फिर बोला, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मुझे बताओ कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने वो तमाम चीजें उसे अच्छी तरह से ज़बानी याद करवा दी जिनकी हमें इस कमांडो अटैक में अशद जरूरत थी। मैंने वो तमाम चीजें उसे अच्छी तरह से ज़बानी याद करवा दी जिनकी हमें इस कमांडो अटैक में अशद जरूरत थी। वो बोला, ये सारी चीजें यहाँ जमा करने में 2 दिन जरूर लग जाएंगे। इतनी देर तुम्हें इस जगह रहना होगा। दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह तुम कान से थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, वो भी बारी बारी। उसके बावजूद तुम्हें चौकस रहना होगा। ये मैं तुम्हारी सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहा हूँ। मैं कल सुबह तुम्हारे लिए खाने के लिए रोटी और अचार ले आऊँगा। पानी यहाँ कोने वाले टीन के ड्रम में भरा हुआ है। ये मैं रोज शाम को आकर भर जाया करता हूँ। अब मैं जाता हूँ, कल सुबह आऊँगा। वो चला गया। मैं और अमजद अपने प्लान पर गौर फिक्र करने लगे। मैंने उसे अपनी हिकमत अमली की तमाम जुज़ियात समझाती थी। वो मेरे साथ इस खतरनाक तरीन मिशन में कूद पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। हमारा मिशन इस कदर इंतहाई जुर्रतमंदाना और हलाकत खेज था कि उसमें कूद पड़ने वाली बात ही थी। या तो हम नहीं या सामने वाला नहीं। इस मिशन में ये बात नामुमकिन थी कि हम दोनों में से कोई एक तबाह बर्बाद ना हो। रात गुजर गई। सुबह हम बारी बारी कान से बाहर निकलकर थोड़ी देर ताज़ा हवा में रहे और फिर वापस आकर सुरंग के केबिन में बैठ गए। हमें केबिन में वापस आए आधा घंटा ही गुजरा था कि हमारा एजेंट आ गया।
उसके कांधे से एक बोगचा लटका हुआ था। उसमें से उसने हमें 2 रोटियां और अचार निकाल कर दिया। हमने मजे से खाया और भीड़ियां सुलगा कर पीने लगे। अब एजेंट ने हमें ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि वो हमारे लिए इंतहाई ताकतवर बमों का इंतजाम नहीं कर सकेगा। उसके वसाइल महदूद थे। मैं सोच में पड़ गया। मैंने उसे दरियाफ्त किया कि यहाँ आस पास बहरिया का कोई एमुनिशन डिपो मौजूद है। उसने कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा, पूना छावनी को जो सड़क जाती है उसकी नुक्कड़ पर बाएं जानिब जमीन दोज डंप है जहाँ 24 घंटे पहरा लगा रहता है। जहाँ जमीन के अंदर लंबे लंबे तहखाने हैं जहाँ असलहे की भारी मिकदार रखी गई है। यकीनन इस जगह इस किस्म के बम भी होंगे, मगर वहाँ जाएगा कौन? मैंने कहा, वहाँ मैं जाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ एक बार इस इलाके में किसी तरह चक्कर लगवा दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसकी वजह ये थी कि मैं खुद पेंसिल बम नहीं बना सकता था और तजुर्बे ने यह बात साबित कर दी थी कि तबाही फैलाने में इन बमों की कोई मिसाल नहीं थी। और ये जदीद तरीन बम थे जिनके बारे में मुझे यकीन था कि बहरिया के फौजी असलहा डिपो में जरूर मौजूद होंगे। वो बोला, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तुम्हें मेरी तरह एक मलंग साधु का रूप धारना होगा, मगर मैं एमुनिशन डिपो के गेट के आगे ही से तुम्हें गुजार सकूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी था। दोपहर के बाद मैं अपने जगटाधारी एजेंट के साथ कान की सुरंग से इस हालत में बाहर निकला कि मेरे सर पर लंबे उलझे हुए बालों वाली विग थी, चेहरे पर लंबी मसनूई दाढ़ी थी, जिस्म पर सिंदूर मला था और कमर के गिर्द सिवाय एक लंगोटी के और कुछ नहीं था। हम दोनों के हाथ में एक एक बांस था जिसमें घुंघरू बंधे थे। वो मुझे मुख्तसर रास्तों से गुजारता पूना छावनी की तरफ ले गया। हम एक नाले की चढ़ाई चढ़कर बाहर सड़क पर निकले तो सामने कांटेदार तार की दीवार जा रही थी। एजेंट ने बताया कि ये एमुनिशन डंप वाली ग्राउंड की दीवार है। मैंने देखा कि ग्राउंड में एक जानी बड़ी ऊंची ऊंची टीलानुमा कब्रें बनी हुई थीं। यही असलहे के जमीन दोज गोदाम थे। इलाका खाली खाली था। कुछ फासले पर नाले के ऊपर हमें दूर से एक फौजी पहरा देता दिखाई दिया। एजेंट ने मुझे इशारा किया और हमने बांस के घुंघरू बजाते हुए रक्स करना शुरू कर दिया। हम रक्स भी कर रहे थे और सीताराम का विर्द करते आगे भी बढ़ रहे थे। हम उसी तरह मज्जुबाना रक्स करते मरहट्टा फौजी के आगे से गुजर गए। खारदार तार बाएं तरफ मुड़ गई। हम भी उसी तरफ घूम गए। एजेंट ने सरगोशी की, आगे एमुनिशन डंप का दरवाजा है। हम रक्स करते हुए खारदार तार की दीवार के गेट पर आ गए, जहां 2 फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहे थे। मैंने पूरी अय्यारी और चौकसी से जायजा लेना शुरू कर दिया। इस खारदार गेट से अंदर की जानिब बहुत बड़ी कब्र के दामन में एक लोहे का दरवाजा लगा था जो बंद था। ये असलहे के जमीन दोज गोदाम का दरवाजा था। वहां भी 2 फौजी पहरे पर खड़े थे। वो हमें रक्स करते देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमने थोड़ी देर खारदार तारों वाले गेट के आगे धमाल डाली और फिर आगे चल दिए। ग्राउंड आंखों से ओझल हुई तो हमने रक्स करना बंद कर दिया। एजेंट मुझे मुख्तसर तरीन रास्तों में से गुजारता हुआ वापस कान के अंदर कैबिन में ले आया, जहां अमजद मौजूद था। एजेंट ने मुझसे मेरी राय पूछी। मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि बराह रास्त एमुनिशन डंप में दाखिल होना कमांडो अटैक से भी नामुमकिन है। मेरा असल मिशन ट्रेनिंग सेंटर की एटमी तजुर्बा गाह को तबाह करना था। अगर मैं अपनी सारी ताकत पेंसिल या टाइम बमों को हासिल करने में खर्च कर देता हूँ और जख्मी हो जाता हूँ या पकड़ लिया जाता हूँ, जिसका इम्कान बहुत था, तो मेरा मिशन अधूरा रह जाता। ये काम मुझे अकेले ही सरंजाम देना था। मैंने दूसरे रास्ते से ग्राउंड में दाखिल होकर गोदाम तक पहुंचने का फैसला कर लिया। एजेंट खामोश रहा। अमजद ने मेरे साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा, तुम्हें दूसरे मिशन पर मेरे साथ चलना होगा। ये काम मैं अकेला ही करूंगा। मैंने एजेंट से कहा कि मुझे एक खंजर या कमानीदार चाकू की जरूरत है जिसका फल वार करते पीछे को ना झुक जाए। वो बोला, मैं शाम को ले आऊंगा। मैं उसी रात फौजी असलहे के गोदाम पर अटैक करना चाहता था क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं 1 माह की छुट्टियां लेकर दिल्ली से कश्मीर आया था। मुझे 1 माह के अंदर अंदर अपना मिशन मुकम्मल करके वापस कश्मीर और वहां से दिल्ली पहुंचना था। शाम को एजेंट ने मुझे एक चाकू ला कर दे दिया जो मेरी मंशा के ऐन मुताबिक था। कमांडोज इसी किस्म का चाकू इस्तेमाल किया करते थे। मैंने अपने एजेंट से कुछ और चीजें भी मंगवाई थी जिनकी मुझे साइड मिशन के लिए जरूरत थी। चुनाचे मैंने काले रंग की तंग पतलून और बनियान पहनी, अपनी गर्दन, चेहरे और बाजुओं पर स्याही मली, पाँव में काले रंग के रबड़ के जूते पहने, कमर में चमड़े का एक थैला बांधा, चाकू पतलून की अकबी जेब में रखा और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। ये सारा काम मैं अल्लाह के भरोसे पर कर रहा था। दिल में दुश्मन का पेट चीर कर अंदर उतर जाने का जज्बा मौजज़म था। मैं एक तजुर्बाकार सीमाब शफत कमांडो भी था जो अंधेरी रात में दुश्मन पर गालिबाना जानता था। मुझे ये भी मालूम था कि एक आम सिपाही खा कितना ही तरबियत याफ्ता क्यों न हो, वो एक कमांडो की तबाहकुन
ट्रेनिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इन सब बातों से बढ़कर मेरे अंदर इस्लाम के शेर दिल मुजाहिदों की रूह जैसे हुलूल कर गई थी, और ये सोचकर मेरे जिस्म का रेशा रेशा फड़कने लगा था कि मैं ये सब कुछ पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती और सरबुलंदी के लिए कर रहा हूँ। ठीक 12 बजे रात मैं अकेला ही कान के झुके हुए दरवाजे से निकलकर नशेबी ढलानों को पार करता हुआ छावनी की तरफ रवाना हो गया। इंतहाई मुख्तसर रास्ते से गुजरते हुए अंधेरे वीरान इलाके को पार करने के बाद मैं नाले में गिर गया। नाले की चढ़ाई चढ़कर दूसरे किनारे पर आया तो सामने एमुनिशन डंप की खारदार दीवार थी। मैं वहीं बैठ गया। दाएं बाएं देखा, कोई 60 कदम के फासले पर खारदार तार के खंबे के ऊपर एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी मुझ तक आते आते बहुत कमजोर हो गई थी। बाएं जानिब से मुझे फौजी बूटों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से नाले की ढलान पर उगी झाड़ियों में छुप गया। शाह रात के सीने में अनगिनत खदशात और खतरात छुपे हुए थे। मैं ढलान की एक खुश्क कांटेदार झाड़ी की ओट में छुपा उस गार्ड को देख रहा था, जो अभी ऊपर वाली कच्ची पगडंडी से गुजरकर एमुनिशन डंप के खारदार गेट के करीब जाकर रुक गया था। दूसरी जानिब से एक और फौजी गार्ड नमूदार हुआ। दोनों ने आपस में कुछ बातें की जो मैं ना सुन सका। दूसरा गार्ड वापस मेरी तरफ कुचलने लगा। मैं झाड़ी के पीछे और ज्यादा सिमट गया। मेरे हाथ में सिर्फ चाकू था। वो मुझसे 10 कदम के फासले पर आकर रुक गया। ऊंची खारदार बाड़ को ऊपर से नीचे तक देखा। बाड़ के ऊपर दूर कोने में जो बल्ब रोशन था, उसकी रोशनी जहां तक बहुत कम आ रही थी। ये क्या कर रहा है? मेरे दिल में वसवसे पैदा होने लगे। यकीन नहीं आता था कि उसे मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया हो। वो अभी तक अपनी जगह पर रुका हुआ था। स्टेन गन उसके कांधे पर स्लिंग के साथ लटक रही थी और उसका सीधा हाथ स्टेन गन के ऊपर था। वो टहलता टहलता मेरे करीब से गुजरने लगा। मैंने सर नीचे करके अपना सांस रोक लिया। अब दाएं जानिब से एक और फौजी आता नजर आया। या अल्लाह खैर, ये आज स्पेशल गश्त कैसे शुरू हो गई? मेरा असल मिशन अभी दूर था। इस एमुनिशन डिपो से मैं पेंसिल बम चुराने आया था। तीसरे गार्ड ने भी अपने साथी से कोई बात की। मुझे उसकी सिर्फ आवाज ही सुनाई थी। अब उन्होंने नाले के साथ वाली खारदार दीवार के साथ बाकायदा राउंड लगाना शुरू कर दिया। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी। इन हालात में मेरे लिए एमुनिशन डिपो के अंदर जाकर मतलूबा अशिया चुराना आसान काम नहीं रहा था। वैसे भी इसमें हर कदम पर जान जाने का अंदेशा था, मगर मैं भी जान हथेली पर रख कर निकल आया था। मैं बिल्कुल साकित होकर झाड़ी के पीछे अंधेरे में जमीन के साथ लगा रहा और उन तीनों फौजियों का मुशाहिदा करने लगा। वो तीनों राउंड लगा रहे थे। मुझे शक हुआ कि हो सकता है किसी ने मुखबरी कर दी हो, मगर मेरी मुखबरी करने वाला कौन हो सकता था? अगर ऐसी बात होती तो जहां फौज की पूरी प्लाटून धावा बोल देती और मैं फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। क्या करूं क्या ना करूं? आखिर मैंने अपने एक्शन को अगली रात के लिए मुलतवी कर दिया और वापस जाने का फैसला कर लिया। दोनों गार्ड जब आमने सामने से आते हुए मेरे करीब से मुखालिफ समतों को निकल गए तो मौका देखकर मैंने नशेब में लेटे लेटे अपना रुख पीछे की तरफ कर लिया। केकड़े की तरह ढलान में रेंगते हुए खुश्क नाले में उतर गया, जहां 10 सेकंड तक दम साधे पड़ा रहा। फिर एमुनिशन डंप की तरफ निगाह डाली। दोनों फौजी गार्ड्स खारदार दीवार की नुक्कड़ तक पहुंचकर रुक गए थे। मैं घुटनों के बल चलता नाले के दूसरे किनारे पर चढ़ गया और वहां उगी हुई जंगली झाड़ियों की ओट लेता उस उजड़ी हुई कान वाले तहखाने की तरफ तेज तेज चलने लगा, जहां मेरे दोनों साथी छुपे हुए थे। अंधेरी रात खामोश थी। एमुनिशन डंप पीछे रह गया था। मेरे सामने कान के ऊंचे तोदे का खाका सितारों भरे आसमान के पस मंजर में उभर आया था। मैं एक गड्ढे के करीब से निकला ही था कि अचानक रोशनी का एक जबरदस्त झमाका हुआ और मेरे सामने कान का तोदा रोशनी में नहा गया। साथ ही सीटियों की आवाज के साथ फायर की आवाज बुलंद हुई और तड़ातड़ मशीन गन की गोलियों के धमाके गूंज उठे। मैं एक सेकंड के लिए बौखला सा गया। मैंने बगैर कुछ जाने बूझे गड्ढे में छलांग लगा दी। मेरे पांव टखनों तक कीचड़ में धंस गए थे। 1 मिनट के लिए मैं वहीं सांस रोके पड़ा रहा। गोलियां धड़ाधड़ चल रही थी। फिर फायरिंग रुक गई। फौजियों की आवाजें आ रही थी। मैंने गड्ढे में से सर निकाल कर देखा। कान का तोदा मुझसे अगरचे दूर था, मगर उस पर सर्च लाइट की तेज रोशनी पड़ रही थी। ये लाइट एक फौजी जीप में लगी हुई थी। मुझे वहां 4-5 जीपें दिखाई दी, जिनमें से फौजी उतर उतर कर कान के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं था कि मिलिट्री पुलिस को कान के अंदर गैर मुल्की एजेंटों की मौजूदगी की खबर हो गई थी और फौज ने छापा मार दिया था। मुझे अपने दोनों साथियों की फिक्र लग गई। मेरी आंखें कान के अंदर जो तंग रास्ता जाता था उस पर लगी थी, जहां काफी रोशनी थी। बाहर 6-7 फौजी स्टेन गन्ने ताने एक्शन के लिए तैयार खड़े थे। फिर मैंने देखा कि गार में से मेरा एक साथी इस तरह बाहर निकला कि उसके दोनों हाथ ऊपर को उठे हुए थे। ये हमारा भिंडी बाजार वाला एजेंट नहीं था, ये मेरा दूसरा साथी था।
इसका मतलब था कि भिंडी बाजार वाला अपना एजेंट या तो वहां मौजूद नहीं था या अंदर उसे गोली से उड़ा दिया गया होगा। लेकिन फौजी या पुलिस वाले जब किसी गैर मुल्की एजेंट को पकड़ने के लिए छापा मारते हैं तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसके दूसरे एजेंट साथियों के बारे में पूछगिछ की जा सके। ऐन मुमकिन था कि हमारा भिंडी बाजार वाला साथी वहां से पहले ही जा चुका हो, मगर दूसरे साथी का पकड़ा जाना भी हमारे लिए इंतहाई हलाकत खेज साबित हो सकता था। मेरी पोजीशन बेहद खतरात में घिर चुकी थी। अगर हमारा दूसरा साथी जो जिंदा था मिलिट्री पुलिस के तशद्दुद से घबरा कर मुंह खोल देता है तो मैं भी बच नहीं सकता था। मेरी नजरें अपने नौजवान साथी पर जमी थी। दो फौजी स्टेन गन्ने ताने उसके पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे देखते ही देखते बिजली की चमक के साथ मेरे साथी ने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। इससे पहले कि वो कुछ करता एक गोली चली, धमाका हुआ और दूसरे लम्हे मेरा साथी जमीन पर ढेर हो चुका था। फौजी उसकी तरफ दौड़े मगर वो मर चुका था। उसने अपने दिफा के लिए वही किया जो वो कर सकता था, मगर मैं अभी तक गैर महफूज था। मिलिट्री पुलिस इलाके की छानबीन करती उस गड्ढे तक भी पहुंच सकती थी जिसमें मैं छुपा हुआ था। मेरा हुलिया ये था कि सर मुंडा हुआ था, चेहरे पर एक्शन पर जाने वाले कमांडोज की तरह हल्की हल्की स्याही मली हुई थी। चाकू जेब में था। मैंने गहरे सुरमई रंग की पतलून और उसी रंग की बुशर्ट पहन रखी थी। पाँव में रबड़ के नसवारी जूते थे। गले में वो थैला लटक रहा था जिसमें मुझे एमुनिशन डंप से पेंसिल बम निकाल कर लाने थे। फौजियों में एजेंट के पिस्तौल निकालने से अफरा तफरी सी मच गई थी। मैं थोड़ा सा सर बाहर निकाले उनका जायजा ले रहा था। अब मेरा वहां रहना ठीक नहीं था। जो लोग किसी भी वक्त उधर आ सकते थे। फौजी जीप में जो ताकतवर सर्च लाइट लगी थी उसकी रोशनी का अक्स मेरे इर्द गिर्द भी फैला हुआ था। ऐसी हालत में मैं अगर गड्ढे से निकल कर भागता तो देखा जा सकता था। फौजियों ने नौजवान एजेंट की लाश को घसीट कर जीप में डाला। एक फौजी अफसर पिस्तौल हाथ में लिए कुछ ऑर्डर देने लगा। वार के अंदर गए हुए दूसरे फौजी भी बाहर निकल आए। वो अंदर से एक ही गठरी साथ लाए थे। इस गठरी में सिवाय मेरे धोती कुर्ते और खाने पीने के 3 डब्बों के और कुछ नहीं था। हमने तहखाने में कोई ऐसी चीज नहीं रखी हुई थी जिससे हमारा कोई सुराग लग सके। जीप की सर्च लाइट बुझा दी गई थी। उसके साथ ही वहां अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में फौजी जीपें स्टार्ट हुई और मैंने उनके सायों को सामने वाली टूटी फूटी सड़क की तरफ जाते देखा। मेरा ख्याल था कि वहां कोई फौजी नहीं रहेगा, लेकिन मैंने सितारों की धीमी धीमी रोशनी में देखा कि एक फौजी जीप कान की सुरंग की एक जानिब अभी तक खड़ी थी और 2 फौजी सुरंग के मुंह पर यूं खड़े हो गए जैसे पहरा दे रहे हों। खतरा अभी तक दूर नहीं हुआ था, लेकिन मेरा वहां रुके रहना अब किसी हालत में भी मुनासिब नहीं था। मैं आहिस्ता से गड्ढे से बाहर निकला और जमीन पर रेंगते हुए मुखालिफ समत को चल पड़ा। मेरे सामने एक ऊंचा नीचा वीरान मैदान था। दूर किसी सड़क की बत्तियां झिलमिला रही थी। जमीन पथरीली शुरू हो गई। मैं कोई 100 कदम तक रेंगने के बाद उठकर बैठ गया। घूमकर पीछे की जानिब देखा। अब सिर्फ कान के तोदे का तारीख खाका ही नजर आ रहा था। मैं उठा और तेज तेज कदम चलने लगा। मुझे अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं था। रात काफी गुजर गई थी। चारों तरफ सन्नाटा और तारीकी छाई हुई थी। दूर शायद किसी कारखाने से ऐसी आवाज वक्फे वक्फे से आ रही थी जैसे वहां कोई शय को भारी हथौड़े से कूटा जा रहा हो। फिर मुझे रेल की सीटी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज काफी फासले से आई थी। पूना स्टेशन जहां से काफी दूर था। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाना चाहता था। सबसे पहले मुझे पानी की जरूरत थी कि मैं अपने चेहरे पर मली हुई आरजी स्याही को साफ कर सकूं। ये स्याही ऐसी होती है कि पानी और कपड़े की मदद से आसानी से साफ की जा सकती है। वहां पानी कहीं नजर नहीं आता था। मैंने उस सड़क की तरफ चलना शुरू कर दिया जिसकी रोशनियां दूर से नजर आ रही थी। आगे खेत शुरू हो गए जहां मुझे पानी मिलने की तवक्को थी, मगर खेत खुश्क थे और खेतों के साथ जो नाला जा रहा था वो भी सूखा था। खेतों में फसल पककर तैयार थी। खुदा जाने ये किस चीज के खेत थे। फसल की आड़ लेता मैं एक जगह दरख्तों में आया तो वहां अंधेरे में छोटे से तालाब का पानी चमक रहा था। जब मैंने यकीन कर लिया कि वहां और कोई नहीं है तो तालाब की सीढ़ियां उतर कर पानी की सतह के पास पत्थर के जीने पर बैठ गया। भारत के सूबे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल वगैरह में इस किस्म के तालाब गांव के बाहर बने होते हैं जहां ढोर डंगर पानी पीते हैं। औरतें कपड़े धोती हैं और घरों में इस्तेमाल करने के लिए पानी यहीं से भर कर ले जाती हैं। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर पानी में भिगोया और उसे चेहरे पर रगड़ने लगा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि चेहरे की स्याही काफी हद तक दूर हो चुकी है तो मैंने रुमाल को अपने चमड़े के थैले में डाल लिया और उठकर दरख्तों के नीचे आ गया।
जब मुझे तसल्ली हो गई कि चेहरे की स्याही काफी हद तक दूर हो चुकी है तो मैंने रुमाल को अपने चमड़े के थैले में डाल लिया और उठकर दरख्तों के नीचे आ गया, जहां थैले को एक गड्ढे में फेंक कर ऊपर घास फूस डाली और आगे चल दिया। उस वक्त मेरा टारगेट शहर का भिंडी बाजार था, जहां पहुंचकर मुझे सबसे पहले अपने वहां के एजेंट साथी की खैर आफियत दरियाफ्त करनी थी और उससे मिलकर कोई नई हिकमत अमली वज़ा करनी थी। उसकी जिंदगी के बारे में पूरा यकीन नहीं था क्योंकि मैं उसे अपने मिशन पर रवाना होने से पहले तहखाने में ही छोड़कर गया था। मुमकिन था उसने तहखाने में खुद को गोली मार ली, ये भी मुमकिन था कि वो किसी वजह से वहां से पहले ही निकल चुका हो। इस ज़मीन में सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। मेरा भिंडी बाजार जाना जरूरी था मगर उसमें भी बेहद एहतियात की जरूरत थी। मैंने चलते चलते अपने पतलून की पिछली पॉकेट में हाथ डाला। मेरी जेब में कुछ करेंसी नोट थे। ये 6-7 नोट थे। अंधेरे में उस पर लिखे हुए हिंदी और अंग्रेजी के हुरूफ न पढ़ सका। साइज ही से मालूम कर लिया कि ये 10-10 के नोट थे। मैंने उन्हें वापस जेब में ठूस लिया। चाकू मेरी पतलून की दूसरी अकबी पॉकेट में था। ये चाकू मैं अपने पास ही रखना चाहता था। सड़क की बत्तियां रोशन थी। मैं एक खेत के किनारे बैठ गया। सोचने लगा कि मुझे इस वक्त पूना रेलवे स्टेशन पर जाना चाहिए या नहीं। दिन की रोशनी में वैसे भी हम लोगों के लिए तरह तरह के खतरात मंडलाते रहते हैं और उस लम्हे जबकि मिलिट्री पुलिस ने रात को छापा मारकर गैर मुल्की जासूस को बरामद किया था, खतरात मजीद बढ़ गए थे। मैं कोई 5-7 मिनट खेत के किनारे अंधेरे में बैठा गौर करता रहा। आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे रातों रात इस शहर से निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए और निस्बतन महफूज तरीका रेल का सफर ही था क्योंकि रेलगाड़ी में बसों और गाड़ियों के मुकाबले में ज्यादा हुजूम होता है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और खेतों से निकलकर सड़क पर आ गया। ये पक्की सड़क थी। 2 रोया बिजली के खंभों पर बल्ब रोशन थे। मैंने अपना रुख पूना शहर की तरफ कर लिया। एक ट्रक पीछे से आकर निकल गया। मैं सड़क से हटकर चल रहा था। खंबे की रोशनी में आकर मैंने अपने हाथों को देखा। मेरे हाथों पर हल्की हल्की स्याही अभी तक बाकी थी। आंखें टेढ़ी करके चेहरे को भी देखने की कोशिश की। चेहरे पर भी मुझे फीकी फीकी स्याही दिखाई दी। यूं मैं अपने लिबास और मध्यम स्याही के धब्बों की वजह से किसी कारखाने का मजदूर लग रहा था। ये बात मेरे हक में अच्छी थी। मैं किसी के पूछने पर यह कह सकता था कि कारखाने से रात की शिफ्ट लगाकर आ रहा हूँ। आसमान पर सितारों को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि रात के 2 या 2:30 बजे होंगे। रात की शिफ्ट आम तौर पर कारखानों में 4 बजे खत्म होती थी। मैं चलता गया। मेरा यूं पैदल चलना ठीक नहीं था। गश्त करती पुलिस मुझसे पूछ सकती थी कि मैं किस कारखाने में काम करता हूँ। मसला पैदा हो सकता था। जरूरी महसूस हुआ कि किसी ट्रक या गाड़ी में लिफ्ट ली जाए। गाड़ी अभी तक कोई नहीं गुजरी थी। एक ट्रक आता दिखाई दिया मगर ट्रक रुके बगैर आगे निकल गया। मुझे अफसोस भी हुआ और खुशी भी। मैं किसी भी किस्म के सवाल जवाब से बचना चाहता था। मुमकिन था ट्रक में कोई पुलिस वाला ही बैठा हुआ होता। इन्हीं ख्यालात में उलझा मैं सड़क पर शहर की जानिब चला जा रहा था। सड़क पर दूर मुझे वही ट्रक खड़ा नजर आया जो थोड़ी देर पहले मेरे करीब से गुजरा था। मैं रुका। मुझे पुलिस के 2 सिपाही नजर आए थे। जरूर यहाँ कोई चेक पोस्ट है। ये वही इलाका था जहाँ मिलिट्री पुलिस ने गैर मुल्की एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था। अगरचे वहाँ मिलिट्री पुलिस का कोई सिपाही नहीं था क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस की मखसूस ऊंची दीवार की पगड़ियां मैंने दूर ही से देख ली थी। सिविल पुलिस भी मेरे लिए जबरदस्त परेशानियां पैदा कर सकती थी। मैं वहीं से उल्टे पांव वापस पड़ गया। अब मैं सड़क से उतरकर पीछे की तरफ चलने लगा। मैं अपने और पुलिस की चेकिंग पोस्ट के दरमियान काफी फासला डाल देना चाहता था। काफी दूर चलने के बाद मैंने सड़क उबूर की और दूसरी तरफ जो मैदान और दरख्त थे उस जानिब रवाना हो गया। मैं सड़क की दूसरी जानिब से रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। दूर किसी कोठी में से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मेरा रुख शहर की जानिब था। उसकी रोशनियां अब करीब आ रही थी। मैदानों, खेतों और एक खेल के ग्राउंड को पार करने के बाद मैं शहर की एक पक्की और सुनसान सड़क पर आ गया जहां काफी रोशनी थी। सड़क के पार ऊंची ऊंची इमारतों में रोशनियां बुझी हुई थी। सड़क पर थोड़े थोड़े फासले पर मरकरी लाइट्स रोशन थी। मुझे रक्षे की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। शहर की ऊंची इमारतों की तरफ से एक रक्षा चला रहा था। उसकी बत्ती रोशन थी। मैंने हाथ दे दिया। वो रुक गया। रक्षा खाली था। मैं उसमें बैठ गया और ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने को कहा। रक्षे वाले ने रक्षे को वहीं से घुमा दिया और खाली सड़कों पर रक्षे को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। रक्षे का शोर इतना था कि मैं ड्राइवर से बंबई जाने वाली गाड़ी के बारे में नहीं पूछ सकता था। रक्षा कई सड़कों से होता हुआ कोई 15 मिनट के बाद पूना स्टेशन की जगमगाती हुई आलीशान इमारत के पोर्च में जाकर रुक गया। स्टेशन पर वो रश नहीं था जो दिन के वक्त देखने में आता था। फिर भी कुछ मुसाफिर स्टेशन से निकल रहे थे और कुछ अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं रक्षे से उतरकर सीधा उस जंगले की तरफ गया जहाँ टिकट देने वाली खिड़कियां बनी हुई थी। ये शीशे की खिड़कियां थी। ऊपर मराठी और अंग्रेजी में टिकट विंडोज लिखा था। वहाँ कोई रश नहीं था।
मैं जंगले के पास जाकर रुक गया। मुझे एक काला बूढ़ा आदमी नजर आया जिसने गले में पान बीड़ी का छोटा सा छाबा लटका रखा था। मैंने जेब से करेंसी नोट निकाल कर गिने। ये वाकई 10-10 के 7 नोट थे। मैंने पान बीड़ी वाले बूढ़े से एक बंडल बीड़ी का खरीदा। मैं अपने आप को मिल मजदूर ही जाहिर करना चाहता था। मैंने उसे पूछा कि बम्बई की तरफ गाड़ी कब जाती है। उसने रेज़गाड़ी गिनकर मेरे हवाले की और कहा, बाबू बम्बई वाली गाड़ी तो सुबह चली गई, अब सुबह 6 बजे अमरेली से गाड़ी आएगी, उसमें बैठकर बम्बई चले जाना। ये एक नया मसला मेरे सामने आ गया था। मुझे कम से कम 4 घंटे रेलवे स्टेशन पर गुजारने थे। इस दौरान मैंने 2 सिविल पुलिस के सिपाहियों और एक मिलिट्री पुलिस के बावर्ती जवान को देख लिया था जो प्लेटफॉर्म वाले गेट के पास खड़े थे। ये मेरे लिए 3 बलाएं थी। मैं 3rd क्लास वाली खिड़की के पास आ गया। बम्बई का 3rd क्लास का एक टिकट लेकर जेब में डाला। वहीं खड़े खड़े मजदूरों की तरह बीड़ी सुलगाकर बुझी हुई तीली का दूसरा सिरा कान में डालकर घुमाया और बज़ाहिर मजे से बीड़ी के कश लगाता मुसाफिर खाने की तरफ चल पड़ा। मुसाफिर खाने में औरतें, बच्चे और मर्द पड़े सो रहे थे। जो जाग रहे थे वो टोलियों की शक्ल में बैठे बीड़ी सिगरेट पी रहे थे। मैं भी खामोशी से एक तरफ फर्श पर आहनी छत के गार्डर से टेक लगाकर बैठ गया। मैं मुसाफिरों की एक टोली की ओट में था, मगर उनके सरों के ऊपर से कुछ फासले पर गेट के बाहर खड़े सिपाहियों को देख सकता था। किसी ना किसी तरह मैंने सुबह के 6 बजा ही दिए। रात भर का जागा हुआ था। मुसाफिर खाने में बैठे बैठे कई बार ऊँघा मगर होशियार हो जाता। गाड़ी में बड़ा रश था। मैं ऐसा ही चाहता था। इस रश में घुसकर बैठ गया। ट्रेन चली तो खुदा का शुक्र अदा किया। पैसेंजर ट्रेन पूना से बम्बई 2.25 घंटे में पहुंची। मैं पहले डिब्बे में ऊँघता रहा, फिर अचानक मौका देखकर सो गया। आंख उस वक्त खुली जब ट्रेन बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर रुकी हुई थी और अक्सर मुसाफिर डिब्बे से निकल गए थे। मैं आंखें मलता हुआ उठा और ट्रेन से निकलकर सीधा दूसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में घुस गया। बाथरूम में जाकर सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखी। मेरा चेहरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। जरूरत से ज्यादा स्याही फैली हुई थी। मैंने वहीं साबुन से अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर तौलिए से चेहरे और बाजुओं को साफ किया। प्लेटफॉर्म पर आकर चाय के साथ मक्खन लगे बन का नाश्ता किया। बीड़ी सुलगाई और माहौल का जायजा लेने लगा। स्टेशन पर बहुत रौनक थी। इनमें पुलिस के आदमी भी थे। मैं बज़ाहिर बेनियाजी से चलता 3rd क्लास के गेट पर टिकट दिखाकर बाहर निकल गया। जब तक मैं रेलवे स्टेशन की इमारतों से निकलकर लेमिंगटन रोड पर नहीं पहुंचा, यही धड़का लगा रहा कि अभी पीछे से आकर कोई ना कोई मुझे दबोच लेगा। अब मसला अपने एजेंट से मिलने या उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए भिंडी बाजार जाने का था। अगर वो जिंदा था तो वही मुझे आगे गाइड कर सकता था, और अगर मर चुका था तो फिर मुझे वहीं से वापस श्रीनगर रवाना होना था। एक मुश्किल ये भी थी कि मेरा ब्रीफकेस, जिसमें मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड और दूसरे जरूरी मगर बेजरर कागजात और डायरी वगैरह रखी थी, वो भी उस भिंडी बाजार वाले एजेंट के पास ही था। उसमें मेरे 600 के करीब रुपए भी थे। ये मेरा श्रीनगर जाने के लिए हवाई जहाज का किराया था। मुझे बार बार अपने साथी एजेंट, खूबसूरत कश्मीरी नौजवान का ख्याल आ रहा था जो पाकिस्तान की हुर्मत पर कुर्बान हो गया था। मैंने सोच लिया था कि श्रीनगर पहुंचकर बहादुर कश्मीरी नौजवान के घर हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं उसके घर वालों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। यही सोचते मैं लेमिंगटन रोड पर सिनेमा के पास पहुंचकर रुक गया। मैंने पैदल फुटपाथ पर काफी फासला तय कर लिया था। बम्बई में सुबह के 8:30 बज चुके थे। सड़कों पर दिन निकलते ही रश हो गया था। मेरा भिंडी बाजार अपने एजेंट की दुकान पर जाना बहुत जरूरी था। इसमें खतरा भी था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुखबरी किसने की है। ये भी हो सकता था कि मिलिट्री पुलिस ने पहले अपने भिंडी बाजार वाले एजेंट की दुकान पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया हो और उसके बाद उसी के बताने पर कान की सुरंग में हल्ला बोल दिया हो। ऐसी सूरत में यकीनी बात थी कि भिंडी बाजार में अपने एजेंट की दुकान के बाहर CID के आदमी सफेद कपड़ों में छुपकर निगरानी कर रहे होंगे। इन तमाम खदशात को जहन में रखकर मैं रक्शे में सवार हुआ और भिंडी बाजार के नाके पर उतर गया। पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मेरी शक्ल से वाकिफ नहीं थे। हाँ, अगर इंटेलिजेंस वालों ने अपने उधेड़ उम्र एजेंट को पकड़ रखा है तो वो मेरी निशानदही कर सकता था। चुनाचे मैं बेहद मोहतात होकर भिंडी बाजार में दाखिल हो गया। बाजार की अक्सर दुकानें बंद थीं। सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट, सब्जी, बेकरी या बार वालों की दुकानें ही खुली थी। बम्बई में चाय की दुकानों या छोटे छोटे चाय खानों को बार कहते हैं और जो लड़के दुकानों पर चाय के गिलास लेकर जाते हैं उन्हें बार वाला कहा जाता है। कपड़े और अनाज और दूसरी मसनूआत की थोक और परचून की दुकानें अभी तक बंद थी। एक गली के नुक्कड़ पर रेडी वाला नारियल का पानी बेच रहा था। मैं वहां रुककर पानी पीने लगा। मेरी नजरें वहां से तकरीबन 150 कदम के फासले पर अपने एजेंट की दुकान पर थीं जो बंद थी। मुमकिन है वो भी दुकान देर से खोलता हो। दुकान के बाजू में वो गली जाती थी जिसमें हमारे एजेंट का वो छोटा सा गोदाम था जहां मैंने एक रात बसर की थी और जहां मेरा ब्रीफकेस और ठंडी कमीज, पतलून और चमड़े के जूते पड़े थे। मैंने बाजार का चारों तरफ से
गौर से जायजा लिया। बज़ाहिर मुझे वहाँ कोई ऐसा आदमी दिखाई न दिया जिस पर शक हो सकता। इंटेलिजेंस के आदमी को मेरी आंखें 90% कामयाबी से पहचान लेती थी। जिस तरह हमारा उनकी निगाहों से छुपना मुश्किल था, इस तरह वो भी हमसे छुप नहीं सकते थे। फिर भी मुझसे गलती हो सकती थी। मैं गली में जाने से पहले अपनी पूरी तसल्ली करना चाहता था। मैं बड़े आराम से पानी पी रहा था जब मेरे दिल ने मुझे यकीन दिला दिया कि वहाँ कोई मशकूक आदमी नहीं है और मुझे अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने रेडी वाले को पैसे दिए, बीड़ी सुलगाई और मजे से कश लगाता सड़क पर चल पड़ा। रुख एजेंट की दुकान की तरफ था जो सड़क की दूसरी जानिब थी। इस दुकान के सामने पहुंचकर मैंने जानबूझकर सुलगती हुई बीड़ी नीचे गिरा दी। उसे उठाने के लिए रुका, झुककर बीड़ी को सड़क पर से उठाया, उसे फूंक मारी और फिर सर को झटक कर उसे दोबारा सड़क पर फेंक दिया। इतने अरसे में मैंने गली को देख लिया था कि वो बिल्कुल खाली है। ये गली एजेंट की दुकान के बाजू में थी और जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, आगे जाकर बंद हो जाती थी। इस गली में कारोबारी लोगों के 4-6 गोदाम ही थे जिन पर ताला पड़ा हुआ था। एजेंट की दुकान बंद थी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ सड़क पार की और गली में दाखिल हो गया। अपने एजेंट के गोदाम पर भी ताला पड़ा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे पांव बोचल हो गए हों। मुझे यहाँ से वापस जाना था। मुमकिन है बाहर इंटेलिजेंस के लोग जेबों में पिस्तौल छुपाए मेरा इंतजार कर रहे हों और सड़क पर आते ही दबोच लिया जाऊं। मैं अपने एजेंट के गोदाम के पास जाने की बजाय सामने वाले गोदाम के बंद दरवाजे पर आकर रुक गया। ताले को गौर से देखा। मैं ये जाहिर करना चाहता था कि मैं एजेंट नहीं हूँ बल्कि किसी दूसरे सेठ के गोदाम को देखने आया हूँ। फिर पलटकर गली के सिरे पर नजर डाली। गली बिल्कुल खाली थी। बाजार में लोग आ जा रहे थे। मैंने पहला काम ये किया कि चाकू अकबी पॉकेट से निकालकर पहलू वाली जेब में रख लिया। मैं सिर्फ एक एजेंट ही नहीं था, कमांडो भी था और कमांडो दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मारकर मरता है। कमांडो को जेर करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। मुझे बाजार की जानिब से एक आदमी मुंह सर सफेद चादर में लपेटे गली में दाखिल होता नजर आया। मैंने अपना मुंह दूसरे मुकफ्फल गोदाम की तरफ कर लिया और जब वो आदमी मेरे पीछे आन पहुंचा तो पलट कर पूछा, सेठ का गोदाम कब खुलेगा? अब मैंने उस आदमी को पहचान लिया। वो हमारा उधेड़ उम्र एजेंट था जिसने मुझे और मेरे शहीद कश्मीरी साथी को शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले मिशन की तरफ पूना रवाना किया था। उसने गोदाम का ताला खोलते हुए कहा, तुम्हें अभी इधर नहीं आना चाहिए था, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ ही गोदाम में दाखिल हो गया। उसने दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई और चादर चेहरे से उतार कर कंधे पर डालते हुए बोला, हालात खराब हो गए हैं। मुखबर पूना में था जिसने मुखबरी की और छापा डलवाया। मैं हैरान हूं कि तुम कैसे बच गए। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैंने अपने एजेंट को शुरू से आखिर तक मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी बयान कर दी और मुझे कोठरी में ले गया। वहां मेरा ब्रीफकेस और कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उन्हें महफूज जगह पहुंचा दिया गया है। फिर कहने लगा, हमारा पूना वाला आदमी वहीं सुरंग में गोली लगने से मर गया था और तुम्हारे कश्मीरी साथी ने बड़ी अक्लमंदी और बरवक्त होशियारी से काम लेते हुए खुदकुशी कर ली। मैं उसे सलाम करता हूँ। अगरचे मेरा पूना वाले आदमी से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं था, हम एक दूसरे से यहाँ कभी नहीं मिले थे, फिर भी खतरा है कि मेरी दुकान की निगरानी न की जा रही हो। अब तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ से अभी बाहर मत निकलना। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैंने उसे बताया कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बज़ाहिर मुझे कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया। वो चारपाई पर बैठ गया। मैं लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने उसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी और बोला, ये फैसला तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें इस बारे में गाइड नहीं कर सकता। तुम्हें पीछे अपने बॉस से राब्ता कायम करना होगा। उसने बिल्कुल सही मशवरा दिया था। मैंने उसे पूछा कि मुझे वायरलेस सेट की सहूलत मिल सकती है, जिस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी कोई सहूलत मुहैया नहीं कर सकता, बल्कि मैं चाहूंगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए भी बाइस खतरा है। मैं वापस श्रीनगर ही जा सकता था। मैंने उससे अपना ब्रीफकेस और कपड़े मांगे। गोदाम के कोने में बड़ा काठ कबाड़ पड़ा था। उसने मुझे एक खाली खोखे में से मेरा ब्रीफकेस और पतलून वगैरह निकाल कर दे दी। मैंने वहीं अपना लिबास तब्दील किया। मध्यम बल्ब की रोशनी में ब्रीफकेस में से 400 रुपए निकाल कर उसे दिए और कहा कि मुझे बंबई से श्रीनगर का हवाई टिकट ला दे। पैसे लेकर उसने जेब में रख ली और मुझे कोठरी में खामोशी से पड़े रहने की हिदायत करके चला गया। कोई 3 घंटे बाद वापस आया। उसने मुझे हवाई जहाज का टिकट दिया और कहा कि फ्लाइट 1:15 पर जाएगी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। कपड़े वगैरह पहनकर मैं बिल्कुल तैयार हो गया। वो बाहर गली में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, अब तुम निकल सकते हो। मैंने ब्रीफकेस उठाया और खामोशी से गोदाम से निकलकर गली में से गुजरता बाहर बाजार में आ गया। वहां से रिक्शा पकड़ा और 2-3 बाजारों में से गुजरने के बाद रिक्शा छोड़ दिया। फिर एक टैक्सी पकड़ी और उससे कहा कि जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट चलो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। टैक्सी वाले ने 20 मिनट में मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। ब्रीफकेस की रस्मी चेकिंग के बाद मैं लाउंज में आकर बैठ गया। अब मैं बड़ा उम्दा सिगरेट पी रहा था। निगाहें मुसलसल इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। खतरे की ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी। ठीक वक्त पर जहाज सांता क्रूज के एयरपोर्ट से परवाज कर गया।
श्रीनगर पहुंचा तो बादल छा रहे थे। हवाई अड्डे से सीधा अपने होटल पहुंचा। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, गुलमर्ग की सैर कैसी रही? मैंने नाक सुकेड़ते हुए कहा, बस जुकाम हो गया है, वहाँ बहुत ठंड थी। उसने मुझे 2 खत दिए। आपकी डाक आई थी सर। दोनों खत मेरी मंगेतर सुजाता की थी। उसने पहले तो सख्त गिला किया था कि मेरी तरफ से उसे कोई खत नहीं लिखा गया। फोन भी मैंने नहीं किया और फिर लिखा था कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं, मैं वापस आ जाऊं। अब मेरा श्रीनगर में कोई काम नहीं था। चुनाचे उसी रोज मुझे शाम की फ्लाइट में जगह मिल गई। रात हो चुकी थी जब दिल्ली पहुंचा। चुनाचे उसी रोज मुझे शाम की फ्लाइट में जगह मिल गई। रात हो चुकी थी जब दिल्ली पहुंचा। अपने मोती नगर वाले छोटे से बंगला नुमा मकान में पहुंचा तो नौकरानी ने बताया कि माताजी को दिल का दौरा पड़ा था, वो अस्पताल में है। मैंने परेशानी का इजहार किया और गाड़ी निकालकर सीधा अस्पताल पहुंचा। वहां सुजाता, कृष्णा कुमारी, सुजाता के माता पिता, कृष्णा कुमारी का जौहरी खावत, कृष्णा कुमारी की सास और ससुर भी मौजूद थे। मैंने अंदाजा लगा लिया कि बूढ़ी औरत मरने वाली है। माताजी पर 2 रोज पहले दिल का शदीद दौरा पड़ा था और वो तब से बेहोश पड़ी थी। उसी रात माताजी पर लोग सिधार गई। मैं उनकी लाश से लिपट कर रोता रहा और जितने आंसू बहा सकता था बहाता रहा। बंबई से मेरे चचा दुर्गा प्रसाद भी आ गए। पिछले साल से वो अपना कारोबार नागपुर ले गए थे। क्रियाक्रम पर अजीब अजीब रस्में अदा की गई। अंतिम संस्कार का वक्त आया तो मेरा सर एक बार फिर मूंद दिया गया। माताजी की लाश चिता पर पड़ी थी। उनका सारा जिस्म घी में तर लकड़ियों में छुपा हुआ था। मुझे चिता को आग दिखाने के लिए कहा गया। मैंने चिता को आग लगाते हुए दिल ही दिल में कहा, अगर मरने के बाद तुझे मेरे राज का पता चल गया है और तू मेरी असली हकीकत को पहचान गई है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुझे कोई दुख नहीं दिया। तेरे मरे हुए बेटे को फिर से जिंदा करके तुझे बेटे का प्यार दिया है। मुझे तसल्ली है कि तू अगर मेरा राज जान गई है तो किसी को पता नहीं सकेगी। चिता की लकड़ियां घी में चुपड़ी हुई थीं। देखते ही देखते चिता से शोले बुलंद होने लगे। 3 दिन तक रसूमात अदा होती रही। मेरे दफ्तर के सभी लोग माता जी का अफसोस करने मेरे घर पर आए। तीसरे यानी सोम की रस्म के बाद मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। इन 3 दिनों में मुझे इतना वक्त ही न मिल सका कि मैं किसी तरकीब से अपने बॉस से पाकिस्तान में राब्ता कायम कर सकता। जब सब रिश्तेदार चले गए तो मैं अपनी कोठी में अकेला रह गया। मैंने आज़ादी का सांस लिया। अब अगर मुझे कहीं से वायरलेस सेट मिल जाता तो मैं बड़ी बेफिक्री के साथ अपने बॉस से बातचीत कर सकता था। मैंने वायरलेस सेट के हुसूल के लिए खुफिया तौर पर तगोदो शुरू कर दी। ये काम बड़ा नाजुक था। जरा सी बेएहतियाती मुझे भयानक सूरत हाल से 2-4 कर सकती थी। दिल्ली में अपना सिफारत खाना इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद कर सकता था, मगर मुझे अपने सिफारत खाने का रुख करने से सख्ती से मना कर दिया गया था। इसी जुस्तजू में एक रोज मैं नई दिल्ली कनॉट प्लेस की एक रेडियो की बहुत बड़ी दुकान में गया तो वहाँ एक वायरलेस सेट पड़ा देखकर चौंका। पहले मैं रेडियो और टीवी सेट देखता रहा, फिर दुकानदार से पूछा कि आप वायरलेस सेट भी फरोख्त करते हैं? इस पर दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं महाशय जी, ये तो महकमा मौसमियात वालों का है, मुरम्मत के लिए आया है। अचानक मेरे जहन में एक स्कीम बेदार हो गई। दुकान बहुत आलीशान थी, लाखों का सामान पड़ा हुआ था। सेल्समैन चल फिर कर ग्राहकों को टीवी सेट वगैरह दिखा रहे थे। दुकानदार भारी भरकम उधेड़ उमर लाला था, शक्ल से कम हिम्मती टपकती थी। बहुत जल्द मेरे काबू में आ सकता था। उस वक्त काउंटर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो फोन करने लगा। मैंने सिगरेट सुनगा लिया। मैं बेहतरीन सूट में था। जब दुकानदार फोन कर चुका तो मैंने पूछा, आपका नाम क्या है महाशय जी? अग्रवाल तो आप जरूर होंगे, क्योंकि आपकी दुकान का नाम ही अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो हंसते हुए बोला, मेरा नाम करमचंद अग्रवाल है, जद्दी पुश्ती दिल्ली के रहने वाले हैं। मैंने जेब से अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, अग्रवाल जी, मेरा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। वो एकदम घबरा गया। मैंने फौरन उसको तसल्ली देते हुए कहा, घबराइए नहीं महाशय जी, भगवान न करे ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे दफ्तर का एक वायरलेस सेट अरसे से खराब पड़ा है। हम हेडक्वार्टर को चिट्ठियां लिख लिख कर तंग आ गए हैं। अभी तक नया वायरलेस सेट हमें नहीं दिया गया। आप तो जानते ही होंगे कि दफ्तर की कार्रवाइयां कैसे चलती है। अब हमने फैसला किया कि हम अपने दफ्तर के फंड में से एक नया वायरलेस सेट खरीद लेते हैं, क्योंकि एक सेट से हमारा काम नहीं चल रहा। बस आप हमें कोई नया या पुराना वायरलेस सेट ले दें, हम आपको मुंह मांगे दाम दिलवा देंगे। क्या ख्याल है? दुकानदार मजीद घबरा गया। उसने साफ इनकार कर दिया कि वायरलेस सेटों का तो वो बिल्कुल कारोबार नहीं करता। बोला, ये जी पहली बार एक वायरलेस सेट मरम्मत के लिए आया है, वो भी सरकारी है। अब मैंने अंधेरे में एक तीर चला दिया कि शायद निशाने पर लग जाए। मैंने हिंदू दुकानदार की कलाई पकड़कर दबाई और चेहरा उसके करीब करते हुए गंभीर आवाज में कहा, अग्रवाल जी, सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास इस बात का सबूत है कि आपकी दुकान पर गैर कानूनी वायरलेस सेट तैयार होते हैं और उन्हें मॉरिशस आइलैंड और जम्मू कश्मीर प्रांतों को स्मगल किया जाता है। दुकानदार का रंग एकदम जर्द पड़ गया। उसकी कलाई ठंडी हो गई थी। मैंने अंधेरे में दूसरा तीर छोड़ दिया।
मैं अभी इसी वक्त आपकी दुकान ही से डीआईजी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलवा सकता हूँ। फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आप पर स्मगलिंग का ही नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क से जासूसी का भी मुकदमा चलेगा। पुलिस वाले आपकी सारी हड्डियां तोड़ देंगे और फिर या तो आपको शूट कर दिया जाएगा या फिर उम्र भर के लिए जेल में फेंक दिया जाएगा। लाला कांपने लगा, होंठ खुश्क हो गए। मेरा तीर इत्तेफाक से निशाने पर जा लगा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, इधर तशरीफ लाइए। वो मुझे काउंटर के पीछे बने हुए छोटे से कमरे में ले गया और अंदर आते ही मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। महाशय जी मुझ पर दया करें, मुझ पर रहम करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे राम लभाया ने इस बुरे काम में डाला है। मैंने लाला जी को गर्दन से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह आंखें डालकर पूछा, ये राम लभाया कौन है? लाला जी ने प्राण छोड़ दिए थे। रंग उड़ चुका था, जिस्म कांप रहा था। बोला, वो अंडमान में रहता है जी, वही रहता है जी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैंने लाला को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहा, तुम साल में कितने वायरलेस सेट तैयार करके गैर कानूनी तौर पर बाहर स्मगल करते हो? अग्रवाल ने हाथ बांध रखे थे, खुश्क होंठों को रेशमी धोती के पल्लू से साफ करते हुए बोला, सरकार यकीन करें मैं सेट नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं बनाता। ये काम राम लभाया का एक आदमी करता है, मेरे कारखाने में वो सिर्फ असेंबल होते हैं। मैंने कहा, कानून के आगे तुम अपराधी हो, भारत के दुश्मन नंबर 1 हो। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करके अपना फर्ज अदा करता हूँ। मैं उठकर यूं बाहर जाने लगा जैसे काउंटर पर से डीआईजी दिल्ली को फोन करने जा रहा हूँ। मुझे कभी यकीन नहीं आ सकता था कि ये शख्स इस काम में मुलव्विस था और मेरा काम इतनी जल्दी बन जाएगा। वो मेरी टांगों से लिपट गया, दया करें महाराज, मेरा सारा खानदान तबाह हो जाएगा। हाँ आप बैठें। वो बौखलाया हुआ था। उसने एक कैबिनेट के दराज को चाबी लगाकर खोला और नोटों की गुड्डियां निकालकर मेरे कदमों पर रख दी। साथ ही चेकबुक खोलकर बोला, ये 1 लाख रुपए के नोट है, ये मेरी तरफ से आपकी भेंट है। इस चेक पर आप 4-5 लाख जितनी रकम चाहें अपने हाथ से भर लें, मैं दस्तखत कर दूंगा, मगर मुझे पुलिस के हवाले न करें। ये आदमी मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में आ चुका था। मैंने नोटों की गुड्डियों को पांव से एक तरफ कर दिया, चेकबुक को लेकर चारपाई पर फेंका और घबराए और बौखलाए हुए लाला अग्रवाल के कांधों पर दोनों हाथ का बोझ डालकर आहिस्ता से कहा, महाराज आप तशरीफ तो रखें, मुझे रिश्वत से कोई सरोकार नहीं, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। लाला अग्रवाल ने हाथ जोड़कर आजिजी से कहा, महाराज ये रिश्वत नहीं है, ये तो आपकी भेंट है। अब इस लाला से असल बात करने का वक्त आ गया था। मैंने ये तासुर बिल्कुल न दिया और ना देना चाहता था कि मैं उसे राजदारी में ले रहा हूँ, बल्कि किसी कदर तहकुमाना अंदाज में कहा, हमें अपने दफ्तर के लिए एक छोटे ट्रांसमीटर सेट की जरूरत है। हम दफ्तरी सुर्ख फीते के चक्कर में वक्त जाया नहीं करना चाहते, तुम्हें इस ट्रांसमीटर की कीमत अदा कर दी जाएगी। मैंने एक सेकंड के लिए हिंदू लाला की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जो फौरन ही गायब हो गई। वो मेरी तजुर्बाकारी और चेहरा शनासी की महारत थी कि मैंने इस तब्दीली को महसूस किया, मगर मैंने भी उसे कोई अहमियत न दी और उसे हर हालत में छोटा ट्रांसमीटर हासिल करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। अगर उसने हमारे ऑफिस को फौरी तौर पर सेट मुहैया न किया तो उसे कानून के हवाले कर दिया जाएगा। करमचंद अग्रवाल हाथ बांधे बोला, महाराज मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप परसों मेरी दुकान पर आएं। भगवान ने चाहा तो कहीं न कहीं से सेट मंगवा कर रखा होगा। मैंने उसे खास तौर पर हिदायत की कि चूंकि ये सीक्रेट सर्विस और भारत की सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए वो किसी से हरगिज इस बात का जिक्र न करे। इस हिंदू लाला के सर से जैसे एक बोझ उतर गया था। मैं देख रहा था कि पहले वो जिस कदर घबराया हुआ था, अब उसके चेहरे पर तमानियत सी थी। मैंने उसे भी कोई अहमियत न दी, मेरा काम हो गया था। मुझे ट्रांसमीटर सेट की अशद जरूरत थी। अपने एजेंट से मिलने की बज़ाहिर कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। मेरा शिवाजी ट्रेनिंग स्कूल वाला मिशन नाकाम हो गया था। अपने बॉस से राब्ता बेहद जरूरी था। ये मेरा कौमी और मनसबी फर्ज भी था। करमचंद अग्रवाल ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो किसी से भी इसका जिक्र नहीं करेगा। महाराज हम तो आपके दास हैं, जो हुक्म देंगे वैसा ही होगा। मैं बड़ा खुश था कि मेरा काम बन गया। गाड़ी में बैठकर वापस अपनी कोठी में आ गया। दूसरे रोज दफ्तर गया तो मुझे सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी ने अपने कमरे में बुला लिया। मैं उसके कमरे में गया तो वो दीवार की तरफ पुष्ट किए खड़ा था। उस दीवार पर भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा लटक रहा था। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर टंडन का फोन आया था, उन्हें तुमसे कोई बात करनी है। फिर मेरी तरफ पलट कर कहने लगा, बेहतर है कि तुम अभी चले जाओ। सेक्रेटरी तिवाड़ी का चेहरा संजीदा था। मेरा माथा ठनका, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। मैंने एक सेकंड में पिछले 3-4 दिनों की अपनी नक्लो हरकत का जायजा लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं यही समझा कि हो सकता है मुझे कोई नया काम सौंपा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद ही मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करता भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहा था। पार्लियामेंट स्ट्रीट से घूमकर मैं वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट में दाखिल हो गया। इंतहाई तजुर्बाकार, जीरक और अय्यार चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर परशुत्तम दास टंडन सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक लगाए अपनी बड़ी मेज के पीछे ऊंची कुर्सी पर बैठा किसी फाइल को देख रहा था। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुशादा कमरा एयर कंडीशनड था।
फाइल बंद करके उसने अलग रख दी। वो खद्दर के कांग्रेसी लिबास में था। उसने लकड़ी के बक्स को खोलकर मुझे सिगार पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ माजरत पेश कर दी। उस अय्यार हिंदू अफसर से मैं बहुत मोहतात रहता था और हमेशा उसे एक आला अफसर का एहतराम देता था। यही वजह है कि उसके सामने मैं कम से कम ऑफिस में सिगरेट नहीं पीता था। मिस्टर टंडन ने अपना सिगार सुलगाया और कुर्सी से टेक लगाते हुए एक तवील सांस ली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे एक अजनबियत सी दिखाई दी। मेरा माथा ठनका, कहीं मेरा कोई राज फाश तो नहीं हो गया। मिस्टर टंडन ने सिगार का हल्का सा कश लगाया और बोला, कैप्टन मेहता, तुम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करने गए थे? एक लम्हे के लिए जैसे मेरी कुर्सी को किसी ने हिला दिया, जैसे जलजले का हल्का सा झटका लगा हो। मैंने फौरन अपने आप को संभाल लिया। मैं सारी बात समझ गया था। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक करमचंद अग्रवाल यकीनन सेंट्रल सीक्रेट सर्विस का आदमी था। सीक्रेट सर्विस के एक अहम रुकन होने की वजह से मुझे मालूम था कि शहर में कुछ लोग रजाकाराना तौर पर भारत की खदमत के लिए ये काम करते हैं। वो तनख्वाहदार बिल्कुल नहीं थे। चूंकि करमचंद अग्रवाल का ताल्लुक रेडियो और ट्रांसमीटर वगैरह से था, इसलिए सीक्रेट सर्विस का उससे राब्ता था। गोया उस हिंदू लाले ने मेरे सामने ड्रामा किया था। उसने मेरे शनाख्ती कार्ड पर से मेरा नाम मालूम किया था। मैंने वैसे भी उसे साफ साफ बता दिया था कि ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। मैं तो अपने मंसूबे पर अपनी हिकमत अमली की रोशनी में काम कर रहा था। ये सारी बातें एक साथ मेरे जहन में घूम गईं और मैंने खुद को अपने केस के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। अपने चेहरे पर किसी किस्म की घबराहट के असरात बिल्कुल ना आने दिए। मैंने कहा, सर, मुझे इत्तला मिली थी कि अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक का ऐसे लोगों से मिलना है जो गैर कानूनी तौर पर वायरलेस साइट मॉरिशस आइलैंड और श्रीलंका को सप्लाई करने का धंधा करते हैं। मैं इसी सिलसिले में तहकीकात करने गया था। मिस्टर टंडन पहले तो बिल्कुल खामोश रहा। अपनी छोटी छोटी तेज और मकनातीसी आंखों से मुझे देखता रहा। फिर सिगार की राख बड़े सुकून से एस्ट्रे में छाड़ते हुए बोला, तुमने उससे वायरलेस सेट किस लिए मांगा था, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? मैंने अपने मौकफ पर जोर देते हुए कहा, सर, ये मेरा ट्रैप था। मैं उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करके सबूत हासिल करना चाहता था। आखिर मैं सीक्रेट सर्विस का एक जिम्मेदार अफसर हूँ। ऐसी तहकीकात मेरी ड्यूटी में शामिल है। मिस्टर टंडन ने सिगार का हल्का सा कश लगाया और कहने लगा, कैप्टन मेहता, मुझे अफसोस है कि तुमने एक जिम्मेदार सीक्रेट ऑफिसर का सबूत नहीं दिया। जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हारी ड्यूटी में शामिल नहीं। मैंने गहरा सांस भरते हुए कहा, ठीक है सर, आई एम सॉरी। मिस्टर टंडन ने कहा, अब तुम वहां कभी नहीं जाओगे। तुम्हारा काम दफ्तर में रहकर फराइज अंजाम देना है। बाहर हमारे आदमी काम कर रहे हैं। मैंने इस मामले को ऊपर तक नहीं पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा मोहतात रहोगे। अब तुम जा सकते हो। मैं नमस्कार करके चला आया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने इस कमीने अग्रवाल से ज्यादा राजदारी के अंदाज में बात नहीं की थी। मैं उसे एक सीक्रेट सर्विस के अफसर की हैसियत से ही बोलता रहा था, वरना उसने मुझे मरवा देना था। अग्रवाल केस तो खत्म हो गया था, मगर मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया था कि मिस्टर टंडन के दिल में हल्का सा शुबा पड़ गया है। ये शुबा क्या था, वो क्या सोच रहा था, इस बारे में वाज़े तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैंने बेहद मोहतात रहने का फैसला कर लिया। वायरलेस सेट यानी ट्रांसमीटर हासिल करने का मसला अभी तक हल तलब था और मुझे बॉस से फौरी राब्ते की जरूरत थी। लेकिन हालात के पेश नजर मैंने कुछ देर के लिए खामोश रहने का ही फैसला किया। एक हफ्ता खामोशी से गुजर गया। इस दौरान दिल्ली में अपने एजेंट ने भी मुझसे राब्ता पैदा करने की कोशिश न की। दोपहर शाम के वक्त मैं सैर के बहाने किले के सामने वाले मैदान की तरफ भी गया। उसी जगह मुझे अपना एजेंट मजजूब की सूरत में मिला था, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैंने अपने आप को दफ्तर के काम में लगा लिया। वक्त पर दफ्तर जाता, काम करता, सबसे मिलता, शाम को वापस अपनी कोठी में आ जाता। दिन में एक आध बार सुजाता का फोन आता। कभी शाम को वो अपनी माता जी के साथ भी आ जाती। थोड़ी देर बैठकर बातें करती और चली जाती। मुझसे शादी पर उसका इसरार बढ़ गया था। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। इसी तरह 15-20 दिन गुजर गए। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि सुजाता का फोन आ गया। कहने लगी, आज शाम अशोका के लॉन में बैठकर कॉफी पीने को जी चाहता है। दफ्तर से निकल कर मेरे यहाँ आ जाना, आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। मुझे क्या एतराज हो सकता था। उन दिनों वैसे भी मैं एक तरह से खाली जहन सा होकर रह गया था। सोचा चलो जरा सुजाता के साथ ही जी बहल जाएगा। शादी के सिलसिले में मैंने उसे समझा दिया था कि 1 साल तक मेरी तरक्की होने वाली है। दफ्तर से फारिग होने के बाद मैंने गाड़ी निकाली और सुजाता के बंगले पर पहुंच गया। उसकी माता जी ने मेरा स्वागत किया। सुजाता पहले से ही तैयार थी। हम गाड़ी में बैठकर अशोका होटल आ गए। मैंने महसूस किया कि सुजाता कुछ परेशान सी है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसे बात करने के लिए मौजूद अल्फाज न मिल रहे हो, या वो मौके का इंतजार कर रही हो। मैंने भी कुरेदने की कोशिश न की, लेकिन दिल में सोचता रहा कि सुजाता के जहन में क्या है। कभी उसके साबिक आशिक अरुण की तरफ ख्याल जाता कि कहीं उसने कोई नया शोशा न छोड़ दिया हो। हम होटल के अकबी लॉन में एक रंगीन बड़ी पिकनिक अम्ब्रेला के नीचे कुर्सियों पर बैठे थे।
मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा चल रही थी। बरसात का मौसम शुरू होने में ज्यादा देर नहीं थी। जब तक बैरा कॉफी नहीं लाया, सुजाता इधर उधर की बातें करती रही। जब बैरा चला गया तो सुजाता ने कॉफी बनाते हुए कहा, किशन, मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। मैं होशियार हो गया, सोचा जरूर शादी का अल्टीमेटम देगी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जरूर करो, मैं सुन रहा हूँ। सुजाता चुप हो गई। कॉफी की प्याली मेरे सामने रखने के बाद वो अपनी कॉफी की प्याली में आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिला रही थी। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर जो एक गहरा तजस्सुस था, उससे साफ पता चल रहा था कि बात शादी की नहीं है। मैं भी सख्त तजस्सुस के आलम में था कि आखिर ये क्या बात करना चाहती है। उसके बाद जो कुछ सुजाता ने मुझे बताया, उसके बारे में मुझे गुमान भी नहीं हो सकता था। सुजाता ने कॉफी का एक घूंट पिया और प्याली प्लेट में रख दी। फिर आसपास एक निगाह गलत अंदाज में डाली, साड़ी के पल्लू को कांधे पर दुरुस्त किया और मेरी तरफ देखकर बोली, किशन, मैं तुमसे एक बात करने वाली हूँ जिसकी बाबत मुझे गीता पर हाथ रखवा कर कसम दिलाई गई है कि मैं तुम्हें कभी न बताऊं। मैं अंदर से चौंक गया। ये क्या कहने वाली है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है डियर? किसने तुम्हें गीता पर कसम दिलाई थी? खुलकर बात करो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है डियर? किसने तुम्हें गीता पर कसम दिलाई थी? खुलकर बात करो। सुजाता बोली, किशन, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरे लिए गीता एक मुकद्दस किताब है, मगर मैं प्रेम को गीता से भी बढ़कर समझती हूँ। चूंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए कसम तोड़ रही हूँ। अंदर से मेरा दिल मुतजलजल जरूर था, यकीनन कोई खतरनाक बात होगी। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, सुजाता, मैं भी तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। भगवान के लिए मुझे बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है? तुमको मुझसे क्या छुपाने के लिए कहा गया है? किसने तुम्हें कसम दिलाई थी? वो बोली, तुम्हारे कोई हेड परशुत्तम दास टंडन भी है। मैं सिगरेट का कश लगाते लगाते रुक गया। हाँ, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? सुजाता ने अब बोलना शुरू कर दिया। बोली, किशन, आखिर उन्हें तुम पर शक क्यों हुआ है? तुम सीक्रेट सर्विस के एक जिम्मेदार अफसर हो। तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड शानदार है। तुम भारत माता के जियाले सपूत हो। महकमे में तुम्हारी कारकर्दगी हमेशा शानदार रही है। फिर तुम्हारे बॉस ने तुम पर शक क्यों किया? एक लम्हे के लिए मैं अपनी जगह से हिल गया। मैं बात की तह तक पहुंच गया था, मगर अपने चेहरे पर ताज्जुब और इस्तफसार के और किसी किस्म के तासुर को न आने दिया। टंडन साहब को मुझ पर क्या शक हुआ है? तुम खुलकर बात क्यों नहीं करती? सुजाता ने कहा, आज सुबह टंडन साहब ने खास तौर पर मुझसे मुलाकात की थी। मैं तो उन्हें भी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया और भारतीय तिरंगे में लिपटी हुई गीता को मेरे सामने रख दिया और बोले, सुजाता बेटी, ये गीता है। इस पर हाथ रखकर धर्म और अपने देश के नाम पर कसम खाओ कि जो बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान होंगी, इसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। मैंने बहुत पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे करने वाले हैं। इस पर टंडन साहब ने कहा, बेटी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तब मैंने गीता पर हाथ रखकर वचन दिया कि वहां जो भी गुफ्तगू होगी उसका जिक्र मैं किसी से नहीं करूंगी। फिर टंडन साहब ने मुझे कहा, बेटी, तुम जानती हो कि हमारा सेंट्रल इंटेलिजेंस का महकमा है और हम पर खुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर और राजधानी के अलावा पूरे भारतवर्ष की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। हम अगर मुल्क में दुश्मनों के एजेंटों का सुराग लगाने में लगे रहते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करते हैं, तो खुद अपने स्टाफ की भी साल में एक बार खुफिया तौर पर स्क्रूटनी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि हमें अपने स्टाफ के किसी मेंबर पर शक है, बल्कि ये महज नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन हम ये चेकिंग और स्क्रूटनी इंतहाई राजदारी से करते हैं। यही वजह है मिस सुजाता कि हम आपको एतमाद में ले रहे हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे मंगेतर कैप्टन किशन मेहता की रूटीन की चेकिंग करनी है। किशन, मैं परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगा कि वो लोग तुम पर दुश्मन के एजेंट होने का शुबा कर रहे हैं। चीफ इंटेलिजेंस मिस्टर टंडन के दिल में क्या था, मैं समझ गया था। उसने सुजाता के आगे झूठ बोला था कि वो स्टाफ की रस्मी चेकिंग की मुहिम के सिलसिले में मेरी स्क्रूटनी कर रहे हैं। उसे अग्रवाल वाले ट्रांसमीटर के वाक्य के बाद से मुझ पर शक हो गया था और वो सुजाता के जरिए मेरी छानबीन कर रहा था। वो शायद मुझे किसी ट्रैप में उलझाना चाहता था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने ये बात सुजाता से ही की थी और सुजाता को भारत माता से ज्यादा मुझसे प्यार था। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेताब था कि अय्यार टंडन ने मुझे फांसने या मेरी असलियत मालूम करने के लिए कौन सा जाल फैलाया था। मैंने मुस्कुराते हुए टंडन की तायद की और कहा, अरे नहीं सुजाता, ऐसी बात नहीं है। टंडन साहब ने तुमसे बिल्कुल ठीक कहा है। ये तो हर साल इंटेलिजेंस के सेंट्रल स्टाफ की खुफिया छानबीन की जाती है। ये महज एक रस्मी कार्रवाई होती है। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने ये सब कुछ मुझे बता दिया और ऐसा तुमने महज मुझसे प्रेम होने की वजह से किया है। मगर टंडन साहब ने आगे क्या कहा, यही मालूम करने के लिए मैं बेताब था, मगर बज़ाहिर किसी किस्म की बेताबी का इजहार नहीं कर रहा था। बिल्कुल नॉर्मल और सुकून के अंदाज में पूछ रहा था,
सुजाता बोली। उन्होंने मुझे पॉकेट साइज का एक छोटा पावरफुल ट्रांसमीटर दराज में से निकाल कर दिया। फिर कहा कि बेटी तुम ये ट्रांसमीटर अपने कमरे की मेज पर जाकर रख देना। फिर कैप्टन किशन मेहता यानी अपने मंगेतर को बुलाकर उस कमरे में ले जाना, किसी बहाने उसे ट्रांसमीटर दिखाकर कहना कि ये हमारे एयर इंडिया के ऑफिस में था, खराब हो गया था इसलिए मैं इसे ले आई हूँ, अब ये किसी काम का नहीं है। मुझे अच्छा लगा था, बॉस ने मुझे दे दिया, मैं इसे शो पीस के तौर पर रखना चाहती हूँ। इस पर तुम्हारा मंगेतर जो रद्द अमल जाहिर करेगा उसकी बाबत हमें इत्तला कर देना। बस बेटी तुम्हारा इतना ही काम होगा। फिर टंडन जी कहने लगे, हमें मालूम है कि कैप्टन किशन मेहता भारत प्रेमी है, भारतवर्ष के लिए उसके बहुत जज्बात हैं, उनकी जात शको शुबे से बुलंद है, मगर बेटी हमें सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई ही पूरी करनी है। तुम सुनकर हैरान होगी कि ऐसी चेकिंग तो खुद मेरी भी खुफिया तौर पर की जाती है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें ऐसा ही करना होता है। सुजाता एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। उसने कॉफी का दूसरा घूंट अभी तक नहीं पिया था। एक बार फिर अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोली, उन्होंने ट्रांसमीटर लिफाफे में डालकर मुझे दे दिया। एक बार फिर उन्होंने भारत माता और गीता के नाम पर मुझसे कसम ली कि मैं इस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लूं। मैंने वो ट्रांसमीटर लाकर अपने कमरे में रख दिया। जब तुम हमारे घर आए थे तो ट्रांसमीटर मेरे कमरे की मेज पर पड़ा था, मगर मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया। सुजाता का हाथ ठंडा हो रहा था। बेचारी वाकई मुझसे प्रेम करती थी। कहने लगी, किशन मुझे बताओ, इसमें कोई गड़बड़ की बात तो नहीं है ना? मुझ पर टंडन की सारी स्कीम वाज़ेह हो गई थी। टंडन के दिल में क्या था मुझे उसका इल्म हो गया था। मैंने दिल में एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि सुजाता के प्रेम ने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था, वरना ये यकीनी बात थी कि सुजाता के कमरे में ट्रांसमीटर देखकर मैं किसी बहाने से उसे अपने साथ कोठी में ले जाता और फिर रात को 10 बजे के बाद पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करता। लामहला टंडन के आदमी मेरी कोठी से नशर होने वाले सिग्नल्स को अपने शेक पर रिकॉर्ड कर लेते और मैं बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हो सकता था। अगरचे मैं मरमूज जबान में पैगाम नशर करता और वो मेरे ख्याल के मुताबिक उसका मफहूम न समझ सकते थे, लेकिन सिर्फ यही एक हरकत मुझे जेल भिजवाने के लिए काफी थी कि मैं आधी रात को खुफिया तौर पर अपने बंगले से किसी को पैगाम दे रहा था। मुमकिन था उन्हें मेरी फ्रिक्वेंसी से यह भी पता चल जाता कि मेरे सिग्नल पाकिस्तान के लिए हैं, या फिर वो मेरी फ्रिक्वेंसी नोट कर लेते और उसी फ्रिक्वेंसी पर अगली रात खुद उसी जबान में एक आध जुमले बोलकर मेरे बॉस से ये मालूम करने की कोशिश करते कि वो कहाँ से बोल रहा है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं वाकई बहुत बड़ी तबाही से बच गया था। अब सिर्फ मिस्टर टंडन की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी, क्योंकि उसे मुझ पर पाकिस्तान के एजेंट होने का शुबा हो चुका था। मैंने बेपरवाही से हंसते हुए सुजाता के हाथ को दबाया और कहा, सुजाता तुम खामखा परेशान हो रही हो। टंडन जी ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। यह तो हमारे दफ्तर की खुफिया कार्रवाई होती है, इससे ये मुराद नहीं ली जा सकती कि दफ्तर को स्टाफ के किसी मेंबर पर शक है। टंडन जी ने ठीक कहा था कि ये चेकिंग तो साल में एक बार उनकी भी होती है। अच्छा, अब इन बातों को भूल जाओ, कोई और बात करो। सुजाता ने जल्दी से कहा, किशन तुम किसी को ना बताना कि मैंने तुमसे ये बात की थी। मैंने हल्का सा कहका लगाया और कहा, मैं कोई पागल हूँ कि किसी से जिक्र करूंगा। चलो डार्लिंग, अब इन बातों को जहन से निकाल दो। टंडन साहब जब तुम्हें बुलाकर ट्रांसमीटर के बारे में मेरा रद्द अमल दरियाफ्त करेंगे तो कह देना कि मैंने इसमें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं ली थी। उसके साथ ही मैंने सुजाता के हाथ पर आहिस्ता से हाथ रख दिया। और जाहिर है कि मुझे ट्रांसमीटर से क्या दिलचस्पी हो सकती है। तुम अगर मुझे ये सारी बातें ना बताती तब भी मैं ट्रांसमीटर में किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार न करता। भला मुझे ट्रांसमीटर से क्या कहा? सुजाता मुस्कुराने लगी, बोली, अब मुझे इत्मीनान हुआ है किशन डियर। मैं तो पहले बहुत परेशान हो गई थी कि भगवान न करे तुम्हारे महकमे को तुम पर जासूस होने का शुबा हो गया है। मैंने एक और हल्का सा तहका लगाया और सुजाता को मजीद मुतमईन कर दिया। मैं जानबूझकर भी सुजाता से हंस हंस कर बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंटेलिजेंस का कोई ना कोई आदमी किसी न किसी भेस में हमारी निगरानी कर रहा है। मैं उसको ये तासुर देना चाहता था कि हम कोई खुफिया बात नहीं कर रहे, बल्कि हंसी मजाक की बातें हो रही हैं। फिर मैंने मौजू बदल दिया और फिल्मों की बातें करने लगे। वहीं हमने अगले रोज हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया। अशोका से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने तस्तन इधर उधर देखने की कोशिश न की, ताकि इंटेलिजेंस का वो शख्स जो वहाँ कहीं न कहीं मौजूद था ये न समझे कि मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुजाता को लतीफे पर लतीफे सुना रहा था और वो बहुत हंस रही थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल फिक्र व तशवीश की गहराइयों में डूब गया था। सेंट्रल इंटेलिजेंस के चीफ और महकमे के सबसे बाअसर और अय्यार शख्स को मुझ पर शक पड़ चुका था। अगर सुजाता उसे कह भी देती कि मैंने ट्रांसमीटर पर कोई तवज्जो नहीं दी है और उसके कमरे में ही पड़े रहने दिया है, तब भी मिस्टर टंडन मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसे यकीनन कोई दूसरी हिकमत अमली तैयार करनी थी। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि सुजाता ने नादानिस्ता तौर पर महज अपनी मोहब्बत की वजह से ऐन वक्त पर मुझे बाखबर कर दिया था, वरना ये यकीनी बात थी कि मैं अय्यार टंडन के जाल में फंस जाता और मेरा जो हशर होता उसका
मैं बखूबी तसव्वुर कर सकता था। अब मुझे भी एक नई लाइन ऑफ एक्शन तैयार करनी थी। सबसे पहले मुझे इंटेलिजेंस चीफ के जहन में आए हुए शक को अपने रवैये से दूर करना था। उसकी वजह यह थी कि थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक अहम पोजीशन पर फायज हो चुका था, जहां से मुझे हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी जो मेरे वतन अजीज को आने वाले खतरे से बर वक्त होशियार कर सकती थी। अलावा अजीं इस पोजीशन में रहकर मैं इस खतरे का सद्देबाब भी कर सकता था और अपने मुल्क को दुश्मन के नापाक अजाइम से खबरदार भी कर सकता था। चुनाचे मुझे किसी हाल में भी वहां से फरार होना गवारा नहीं था। अब जरूरी हो गया था कि मैं अपने तर्ज अमल से मिस्टर टंडन पर दोबारा ये असर जमाऊं कि मैं एक मुहिब वतन भारतीय अफसर हूं और भारत माता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। इस सिलसिले में मुझे मोहतात रवैया इख्तियार करने की भी जरूरत थी। 2 दिन बाद सुजाता शाम को मेरे यहाँ आई। उसने बताया कि मिस्टर टंडन ने मेरा रद्द अमल मालूम करने के लिए मुझे अपने दफ्तर बुलाया था। मैंने उन्हें यही कहा कि किशन जी ने ट्रांसमीटर देखकर कहा कि मैं ये बेकार शय यहाँ किस लिए ले आए हूँ। सुजाता ने अपनी गुफ्तगू से इंटेलिजेंस चीफ को अपने तौर पर बावर करवा दिया कि कैप्टन किशन मेहता ने ट्रांसमीटर में कोई दिलचस्पी नहीं ली और ट्रांसमीटर मेरे कमरे में वैसे ही पड़ा रहा। चुनाचे मिस्टर टंडन ने अपना आदमी सुजाता के साथ भेजकर ट्रांसमीटर सेट वापस मंगवा लिया था। टंडन का एक वार खाली गया था। उसे यकीनन दूसरा वार भी करना था जो पहले वार से शदीद होता। मैं चूंकि चौकस हो चुका था, इसलिए यकीनी बात थी कि उसका दूसरा वार भी खाली जाता। दूसरी जानिब मैंने दफ्तर के काम में ज्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उन दिनों पंजाब में सिखों का एजुटेशन जोरों पर था। खालिस्तान तहरीक के लीडर संत भिंडारा वाला ने दरबार साहब के अंदर अकाल तख्त पर कब्जा जमा रखा था और हर रोज वहां से इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान की हिमायत में एक हमदामा खेज बयान जारी किया जाता। फौज ने अभी दरबार साहब पर हमला नहीं किया था। दिल्ली में भी खालिस्तान तहरीक के हामी सिख अपनी खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो छुपकर खालिस्तान की हिमायत और इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ पोस्टर छापते और उन्हें रात के अंधेरे में मौका पाकर शहर की दीवारों पर चिस्पा कर देते। मुझे अपने जराए से इतना मिली कि ऐसे ही कुछ सिखों ने चांदनी चौक वाले गुरुद्वारे की एक गली के मकान में अपना खुफिया अड्डा बना रखा है, जहां असलहा भी जमा कर रखा है। अपनी साख जमाने और भारत माता से अपनी मोहब्बत जाहिर करने का ये एक सुनहरी मौका था। मैंने इस सिलसिले में अपने ऑफिस के सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी से भी बात न की और गाड़ी पकड़कर सीधा अपने दुश्मन नंबर 1 मिस्टर परशुत्तम दास टंडन इंटेलिजेंस चीफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में पहुंच गया। उसे बताया कि मेरी इत्तला के मुताबिक गुरुद्वारा सीसगंज की अकबी गली के एक मकान में सिख भारी तादाद में असलहा जमा कर रहे हैं। इत्तला सही थी और बाएतबार आदमी ने मुझला कर दी थी। पुलिस ने आधी रात के बाद जब उस मकान पर छापा मारा तो न सिर्फ ये कि तशद्दुद पसंद पकड़े गए, बल्कि भारी तादाद में राइफलें और गोला बारूद भी बरामद हुआ। टंडन साहब ने ज्यादा गर्मजोशी का इजहार न किया, बल्कि रस्मी तौर पर मेरी कारकर्दगी की तारीफ की और उसे मेरी पर्सनल फाइल में भी लिख दिया। मैंने भी ज्यादा इनाम के लिए इसरार न किया। एक बार मैं फिर दफ्तरी काम में जुट गया। अब मैं ज्यादा देर तक दफ्तर में नहीं बैठता था। छुट्टी के बाद फौरन वापस अपने घर चला जाता या कभी अपनी बहन कृष्णा कुमारी के यहाँ चला जाता और कभी सुजाता के साथ तफरीह वगैरह के लिए निकल जाता। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। अगर मैं कमांडो न होता और इतने अरसे से इंटेलिजेंस के शोबे से मुंसलिक न होता तो मुमकिन था कि मैं इस तब्दीली को महसूस न करता, क्योंकि मिस्टर टंडन ने मेरे पीछे ऐसे आदमी लगा दिए थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। ये आदमी उसने शायद दूसरे सूबे से मंगवाए थे। दफ्तर से मैं जब भी वापस घर जाता और घर से निकलकर अपनी नाम निहाद बहन कृष्णा कुमारी या मंगेतर सुजाता के साथ किसी होटल या सिनेमा हॉल की तरफ तफरीह की गरज से जाता तो मुझे महसूस होता कि हर बार कोई शख्स मेरा बराबर पीछा कर रहा है। कभी मैं उसे किसी पार्क की नुक्कड़ पर देखता, कभी वो मुझे सिनेमा हॉल के बाहर टिकट खरीदते हुए मिलता, कभी वो देहाती लिबास में मेरे करीब से गुजर जाता। हर बार एक नया आदमी होता। मैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देता और अपने रवैये से ये जाहिर करता कि मुझे उनकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं। दूसरी जानिब मैंने अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी थीं। तले की जानिब मुझे अपने एजेंट के मिलने का इम्कान था। चुनाचे उस तरफ मैं भूल कर भी नहीं जाता था। यह हिंदू इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन मेरे मिशन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। इसकी वजह से मैं अपने मिशन के हवाले से बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। मुझे यकीन था कि शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मोहलक हथियारों की तैयारी जोरों पर थी और मेरा एजेंट मुझसे राब्ता कायम करने के लिए जरूर बेताब था। लेकिन हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर मैं उसे ये मौका नहीं दे रहा था, जबकि मुझे उससे बात करके नई हिकमत अमली वज़ा करने की अशद ज़रूरत थी। इसी हालत में 20 रोज़ गुजर गए। मेरा ताक़ुब अब भी किया जा रहा था। यह सब कुछ इंटेलिजेंस चीफ टंडन की ईमा पर हो रहा था। मैंने काफ़ी गौर व ख्वास किया
आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मिस्टर टंडन को रास्ते से हटाना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर उसके सामने अशोक की एक और लाठ भी खड़ी कर देता तब भी वो मेरी सुराग रसानी से हाथ नहीं उठा सकता था। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाने की जो गलती में कर बैठा था, अब उसका खमियाजा भुगत रहा था। मिस्टर टंडन के दिल में ये बात जैसे बैठ गई थी कि मेरा ताल्लुक किसी न किसी तरह पाकिस्तान के एजेंटों से है और मैं भारतीय अफसर होने के बावजूद दूसरे मुल्क की जासूसी कर रहा हूँ। वो इसी तगोदाव में लगा था कि जो कुछ भी हकीकत है वो उसके सामने आ जाए। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार भारतीय अफसर होने के नाते उसका ये इक़दाम बिल्कुल हक बजानिब था, और एक जिम्मेदार मुहिब्बे वतन एजेंट होने के नाते अब मेरा भी फर्ज बन गया था कि इस शख्स को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूं, जिसने मेरी तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल करके रख दिया था। ये एक तयशुदा अमर था कि अगर मैं मिस्टर टंडन को हमेशा की नींद सुलाने में कामयाब हो जाता हूँ तो 99% खतरा मेरे सर से टल जाता है। सिर्फ 1% इस बात का इम्कान था कि टंडन ने कहीं हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी नंबर 2 मिस्टर तिवाड़ी को भी एतमाद में न ले रखा हो और ये दोनों अफसर मिलकर मेरे खिलाफ आला सतही कार्रवाई न कर रहे हों। ऐसी सूरत में मिस्टर तिवाड़ी से निजात हासिल करना भी जरूरी हो जाता। यह मेरे मिशन का दूसरा मरहला था। मैं अपने मिशन के पहले मरहले से ओहदा बरा होना चाहता था। जब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मिस्टर टंडन को खत्म करने के सिवा और कोई चारा-ए-कार नहीं, तो मैंने उसकी रोजाना मसरूफियात का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस काम के लिए मैंने अपने तौर पर बेहद मोहतात रहकर दफ्तर से बाहर के लोगों से मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मिस्टर टंडन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आला ओहदेदार ही नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस का चीफ भी था। बेहद होशियार, काया, अय्यार और तजर्बाकार आदमी था। उसे हलाक करने के लिए बड़ी महारत और अक्लमंदी से कोई मंसूबा तैयार करने की जरूरत थी। मैंने जो मालूमात इकट्ठी की उनके मुताबिक मिस्टर टंडन एक तन्हाई पसंद आदमी था। वो दावतों वगैरह में नहीं जाता था। ऑफिसर्स मेस का वो रुकन जरूर था, मगर उनके यहाँ साल में शायद एक ही बार गया हूँ। वो दावतों वगैरह में नहीं जाता था। ऑफिसर्स मेस का वो रुकन जरूर था, मगर उनके यहाँ साल में शायद एक ही बार गया हूँ। उसकी कोठी संसद मार्ग पर वाक़ थी, जहाँ वो अपनी बीवी, बहू और एक ज़ेर तालीम लड़की के साथ रहता था। वो कभी फिल्म देखने भी सिनेमा हाउस में नहीं जाता था। दफ्तर से वापस आकर वो घर पर ही अपनी पोती पोते से जी बहलाता। वो संस्कृत जबान भी जानता था और अक्सर शंकराचार्य की किताबें उसके ज़ेर मुताला रहती। इन तमाम मालूमात में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मेरे काम की थी, और वो ये कि मिस्टर टंडन सुबह को सैर करने जरूर जाता था। मेरे लिए मिस्टर टंडन को दबोचने का यही एक मौका था, लेकिन ये काम इसलिए ज्यादा खतरनाक था कि मिस्टर टंडन के हुक्म से खुद मेरी निगरानी की जा रही थी। अगर मैं किसी रोज सुबह के वक्त घर से निकलता हूँ तो लाजमी तौर पर टंडन का जासूस मेरा पीछा करने लगेगा और वो इस कत्ल का ऐनी गवाह बन जाएगा। बल्कि बहुत मुमकिन है कि वो मुझे ऐसा करने ही न दे, क्योंकि इंटेलिजेंस का कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो अपनी ड्यूटी पर हो और उसके पास पिस्तौल न हो। चुनाचे सबसे पहले मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी से जान छुड़ानी थी, उसे शनाख्त करना और फिर या तो उसे झांसा देकर मुंह अंधेरे निकलना था और या उसको भी ठिकाने लगाना था। काफी सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि ताक़ुब करने वाले को झांसा देना मुश्किल बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है। अगर मैं बुर्का पहनकर भी मुंह अंधेरे अपनी कोठी से निकलता हूँ तो ताक़ुब करने वाला मेरे पीछे लग जाएगा। अगर मैं रात किसी होटल या रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बसर करता हूँ तो भी ये आदमी साए की तरह मेरे साथ साथ होगा। सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमियों को झांसा देना कोई आसान काम नहीं होता। ये लोग बड़े मंजे हुए होते हैं और इनकी निगाह मशकूक आदमियों से कभी नहीं हटती। उनकी आंखें बंद भी हों तो उन्हें मालूम हो जाता है कि उनका आदमी कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है और वहां से निकलकर किधर जाएगा। इसलिए मैंने दूसरा फैसला ये किया कि सबसे पहले अपने पीछे साए की तरह लगे हुए आदमी से जान छुड़वाऊं। चुनाचे मैंने इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इतना अंदाजा मैंने लगा लिया था कि मेरे पीछे टंडन ने सीआईडी के 2 आदमी लगा रखे हैं जो भेस बदल बदल कर मेरा पीछा करते हैं और मेरे घर के बाहर की सरगर्मियों की रिपोर्ट मुरतब करते हैं। इन 2 आदमियों को मैंने हुसूसियत के साथ घर से बाहर सुजाता के साथ या अकेले किसी स्टोर या सिनेमा हाउस की तरफ जाते अपने ताक़ुब में देख लिया था। अगरचे वो हर बार नया भेस बदल कर मेरा पीछा करते थे, इसके बावजूद मैं उनकी शक्ल सूरत से शनासा हो गया था। मिस्टर टंडन जिस सड़क पर रिहाइश पजीर थे वहां भी कई पार्क थे। एक बाग पार्लियामेंट हाउस के पीछे कुछ फासले पर था। मिस्टर टंडन उस बाग में सुबह सुबह सैर के लिए जाते। एक रात पिछले पहर में भी उठ बैठा। जब सुबह का उजाला फैलने में थोड़ी देर रह गई तो मैंने गाड़ी की चाबी निकाली और पार्लियामेंट हाउस के बाग में आ गया। गाड़ी एक तरफ खड़ी की और दरख्तों में जाकर दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैंने अपने मकान से निकलते ही थोड़ी देर बाद एक स्कूटर सवार को अपने पीछे आते देख लिया था। वो मेरे पीछे कुछ फासला रख कर चला रहा था। मैं जब पार्लियामेंट हाउस के अकबी बाग के दरख्तों के दरमियान वाली रविश पर दौड़ लगा रहा था तो मैंने नीम अंधेरे में दूर बाग की रविश के किनारे एक स्कूटर के रुकने की आवाज सुनी।
मेरा जासूस पीछा करता वहां पहुंच चुका था, मगर आज मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। आज मैं अपने दुश्मन नंबर 1 यानी मिस्टर टंडन की नकलो हरकत नोट करने आया था। मैं जानबूझकर बाग के उस हिस्से की तरफ दौड़ लगा रहा था जो पार्लियामेंट रोड के मुखालिफ समत थी, ताकि मिस्टर टंडन सैर के लिए बाग में दाखिल हों तो उन्हें देख लूं, मगर वो मुझे देख न सकें और ना ही हमारा आमना सामना हो। मैं अपना ताक़ुब करने वाले को ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं मिस्टर टंडन के लिए वहां आया हूं। मैं ये चाहता था कि वो यही समझे कि मैं आज पार्लियामेंट हाउस के बागों में सैर करने आ गया हूं। जब हल्का हल्का उजाला रात के अंधेरे की चादर से झांकने लगा तो मैंने लोधी रोड की जानिब से एक छोटे कद के गोल मटोल आदमी को बाग में दाखिल होते देखा। उसने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था। जिस रविश पर ये नौवारिद सैर कर रहा था, मैं उसकी मुतवाज़ी रविश पर जॉगिंग करने लगा। हमारे दरमियान काफी फासला था। मैंने उस आदमी को पहचान लिया। यही मेरा टारगेट इंटेलिजेंस चीफ टंडन था। मैं उस पर निगाह रखे हुए था। वो छड़ी हाथ में लिए सैर करता उस तरफ चला गया जहां आम के दरख्तों का जखीरा था। वहां से वो पार्क की तरफ मुड़ गया। अब उसने ग्राउंड में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर बज़ाहिर योगा की मशकें करने लगा। असल में मैं मिस्टर टंडन को देख रहा था कि वो वहां से किस तरफ जाता है। पार्क की छोटी ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने के बाद टंडन जिस रास्ते में बाग में दाखिल हुआ, उसी रास्ते से वापस लोधी रोड की तरफ चला गया। उस पर हमला करने के लिए मैंने दरख्तों को चुन लिया था। सिर्फ वही एक मकाम था कि जहां से मैं उस पर हमलावर हो सकता था। मैं उसके सामने नहीं आना चाहता था। मुझे खतरा था कि अगर मेरी किसी गलती की वजह से मिस्टर टंडन हलाक होने से बच गया या उसके शोर मचाने पर लोग वहां आ गए तो फिर मेरा बचना मुहाल था। मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार कर ली और थोड़ी देर तक योगा की वर्जिश करने के बाद मैं बाग से निकलकर गाड़ी में बैठा और अपने मोती नगर वाले बंगले की तरफ चल दिया। बड़ी सड़क पर आकर मैंने शीशे से पीछे देखा। कुछ फासले पर मेरी निगरानी करने वाला जासूस स्कूटर पर सवार चला रहा था। सबसे पहले मुझे इस कमबख्त से पीछा छुड़ाना था। ये भूत की तरह मेरे पीछे लग गया था। इसके होते हुए मैं मिस्टर टंडन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे पास सिवाय एक चाकू के और कुछ नहीं था। चाकू मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि खून के धब्बे और ऐन मौके पर जासूस की चीखें मेरे लिए मसाइल खड़े कर सकती थी। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं एक ही झटके से यानी कमांडो के मखसूस तरीके से उसे हलाक करूं। अब ये सवाल था कि इस जासूस को कैसे धोखा दिया जाए। इसका काम तमाम करने के लिए भी सुबह का वक्त ही मौजूद था। काफी सोच विचार के बाद आखिर मेरे दिमाग में एक स्कीम आ गई। इतना मुझे मालूम था कि वो रात को मेरे पीछे होता है। उसकी ड्यूटी रात को मेरे साथ होती है। दूसरा सुराग रसां अगले दिन 8 बजे अपनी ड्यूटी संभालता है। मुझे ये भी मालूम था कि अगर मैं रात के 1 बजे भी अपने घर से निकलूंगा तो ये भूत की तरह मेरे पीछे लग जाएगा। मैं जहां चाहूंगा वो मेरा ताक़ुब करता वहीं पहुंच जाएगा। मैं उसे शहर की गुंजान आबादी से दूर ले जाकर उसका काम तमाम करना चाहता था। उसके लिए मैंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। मैं उसे पार्लियामेंट हाउस वाले पार्क और बागात से ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उससे निजात हासिल करने के बाद मुझे मिस्टर टंडन पर हमला करना था। अगर मैं अपने पीछे लगे सुराग रसां को खत्म कर देता हूँ और मिस्टर टंडन को हलाक करने में कामयाब नहीं होता तो मैं किसी मुसीबत में फंस सकता था। चुनाचे जरूरी था कि दोनों दुश्मन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसी रात मौत की नींद सुला दिए जाएं। ये काम दिन का उजाला फैलने से पहले पहले होना चाहिए था। मैंने रात 1 बजे का अलार्म लगाया और 8 बजे ही खाना खाकर सो गया। नौकरानी और खानसामा को मैंने सरे शाम ही छुट्टी दे दी। मैं अपनी मोती नगर वाली कोठी में अकेला था। अलार्म ने रात के 1 बजे मुझे जगा दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, जानबूझकर ड्राइंग रूम की बत्ती रोशन कर दी ताकि वो सुराग रसां जो मेरी निगरानी कर रहा है होशियार हो जाए। वो ये समझे कि मैं किसी खुफिया मुहिम पर निकलने वाला हूँ या मुझे कोई एजेंट मिलने आ रहा है। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू भी जेब में रख लिया। सबसे पहले स्याह रंग के पतले दस्ताने हाथों पर चढ़ाए, गहरे रंग की बनियान के साथ नीले रंग की पतलून और रबड़ के सोल वाले जूते पहने। ड्राइंग रूम की बत्ती बुझाई और कोठी के गैराज की तरफ चला। वह इस तरह खांसते हुए चल रहा था कि अगर सुराग रसां ने मुझे नहीं देखा तो मेरी आवाज सुनकर मेरा ताक़ुब करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने गाड़ी निकाली और लोधी रोड की तरफ रवाना हो गया। आधी रात गुजर चुकी थी। सड़कें सुनसान पड़ी थी। सड़कों पर कहीं कहीं अंधेरा था और कहीं रोशनी। कोठियों और बंगलों के बरामदों में भी रोशनी हो रही थी। मैं बार बार गाड़ी के शीशे को देखता। अभी तक मेरे पीछे कोई सुराग रसां नहीं आया था। मैं परेशान हो गया। अगर वो मेरे ताक़ुब में ना आया तो मुझे अपनी मुहिम को मुलतवी करना होगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार मध्यम रखी थी। संसद मार्ग का मोड़ घूमते हुए मैंने पीछे निगाह डाली तो मुझे कुछ फासले पर सड़क के खंभे की रोशनी में एक स्कूटर सवार आता दिखाई दिया। स्कूटर की रोशनी बुझी हुई थी। ये मेरा सुराग रसां ही था। वो कुछ फासला रख कर मेरा ताक़ुब कर रहा था। मैं संसद मार्ग पर से गुजर गया। अब मैं हुमायूं के मकबरे को जाने वाली सड़क पर आ गया। इस सुराग रसां के क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार के लिए मैंने हुमायूं के मकबरे को मुंतखब किया था। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज न की।
सामने लगे आईने में से मैं हर मोड़ काटते सुराग रसां को देखकर अपनी तसल्ली कर लेता। वो स्कूटर पर बराबर मेरे पीछे चला रहा था। हुमायूं का मकबरा वहां से काफी दूर था। रात खामोश और तारीख थी। बड़ी सड़क पर मरकरी लाइट्स लगी थी। जहां रोशनी थी मैं गुजरता चला गया। सीआईडी वाला मेरा ताकुब कर रहा था। सड़क सीधी थी। अकब में वो कुछ फासले पर स्कूटर पर बैठा नजर आया। वो सड़क के किनारे किनारे चला रहा था। हुमायूं के मकबरे की कदीम इमारत आ गई। ये वो अजीमुशान तारीखी इमारत थी जहां हिंदुस्तान के आखिरी फरमारवा बहादुर शाह जफर ने पनाह ली थी। मकबरे की बुलंद कामत पुरशको इमारत सितारों की रोशनी में भूतों का मस्कन लग रही थी। उसके सामने वाले पार्क में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। अकबी हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। मैंने गाड़ी पार्क की कुशादा जगह पर एक तरफ खड़ी कर दी। दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और कस्तन अपने अंदाज को पुरस्कार बनाता हुआ मकबरे की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ फासले पर स्कूटर के इंजन के बंद होने की आवाज सुनाई दी। मकबरे में ऐसी ऐसी भूल भुलैयां थी कि वहां बड़ी आसानी से एक आदमी को ठिकाने लगाया जा सकता था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त मकबरे का चौकीदार भी कहीं लंबी तान कर सो रहा था। मैं बाग की संगीन रविश पर से होता हुआ कुशादा चबूतरे पर से गुजरकर मकबरे के ठंडे और अजीमुशान हॉल में दाखिल हो गया। हॉल में दाखिल होते ही मैं बिजली की तेजी के साथ बाएं तरफ को एक मेहराब की आड़ में हो गया और पीछे उस रविश की तरफ देखने लगा जहां से गुजर कर आया था। मुझे यकीन था कि सीआईडी वाला सुराग रसां मेरे पीछे जरूर आएगा, मगर पार्क की रविश सितारों की रोशनी में वीरान थी। कहीं ये शख्स वहीं मकबरे के बड़े दरवाजे के पास रुककर मेरी वापसी का इंतजार तो नहीं कर रहा। ये बात मेरे लिए सख्त नुकसानदेह थी। मैं उसे मकबरे की तरफ लाना चाहता था। मैं हुमायूं के मकबरे के करीब तेज तेज कदमों से चलता अकबी दरवाजे से निकलकर मकबरे के पिछवाड़े आकर एक सुतून के पीछे छुपकर बैठ गया। उधर भी छोटा सा पार्क था जो तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर एक खंबे पर मरकरी लाइट्स रोशन थीं। इस रोशनी को दरख्तों ने रोक रखा था। सीआईडी वाला उधर भी नहीं आया था। अब मुझे हर हालत में उसे ठिकाने लगाना था। अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहता हूं तो कुदरती तौर पर वो सुबह मिस्टर टंडन को रिपोर्ट दे देगा कि मैं आधी रात को हुमायूं के मकबरे में गया था। ये बात मेरे लिए मजीद परेशानियां पैदा कर सकती थी। मैं ऐसी उधेड़बुन में था कि मुझे नीम रोशनी में एक इंसानी साया होज वाली रविश के दरख्तों में आगे बढ़ता दिखाई दिया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो मकबरे के अकबी दरवाजे की तरफ फूंक फूंक कर कदम रखता बढ़ रहा था। जब वो चबूतरे के निचले हिस्से में आया तो मैंने उसे पहचान लिया। वो सीआईडी वाला ही था। 2 कदम चलने के बाद वो रुक कर बैठ गया और दाएं बाएं देखने के बाद फिर चलने लगता। मेरा शिकार जाल में फंसने के लिए चला रहा था। मैं घुटनों के बल चलता मकबरे के तीसरे मेहराबी दरवाजे वाले सुतून के पीछे चला गया। मैं इस हकीकत से भी बाखबर था कि इस सुराग रसां के पास पिस्तौल जरूर होगा। मैं सोचने लगा कि ये शख्स मकबरे के अंदर आकर क्या करेगा। जाहिर है उसे मेरी तलाश है और वो छुपकर मेरी सरगर्मियों को नोट करना चाहता है। करीने तयास यही था कि वो मकबरे में हॉल में दाखिल होते ही किसी सुतून या कब्र की ओट में छुप जाएगा। मेरे सामने बाएं जानिब सिर्फ 2 मेहराबी दरवाजों के सुतून थे। हुमायूं की कब्र दरमियान में थी जहां अब मैं अगर जाता हूं तो देखा जा सकता था। मैंने वहीं रुके रहना मुनासिब समझा और बैठ गया। मकबरे में अंधेरा था। सिर्फ सायों और खाकों की शक्ल में कब्र और सुराग रसां दिखाई दे रहा था। सुराग रसां सतून के पीछे छुपा मुझे नजर आ रहा था क्योंकि उसका एक पहलू मेरी तरफ था और उसके और मेरे दरमियान 2 सुतूनों का फासला था। मैं उस पर हमला करने का कोई मौसर और कारगर तरीका सोच रहा था कि मेरा टारगेट अपनी जगह से हिला। सुराग रसां सुतून से हटकर आगे कब्र की तरफ जा रहा था। वो झुका झुका चल रहा था। वो मेरी खोज में था और पता करना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं बेआवाज कदम उठाता दूसरे और फिर तीसरे सुतून के अकब में आ गया। खुदा जाने उसे कैसे मेरी आहट महसूस हो गई थी। हालांकि मेरे जूते रबड़ के थे। उसने तेजी से पलट कर देखा। मैं सुतून के पीछे छुप गया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसके दिल में क्या है। वो जल्दी से अकबी मेहराबी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। 3 सेकंड के बाद उसे मेरे सुतून के करीब से गुजरना था। जो ही वो मेरे सुतून के करीब से निकला मैंने उस पर छलांग लगा दी। इस छलांग के 3 एक्शन थे। छलांग लगाना, दुश्मन को दबोचना और उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में लेकर जोर से झटका देना। ये कमांडो एक्शन था और इस खतरनाक एक्शन से किसी सुराग रसां का बच निकलना नामुमकिन था। वो मेरे साथ ही संगमरमर के फर्श पर गिरा। मैंने पहले ही से एहतमाम कर लिया था कि उसकी आवाज न निकले। उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी और मैं उसे यक के बाद दीगरे 3 जबरदस्त झटके दे चुका था। मेरा हमला इस कदर अचानक और जोरदार था कि उसे संभलने का मौका ही न मिल सका। जब मुझे यकीन हो गया कि दुश्मन के सांस की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला खत्म हो चुका है तो मैंने आहिस्ता से अपना बाजू उसकी गर्दन से निकाल लिया। वो एक तरफ को लुढ़क गया। मैंने उसके दिल पर हाथ रखा। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। गर्दन
गर्दन एक तरफ को ढलक चुकी थी। मैं सुराग रसां की लाश को घसीटकर एक सुतून के पीछे ले गया, जहां एक बार फिर उसकी चेकिंग की। वो मर चुका था। मैंने लाश को वहीं पड़े रहने दिया और झाड़ियों और दरख्तों की ओट लेता पीछे से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मकबरे के पार्किंग पैलेस से बाहर आकर उसे पूरी रफ्तार से चलाता हुआ बड़ी सड़क पर ले आया, जहां मैंने गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता कर दिया, दस्ताने उतार कर जेब में रख लिए। अब मेरा टारगेट दुश्मन नंबर 1 मिस्टर टंडन था, मगर अभी सुबह की सैर का वक्त नहीं हुआ था। मुझे ये वक्त किसी ऐसी जगह गुजारना था जहां मुझ पर किसी की नजर न पड़ सके, और ये जगह सिवाय नई दिल्ली की कुशादा सड़कों के और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं इन सड़कों पर कब तक गाड़ी चलाता? मैंने गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की तरफ कर दिया। एयरपोर्ट वहां से काफी दूर था। दूसरे, वहां मुझसे पुलिस का कोई आदमी पूछगिछ नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट पर तो सारी रात ट्रैफिक जारी रहती है। ताहम मैंने एयरपोर्ट पर एक वीरान सी जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी और खुद बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गया। गाड़ी वहां से मेरी निगाह में थी, मगर कोई मुझे नहीं दिख सकता था। ठीक 4 बजे मैं गाड़ी लेकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद सैर का वक्त शुरू होने वाला था। गर्मियों में 4 साढ़े 4 बजे ही पॉपहट पड़ती है और सैर करने वाले घर से निकल आते हैं। पार्लियामेंट हाउस वाले पार्क और बाग की एक एक जगह मेरी निगाहों में थी। मैंने एक वीरान से मकाम पर दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। 4:30 का वक्त हो गया था। आसमान पर मशरिक की तरफ हल्की हल्की नीली रोशनी फूटने लगी थी। पार्क में मुझे 2 आदमियों के सैर करते हयूले दिखाई भी दिए थे। मैं गाड़ी से निकलकर पार्क के बाजू में आम के उन दरख्तों के पीछे एक जगह बैठ गया, जहां से मिस्टर टंडन को सैर करते हुए गुजरना था। जहां से मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के उस नाके पर भी नजर रखे हुए था, जहां से मिस्टर टंडन को पार्क में दाखिल होना था। रात के अंधेरे में पिछले पहर की नीलाहट नमूदार होने लगी थी। अंधेरे की धुंध आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी। पार्क में अब लोग सैर करने निकल आए थे। मिस्टर टंडन के आने का भी वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मैं यूं आलती पालती मारकर बैठ गया, जैसे योगा की वर्जिश कर रहा हूँ। जू जू वक्त गुजर रहा था और सुबह हो रही थी, मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। खुदा जाने क्या बात हुई थी कि मिस्टर टंडन अभी तक पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले रास्ते से पार्क में दाखिल नहीं हुआ था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। जब दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया और लोगों की भी आमदोरफ्त ज्यादा हो गई, तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब मेरी वहां मौजूदगी खतरे का बायस थी। मैं लंबे लंबे डग भरता गाड़ी की तरफ आया और फिर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। मुझे अपने पीछे लगाए गए सुराग रसां की मौत का अफसोस था। बेचारा खामखा मारा गया, लेकिन इस काम में तो ऐसा होता ही है। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे जिंदा न छोड़ता। मुझे अपने पीछे लगाए गए सुराग रसां की मौत का अफसोस था। बेचारा खामखा मारा गया, लेकिन इस काम में तो ऐसा होता ही है। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे जिंदा न छोड़ता। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि अब किसी दूसरे सुराग रसां को मेरे पीछे लग जाना था, और फिर नए सिरे से मुझे पहले उसे मौत के घाट उतारना पड़ता। अपने बंगले पर आकर मैंने शेव बनाई, गुस्ल किया और अखबार लॉन में से उठाकर पढ़ने लगा। इतने में खानसामा भी आ गया। मैं धोती और बनियान में आराम से कुर्सी पर यूं टांगे पसारे बैठा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूं। खानसामा ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैं आकर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। मेरा जहन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मिस्टर टंडन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सुबह की सैर के वक्त उसे हलाक करने का मंसूबा मैंने तर्क कर दिया था, क्योंकि इसमें एक और सुराग रसां की जान जाती थी, जो अब इतना आसान काम नहीं था। कुदरती तौर पर एक सुराग रसां की मौत के बाद दूसरे सुराग रसां की कड़ी हिफाजत की जाएगी, और अगर मैं उसे अपने पीछे लगाता हूँ तो मुझे शनाख्त किया जा सकता था। मैंने मिस्टर टंडन को ठिकाने लगाने के दूसरे मंसूबों पर गौर करना शुरू कर दिया, मगर मेरा जहन थक चुका था। रात 1 बजे का उठा हुआ था, नींद आ रही थी, मगर मैं आज किसी हालत में भी दफ्तर लेट नहीं जा सकता था। ठीक वक्त पर मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। मकबरा हुमायूं वाली लाश के बारे में मिस्टर टंडन को खबर मिल चुकी थी, मगर उसने फोन पर मुझसे कोई बात न की। उस रोज उसने मुझे फोन ही न किया। सेक्रेटरी इंटेलिजेंस मिस्टर तिवाड़ी ने भी अपने एक आदमी के कत्ल की कोई बात न की। मैं समझ गया कि मिस्टर तिवाड़ी यकीनन मिस्टर टंडन के साथ हैं, और मेरी मुश्तबा शख्सियत के सिलसिले में टंडन ने उसे भी एतमाद में ले रखा है। अगले रोज अखबारात में भी हुमायूं के मकबरे में लाश पाए जाने की कोई खबर न आई। महकमे ने इस खबर को खुफिया रखा था। मैं मामूल के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देता रहा। 2 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन दोपहर के बाद मिस्टर टंडन ने मुझे फोन किया और कहा, कैप्टन, तुम्हें एक शुभ खबर सुनानी है, मिठाई तैयार रखो। मैं ठिठक सा गया। मिस्टर टंडन बड़ा खुश था। जी, मुझे कौन सी खुशखबरी सुनाने वाला है? मैंने आवाज में खुशी का तासुर पैदा करते हुए कहा, सर, ऐसी कौन सी शुभ खबर है? मिठाई तो वैसे भी मुझे आपके चरणों में भेंट कर खुशी होगी। उसने बताया कि मेरी तरक्की हो गई है। मिस्टर बासु को तरक्की देकर बंगाल भेजा जा रहा है, और मैं उसकी जगह सेक्रेटरी नंबर 1 की असामी पर फाइज हो रहा हूँ। यकीनन ये मेरे लिए एक ट्रैप था। मिस्टर टंडन कौन सी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए था, इस सिलसिले में मुझे कुछ इल्म नहीं था।
अगले रोज दफ्तर में मुझे सबने बधाई दी। मुझे पार्टी देनी पड़ी। दफ्तर के सभी लोग मौजूद थे। मिस्टर टंडन कह रहे थे, कैप्टन मेहता, तुम नौजवान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। सुजाता भी मेरी तरक्की का सुनकर बड़ी खुश हुई। बहन कृष्णा कुमारी भी अपने खामद के साथ मिठाई लेकर मुझे मुबारकबाद देने आई। नागपुर वाली बहन का भी मुबारकबादी का तार आया। सुजाता के माता पिता ने भी इस खुशी में अपने घर पर मेरी दावत की। वहां मेरी बहन कृष्णा कुमारी भी मौजूद थी। कृष्णा कुमारी ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया कि अब मुझे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। सुजाता के माता पिता भी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते थे। और फिर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हो। फिर भैया तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा था, अगर उनमें से किसी को मालूम हो जाता तो वहां कयामत आ जाती। मैंने कृष्णा से कहा कि अभी नई ड्यूटी संभाली है, अगले बरस सोचूंगा ब्याह के बारे में। उसने सुजाता की माँ से कह दिया कि मैं अगले बरस सुजाता से शादी करने पर रजामंद हो गया हूँ। मैं खामोश रहा। एक बरस में बहुत कुछ हो सकता था। सुजाता भी बड़ी खुश हुई। मेरे सेक्रेटरी बन जाने से अब दिन में एक बार मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस के सेक्रेटेरिएट में मिस्टर टंडन के पास जाना पड़ता था, जहां दफ्तरी उमूर पर रोज के रोज उनसे बातचीत होती थी। हो सकता है मुझे सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की देने की एक वजह यह भी हो कि मिस्टर टंडन मुझे अपनी निगाह में रखना चाहता था। मैंने अपने फराइज जिम्मेदारी से अदा करने शुरू कर दिए। इस दौरान मेरे एजेंट ने, जो जरूर दिल्ली में मौजूद था, मुझसे किसी किस्म का राब्ता पैदा करने की कोशिश न की। ये बात मेरे लिए हैरानी का बायस भी थी। जाहिर है भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों पर काम जोरों शोर से जारी था और उसे रोकने की अशद जरूरत थी। मैं इस ख्याल से लाल किले की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि ये तयशुदा अमर था कि मेरी निगरानी बराबर की जा रही थी। मैंने कुछ पुरस्कार आदमियों को अपने पीछे मंडलाते देखा भी था। ये शक्लें बदलती रहती थीं। इन हालात के पेश नजर मेरा लाल किले की तरफ जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। बल्कि मैंने तो ये सोच रखा था कि अगर किसी जगह अपने आदमी ने मुझसे राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ बिछाया गया जाल भी हो सकता था। बरसात का मौसम आ गया। दिल्ली के आसमान पर दूसरे तीसरे रोज काली काली घटाएं उमड़ आती और बारिश होती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन बारिश नहीं हो रही थी, मगर आसमान पर बादल छा रहे थे। मैं सिगरेटों का डिब्बा खरीदने के लिए एक स्टोर में दाखिल हुआ तो एक आदमी तेजी से मेरे करीब से होकर निकल गया। वो स्टोर के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जिधर चीनी के बर्तनों का सामान सजा हुआ था। मुझे उस आदमी पर कुछ गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी कोहनी मुझे लगी थी। कैसे बदतमीज लोग होते हैं कि चलना भी नहीं आता। मैं सिगरेट खरीदने लगा तो एकदम से ख्याल आया, कहीं ये अपना एजेंट तो नहीं। नए एजेंट के बारे में बेहद मोहतात हो गया। इस बात का शदीद इम्कान और खतरा था कि मिस्टर टंडन किसी अपने आदमी को मेरा एजेंट बनाकर मेरे पास भेज दे। अगरचे कोर्ट का लफ्ज मेरे एजेंट के सिवा और किसी को मालूम नहीं हो सकता था, उसके बावजूद मैं बेहद मोहतात हो गया था। मेरी नजरें अपने आप चीनी के बर्तनों वाले हिस्से पर उठ गईं। जो आदमी मुझे कोहनी मार कर मेरे करीब से निकल गया था, वो लंबी मेज के पास मेरी तरफ मुंह किए खड़ा चाय की एक कीमती सेट को देख रहा था। हमारी आंखें चार हुई तो वो जरा सा मुस्कुराया और चाय की एक खूबसूरत चैनक की तरफ उंगली से इशारा किया। मैं उथेड़ बुन में पड़ गया। ये एजेंट भी हो सकता था और टंडन का भेजा हुआ आदमी भी। उसने चाय की चैनक में मेरे नाम कोई पैगाम रख दिया था, मगर जरूरी था कि उसकी जबान से मैं कोई लफ्ज सुनूं। उसको सुने बगैर मैं चाय की चैनक को हाथ नहीं लगा सकता था। सिगरेट का बंडल वहीं काउंटर पर रखवा कर मैं शेविंग क्रीम खरीदने स्टोर के अकबी हिस्से में चला गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे शेल्फ लगे थे जिनमें किस्म किस्म का सामान रखा हुआ था। मैं अपने लिए कीमती ट्यूब तलाश कर रहा था कि वही आदमी जो ठंडे सूट में मलबूस था और अच्छा खासा मुदब्बर दिखाई दे रहा था, मेरे करीब आकर शेल्फ में साबुन पसंद करने लगा। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अब उसने अपना कोड लफ्ज बोल दिया। ये कोड लफ्ज खास हमारा कोड था और अपने आदमी के सिवा दूसरे किसी को इसका इल्म नहीं हो सकता था। कमांडो और जासूसी की मुहिमों में कोड लफ्ज इसमें आजम का दर्जा रखता है और उसकी बेहद हिफाजत की जाती है, क्योंकि इसी कलीद की मदद से दुश्मन के मुल्क में अपने आदमी को पहचाना जा सकता है। लेकिन मैं अब भी उसे अपना कोड लफ्ज बताते हुए घबरा रहा था, मगर मुझे बताना ही पड़ा। उस आदमी ने साबुन की टिक्किया को सूंघते हुए कहा, अच्छा साबुन है, मगर साहब आजकल बाजार में नकली माल बहुत आ गया है। फिर नीचे शेल्फ में देखते हुए बोला, नीले फूलों वाली चैनक में तुम्हारा नाम पैगाम है। इतना कहकर वो तेज तेज कदम उठाता स्टोर के काउंटर की तरफ चल दिया। मुझे उस आदमी की मौजूदगी का भी एहसास था जो मिस्टर टंडन के इशारे से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं उस लंबी मेज के करीब आ गया जहाँ चीनी के डिनर सेट, चाय सेट और दूसरा सामान फरोख्त के लिए पड़ा था। 2-3 औरतें एक डिनर सेट की प्लेटें देख रही थी। वह नीली फूलदार चैनक मेरे दाएं जानिब रखी थी, जिसमें हमारे एजेंट ने मेरे नाम कोई पैगाम डाल रखा था। अगर इस शरीफ आदमी को मालूम होता कि महकमे की जानिब से निगरानी की जा रही है, तो ऐन मुमकिन था कि वो ये जरूरी पैगाम चाय की चैनक में न डालता,
मगर वो ये काम कर चुका था। अब इस पैगाम को चैनक में से निकालना था। मैंने चैनक के एक कप को उठाकर जरा ऊपर करके देखा। तासुर ये दिया कि मैं रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हकीकत में मैं स्टोर में लोगों का जायजा लेते हुए अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त करना चाहता था। मुसीबत ये थी कि हर दूसरे तीसरे रोज मेरा सुराग रसां बदल जाता था। 2 रोज मैं एक चेहरे को अपने आसपास मंडलाते देखता और तीसरे रोज वो गायब हो जाता। उसके बाद एक और अजनबी आ जाता। मुझे वो खास चेहरा स्टोर में नजर न आया। मैं नीले फूलों वाली चैनक के करीब आ गया, फिर उसे उठाकर उसका ढकना उठाकर देखा। उसके अंदर तह किए हुए नीले कागज का चौकोर टुकड़ा पड़ा था। इस किस्म के अहम पैगाम की तरसील के लिए मुझे ये जगह हरगिज पसंद न आई। फिर ये सोचकर खामोश रहा कि अपने एजेंट को इल्म नहीं है कि मेरी निगरानी हो रही है। मैंने चाय की चैनक का छोटा सा ढकना जानबूझकर नीचे कालीन पर गिरा दिया। उसके साथ ही मैं मेज के नीचे झुक गया। चाय की चैनक में तह किया हुआ नीला कागज निकाल कर अपने बूट के अंदर छुपा दिया। इस मकसद के लिए मैं चैनक को नीचे झुकते हुए साथ ही ले आया था। इस काम में मुझे बमुश्किल 3 सेकंड लगे होंगे। चैनक को वापस मेज पर रख कर उसके ऊपर ढकना लगाया, फिर उसके करीब ही पड़े हुए एक शीशे के एस्ट्रे को खरीदने की गरज से उठा लिया। मेरे लिए अब वहाँ कोई चीज खरीदना जरूरी हो गया था। शीशे का एस्ट्रे खरीदने के बाद मैं स्टोर से बाहर निकल आया। अपना सूट पोश एजेंट अब मुझे कहीं नजर न आया। गाड़ी में बैठकर मैं वापस अपने मोती नगर वाले बंगले पर आ गया। लगता था कि अपना एजेंट मेरी तलाश में था। अगर मैं उस रोज स्टोर पर न जाता तो एजेंट मुझे किसी दूसरी जगह जरूर मिलता। घर आते ही मैं बाथरूम में घुस गया। जूते में छुपाया हुआ नीला कागज निकाल कर खोला। मरमूज अल्फाज में कागज पर लफ्जों की शक्ल में पूरी 14 सतरें थी। ये एक ऐसी मरबूज जबान थी जिसको खोलने के लिए कम से कम 10-15 मिनट की मेहनत करनी पड़ती। मैंने कागज तय करके जेब में रख लिया। बाहर निकल कर बेडरूम में आ गया। कपड़े तब्दील किए। नौकरानी किचन में खानसामा के साथ खाना तैयार कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, मुझे परेशान न किया जाए। टेलीफोन आए तो कह देना कि मैं सो रहा हूँ। बेडरूम में आकर मैंने दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर लिया। कॉपी और पेंसिल लेकर पलंग पर बैठ गया। नीला कागज निकाल कर सामने रखा और मरमूज जबान के लफ्जों को खोलकर उसे तहरीर की शक्ल में लाना शुरू कर दिया। इस काम में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। जब मैं कोर्ट की तहरीर को उर्दू में मुंतकिल कर चुका तो सबसे पहला काम ये किया कि नीले कागज को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे करके बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। बाथरूम में ही जाकर मरमूज खुफिया पैगाम पढ़ने लगा। ये पैगाम ऐसा था: जो कुछ हो गया है हमें मालूम है। 15 अगस्त की शाम के 6 बजे एतमादुद्दौला पार्क में नीली कमीज वाला हमारा आदमी तुम्हें एक पैकेट देगा। उसमें तुम्हारे लिए कारामद चीजें होंगी, नई हिदायत भी होंगी। न्यूक्लियाई हथियारों का काम अब बम्बई के साहिल पर एक ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया है। बम्बई के अंधेरी स्टेशन पर हमारा एक साथी तुम्हें मिलेगा। बाकी हिदायत पैकेट में होगी। इस नए मिशन को तुम्हें हर हाल में कामयाबी से मुकम्मल करना होगा। मैंने 15 अगस्त शाम 6 बजे और एतमादुद्दौला पार्क को जहन में बिठा लिया। तर्जुमा किए हुए कागज को पुर्जे पुर्जे किया, उसे बाथरूम के फ्लश में बहाया और पलंग पर आकर लेट गया। उस रोज अगस्त की 12 तारीख थी। 15 अगस्त में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। इसका मतलब यह था कि मुझे अब बम्बई के साहिल पर कमांडो अटैक करना होगा। मेरे साथ एक आदमी भी होगा जो मुझे बम्बई के अंधेरी स्टेशन पर मिलने वाला था। अब सवाल यह था कि मैं दफ्तर से छुट्टी लेता हूँ तो यकीनी बात थी कि मिस्टर टंडन की तरफ से मामूर किया हुआ आदमी मेरा ताक़ुब करता मेरे साथ जाएगा। उसका मेरा पीछा करना मेरे मिशन की और खुद मेरी तबाही का बायस बन सकता था। अगर मैं किसी बहाने छुट्टी लेकर अकेला जाता हूँ तो मिस्टर टंडन के दिल में कई नए शुबहात पैदा हो सकते थे और मुमकिन था कि वो मेरे पीछे लगाए गए आदमियों की तादाद में इजाफा कर दें। अगर मैं सुजाता को साथ लेकर जाता हूँ तो मामले की संगीनी काफी हद तक दूर हो सकती थी और ऐन मुमकिन था कि टंडन सिर्फ एक आदमी को ही मेरे पीछे लगाने पर इक्तिफा न करे। मैं उन्हें यह भी नहीं बताना चाहता था कि मैं बम्बई की तरफ जा रहा हूँ। मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। 2 दिन उसी पर गौर फिक्र करता रहा। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। ये जो मेरे पीछे CID का आदमी लग गया था उसने मुझे सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। 15 तारीख को एतमादुद्दौला पार्क में जाते हुए भी उस आदमी की मौजूदगी लाजमी थी, लेकिन मैंने 15 अगस्त को अपने पीछे लगे हुए आदमी को चकमा देने का फैसला कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि वो आदमी मेरा पीछा करते हुए एतमादुद्दौला पार्क तक आए, जहां मुझे अपने खुसूसी एजेंट से एक खुफिया और इंतहाई जरूरी पैकेट वसूल करना था। 15 अगस्त को भारत अपना यौम आज़ादी मनाता है, इसलिए उस दिन पूरे भारत में आम तातील होती है। मैं घर में बैठा अपनी नई स्कीम पर गौर कर रहा था। मैं इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर सकता था कि इंटेलिजेंस चीफ को 99% यकीन होगा कि हुमायूं के मकबरे वाला कत्ल मैंने ही किया है।
इस एतबार से अब जो आदमी मेरी निगरानी पर लगाया गया था वो हर किस्म के इस्तहे से लेस होगा और उसे इतनी आसानी से मैं अपने रास्ते से नहीं हटा सकूंगा। यही वजह थी कि मैं उसे अपने रास्ते से हटाने की बजाय चकमा देने का प्रोग्राम बना चुका था। मैं अपने दिल में एतमादुद्दौला पार्क के करीब जो सिनेमा हाउस था उसका तस्वुर जमा रहा था। ये सिनेमा हाउस मेरा देखा भाला था। सबसे बड़ी उम्मीद अफसा बात यह थी कि इस सिनेमा हाउस का एक ऐसा अकबी दरवाजा भी था जो सिनेमा हॉल के अंदर ही से सिनेमा के एक गोदाम में खुलता था। इस गोदाम में सिनेमा के पेंटर ने अपना स्टूडियो बना रखा था जहां वो मचान बना कर बड़े बड़े बोर्डों पर तस्वीरें बनाता था। सिनेमा के उधेड़ उम्र पेंटर का नाम गिरतारा था। मैं उसे यूं जानता था जब मुझे उसके बनाए हुए बोर्ड्स पसंद थे और जब कभी सुजाता के साथ सिनेमा देखने जाता तो उससे मुलाकात हो जाती। मैं उसकी बनाई हुई फिल्म एक्ट्रेसों की बड़ी बड़ी तस्वीरों की जरूर तारीफ करता। मैंने उसी सिनेमा हाउस को चुन लिया था। यही वो करीबी जगह थी जहां से मैं अपने पीछे लगे हुए CID के आदमी को चकमा दे सकता था। चुनाचे 15 तारीख वाले दिन मैंने सिनेमा हाउस में दोपहर का शो देखने का प्रोग्राम बनाया। उस रोज जुमेरात का दिन था और दफ्तर में छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। मैंने 3 बजे का अलार्म लगा दिया था। 3 बजे दोपहर को उठा, मुंह हाथ धोया, खानसामा और नौकरानी से कहा कि मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा। गाड़ी निकाली और सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गया। पहले रोज की तरह मैंने उस दिन भी बंगले से निकलने के थोड़ी ही देर बाद अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त कर लिया। हमारे लिए CID के आदमियों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। उनकी चाल ढाल और हरकत सकनात हमें फौरन बता देती हैं कि ये CID का आदमी है। चुनाचे उस आदमी को भी मैंने जल्द ही पहचान लिया। वो भी एक मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। एतमादुद्दौला पार्क के करीबी सिनेमा हाउस में कोई नई हिंदुस्तानी फिल्म चल रही थी। काफी रश था। मैंने गाड़ी पार्किंग की जगह पर खड़ी की और अपने जासूस की आंखों के सामने गैलरी का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया। गैलरी का टिकट मैंने इसलिए लिया था कि गैलरी की दीवार जहां शुरू होती थी वहां एक दरवाजा राहदारी में खुलता था। इस राहदारी में बाथरूम के साथ ही एक जीना नीचे करतारे पेंटर के गोदाम में जाता था और गोदाम का दरवाजा सिनेमा हाउस के पीछे छोटे से गंदे नाले पर खुलता था। इस गंदे नाले के पार एतमादुद्दौला का पार्क था। मैं गैलरी में उस नशिस्त पर बैठा जो गैलरी की दीवार के करीब थी। घड़ी मेरी कलाई पर बंधी थी जिसकी सुइयां अंधेरे में चमककर मुझे वक्त बता रही थी। 4 बजे फिल्म शुरू हुई। 5:15 बजे इंटरवल हुआ। मैं अपना आप अपने पीछे लगे हुए जासूस को दिखाने के लिए इंटरवल के वक्त गैलरी से उतरकर बाहर आ गया। अपनी गाड़ी के करीब खड़े होकर ठंडा मशरूब पिया और फिर सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया। फिल्म शुरू हो गई। हॉल में अंधेरा हो गया। मैं अपनी नशिस्त पर यूं दराज हो गया कि जैसे आराम कर रहा हूं। मकसद ये था कि जब मैं उठकर जाऊं तो दूर पीछे से देखने वालों को ये एहसास न हो कि मेरी नशिस्त खाली है। मेरा कयास था कि जासूस गैलरी के पीछे वाली किसी कतार में बैठा होगा। जब मेरी घड़ी ने ठीक 6:45 बजाए तो मैं आहिस्ता से उठकर गैलरी की दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस पर नीला पर्दा गिरा हुआ था। बाथरूम जाने के लिए लोग उसी दरवाजे से जाते थे। तो मैं आहिस्ता से उठकर गैलरी की दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस पर नीला पर्दा गिरा हुआ था। बाथरूम जाने के लिए लोग उसी दरवाजे से जाते थे। राहदारी में धीमा सा सुर्ख बल्ब जल रहा था। मैं लंबे लंबे डग भरता बाथरूम के अकबी जीने से उतरकर करतारे पेंटर के गोदाम में उतर आया। गोदाम में रंगू रोगन के डिब्बे और बड़े बड़े जेरे तकमील बोर्ड पड़े थे। करतारा और उसके शागिर्द वहां मौजूद नहीं थे। मैं चीजों के ऊपर से गुजरता गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अगरचे आसमान पर बादल थे मगर बरसात के दिनों में शाम 6 बजे भी काफी रोशनी होती है। छोटा गंदा नाला अबूर करके मैं एतमादुद्दौला पार्क में आ गया। एतमादुद्दौला का मकबरा पार्क के वस्त में बना हुआ था। पार्क में किस्म किस्म के दरख्तों की कतारें बनी थी। कतों में रंग बरंग के फूल खिल रहे थे। लोग सैर कर रहे थे। बच्चे भी एक तरफ गेंद से खेल रहे थे। मेरी निगाहें किसी नीली कमीज वाले आदमी को ढूंढ रही थी। आखिर मुझे एक बेंच पर नीली कमीज वाला आदमी नजर आ गया जो अखबार खोले बज़ाहिर बड़े इन्हमाक से मुताले में मसरूफ था। मैं उसके सामने से गुजरा तो उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जहमत न की। हकीकत ये थी कि उसने मुझे उसी वक्त देख लिया था जब मैं पार्क में दाखिल हुआ था। मैं पार्क के चबूतरे वाली सीढ़ियों से हटकर एक जगह घास पर बैठ गया। इतने में नीली कमीज, सांवले रंग और घुंघराले बालों वाले आदमी ने अखबार को अच्छी तरह से लपेट कर जेब में डाला।
हाथ पतलून की जेब में ही रखा और टहलता टहलता मेरे करीब से गुजरा। करीब से गुजरते हुए वो रुक कर यूं पीछे देखने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके साथ ही उसने कोड का नंबर आहिस्ता से बोला। कोड नंबर हमारा खुफिया नंबर ही था। अब मुझ पर वाजिब था कि मैं उसे अपना दूसरा खुफिया कोड नंबर बताऊं। चुनाचे मैंने उसे भी अपना कोड आहिस्ता से बोल दिया। वो कोई जवाब दिए बगैर आगे को चल दिया। कुछ फासले पर एक दरख्त के साथ लोहे की एक टोकरी बंधी हुई थी। उसमें लोग कागज धोने और आइसक्रीम के खाली डिब्बे डाल देते थे। मेरी कमीज वाला वहां जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने जेब से अखबार निकाल कर उसका गोला सा बनाया और रद्दी की टोकरी में डालकर दूसरी तरफ चलता हुआ पार्क से बाहर निकल गया। मेरे लिए उसने पैकेट रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लोग इधर उधर सैर कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श बात यह थी कि मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी की सूरत नजर नहीं आ रही थी। अब मुझे जल्दी से काम लेना था। मैं उठ खड़ा हुआ, जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया। पैकेट में अभी तक 3-4 सिगरेट बाकी थे, मगर मैंने उसे यूं हाथ में मरोड़ दिया जैसे खाली हो गया हो। फिर उसे रद्दी की टोकरी में डालने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ा। हाथ रद्दी की टोकरी में डालकर पैकेट अंदर फेंका और साथ ही अखबार के गोले में से छोटा सा पैकेट निकालकर अपनी हथेली में छुपा लिया। फिर मैंने हाथ को पतलून की जेब के अंदर कर लिया और पार्क में उस तरफ चलने लगा जिधर गंदे नाले का छोटा सा पुल था। मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से होता हुआ वापस सिनेमा हॉल में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो गई और सिनेमा हॉल में रोशनी हो गई। अगर मैं 5 मिनट देर कर देता तो मुझे सिनेमा हॉल में दाखिल होते आसानी से देखा जा सकता था। लोगों के हुजूम के साथ मैं भी पार्किंग लॉट में आ गया। कार निकाली और अपने बंगले की तरफ रवाना हो गया। 2-3 बाजार गुजरने के बाद मैंने शीशे में से पीछे देखा। वही सुर्ख मोटरसाइकिल वाला CID का आदमी मेरा पीछा कर रहा था। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। खदशा अगर था तो यही कि कहीं उसने मुझे पार्क में रद्दी की टोकरी में हाथ डालते न देख लिया हो। इस तरह वो समझ सकता था कि मैंने टोकरी में से कोई चीज उठाई है और रद्दी की टोकरी मेरा डेड ड्रॉप थी। इसका इलाज मैंने ये किया कि बंगले में आते ही जेब से पैकेट निकाल कर एक नजर देखा और फिर उसे टेप रिकॉर्डर के सेट को खोलकर उसके अंदर छुपाकर टेप रिकॉर्डर को दोबारा बंद कर दिया। अगर मेरा खदशा दुरुस्त था तो रात 12 बजे तक मेरे घर पर पुलिस का छापा पड़ सकता था। चुनाचे मैंने खाना खाया और बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया और मजे से सिगरेट पीने लगा। फिर जब रात हो गई तो ड्राइंग रूम में खिड़की के पास वाले सोफे पर इस तरह बैठ गया कि मेरी नजर बंगले के गेट पर थी। अगर पुलिस बंगले में दाखिल होती है तो मैं उसे देखकर टेप रिकॉर्डर में से पैकेट निकाल कर बाथरूम के फ्लश में उसे बहा सकता था। पैकेट का साइज साबुन की टिकिया जितना था। खानसामा मुझे खाना खिलाने के बाद चला गया। बर्तन वगैरह साफ करके नौकरानी भी कोई 9 बजे रात चली गई। मैं बंगले में अकेला रह गया। उसके बाद सुजाता का टेलीफोन आ गया। 15-20 मिनट वो मुझसे बातें करती रही। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़वाया। रात गहरी हो चुकी थी। ये वक्त खुफिया पैकेट खोलने के लिए बहुत मौजू था। बेडरूम के दरवाजे का बोल्ट मैंने पहले ही चढ़ा रखा था। कमरे में सिर्फ बेड लैंप रोशन था। ड्राइंग रूम का बड़ा दरवाजा भी अंदर से मुकफ्फल था। मैंने टेप रिकॉर्डर के पीछे से खुफिया पैकेट निकाला और पलंग पर बेड लैंप के करीब होकर बैठ गया। उस पैकेट में मेरे कयास के मुताबिक एक छोटा सा ट्रांसमीटर सेट था। उसके अलावा एक ब्राउन रंग का तह किया हुआ कागज था। उसे खोला तो वो मरमूज और नुक्तों की जबान में मेरे नाम एक इंतहाई पैगाम था। मैंने अपनी जबान में उसका तर्जमा किया तो वो ये था: 22 अगस्त की रात को 11 बजे बम्बई के लोकल स्टेशन अंधेरी पर हमारा आदमी तुम्हें मिलेगा। उसका सर मुंडा हुआ होगा। वो प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा नजर की ऐनक के शीशे बार बार साफ कर रहा होगा। उसके पास बैठ जाना, तुम कोई बात ना करना। वो बारिश की बात करते हुए अपना कोड लफ्ज बोलेगा। जवाब में तुम भी अपना कोड बोल देना। अगला प्रोग्राम वो तुम्हें खुद बताएगा। वो नए मिशन में तुम्हारा नया कमांडो साथी होगा। एक शख्स तुम्हारा पीछा करता रहता है, तुम उसकी फिक्र न करना, वो हमारी जद में है। मैंने खुफिया पैगाम के जरूरी नुक्ते जहन में अच्छी तरह बिठा लिए और दोनों कागजों को बाथरूम में जाकर जला दिया और उनकी राख फ्लश में बहा दी। अब मैंने ट्रांसमीटर का जायजा लिया। बेहद जदीद और ताकतवर ट्रांसमीटर था। मैं उस पर अपने बॉस से बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वैसे भी अब उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे मेरा नया मिशन सौंपा जा चुका था। अब मुझे जहां से छुट्टी लेकर बंबई पहुंचना था। ये काम बड़ा उलझा हुआ था। अगरचे बॉस ने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे ताकुब करने वाले से वो निमट लेंगे, उसके बावजूद मुझे मालूम था कि मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरी निगरानी कर रहा होगा और पीछे इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन को मेरी इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में इत्तलात बहम पहुंचाता रहेगा। अगर मैं धोखा देकर बंबई जाता हूं तो मेरा जासूस मेरा पोल खोल सकता था, लेकिन मैंने यही फैसला किया कि मैं दिल्ली से किसी दूसरे शहर को रवाना होऊंगा और वहां से रूपोश होकर बंबई चला जाऊंगा। इस बार बंबई के साहिल वाला भारतीय एटमी प्लांट साइरस मेरा टारगेट था और अगर मैं दफ्तर में बंबई का कहकर जाता हूं तो प्लांट को तबाह करने
करने में कामयाब भी हो जाता हूँ तो बिलाशुबा मिस्टर टंडन मुझे गिरफ्तार कर लेगा। इलावाजी एक CID वाला मुस्तकिल तौर पर मेरे पीछे लगा हुआ था। 22 अगस्त में ज्यादा दिन बाकी नहीं थे। मुझे उजरत से काम लेना था। मैंने जहन में एक मंसूबा बना लिया और उस पर फौरी तौर पर अमल शुरू कर दिया। एक रोज मैं दफ्तर में काम करते करते कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और ये जाहिर किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। दफ्तर में सभी घबरा गए। मैं फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। मेरी ECG की गई। मुझे तेज दवाइयां सुंघा कर होश में लाया गया। मैंने जानबूझकर अपने ऊपर नकाहत तारी कर रखी थी और बार बार सीने में दर्द की शिकायत करता रहा। सुजाता और उसके माता पिता और मेरी बहन कृष्णा कुमारी अस्पताल में मौजूद थी। ये सब बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि लगता है हल्का सा हार्ट अटैक हुआ है, इन्हें बेहद आराम की जरूरत है। जब मैंने तन्हाई में डॉक्टर से कहा कि मैं किसी पहाड़ पर कुछ रोज आराम करना चाहता हूँ तो उसने कहा ज्यादा बुलंदी पर जाने का मैं मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, आप अगर किसी कम बुलंदी वाले पहाड़ पर चंद रोज गुजारें तो आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अस्पताल के उस डॉक्टर की रिपोर्ट पर मैंने दफ्तर में 1 महीने की छुट्टी की दरखास्त दे दी। मुझे फौरन छुट्टी मिल गई। वैसे भी मेरी छुट्टी रहती थी। दफ्तर वालों से मैंने यही कहा कि शायद नैनीताल चला जाऊं। सुजाता से मशवरा किया तो उसने मुझे पालमपुर जाने को कहा। बज़ाहिर मुझे ऐसा कोई आदमी नजर न आया जो मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता था। टंडन ने मेरे ताकुब में अपना एक आदमी जरूर लगाया होगा और चूंकि वो मेरे लिए अजनबी था इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता था। अगर मैं पालमपुर से कोई दूसरी फ्लाइट लेकर बंबई या किसी दूसरे शहर को जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि मेरा जासूस पीछे मिस्टर टंडन को इत्तला कर देगा कि मैंने शहर तब्दील कर लिया है। मेरी निगरानी मजीद सख्त कर दी जाती। इसलिए यही सोचा कि पालमपुर में ही रहकर मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी से निजात हासिल करनी चाहिए। ये जो मेरी निगरानी शुरू हो गई थी इसने मुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया था। अगर मैं अपने जासूस को शनाख्त करके पालमपुर में ही मौत के घाट उतार देता हूँ तो जब मिस्टर टंडन को इस जासूस के पैगामात ना मिले तो वो समझ जाएगा कि मैंने उसे हलाक कर दिया है और वो फौरी तौर पर किसी दूसरे आदमी को मेरे पीछे लगा देगा। CID के आदमी तो हर शहर में मौजूद होते हैं। इलावा अजीम मिस्टर टंडन का शुबा मजीद पुख्ता हो जाएगा और फिर इस बात का कवी इम्कान था कि वो मुझे बराह रास्त गिरफ्तार ही करवाते और तशद्दुद के बाद मुझसे मेरी असली शनाख्त मालूम करने की कोशिश करे, क्योंकि इससे पहले मैं जासूस को हलाक कर चुका था। मैं पालमपुर के एक रेस्ट हाउस में ठहर गया। 22 अगस्त का दिन करीब आ रहा था। मुझे हर हालत में 22 अगस्त को बंबई पहुंचना था। मैंने इस दौरान अपने पीछे लगे हुए एक हिंदू CID वाले को शनाख्त कर लिया। वो मुझसे दूर दूर रहकर मेरी मुसलसल निगरानी कर रहा था। ये दरमियानी उम्र का ऊंचा लंबा आदमी था और खद्दर के लिबास में मलबूस था। शाम के वक्त उसने कंधों पर कंबल डाल रखा होता। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि हमारा एक एजेंट भी मेरी निगरानी करने वाले हिंदू के पीछे लगा हुआ है। एक रात में हल्का सा खाना खाने के बाद अपने रेस्ट हाउस वाले बेडरूम में लेटा किताब पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने के लिए कहा तो एक आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसका हुलिया हिमाचल प्रदेश की कोठियों में काम करने वाले पहाड़ी नौकरों जैसा था। उसने हाथ में फूलों का गुलदस्ता थाम रखा था। मुझे नमस्कार करके बोला, साहब, साथ वाली बेगम साहिबा ने आपके लिए ये फूल भिजवाए हैं। मैं अभी हैरान ही था कि ये साथ वाली बेगम साहिबा कौन है कि वो आदमी मेरे करीब आ गया और फूलों को मेज पर रखते हुए उसने अचानक कोड लफ्ज बोल दिया। मैं संभल कर बैठ गया। ये पालमपुर में हमारा एजेंट था। उसने फूलों को गुलदान में लगाते हुए आहिस्ता से कहा, जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा था उसे ठिकाने लगा दिया गया है, तुम बंबई चले जाओ। मैंने कहा, उसकी मौत मेरे लिए दिल्ली में परेशानियां पैदा कर देगी। अपना एजेंट कहने लगा, वो आदमी जिस फ्रीक्वेंसी पर और जिस कोड में दिल्ली मिस्टर टंडन से बात करके उसे तुम्हारी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट देता था, वो फ्रीक्वेंसी और कोड हमने मालूम कर लिया है। जब तुम बंबई में होगे तो हम जहां से मिस्टर टंडन को यही बताएंगे कि तुम पालमपुर में हो और रेस्ट हाउस में आराम कर रहे हो। तुम्हें कल यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर अपने एजेंट ने हाथ जोड़कर नौकरों की तरह नमस्कार किया और कमरे से बाहर निकल गया। अपने इस एजेंट ने कमाल कर दिखाया था। अब मैं आजाद था, जिस तरफ चाहे इस तशवीश से बेनियाज होकर जा सकता था कि मेरे जाने की मिस्टर टंडन को खबर हो जाएगी। वो 20 अगस्त का दिन था। मैं अम्बाला की तरफ रवाना हो गया। वहां से जहाज पकड़ा और बंबई पहुंच गया। 21 अगस्त की रात 11 बजे मैं बंबई पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधा जुहू के निस्बतन सुनसान इलाके में वाक़े एक होटल में आकर ठहर गया। रात खामोशी से होटल में गुजारी। दूसरे रोज 22 अगस्त का दिन था। दिन भर होटल के कमरे में बैठा एक फाइल पर काम करता रहा। मैंने वहां ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। शाम से पहले थोड़ी देर के लिए शहर की तरफ गया। वापस आकर खाना खाया और होटल बॉय से कहा कि मैं अपने एक दोस्त के साथ फिल्म का आखिरी शो देखने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार न करना। 10 बजे मैं होटल से टैक्सी लेकर चल पड़ा। टैक्सी वाले को अंधेरी की बजाय दादर के लोकल स्टेशन के लिए कहा। दादर के लोकल स्टेशन से मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी और अंधेरी के लोकल रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। छोटा ट्रांसमीटर मैंने अपने पास
रखा हुआ था। रात के 11:15 बज रहे थे। अंधेरी बंबई शहर का वो लोकल स्टेशन है जहां आसपास कई एक फिल्म स्टूडियोज हैं। उस जमाने में रात 12 बजे तक लोकल ट्रेनें चला करती थी। एक ट्रेन मेरे सामने आई और गुजर गई। मैंने प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। 3 बेंचें खाली थी। सिर्फ एक बेंच पर एक आदमी बैठा था, मगर ना तो उसका सर मुंडा हुआ था और ना वो अपनी ऐनक को शीशे से साफ कर रहा था। मैं स्टॉल पर आकर चाय पीने लगा। मेरी निगाहें कलाई वाली घड़ी पर जमी थी। रात के पूरे 11 बज रहे थे। चाय की प्याली काउंटर पर रखने के बाद मैंने पैसे अदा किए और अब जो मेरी नजर एक खाली बेंच पर पड़ी तो वहां एक ऐसे आदमी को देखा कि जिसका सर मुंडा हुआ था और जिस्म गठा हुआ था। बनियान पतलून में मलबूस था और हाथ में ऐनक थी जिसके शीशों को वो रुमाल से बार बार साफ कर रहा था। मेरा साथी कमांडो ठीक वक्त पर पहुंच गया था। मैंने बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता बेंच पर आकर बैठ गया। साथी कमांडो ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। ऐनक के शीशों को मुंह की भाप देकर उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करता रहा। फिर उसने बारिश का जिक्र करते हुए कहा, बंबई में इस बार बारिश कम हुई है। साथ ही उसने अपना खुफिया कोड लफ्ज बोल दिया। उस लफ्ज को सुनते ही मैंने अपना कोड लफ्ज बोला। साथी कमांडो ने खामोशी इख्तियार कर ली। ऐनक को पतलून की जेब में रख लिया और दूसरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर खोला और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, माचिस होगी आपके पास? मैंने माचिस निकाल कर उसे दी। उसने सिगरेट सुलगाया और माचिस मुझे वापस करते हुए कहा, रेलवे स्टेशन से एक छोटी सड़क बाएं जाने मुड़ती है। उसके आखिर में पानी की टंकी के नीचे एक पुरानी जीप खड़ी होगी। मुझे 5 मिनट के बाद वहां मिलना। ये कहकर वो उठा और सिगरेट के कश लगाता गेट की तरफ चल दिया। मैं वही बेंच पर बैठा रहा। ठीक 5 मिनट बाद मैं भी उठा और गेट से निकलकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया, जहां खूब रोशनियां थीं। बाएं जानिब नारियल के दरख्तों में एक सड़क जाती थी। मैं उस सड़क पर चलने लगा। सड़क वीरान थी, जहां शायद रेलवे के दफातर थे जो बंद थे। सड़क आगे जाकर जहां दाएं जानिब घूमती थी वहां एक जगह पुरानी जीप खड़ी थी। करीब गया तो मेरा साथी कमांडो उसकी अगली सीट पर बैठा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। मेरे बैठते ही उसने जीप स्टार्ट कर दी और तेजी से निकाल कर दाहिनी जानिब घूम गया। मुंबई शहर बहुत वसी है। यहाँ अगर सरबफलक इमारतें और आलीशान कोठियां हैं तो झोंपड़ियां भी हैं, जहाँ गरीब लोग बेहद मफलूकुल हाली की जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे इलाके को झोंपड़पट्टी कहते हैं। ऐसी ही एक झोंपड़पट्टी बालकेशर गार्डन हिल्स के पीछे मैदान में रेलवे ब्रिज तक फैली हुई थी। इस झोंपड़पट्टी के आगे से एक कुशादा सड़क गुजरती थी। उस सड़क के पार एक बोसीदा सा कमरा था, जहाँ हमारे कमांडो साथी ने पटेल दादा के नाम से मोटरों की मुरम्मत का एक गिराज खोल रखा था। जीप गिराज के बाहर खड़ी करके वो मुझे गिराज के अंदर ले गया। यहाँ चारपाई के अलावा मोटरों, स्कूटरों और रिक्शा इंजनों के पुर्जे और ग्रीस के डिब्बे बिखरे पड़े थे। ढलवान छत एक तरफ को झुक गई थी। दीवार के कील के साथ एक बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी नाकाफी थी। एक टूटी हुई कुर्सी पर से पुरानी धोती हटाकर उसने मुझे वहां बिठाया और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, कल दिन के ठीक 1 बजे तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना होगा। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। जिस कश्ती पर मैं बैठूंगा तुम भी उसी कश्ती पर बैठ जाना। जहां मैं उतरूंगा तुम भी वहां उतर कर कुछ फासला रखकर मेरे साथ चलना। मुझे बताया गया है कि तुम कमांडो भी रह चुके हो। क्या तुम्हें समंदर में गोताखोरी का तजुर्बा है? मैंने आहिस्ता से कहा, तजुर्बा हो जाएगा, हमें करना क्या है? उसने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा, अब तुम जाओ। उसने मुझे दीवार से टंगी हुई एक फैन बेल्ट लिफाफे में लपेट कर दी और बोला, अगर कोई पूछे तो कह देना कि पटेल दादा के गिराज से फैन बेल्ट लेने आया था। वो तेजी से उठकर गिराज के बंद दरवाजे के पास आया, क्वार्टर को आहिस्ता से खोलकर बाहर देखा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अब निकल जाओ। मैंने लिफाफा उठाया और गिराज से बाहर निकल गया। बालकेशर गार्डन के चौपाटी वाले गेट पर एक टैक्सी ली और अपने होटल आ गया। दूसरे रोज मैं 12 बजे तक अपने होटल में ही रहा। खाना जल्दी खा लिया था। फिर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चल दिया। गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में ताज होटल के बिल्कुल सामने समंदर के किनारे अंग्रेजों ने एक यादगार बना रखी है। अब लोग यहाँ सीढ़ियां उतरकर कश्ती में बैठकर समंदर की सैर करते हैं। सयाह यहाँ से एलिफेंटा केव्स भी देखने जाते हैं। अब लोग यहाँ सीढ़ियां उतरकर कश्ती में बैठकर समंदर की सैर करते हैं। सयाह यहाँ से एलिफेंटा केव्स भी देखने जाते हैं, जो साहिल समंदर से दूर समंदर में मौजूद एक छोटे से पहाड़ के अंदर बनी हुई है, जहाँ कदीम जमाने के संगतराशों ने हिंदू देवमाला की मूर्तियां तराशी हुई हैं। सयाह दूर दूर से इन गारों को देखने आते हैं। एक बार मैं भी इन गारों को देखने गया था। मैं गेटवे ऑफ इंडिया की चौकोर सुतूनों वाली बारादरीनुमा इमारत के अंदर उस तरफ जाकर बेंच पर बैठ गया, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ कश्ती में बैठकर समंदर की सैर को जाते थे। ठीक 1 बजे मुझे अपना कमांडो साथी पटेल दिखाई दिया। ये आदमी यकीनन मुसलमान था और हमारा खास एजेंट, जो न
जाने कब से इस शहर में खतरनाक तरीन हालात में रहकर वतन अजीज की खदमत कर रहा था। उस वक्त भी वो पुरानी पतलून और बनियान में था और पाँव में रबड़ के जूते थे। उसने वहां आते ही मुझे देख लिया होगा, इसलिए अब वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठा रहा था। बीच साहिल की सीढ़ियों के साथ एक मोटर बोट लगी हुई थी। लोग उसमें सवार हो रहे थे। मेरे कमांडो साथी ने ऊपर ही से बंबई के मवालियों की जबान में मोटर बोट वाले से पूछा कि ये साला मोटर बोट एलिफेंटा को जाएगा। मोटर बोट वहीं जा रहा था। उसमें कई एक सयाह भी बैठे हुए थे, जिनमें कुछ यूरोपीय औरतें भी थी। कैमरे उनकी गर्दनों में लटक रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा कमांडो साथी पटेल एलिफेंटा गारों में जा रहा है। उसके पीछे पीछे मैं भी मोटर बोट में सवार हो गया। 10 मिनट बाद हम एलिफेंटा गार के छोटे से पथरीले जजीरे पर उतर गए। मैं अपने कमांडो साथी के पीछे था। मैंने दरमियान में 15-20 कदम का फासला रख लिया था। सयाह हुजूम की शक्ल में एलिफेंटा गार के दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरा साथी भी उनके साथ था। एलिफेंटा में कितने ही ऊंचे छतों वाले गार हैं, जहां शिव, पार्वती और उनकी देवदासियों की अनगिनत छोटी बड़ी मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई हैं। सुतूनों पर भी नक्काशी का काम किया गया है। गार में आते ही सयाह टोलियों में बट गए। हर कोई मूर्तियां देखने में महव हो गया। मेरे साथी कमांडो भी गार के पहलू में तराशी हुई छोटी गार में दाखिल होकर मूर्तियों को गौर से देखने लगा। जहां रोशनी का बड़ा माकूल इंतजाम था, मगर उस छोटे गार में मुकाबलतन कम रोशनी थी। फिर उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और गार में आगे चल पड़ा। गार 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद तंग होने लगा। आगे एक छोटा सा चबूतरा आ गया, जिसकी दूसरी जानिब नीचे बाहर निकलने का रास्ता था। मेरे साथी कमांडो पटेल मुझे साथ लेकर गार से बाहर निकल गया। उस तरफ ऊंची नीची बेशुमार चट्टानों का सिलसिला साहिल समंदर तक फैला हुआ था। समंदर की लहरें उन चट्टानों से टकरा रही थीं। ये इलाका वीरान था। हम साहिल पर चट्टानों के साथ साथ चलते उस मकाम तक पहुंच गए जहां चट्टानी सिलसिले की आखिरी चट्टान आधी समंदर में डूबी हुई थी। आगे साहिल से हटकर नारियल के दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। आखिरी चट्टान में समंदर की जानिब एक छोटी सी अंधेरी सुरंग थी। वो उस सुरंग में आकर बैठ गया। फिर उसने जेब से एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन किया और एक खास फ्रीक्वेंसी पर कोड अल्फाज में पैगाम नशर करने लगा। दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी वो भी कोड अल्फाज में थी। ये कोड मेरी समझ से बाहर था। कोई 15 सेकंड तक बात करने के बाद साथी कमांडो पटेल ने रेडियो ट्रांसमीटर बंद करके जेब में रखा और मेरी तरफ देखकर बोला, हमें इस जगह बैठना होगा। ताज़ा पैगाम के मुताबिक रात के 2 बजे आबदोज समंदर से बाहर निकलेगी। आबदोज का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा कि ये आबदोज हमें कहाँ ले जाएगी। इस पर साथी कमांडो पटेल ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। वो मुझे अनाड़ी समझ रहा था। ये तासुर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कहने लगा, मुझे बताया गया है कि तुम एक तजुर्बाकार कमांडो भी हो, फिर तुम्हें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सुबह होने से पहले पहले हमें साइरस नामी भारतीय एटमी रिएक्टर की ज़ेर ज़मीन लैब नंबर 2 को तबाह कर देना है। यही वो लैब है जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम पर काम आखिरी मरहले में है। मैं खामोश रहा। उसने सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी देर तक वो चुपचाप नजरों से सुरंग में से नजर आने वाली समंदर की लहरों को देखता रहा। फिर उठा और बोला, मैं रात को आऊंगा, तुम इसी जगह रहना। उसने जेब से एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल कर मुझे दिया और कहने लगा, ये तुम अपने पास रखो। तुम यकीनन अच्छी तरह जानते होगे कि इसे किस वक्त इस्तेमाल करना है। वो चला गया। मैं चट्टानी सुरंग में अकेला रह गया। कई बार सुरंग से बाहर ताज़ा हवा में निकलने का ख्याल आया, मगर कमांडो मिशन की अहमियत के पेश नज़र मैं अंदर ही बैठ रहा। सूरज गुरूब होने लगा। दिन की रोशनी मद्धम पड़ गई, फिर शाम पड़ गई। उसके बाद चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। रात के 8:30 बज रहे थे। मुझे भूख के साथ प्यास भी लग रही थी, मगर कमांडो की ट्रेनिंग ने मुझे ऐसे हालात में भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदी बना दिया था। मैं खामोशी से बैठा रहा। रात के 10 बजे के करीब मेरा साथी कमांडो पटेल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। एक लिफाफे में मेरे लिए कुछ सैंडविचेस और थर्मस में पानी था। मैंने सैंडविचेस खाकर पानी पिया तो जान में जान आई। कमांडो पटेल सुरंग के अंधेरे में दीवार से लगकर नीम तराज था। उसकी आंखें तारीकी में चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। वो ज्यादा बात नहीं करता था। मैं कुछ पूछता तो मुख्तसर जवाब देकर चुप हो जाता। वक्त जैसे रिंग रिंग कर गुजर रहा था। मैं भी खामोश था और अपने बहुत जल्द शुरू होने वाले खतरनाक बल्कि तबाहकुन मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि रात के 2 बजे जो आबदोज तारीख समंदर में नमूदार होगी वो किस मुल्क की है और हमें लेकर यहाँ से कहाँ जाएगी, क्योंकि भारतीय साइरस नामी एटमी रिएक्टर वहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर साहिल समंदर पर वाक़ था। जब रात का 1 बजा तो मेरा साथी कमांडो उठते हुए बोला, मैं खुदा के हुजूर सजदा करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। हम सुरंग से निकलकर समंदर के किनारे
किनारे आ गए। अगरचे आसमान सितारों से भरा हुआ था मगर रात बहुत तारीक थी। समंदर दूर तक एक स्याह चादर की तरह फैला हुआ था। हमने वहीं समंदर के पानी से वुजू किया और रेत पर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगे। खुदा के हुजूर सजदारेज होकर हमने अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और वापस सुरंग में आकर बैठ गए। साथ ही कमांडर पटेल थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर बाहर जाता और फिर वापस आकर बैठ जाता। वो खुद भी अब सिगरेट नहीं पी रहा था और मुझे भी उसने मना कर दिया था। हमने अपनी घड़ियां मिला ली थी। जब रात के ठीक 2 बज गए तो हम सुरंग से निकलकर चट्टान की ओट में रेत पर बैठ गए और दूर तक फैले हुए तारीक समंदर पर निगाहें जमाती। समंदर की लहरें यहाँ पुरसुकून थीं, चारों तरफ खामोशी थी। कमांडर पटेल टिकटिकी बांधे खुले समंदर की तरफ तक रहा था। मैं उधर ही देख रहा था। अचानक दूर खुले समंदर में मुझे कोई स्याह चीज उभरती दिखाई दी। इस स्याह शय को कमांडर पटेल ने भी देख लिया था। छोटी टॉर्च उसके हाथ में थी। समंदर में दूर जहां स्याह शय उभरी हुई थी वहां रोशनी का एक नुक्ता 3 बार चमक कर बुझ गया। यकीनन ये आबदोज थी जिसका हमें इंतजार था। कमांडो पटेल ने अपनी टॉर्च का कोई सिग्नल न दिया। 10 सेकंड के बाद आबदोज की तरफ से रोशनी का नुक्ता उभरा। अब सिर्फ एक बार रोशनी होकर मालूम हो गई। अब साथ ही कमांडो पटेल ने अपनी टॉर्च का रुख आबदोज की तरफ करके 2 बार रोशन की और टॉर्च बुझाकर उसे जेब में रख लिया। फिर वो मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से बोला, ये आबदोज हमें लेने आई है। खबरदार आबदोज के अमले के किसी आदमी से कोई बात न करना, कोई सवाल न करना। वहाँ हमारा चीफ कमांडर मौजूद है, हमें उसकी हिदायत पर अमल करना है। मैंने आहिस्ता से सांस लेकर सिर्फ इतना कहा, ओके। एक साया समंदर की सतह पर हमारी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये रबड़ की एक छोटी सी गोल कश्ती थी जिसे एक आदमी चला रहा था। उस आदमी ने स्याह वर्दी पहन रखी थी और चेहरा स्याह नकाब में इस तरह छुपा हुआ था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। मैं और मेरा साथी कमांडो कश्ती में सवार हो गए। रबड़ की कश्ती हमें आबदोज के पास ले गई। आबदोज की दीवार के साथ छोटी सी स्टील की सीढ़ी लगी थी। ऊपर सिर्फ 2 आदमी खड़े नीचे देख रहे थे। उन्होंने भी स्याह लिबास पहन रखा था और चेहरे स्याह नकाबों में छुपे हुए थे। ये नकाब काले मास्क की शक्ल में थे जिसमें मुंह सर गर्दन तक छुप गया था। जब हम आबदोज के अंदर पहुंचे तो आबदोज समंदर में गोता लगा गई। हमें आबदोज की तंग राहदारी से गुजार कर एक केबिन में पहुंचा दिया गया जहां हमारा चीफ कमांडर हमारा इंतजार कर रहा था। वो मेज पर नक्शा फैलाए उस पर झुका हुआ था। हमें उसने बैठने का इशारा किया। सिर्फ एक बार हर एक पर तायराना निगाह डाली और फिर नक्शा देखने में डूब गया। 5-7 मिनट इसी तरह गुजर गए। तब उसने नक्शे पर से गर्दन उठाई और हमारी तरफ देखकर कहने लगा, यहाँ आकर इस नक्शे को गौर से देखो और इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। तुम्हें इसी नक्शे के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन अपने टारगेट तक पहुंचना होगा। हमने नक्शे को गौर से देखा। समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा पाइप था जो भारतीय एटमी रिएक्टर साइरस की लेबोरेटरी की अकबी दीवार से निकलकर पानी के अंदर ही अंदर समंदर में गिरता था। हमें भी पाइप के जरिए एटमी रिएक्टर की लैब नंबर 2 में पहुंचकर वहां चंद एक खास जगहों पर टाइम बम लगाने थे। अब मुझे महसूस हुआ कि यह मिशन किस कदर पेचीदा है। जान जाने का खतरा हर कदम पर था। उसकी मुझे परवाह नहीं थी। परेशानी मुझे इस बात की थी कि साइरस की लैब नंबर 2 में चीफ कमांडो की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी इतनी शदीद थी कि हमारी कामयाबी के सिर्फ 1% इम्कानात थे। उसके बावजूद हमें हिदायत दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें मतलूबा मकामात पर टाइम बम चिपकाने होंगे। चीफ कमांडो ने हमें 2 जहरीले कैप्सूल दिए जिन्हें हमारे मुंह में ऊपर वाले दांतों की कतार में सबसे पीछे इस तरह चिपका दिया गया कि वक्त पड़ने पर हम उसे आसानी से चबाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सो सकते थे। आबदोज समंदर के अंदर ही अंदर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। मैंने देखा कि आबदोज के अमले के हर रुकन ने चेहरे पर नकाब चढ़ा रखा था। ये किस मुल्क की आबदोज थी ये मुअम्मा आज तक हल न हो सका। उस वक्त मुझे इस मुअम्मे से कोई सरोकार नहीं था। चीफ कमांडो हमें लैब नंबर 2 का नक्शा दिखाकर उसकी एक एक तफसील मुख्तसर अल्फाज में जहन नशीन करवा रहा था। इस दौरान पुरस्कार आबदोज समंदर के नीचे गहरे पानियों में अपने टारगेट की तरफ महवे सफर थी। जब चीफ कमांडो अपनी ब्रीफिंग खत्म कर चुका तो आबदोज भी एक खास मकाम पर पहुंच कर रुक गई। चीफ कमांडो ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो हमें साथ वाले केबिन में ले गया जहां हम तीनों के अलावा आबदोज के अमले का एक रुकन भी स्याह नकाब पहने मौजूद था। छोटे से केबिन के वस्त में एक गोल सुराख था जो समंदर के पानी से लबालब भरा हुआ था। आबदोज में हवा के दबाव की वजह से ये पानी उछलकर आबदोज में दाखिल नहीं हो सकता था। चीफ कमांडो ने 2 किट हमारे आगे कर दिए। उसमें गोताखोरी का लिबास था। पतले रबर के ये लिबास हमारे जिस्म के साथ चिपक गए। हमारे पाँव में चप्पों की तरह के स्लीपर पहना दिए गए।
हमें साइलेंसर लगा एक छोटा पिस्तौल भी दिया गया। हमने छोटे ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरों पर चढ़ा लिए। सबसे पहले मेरा साथी कमांडो पटेल उस समंदरी कुएं में उतरा। उसके बाद चीफ कमांडो ने मुझे इशारा किया। मैं भी समंदरी कुएं में उतर गया। कोई 15-20 फुट नीचे तक हम उमूदी सिलेंडर में ही उतरते चले गए। उसके बाद हम आबदोज के नीचे खुले समंदर में आ गए। मैंने चेहरा ऊपर उठाकर देखा। हमारे सरों के ऊपर पुरस्कार आबदोज लंगर डाले खड़ी थी। साथी कमांडो पटेल एक मशाक गोताखोर था और उसे इस इलाके से वाकफियत भी थी। वो समंदर के अंदर पुरसकून बोझल पानी में आगे आगे तैरता रहा। मैं उसके पीछे तैरता चला जा रहा था। आबदोज से समंदर में हल्की हल्की रोशनी जरूर होती, मगर रात होने की वजह से समंदर बिल्कुल तारीक था। आबदोज के नीचे जो धीमी सी रोशनी निकल रही थी, हमारे समंदर में उतरने के 1 मिनट के बाद वो भी बुझा दी गई। अब हम अंधेरे में समंदर के नीचे आगे बढ़ रहे थे। कमांडो पटेल के पांव के समुद्री स्लीपर मेरे चेहरे के आगे आगे हरकत कर रहे थे। मैं उनकी गर्दिश पर पीछे पीछे तैर रहा था। हम समुद्री घास फूस और झाड़ियों के बीच में से गुजर रहे थे। आगे नशेबा गया। मछलियां हमारे जिस्मों से टकरा जाती थीं। हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा समंदर के नीचे तैरना मुश्किल होता है। पानी का दबाव जिस्म को शल कर देता है और तजुर्बेकार होताखोर की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है और जिस्म पर नकाहत तारी होने लगती है। नशेब से गुजरने के बाद साथी कमांडो पटेल बिल्कुल सीधा सा हो गया। अब उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से नीचे एक समुद्री टीले की तरफ इशारा किया। समंदर के नीचे की तारीकी में अब मुझे उसका जिस्म एक साए की तरह नजर आ रहा था। हम समुद्री टीले या चट्टान के बिल्कुल करीब आ गए, जहां मुझे एक बहुत बड़ा पाइप नजर आया जिसमें से सफेद रंग का पानी एक लहर की तरह बह रहा था। यही वो पाइप था जिसमें से गुजरकर हमें दुश्मन की एटमी रिएक्टर की लैब नंबर 2 में पहुंचना था। कमांडो पटेल ने पाइप की तरफ एक बार फिर इशारा किया और दोनों पांवों के स्लीपरों को मछली की दुम की तरह हिलाता पाइप के मुंह की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते उसके अंदर दाखिल हो गया। मुझे उसके पीछे जाना था। जो ही मैं उस कुशादा पाइप में दाखिल हुआ, मेरे कान बंद होने लगे। जहां पानी का दबाव ज्यादा था, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं मौत के मुंह में आ गया हूं। सामने से पानी का बहाव हमें वापस समंदर की तरफ धकेल रहा था। हम जिस्म की पूरी ताकत सर्फ करके आगे बढ़ रहे थे। हमें बताया गया था कि हम खासी रफ्तार के साथ पाइप में से 2 मिनट में गुजर जाएंगे, मगर पानी के प्रेशर की वजह से हमें पाइप में 4 मिनट लग गए। पहले कमांडो पाइप में से बाहर निकला, उसके बाद मैं। हम नीची छत वाले एक छोटे से चोपचे में निकल आए थे। उसके अंदर चारों तरफ छोटी बड़ी नालियों से पानी गिर रहा था। यहाँ दीवारों के साथ स्टील और प्लास्टिक के छोटे बड़े कितने ही पाइप लिपटे हुए थे। हम तेजी से चोपचे या होज में से निकलकर बाहर आ गए। हमने फौरन अपने ऑक्सीजन मास्क और पाँव के फ्लैपर उतार कर एक तरफ बड़े पाइप के पीछे छुपा दिए। अब हमने अपनी रबड़ की पेटी के साथ प्लास्टिक के छोटे थैलों में बंद इंतहाई धमाका खेज टाइम बमों को चेक किया। ये बम तादाद में 10 थे। 5 टाइम बम मेरे साथी कमांडो के पास थे और 5 मेरे पास। हम इशारों में बात कर रहे थे, जबान से बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। नक्शे के मुताबिक हमें होज के जुनूब की जानिब जो बड़े पाइप लगे थे उनके दरमियान से गुजरकर लोहे की एक चक्करदार सीढ़ी पर चढ़कर मुल्हे का छोटे से ऑक्सीजन रूम में जाना था। उसकी छत के ऊपर लैब नंबर 2 का फर्श था। हमने पिस्तौल निकालकर हाथों में ले लिए। कमांडर पटेल ने बड़े पाइपों की तरफ इशारा किया और उनकी तरफ बढ़ा। ये पाइप स्टील के थे और काफी बड़े थे। उनके दरमियान इतना फासला था कि एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। हम पाइपों के दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ गए तो वहां लोहे का एक चक्करदार जीना ऊपर गैलरी की तरफ जा रहा था। हम दबे पांव जीना चढ़कर गैलरी में आ गए। गैलरी में लोहे का एक दरवाजा था जो बंद था। कमांडर पटेल ने उसके बोल्ट को ऊपर करके आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए थी। हम एकदम गैलरी की दीवार के साथ लग गए और पिस्तौलों का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। 3 सेकंड तक हम उसी पोजीशन में खड़े रहे। कमरा नक्काशी आब वाले होज और लैब नंबर 2 के दरमियान वाक़ था। ये लोहे की दीवारों वाला कमरा था, जहां भी जगह जगह प्लास्टिक और स्टील के छोटे बड़े पाइप गुजर रहे थे। कमांडर पटेल ने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। छत फर्श से 1.5 गज ऊंची थी। छत के साथ भी लोहे के पाइप लगे हुए थे। कमांडर पटेल ने मुझे फर्श के दरमियान बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे कांधों पर पांव रखकर खड़ा हो गया। अब उसने अपने लिफाफे में से टाइम बम निकाल कर लोहे के पाइप के साथ चिपकाने शुरू कर दिए। ये टाइम बम वो छत वाले लोहे के पाइपों के साथ चिपका रहा था। 5 टाइम बम छत के वस्त में चिपकाने के बाद उसने मुझसे भी टाइम बम ले लिए और इन बमों को पहले वाले बमों के पीछे एक दायरे की तरह चिपका दिया। हमें बताया गया था कि लैब नंबर 2 की यूरेनियम फर्नेस इसी छत के ऊपर दरमियान में वाक़ है और हमें उसी जगह 2 दायरों की शक्ल में बम लगाने होंगे। इस काम से फारिग होने के बाद कमांडो पटेल मेरे कांधे से हल्की सी छलांग लगाकर नीचे उतरा। इन बमों के फटने की मुद्दत ज्यादा नहीं थी। ठीक 20 मिनट के बाद उन्हें कयामत खेज धमाके के साथ फट जाना था। हमें खास तौर पर हिदायत की गई थी कि बम लगाने के फौरन बाद हमें वहां से निकल जाना होगा।
हमें खास तौर पर हिदायत की गई थी कि बम लगाने के फौरन बाद हमें वहां से निकल जाना होगा, क्योंकि धमाका इस कदर भयानक और लर्जाखेज होगा कि इस इलाके में समंदर भी तहोबाला हो जाएगा। भारतीय एटमी रिएक्टर साइरस के वस्ती ब्लॉक के पुर्जे उड़ जाएंगे। यही वो ब्लॉक था जहां पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियाई मोहलक हथियार बनाए जा रहे थे। ये हथियार इब्तदाई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक छोटे मिसाइलों की शक्ल में थे, जिनके आगे न्यूक्लियर हेड चिस्पा थे। अगर लैब नंबर 2 उड़ा दी जाती तो पाकिस्तान के सर पर मंडलाने वाला तबाही का खतरा टल जाता। हमने मैग्नेट टाइम बम सारे के सारे लगा दिए थे। अब इन बमों को 20 मिनट के बाद एक साथ फटना था। हम गैलरी से निकलकर जल्दी जल्दी आहने जीना तय करके होज के पास आ गए, जहां हमारे होताहोरी के फ्लैपर और ऑक्सीजन मास्क पड़े थे। अचानक हमें लोहे के फर्श पर इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी। हमने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तड़प कर लोहे के पाइपों के अकद में अपने आप को गिरा दिया। इंसानी कदमों की चाप करीब आती जा रही थी। कदमों की चाप से हमें बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि ये 2 आदमी हैं। मैं और मेरा साथी कमांडो पटेल बड़े बड़े स्टील और प्लास्टिक के पाइपों के पीछे छुपे हुए थे। हमने अपना सांस रोक लिया। अब हमें आने वाले आदमियों की बातें भी सुननी थी। वो मराठी जबान में बातें कर रहे थे, जो मेरे और कमांडो पटेल के लिए अजनबी जबान नहीं थी। ये दोनों एटमी रिएक्टर की सिक्योरिटी गार्ड के आदमी थे। कोने में जो पाइप बिल्कुल सीधे और छत की तरफ चले गए थे, वहां एक छोटा सा दरवाजा था। ये दरवाजा खुला और सिक्योरिटी के दोनों गार्ड होज वाले कमरे में आ गए। उन्होंने नीली वर्दी पहन रखी थी और कांधे के साथ स्टेन गन लटक रही थी। शायद वो अपने मामूल के राउंड पर आए थे। हमने अपने सर मजीद नीचे कर लिए। मैं 2 पाइपों की दरमियानी दुर्ज में से उनकी नकलो हरकत साफ देख रहा था। इस होज वाले कमरे में कमजोर बल्ब की धीमी रोशनी थी। हम दम साधे चुपचाप पाइपों के साथ लगे फर्श पर मुर्दा केकड़ों की तरह पड़े थे। गार्ड होज के सामने वाले स्टील की एक पाइप के पास खड़े हो गए। वो पाइप को झुक कर गौर से देख रहे थे। एक ने मराठी जबान में कहा, इसमें तो मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती। दूसरा बोला, फिर हमें रिपोर्ट क्यों की गई है? पहले ने कहा, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, हमें खामखा परेशान करते हैं, चलो वापस चलें, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। दूसरा गार्ड ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था। उसने पाइप पर हाथ फेरते हुए कहा, एक बार चेक कर लेने में क्या हर्ज है, तुम यहीं ठहरो, मैं उसे चेक करता हूँ। मैंने अपने पिस्तौल के ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव डाल दिया। साथ ही कमांडो पटेल मुझसे आगे ऊपर की जानिब पाइप के पीछे लेटा हुआ था। उसके पांव मेरे सर को छू रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि वो इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या सोच रहा है। एक दूसरे से बात करने का वहां सवाल ही पैदा नहीं होता था। गार्ड पाइप पर हाथ फेरते हुए उसे झुककर अजीब गौर से देख रहा था और दीवार के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा था। थोड़ी देर में लामहला उसे हमारे पास आ जाना था। दूसरा गार्ड वहीं इस आलम में खड़ा था कि स्टेन गन उसके कांधे से ही लटक रही थी। पहले वाला गार्ड हमारे करीब पहुंच रहा था। मेरे साथी कमांडो पटेल को सबसे पहले उसकी जद में आना था। मैं अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर खिसका ही रहा था कि मेरे साथी कमांडो पटेल ने पहले वाले गार्ड पर पिस्तौल से फायर कर दिया। थक की आवाज आई। मैंने हाथ उठाकर दूसरे गार्ड पर फायर कर दिया। मेरा निशाना खता गया। इतनी देर में दूसरा गार्ड होशियार हो चुका था। उसने स्टेन गन से धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। मैंने दूसरा फायर किया तो वो उछल कर नीचे गिरा। मेरे साथी ने चिल्ला कर कहा, इसे जिंदा न जाने देना। उसने ये गलती की कि पाइपों के पीछे से बाहर निकल आया। दूसरा गार्ड मरा नहीं था। उसने स्टेन गन की बाड़ मारी। मेरे साथी कमांडो के हाथ से पिस्तौल गिर पड़ा। वो पेट पकड़कर झुका और फिर खून में लथपथ होज में गिर पड़ा। होज का पानी उसके खून से सुर्ख हो गया। मैं छलांग लगाकर बाएं जाने बड़े पाइप के पीछे कूद गया। उधर होज के कमरे का छोटा दरवाजा था। जो ही दूसरे गार्ड ने दरवाजे में से बाहर भागने की कोशिश की, मैंने दोनों हाथों में पिस्तौल थाम कर उसकी पुश्त का निशाना लिया और साथ ही फायर कर दिया। वो मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। मैंने पलटकर पहले गार्ड की तरफ देखा। वो फर्श पर मुर्दा हालत में पड़ा था। मैं लपक कर दूसरे गार्ड के सर पर पहुंच गया और उस पर पै दर पै 3 फायर झोंक दिए। फिर भागकर अपने साथी कमांडो की लाश को होश से बाहर निकाला। मेरा ख्याल था कि शायद वो जख्मी होगा, मगर वो मर चुका था। स्टेन गन की बाड़ उसके दिल को फाड़ती हुई गुजर गई थी। मैंने घड़ी देखी। इस अफसोसनाक हादसे ने 10 मिनट ज़ाया कर दिए थे। बमों के फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने जल्दी से फ्लैपर पहनकर ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगाया और होज में छलांग लगा दी। बड़े पाइप में से पानी तेजी से समंदर की तरफ जा रहा था। मैं 1 मिनट से भी कम वक्त में पाइप में से निकलकर खुले समंदर में आ गया। मैंने अंदाजे से एक तरफ अंधाधुंध तैरना शुरू कर दिया। पाइप की नशेबी चट्टान से ऊपर उठकर मैं 90 डिग्री जाविये पर बिल्कुल सीधा होकर तैरने लगा। मैं तेजी से पाँव के फ्लैपर हिलाता और बाजू चलाता अपनी आबदूस की तरफ बढ़ रहा था। मैं उस धमाका खेज मकाम से ज्यादा दूर होना चाहता था। समंदर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैं दूर तक तैरता चला गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं समंदर के नीचे रास्ता भूल गया हूँ।
मुझे अपनी आबदोज कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब 10 बमों का धमाका किसी भी वक्त हो सकता था। मैंने सीधा जाने की बजाय अपना रुख नीचे समंदर की तह की तरफ कर लिया, क्योंकि शदीद धमाके की सूरत में समंदर की तह में निस्बतन कम इर्तियाश और उलट पलट होती। अगरचे लैब नंबर 2 पानी से ऊपर थी, उसके बावजूद समंदर में जबरदस्त धमाके का खदशा था। और ऐसा ही हुआ। अचानक समंदर की एक लहर इतनी तेजी से मेरे जिस्म से टकराई कि मैं कलाबाजियां खाता समंदर की तह में रेत में जाकर उलट गया। फिर ऐसी गूंज सुनाई दी जैसे कोई रेलगाड़ी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई हो। टाइम बम फट गए थे। उनके फटने से एटमी रिएक्टर में जो तबाही नाजिल हुई होगी मुझे उसकी खबर नहीं थी, लेकिन नीचे समंदर में कयामत बरपा थी। पानी की मौजें चट्टानों की तरह मेरी तरफ पड़ रही थी, कभी मुझे ऊपर और कभी नीचे फेंक रही थी, जैसे मैं पानी के तूफानी गर्दाब में फंस गया हूँ। ये कैफियत कोई 15 मिनट तक जारी रही, फिर समंदर की तह पुरसुकून हो गई। मेरा ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर जरा सा खिसक गया था। मुझे डर था कि अगर पानी अंदर आ गया तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। समंदरी मौजों ने मुझे इस तरह तहोबाला कर दिया था कि मैं समत भूल चुका था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि शुमाल किधर है और जुनूब किधर, और मैं किधर जा रहा हूँ। उस लम्हे पुरस्कार आबदोज अगर मेरी रहनुमाई न करती तो मेरा जिंदा बच निकलना मुश्किल था। मौके की नजाकत और संगीनी को देखते हुए आबदोज ने थोड़ी थोड़ी देर बाद रोशनी के सिग्नल देने शुरू कर दिए थे। ये रोशनी छोटे से सुर्ख बल्ब की शक्ल में आबदोज के पैंदे से निकल रही थी। मैं अंधाधुंध उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मेरा जिस्म थकान से चूर था। आबदोज के पैंदे के नीचे आकर मैंने अपने आप को सीधा किया और पूरा जोर लगाकर ऊपर को उठा और सिलेंडर के सुराख में से गुजरकर ऊपर आबदोज के गोल तालाब में आ गया। चीफ कमांडो अपने 3 नकाबपोश सेलरों के साथ मौजूद था। उसने सहारा देकर मुझे टैंक से बाहर निकाला। मैंने मास्क उतार दिया, मेरे फ्लैपर अलग किए गए। चीफ कमांडो ने मेरे साथी के बारे में पूछा तो मैंने सर झुका दिया। वो समझ गया कि मेरा साथी कमांडो शहीद हो गया है। थोड़ी देर बाद मैं साथ वाले केबिन में चीफ कमांडो के साथ बैठा उसे अपने मिशन की रुदात सुना रहा था। उसने बताया कि समंदर के अंदर जो धमाका हुआ था उसकी शदीद लहरों के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि साइरस के एटमी रिएक्टर का कुछ बाकी नहीं बचा होगा। मुझे अफसोस है कि हमारा एक साथी शहीद हो गया, लेकिन तुमने अपने वतन को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। भारतीय हुकूमत को दोबारा न्यूक्लियाई हथियार तैयार करने में अब काफी वक्त लगेगा। इतनी देर तक हम अपना दिफा मजबूत से मजबूत तर कर सकते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा 2 रोज के बाद पहला न्यूक्लियाई मिसाइल टेस्ट करने वाली थी। आबदोज समंदर में वापस चली जा रही थी। चीफ कमांडो ने फिर कहा, तुम्हें वापस उसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से तुम्हें तुम्हारे शहीद साथी की हमरा उठाया गया था। उसके बाद चीफ कमांडो ने कोई बात न की और चला गया। मैं कॉफी पी रहा था। कॉफी पीने से मेरे जिस्म में नई तवानाई आ गई। जिस वक्त आबदोज ने मुझे रबर की कश्ती के जरिए साहिल की चट्टान तक पहुंचाया, उस वक्त पौ फट रही थी। कश्ती मुझे साहिल पर छोड़कर वापस चली गई। मैं अपने लिबास में था, यानी पतलून, चप्पल और बुशर्ट। ट्रांसमीटर अब भी मेरी जेब में था। मैं उसे अपने होटल के कमरे में भी नहीं छोड़ सकता था। चट्टानों के करीब से होता हुआ मैं एलिफेंटा गार की अकबी सुरंग में दाखिल होने की बजाय आगे से होकर उसके दरवाजे के सामने वाले साहिल पर आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। छोटे से बाग में कुछ और सयाह भी सो रहे थे। मैं भी घास पर लेट गया। अगरचे मैं रात भर का जागा हुआ था, लेकिन नींद गायब थी। मुझे बार बार अपने साथी कमांडो पटेल का ख्याल आ रहा था। वतन अजीज की सालमियत की खातिर उसने दियार गैर बल्कि दियार दुश्मन में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मैंने दिल ही दिल में फातिहा पढ़कर इस गुमनाम शहीद की रूह को सवाब पहुंचाया और सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी देर बाद दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया और तारीखी गार देखने के लिए सयाहों और शहर के लोगों की आमद शुरू हो गई। पहली कश्ती साहिल पर आकर लगी तो मैं उस कश्ती में सवार होकर वापस गेटवे ऑफ इंडिया गया। जहां से टैक्सी पकड़ी और अपने होटल आ गया। वहां आते ही अंग्रेजी का अखबार खरीदा। उसमें साइरस न्यूक्लियर प्लांट की तबाही की कहीं कोई खबर नहीं छपी थी। जाहिर है भारतीय हुकूमत ने उसे सीग़े राज में रखा था। ऐसी खबर किसी अखबार में नहीं छप सकती थी। उस रात मैंने अपने बंद कमरे में पलंग पर बैठकर अपने बॉस से राब्ता कायम किया। बॉस ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि धमाका इस कदर भयानक था कि न्यूक्लियाई प्लांट का 95% हिस्सा तबाह होकर रह गया है। बॉस ने मुझे ये खबर भी सुनाई कि मेरी अदम मौजूदगी में पालमपुर से अपना आदमी मिस्टर टंडन को मेरी खैरियत के सिग्नल बराबर भेज रहा है। मिस्टर टंडन को यही बताया जा रहा है कि कैप्टन मेहता रेस्ट हाउस में मुसलसल आराम कर रहा है और वो बहुत कम बाहर निकलता है और दिन का ज्यादा हिस्सा गीता पढ़ने में गुजारता है। वो कहीं आता जाता नहीं और कोई उसे मिलने भी नहीं आता। अपने एजेंट ने मेरे लिए छतरी का काम किया था। अगर हमारा एजेंट मेरे पीछे लगे हुए जासूस का खुफिया कोड मालूम न करता और सिर्फ उसे हलाक कर डालने पर ही इक्तफा करता तो मेरे लिए अपने कमांडो मिशन पर पालमपुर से रवाना होना नामुमकिन था।
क्योंकि जब मिस्टर टंडन को अपने आदमी के पैगाम दिल्ली न पहुंचते तो वो फौरन तहकीकात के लिए किसी दूसरे आदमी को रवाना कर देता, जो मुझे पालमपुर के रेस्ट हाउस में न पाकर उसकी इत्तला दिल्ली मेरे बॉस मिस्टर टंडन को पहुंचा देता और न्यूक्लियर प्लांट की तबाही के बाद दिल्ली पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। अब मिस्टर टंडन अपने आदमी की गुमशुदगी के बावजूद मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। और फिर उसका आदमी उसकी खुफिया कोड में ही ये पैगाम देता रहा था कि मैं पालमपुर के रेस्ट हाउस में ही। बम्बई में अब मेरा कोई काम नहीं था, चुनाचे उसी रोज मैंने एक फ्लाइट पकड़ी और अंबाले पहुंच गया। अंबाले से दूसरी फ्लाइट ली और शाम के वक्त पालमपुर रेस्ट हाउस में आकर बिस्तर पर ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नौकर से मैंने कह दिया था कि डॉक्टर से चेकअप कराने अंबाले जा रहा हूँ। अगले रोज मैंने सुजाता को फोन करके बता दिया कि मैं फुला रेस्ट हाउस में हूँ और अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। वो बड़ी खुश हुई। जहाँ अपने उस एजेंट से मेरी मुलाकात न हुई जिसने मेरे पीछे लगे हुए मिस्टर टंडन के जासूस को हलाक कर दिया था और उसकी लाश भी गायब कर दी थी। मैं मजीद कुछ रोज पालमपुर की पुरसुकून पहाड़ी फजाओं में बसर करना चाहता था, मगर दफ्तर से मिस्टर तिवाड़ी सेक्रेटरी नंबर 2 का तारा गया कि दफ्तर जल्दी पहुंचो। मैं समझ गया कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। साइरस न्यूक्लियाई प्लांट की तबाही कोई मामूली बात नहीं थी। मैं टेलीग्राम मिलते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मिस्टर तिवाड़ी एयरपोर्ट पर मौजूद था। वो अपनी गाड़ी में आया। दिन के 3 बजे मैं दिल्ली पहुंचा था। सेक्रेटरी तिवाड़ी मुझे सीधा दफ्तर ले गया। रास्ते में उसने मुझे बताया कि साइरस प्लांट को तखरीबकारों ने नुकसान पहुंचाया है। मैंने तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए श्रीलंका के सिन्हाली तखरीबकारों को मुर्द इल्जाम ठहराया। तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, हम पाकिस्तानी तखरीबकारों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। मैंने कुरेदने की खातिर पूछा कि अपने प्लांट का नुकसान कितना हुआ है। सेक्रेटरी तिवाड़ी को बताना ही था, क्योंकि मैं सेक्रेटरी 1 था। मेरी हैसियत सेंट्रल इंटेलिजेंस के एक अहम अफसर की थी। तिवाड़ी की जबानी मालूम हुआ कि साइरस प्लांट की लैब नंबर 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और न्यूक्लियाई प्लांट की आधी से ज्यादा इमारत उड़ गई है। इस तबाही में बहुत सी जानें भी जाया हुई थी। इनमें 4 बड़े आला पाए के भारतीय साइंसदान भी थे। ऑफिस में हर किसी का चेहरा उतरा हुआ था। सभी परेशान परेशान दिखाई दे रहे थे। तिवाड़ी ने मिस्टर टंडन को फोन पर बताया कि कैप्टन मेहता पालमपुर से आ गए हैं। मिस्टर टंडन ने फौरन हम दोनों को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आने के लिए कहा। मिस्टर टंडन अपने एयर कंडीशनड कमरे में पुश्त पर हाथ रखे बेचैनी से टहल रहा था। हमें देखकर सोफे की तरफ इशारा किया, फिर खुद भी सोफे पर बैठ गया। सिगार को एस्ट्रे में मसल दिया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इंतहाई फिक्रमंद है। मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखा और बोला, कैप्टन मेहता, मुझे उम्मीद है कि तिवाड़ी में तुम्हें तमाम हालात बता दिए होंगे। मैंने अपने चेहरे पर परेशानी जाहिर कर रखी थी। अपने सर को इंतहाई अफसोस के अंदाज में हिलाते हुए कहा, सर आखिर सिक्योरिटी स्टाफ कहाँ था? क्या वो सो रहा था? ये हमारी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा दाग है। मिस्टर टंडन ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर ने बंबई प्रांत के 4 इंटेलिजेंस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। आला सतह पर इस सबूताज की तहकीकात शुरू हो गई हैं। हमें इस तहकीकात से बेखबर रखा जा रहा है। कुछ पता नहीं हमारा क्या हशर हो। ठंडा सांस भरकर मिस्टर टंडन ने अपना सर सोफे की पुश्त से लगा दिया। सेक्रेटरी तिवाड़ी कहने लगा, सर ये काम पाकिस्तानी एजेंटों के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। टंडन ने तलखी से कहा, सवाल ये है कि हमारा महकमा आखिर किस मर्ज की दवा है? दुश्मन के एजेंट जो मुल्क में जगह जगह मौजूद हैं, हो सकता है हमारे ऑफिस में भी कोई एजेंट मौजूद हो। अंदर से मेरा दिल जरा सा धड़क कर नॉर्मल हो गया, मगर मैंने अंदरूनी कैफियत को अपने चेहरे पर बिल्कुल जाहिर न होने दिया। हालांकि मिस्टर टंडन ने ये जुमला अदा करने के साथ ही मेरी तरफ देखा था। मैंने कहा, सर हमें अपने स्टाफ की फिर से स्क्रूटनी करनी होगी, ये बहुत जरूरी है। मिस्टर टंडन ने मायूसी के अंदाज में अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इससे कुछ नहीं होता कैप्टन मेहता। दुश्मन के एजेंटों को स्क्रूटनी की पहले से खबर हो जाती है। बहरहाल मैंने तुम्हें और मिस्टर तिवाड़ी को इसलिए जहां बुलाया है कि आज रात 11 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया है। डीजी रामा मूर्ति भी लंदन का दौरा छोड़कर आज नई दिल्ली पहुंच रहा है। तुम लोग रात ठीक 10:30 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। उस वक्त मेरी जेब में एक ऐसा खतरनाक टाइम बम था जो किसी भी वक्त फट सकता था। ये टाइम बम माचिस के साइज का ताकतवर ट्रांसमीटर था। चूंकि मिस्टर तिवाड़ी मुझे एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस ले आया था, इसलिए ये ट्रांसमीटर मेरी जेब में ही पड़ा रह गया था। मैंने उसे ब्राउन कागज में लपेटकर अपनी पतलून की अकबी जेब में रखा हुआ था। जितनी देर मैं मिस्टर टंडन के ऑफिस में बैठा रहा, मेरी जान पर बनी रही। अगर उस वक्त कोई भी मेरी तलाशी ले लेता तो ये ट्रांसमीटर मुझसे बरामद हो जाता और फिर मेरा जो हशर होता वो साफ जाहिर था। जब तक मैं टंडन के रूबरू बैठा रहा, अंदर से मेरी हालत परेशान ही रही। अगरचे मैंने उसे किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मिस्टर टंडन ने मेरे पीछे जो पहला जासूस लगाया था, उसकी लाश मकबरा हुमायूं में मिली थी। अब पालमपुर से दूसरे जासूस की गुमशुदगी और गालिबन मौत की खबर 2-1 रोज में उसे मिलने वाली थी। दोनों आदमी मेरे पीछे लगे लगे मौत के घाट उतरे थे। इससे कुदरती तौर पर यही शक पड़ता था कि उनके कत्ल में मेरा हाथ है और मेरी हैसियत मशकूक है।
मैं इन तमाम संगीन खतरात में गिर गया था, मगर अपनी जगह पर डटा हुआ था। इसकी वजह महज ये थी कि मैं एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसी अहम तरीन आसामी पर तैनात था कि वहां बैठकर मैं चारों तरफ न सिर्फ निगाह रख सकता था, बल्कि पाकिस्तान दुश्मन अजाइम को जड़ से काट सकता था। रात के पूरे 11 बजे हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंच गए। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामामूर्ति भी मेरे, मिस्टर टंडन और मिस्टर तिवाड़ी के अलावा मौजूद थे। 5 मिनट बाद मिसेज इंदिरा गांधी अकबी दरवाजे से नमूदार हुई। मैं पहली बार इस खातून को रूबरू देख रहा था। जैसा उन्हें तस्वीरों में देखा था बिल्कुल वैसी ही थी। छरीरा कद, गोरा चिट्टा रंग, सर के बालों में एक सफेद लट। मैं पहली बार इस खातून को रूबरू देख रहा था। जैसा उन्हें तस्वीरों में देखा था बिल्कुल वैसी ही थी। छरीरा कद, गोरा चिट्टा रंग, सर के बालों में एक सफेद लट जो फराख माथे के दाएं जानिब से होकर पीछे चली गई थी। मगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का चेहरा इंतहाई संजीदा और भिंचे हुए होंठों पर एक करख्तगी सी थी। हम खड़े हो गए। मिसेस गांधी ने हमें इशारे से बैठने को कहा। उनका सेक्रेटरी हमरा था। सेक्रेटरी ने एक फाइल खोलकर मिसेस गांधी के सामने रख दी। वो फाइल के वर्क उलटने लगी। कमरे में गंभीर और बोझल खामोशी छा गई। 1-1.5 मिनट तक वो फाइल का मुताला करती रही, फिर ऐनक उतार कर फाइल के कागजों पर आहिस्ता से रखी और अंग्रेजी में बोली, साइरस सबूताज के बारे में आप लोगों ने जो रिपोर्टें सबमिट की हैं, ये महज दफ्तरी कार्रवाई हैं। मैं इसे ट्रैश कहूंगी। मिसेस गांधी का लहजा इंतहाई तल्ख हो गया था। आप लोग अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम रहे हैं, तो क्या मैं स्कॉटलैंड यार्ड से आदमी मंगवाऊं? बड़े शर्म की बात है कि दुश्मन आपकी आंखों के सामने भारतवर्ष को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा गया और आप कुछ न कर सकी। मैंने सर झुकाकर कनखियों से देखा कि मिस्टर टंडन, मिस्टर तिवाड़ी और डीजी रामामूर्ति के रंग उठ चुके थे। उनके चेहरे छोटे से हो गए थे। न सिर्फ उनकी नौकरियां बल्कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में था। मिसेस गांधी हम सब पर बरस रही थी। जब वो अपने दिल की खूब भड़ास निकाल चुकी तो डीजी रामामूर्ति ने बड़े अदब से कहा, योर एक्सीलेंसी, आपको यकीन दिलाता हूं कि इस सबोताज के जिम्मेदार अफराद को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारी सारी फोर्स हरकत में है। मगरबी और मशरकी बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। मिसेस गांधी ने टंडन की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर टंडन, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर टंडन को जैसे एक झटका सा लगा। जल्दी से हाथ जोड़ते हुए बोला, योर एक्सीलेंसी, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे महकमे के आदमी दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच गए हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मैं असली दुश्मन आपके सामने ला खड़ा करूंगा। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई, मगर मैं अपनी जगह पर कायम रहा। फौरन ही मिस्टर टंडन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, योर एक्सीलेंसी, दुश्मन के एजेंट हमसे बचकर नहीं जाएंगे। टंडन जी ठीक कह रहे हैं, हमारा महकमा बहुत जल्द उनको दबोचने वाला है। डीजी रामामूर्ति को कुछ हौसला मिला। उसका एतमाद बहाल हो रहा था। उसने भरपूर अंदाज में मिसेस गांधी को यकीन दिलाया कि दुश्मन के तखरीबदार बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मिसेस गांधी का चेहरा उसी तरह संजीदा और गंभीर था। ये मीटिंग रात 1 बजे तक जारी रही। आखिर में मिसेस गांधी ने हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और मीटिंग खत्म हो गई। मिसेस टंडन के चेहरे पर भरपूर एतमाद की झलक थी। लगता था जैसे उसने दुश्मन को पहचान लिया है। मैं चौकस हो गया। डीजी ने हम तीनों को ब्रीफ करते हुए कहा कि दुश्मन के किसी न किसी तखरीबकार को 1 हफ्ते के अंदर अंदर काबू करना बेहद जरूरी है। जैसे भी हो दुश्मन के एजेंट को गिरफ्तार किया जाए, वरना हम में से किसी एक की भी नौकरी नहीं बचेगी। मैं घर आकर लेट गया। आंखें जल रही थी मगर नींद नहीं आ रही थी। हालात नाजुक सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मिस्टर टंडन के ईमा पर मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। किसी हतमी सबूत के बगैर मिस्टर टंडन मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। ये उसूली तौर पर भी गलत था। कोई जिम्मेदार इंटेलिजेंस ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर पर कमजोर वार नहीं करता। अगर कोई ठोस सबूत पास न हो तो वार का उल्टा पड़ जाने का खतरा होता है। एक बात यह थी कि मिस्टर टंडन इस पोजीशन में था कि वो जब और जहां चाहे मुझे कत्ल करवा सकता था, लेकिन दुश्मन के एजेंट को हलाक करना उसे फरार होने का मौका फराहम करने के बराबर होता है। क्योंकि एजेंट को अगर आप मौत के घाट उतार देते हैं तो आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मकसद ये होता है कि एजेंट को जिंदा पकड़कर पूरे रैकेट यानी पूरी टोली को अपने काबू में कर लेते हैं और मुल्क मजीद तबाहकुन तखरीबकारियों से बच जाता है। मिस्टर टंडन भी मुझे किसी सबूत की बिना पर जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। उसने मुझ पर पहला बार सुजाता के जरिए घर में ट्रांसमीटर रखवा कर किया जो खाली गया। दूसरी बार उसने मेरे पीछे आदमी लगाए जिनको हमेशा की नींद सुला दिया गया। मुझे अंदाजा था कि मिस्टर टंडन मेरे पीछे अब मजीद आदमी लगाएगा और मेरी एक एक नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखेगा। मैं ये भी जानता था कि मेरा आइंदा मिशन भारत की मगरबी सरहद पर फौजों की नकलो हरकत की रिपोर्ट हासिल करना है, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है।
सियासी हालात ऐसे थे कि मिसेस गांधी किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला करवा सकती थी और इस बार सबसे ज्यादा दबाव कसूर सेक्टर पर होने वाला था। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारत तेजी से हमला करके कसूर को लाहौर से काटकर उस पर कब्जा करना चाहता था। मुझे इस अमर का इशारा दे दिया गया था कि मेरा आइंदा मिशन क्या होगा और किस कदर अहम होगा। इन हक़ाइक़ की रोशनी में मिस्टर टंडन मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे, सबसे बड़ी दीवार थी जो मेरे और मेरे आइंदा मिशन की राह में हायल थी। मुझे इस रुकावट को दूर करना था, इस दीवार को गिराना था। बज़ाहिर मिस्टर टंडन का मुझसे सुलूक इंतहाई मुशफ़क़ाना था। मेरे सेक्रेटरी होने के बाद उससे तकरीबन रोज ही मुलाकात रहती थी। वो पहले की तरह बल्कि पहले से ज्यादा खंदा पेशानी से मिलता। सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी का रवैया भी मेरे साथ बड़ा नॉर्मल था। डीजी इंटेलिजेंस की तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि किसी एक एजेंट को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए ताकि हम प्राइम मिनिस्टर को अपनी कारकर्दगी दिखाकर अपनी नौकरी की हिफाजत कर सकें। इसमें कोई शक नहीं था कि मिसेस गांधी की जज्बाती और मुंतकिमाना तबीयत के बायस ये लोग किसी भी वक्त उसकी जद में आ सकते थे। अब जरूरी हो गया था कि किसी गैर मुल्की और खास तौर पर पाकिस्तानी एजेंट को पकड़कर पेश कर दिया जाए। अगर पाकिस्तानी एजेंट नहीं मिलता तो किसी भी मुसलमान को पकड़कर उसे एजेंट जाहिर करके प्राइम मिनिस्टर के आगे सुरखरुई हासिल की जाए। मैंने एक मीटिंग में जब ये तजवीज पेश की कि मेरे ख्याल में चूंकि साइरस की तबाही की जिम्मेदारी श्रीलंका के भारत दुश्मन सिन्हाली तखरीबकारों पर आयद होती है, इसलिए हमें किसी न किसी सिन्हाली एजेंट को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर टंडन ने किसी कदर तलखी से कहा, यह सिन्हाली एजेंटों की नहीं, पाकिस्तानी एजेंटों की कार्रवाई थी। पाकिस्तानी तखरीबकार राजधानी में भी सरगर्म है, हमें उनमें से किसी को पकड़ना होगा। इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन के इस खतरनाक अज़्म के पेश नज़र उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब इस शख्स का जिंदा रहना मेरे मिशन के लिए इंतहाई तबाहकुन था। मैंने मिस्टर टंडन को हर हालत में खत्म करने का फैसला कर लिया। मैं अभी टंडन को हलाक करने के तरीकों पर गौर कर ही रहा था कि एक रोज अपने ऑफिस गया तो तिवाड़ी मेरे कमरे में आया। वो बड़ा खुश था। मेरी मेज पर दोनों हथेलियां टिकाते हुए बोला, कैप्टन मेहता बधाई हो, हम सबकी नौकरी बच गई है। रात हमने कमला मार्केट से एक पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा माथा ठनका, कहीं अपना कोई एजेंट तो नहीं पकड़ा गया। मैंने उठकर तिवाड़ी से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे बधाई देते हुए कहा, मिस्टर तिवाड़ी, अब भगवान ने चाहा तो हम पाकिस्तानी तखरीबकारों के सारे गैंग को पकड़ लेंगे। तिवाड़ी कुर्सी खींच कर बैठ गया और सर खुजाते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं कि हमें इस पाकिस्तानी से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। मेरे इस्तफसार पर तिवाड़ी ने असल बात मुझे बता दी। कहने लगा, बात यह है कि हमने महज अपनी नौकरी बचाने के लिए इस आदमी को पकड़ा है। हमारी इत्तला के मुताबिक ये आदमी पाकिस्तानी जासूस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से यहाँ दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ था। मगर हमें से क्या, हमें तो इस वक्त कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ना था, सो पकड़ लिया। वो उठकर जाने लगा तो दरवाजे के पास रुक गया। पलटकर बोला, हमने डीजी रामामूर्ति को असल बात नहीं बताई। हमने यही रिपोर्ट दी है कि ये पाकिस्तानी तखरीबकार है और नकली वीजे पर भारत आया हुआ था। तुम भी इस बात को जहन में रखना। मिस्टर तिवाड़ी रितक हिसार का रहने वाला था और मिस्टर टंडन की तरह अय्यार नहीं था। उसकी जगह मिस्टर टंडन होता तो ये बात मुझे कभी न बताता। बहरहाल उसने बात खोल दी थी और अब मुझे उस बदनसीब पाकिस्तानी की फिक्र लग गई थी जिस पर जुल्म तशद्दुद का पहाड़ टूटने वाला था, जो बेगुनाह था, बेकसूर था। ये लोग उस पर बेपनाह तशद्दुद करके उससे झूठा बयान दिलवाने की कोशिश करेंगे कि उसे पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत में तखरीबकारी के लिए भेजा था। फिर उस पर साइरस एटमी प्लांट की तबाही का इल्जाम साबित करके उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। यूं इस बदनसीब पाकिस्तानी को एक ऐसे जुर्म की सजा दी जाएगी जो उसने नहीं किया था। एक एतबार से उसे मेरी तखरीबकारी की सजा मिलने वाली थी। ज़ाहिरी तौर पर मैंने मिस्टर तिवाड़ी के सामने बेहद खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। 1 घंटे बाद जब मिस्टर टंडन से मुलाकात हुई तो मैंने उसे भी बड़े मोहतात तरीके से इस कारनामे पर बधाई यानी मुबारकबाद पेश की। टंडन का चेहरा संजीदा था, लगता था वो मेरे दिल को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर जम गईं, फिर मुस्कुराया और बोला, कैप्टन, अगरचे हमारे पास इस पाकिस्तानी तखरीबकार के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, मगर हम उससे सब कुछ मनवा लेंगे, वो हमें सब कुछ बता देगा। मैंने कहा, सर, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे यकीन है कि जब उस पर तशद्दुद किया जाएगा तो वो सारी बातें उगल देगा। इसकी वजह से हम उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर सकेंगे। मिस्टर टंडन ने हल्का सा सिगार का कश लगाया, मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मिस्टर तिवाड़ी का ख्याल है कि ये एक आम पाकिस्तानी है जो वीजे पर दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था, लेकिन मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है और इससे हमें बाज ऐसे पाकिस्तानी एजेंटों के नाम भी मालूम हो जाएंगे जो खुद हमारे महकमे में सरगर्म अमल है। मैंने मिस्टर टंडन की बात की पुरजोर तायद करते हुए कहा, यह तो हमारी बड़ी कामयाबी होगी। हमें इस पाकिस्तानी एजेंट पर किसी हालत में भी रहम नहीं खाना होगा। वो यकीनन पाकिस्तानी तखरीबकार ही है, लेकिन मिस्टर टंडन के दिल में जो भयानक ख्याल छुपा था उसको मैंने पा लिया था।
उसका मंसूबा था कि वो इस बेगुनाह पाकिस्तानी पर अलमनाक तशद्दुद के बाद उससे ये बयान दिलवा देगा कि दिल्ली में उसके जो पाकिस्तानी साथी एजेंट सरगर्म अमल हैं उनमें एक कैप्टन मेहता भी है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है और उसके एवज पाकिस्तानी सिफारत खाने से भारी रकम वसूल करता है। ये बड़ा ही खतरनाक प्लान था जो मिस्टर टंडन के जहन में था और जिस पर वो यकीनन अमल करने वाला था। मैं मुस्कुराते हुए टंडन की तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, टंडन जी, अब आपकी जिंदगी के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तुम अब मुझसे बच नहीं सकोगे। मिस्टर टंडन मुझे कह रहे थे, कैप्टन मेहता, तुमसे ज्यादा मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि इस पाकिस्तानी एजेंट से तुम ही पूछगिछ करोगे। मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारी ये ड्यूटी लगाई है। इसमें कोई शक नहीं था कि मिस्टर टंडन ने बहुत सोच समझकर ही मेरी ड्यूटी लगाई थी। यकीनी तौर पर उसने पूछगिछ करने वाली कोठरी या सेल में खुफिया मगर बेहद ताकतवर माइक्रोफोन लगा दिए होंगे ताकि पाकिस्तानी एजेंट के साथ मैं जो भी गुफ्तगू करूं वो रिकॉर्ड हो जाए। चूंकि उसे मुझ पर पहले ही से शक था, इसलिए वो चाहता था कि मैं अगर पूछगिछ के दौरान पाकिस्तानी एजेंट से हमदर्दाना या राजदारी की कोई बात करूं तो मिस्टर टंडन के हाथ एक सबूत आ जाए जिसकी बिना पर वो मुझे गिरफ्तार कर सके। खैर, मैं इतना अहमक नहीं था। मैंने कहा, शुक्रिया सर, आपने मुझ पर एतमाद जाहिर किया, मैं आपका ग्रेटफुल हूँ। ये पाकिस्तानी एजेंट कहाँ रखा गया है? मिस्टर टंडन ने बताया कि वो लाल किले के एक तहखाने में कैद है। मुझे कहा गया कि मैं शाम को लाल किले में जाकर उससे पूछगिछ का सिलसिला शुरू करूं और दूसरे रोज अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करूं। ये सब कुछ मुझे जाल में उलझाने के लिए किया जा रहा था। मैं भी अपने तौर पर पूरी तरह चौकस था। साथ ही साथ मिस्टर टंडन को अपने रास्ते से हटाने के तरीकों पर भी बड़ी तेजी से गौर कर रहा था। शाम को दफ्तर से निकलकर मैं उस पाकिस्तानी शहरी को देखने तले में गया जो अपनी बदकिस्मती की वजह से भारतीय इंटेलिजेंस के फंदे में फंस गया था और अब बज़ाहिर उसका जिंदा बच निकलना नामुमकिन था। किले के तहखाने में बिजली का 100 वोल्ट का बल्ब रोशन था। बदकिस्मत पाकिस्तानी के जिस्म पर सिवाय एक फटी हुई निक्कर के और कुछ नहीं था। महकमे के 2 पेशावर मुलाजिम उस पर काफी तशद्दुद कर चुके थे। ये एक नौजवान पाकिस्तानी था। उसकी एक आंख सूजकर स्याह हो रही थी, निचला होंठ पड़ गया था जहां से खून रिस रहा था। उसे 2 आदमियों ने पकड़कर तख्ते पर बिठा रखा था। बेचारे का तशद्दुद की वजह से बुरा हाल था। उसका सर बार बार ढलक जाता। मैं जाते ही उसके सामने लोहे की कुर्सी पर बैठ गया और अपने आदमी से कहा, इसका सर ऊपर करो। उस बेदर्द आदमी ने पाकिस्तानी नौजवान के सर को बालों से पकड़कर ऊंचा कर दिया। पाकिस्तानी नौजवान की सूजी हुई आंख बंद थी, दूसरी आंख जरा सी खुली थी। मैंने तहकुमाना आवाज में पूछा, तुम्हारे दूसरे साथी कौन हैं? कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? अगर तुम हमें उनके नाम पते बता दो तो तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान ने रोते हुए कमजोर सी आवाज में कहा, मैं जासूस नहीं हूं सर, मैं वीजा लेकर आया था मामू से मिलने, मैं जासूस नहीं हूं। और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल हिल गया। सबसे पहले तो मुझे ये इत्मीनान हुआ कि ये अपना एजेंट नहीं था। अपने एजेंटों के चेहरे मेरे लिए अजनबी नहीं थे, मैं उन्हें पहचान सकता था। ये बेगुनाह पाकिस्तानी था। दूसरी बात यह थी कि उसे मेरे आमाल की सजा मिल रही थी। उसको बचाना मेरा फर्ज बनता था। वैसे भी मैं खुद पाकिस्तानी था, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और मैं अपनी आंखों के सामने एक पाकिस्तानी भाई पर जुल्म व तशद्दुद होते कैसे देख सकता था। इस तहखाने में मुझे मालूम था कि खुफिया माइक्रोफोन जरूर लगे होंगे। वहां मैं उस बेगुनाह पाकिस्तानी से कोई बात नहीं कर सकता था। बहरहाल मैंने अपने रवैये से यही जाहिर किया कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय अफसर हूँ और मुझे हर हालत में भारत माता का मफाद अजीज है। मैंने बेचारे पाकिस्तानी को एक तमाचा भी मार दिया। मैं 15-20 मिनट तक वहां बैठा पूछगिछ करता रहा। पाकिस्तानी यही कहता रहा कि मुझे बेगुनाह पकड़ा गया है, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं दिल्ली वीजा लेकर अपने मामू से मिलने आया था। वो रोए जा रहा था। मैंने उसकी गर्दन पर एक और मुक्का जड़ दिया और उठकर चला गया। खुफिया माइक्रोफोन के डर से मैं अपने आदमियों को यह भी न कह सका कि इस पर मजीद तशद्दुद न करना। दूसरे रोज मैंने मिस्टर टंडन को जो रिपोर्ट पेश की उसमें लिखा कि मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तानी जासूस बेहद अय्यार और होशियार है। वो इतनी आसानी से नहीं बिकेगा, लेकिन हमें उस पर 3rd डिग्री आजमानी होगी। वो जरूर अपने साथियों के नाम बता देगा। मिस्टर टंडन ने मेरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे फाइल में लगाते हुए बोला, डीजी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर दी है कि हमने साइरस के तखरीबकारी के जिम्मेदार पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ लिया है। उससे पूछगिछ जारी है। अब जरूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके इस एजेंट के साथियों की निशानदही होनी चाहिए, तभी हमारी खाल बच सकेगी, वरना प्राइम मिनिस्टर के अताब से हम में से कोई भी बच नहीं सकेगा। मैंने कहा, सर मेरा ख्याल है कि 3rd डिग्री को ये पाकिस्तानी एजेंट शायद ही बर्दाश्त कर सके। कल तक वो जरूर बोल देगा। उस रोज भी बेचारे बेगुनाह पाकिस्तानी पर मेरी आंखों के सामने बेहद तशद्दुद किया गया। 3rd डिग्री एक भयानक तशद्दुद है जिसके बारे में सिर्फ इतना ही बता देना काफी होगा कि उसे बड़े से बड़ा डाकू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दुबले पतले पाकिस्तानी में इतनी शक्त कहाँ थी। जब 3rd डिग्री तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तानी नौजवान बेहोश हो गया। उसे होश में लाने के बाद तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। पाइप के जरिए उसके मैदे में इतना पानी दाखिल किया गया कि उसका पेट फूल कर कुप्पा हो गया।
बेचारा ऊंट की तरह बिलबिलाने लगा। जब उसके पेट पर लकड़ी से ज़रबे लगाई गईं तो उसकी चीखें निकल गईं। वो एक बार फिर बेहोश हो गया। मुझसे ये दिलदोज मंजर नहीं देखा गया, मगर मुझे देखना ही पड़ रहा था। ये बदकिस्मत पाकिस्तानी लाहौर से दिल्ली अपने जिस मामू को मिलने आया था, उनमें से किसी ने उसकी पैरवी नहीं की थी। वो खुद सहमे हुए थे कि कहीं उनके सारे खानदान को जासूसी के इल्जाम में पकड़कर जेल में सड़ने के लिए न डाल दिया जाए। आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि जब भारत में किसी पाकिस्तानी को जासूसी के इल्जाम में जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है तो उस पर क्या कयामत गुजरती है। वहाँ उसका कोई वाली वारिस, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उसके साथ जानवरों से भी बदतरीन सलूक किया जाता है। उसकी जिंदगी कोई हकीकत नहीं होती। उसे सिर्फ इस हद तक जिंदा रखा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले सके और अपने साथियों के नाम पते बता दे। पंजाब और यूपी के जेलों में ऐसे कई बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं जिनको जासूस होने के झूठे इल्जाम में पकड़कर उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। कई उस तशद्दुद की ताब न लाते हुए शहीद हो गए और उनकी लाशों को वहीं जेल के अंदर गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया। जो सख्त चांद थे वो माजूरी के आलम में अब भी भारतीय जेलों में सिसक सिसक कर जी रहे हैं। इनमें से कोई नाबीना हो चुका है, किसी की टांगें कट चुकी है, कोई बाजुओं से महरूम हुआ है और मौत का इंतजार कर रहा है। इस नौजवान पाकिस्तानी का अंजाम भी मेरी आंखों के सामने था, जो एक इंतहाई दर्दंगेज अंजाम था और जिससे मैं उसे हर हालत में बचाना चाहता था। उस पाकिस्तानी नौजवान ने अपना नाम जमील अहमद बताया था। फिर डिग्री के तशद्दुद की वजह से बदनसीब पाकिस्तानी जमील अहमद की हालत इतनी खराब हो गई कि लगता था कि वो थोड़ी देर के बाद मर जाएगा। मेरे ईमा पर उस पर तशद्दुद का सिलसिला रोक दिया गया। मैंने अटेंडेंट साहब को बताया कि खतरा है पाकिस्तानी एजेंट मर जाएगा, इसलिए 2 रोज तक उसे कुछ न कहा जाए। उसके बाद हम तशद्दुद का सिलसिला फिर शुरू कर देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2 दिनों के बाद ये पाकिस्तानी हमें सब कुछ बता देगा। मिस्टर टंडन ने 3rd डिग्री तशद्दुद को 2 रोज के लिए बंद कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया और अब इन 2 दिनों में मुझे मिस्टर टंडन से निजात हासिल करना थी। हालात का पूरा जायजा लेने के बाद मैंने महसूस किया कि टंडन को अगर बाहर किसी जगह हलाक करता हूँ तो मेरे पीछे लगे हुए जासूस की रिपोर्ट मुझे उसके कत्ल में फंसा सकती थी। मेरे सामने अब सिवाय उसके दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मिस्टर टंडन को उसके ऑफिस में ही खत्म कर दिया जाए। ये इतना आसान काम नहीं था, लेकिन अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ तो मुझ पर शुबा नहीं किया जा सकता था। मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। मेरे जहन ने तमाम हालात को सामने रखते हुए मंसूबाबंदी शुरू कर दी। आखिर मैंने एक तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। हालात को देखते हुए यही एक तरकीब थी जिस पर मैं अमल कर सकता था। उस वक्त मुझे जहरीले सिगार बहुत ज्यादा आ रहे थे, चुनाचे मैंने एक ऐसा ही जहरीला सिगार खुद तैयार करने का फैसला किया। सारी स्कीम मेरे जहन में थी। इस स्कीम पर अमल करने से एक अहम तरीन फायदा ये था कि मुझ पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। यूं सांप भी मर जाता और लाठी भी न डूबती। साइनाइड जहर सबसे ज्यादा सरीउल असर और मोहलक जहर है और हमारी इंटेलिजेंस की लेबॉर्ट्री में ये जहर जर्द रंग के जर्राती सुफूफ की शक्ल में मौजूद था। लेबॉर्ट्री में आते जाते मैंने उसे एक अलमारी में शीशी में पड़े देखा। उसके बाहर साइनाइड लिखा हुआ था। सुबह दफ्तर लगने के आधे घंटे बाद तक लेबॉर्ट्री का स्टाफ नहीं आता था। इस दौरान जमादार लेबॉर्ट्री खोलकर उसकी सफाई वगैरह करके चला जाता। यही वो वक्त था जब मुझे लेबॉर्ट्री से साइनाइड जहर की बहुत ही कलील मिकदार चुरानी थी। रात को मैंने 11 बजे के बाद बॉस से राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर शायद मौसम की खराबी के बायस मैं ऐसा न कर सका। ये पहला मौका था कि खराब मौसम मेरे और बॉस के दरमियान हायल हुआ। दूसरे दिन सुबह मैं वक्त पर दफ्तर पहुंच गया। तिवाड़ी अभी तक नहीं आया था। मैंने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर तह करके जेब में रखा और लेबॉर्ट्री की तरफ टहलता टहलता चल पड़ा। लेबॉर्ट्री मेरे कमरे से एक ब्लॉक छोड़कर उसी बिल्डिंग में ही वाक़ थी। लेबॉर्ट्री खुली पड़ी थी। चपरासी भी अभी नहीं आया था। मैं यूं अंदर दाखिल हो गया जैसे मुझे किसी शय की तलाश हो। मैं उंगली पर बार बार फूंके मार रहा था कि अगर फर्ज करें कि कोई आ गया तो उसे कहूंगा कि उंगली दर्द कर रही है। स्पिरिट लगवाने आया था, मगर लेबॉर्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता सीधे कोने वाली अलमारी की तरफ गया। जेब से रुमाल निकाल कर अलमारी का दरवाजा खोला। रुमाल की ही मदद से साइनाइड की शीशी का ढकना खोलकर एक रत्ती से भी कम मिकदार में साइनाइड के चंद जर्रात कागज पर गिराए। शीशी बंद करके अलमारी में वहीं रखी। रुमाल से उसे दोबारा साफ कर दिया। कागज तय करके जेब में डाला। अलमारी बंद कर दी और अपनी उंगली को दूसरी उंगली से रगड़ता फूंके मारता अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। खुशकिस्मती थी कि इस दौरान किसी से आमना सामना न हुआ। अपने कमरे में आकर बैठ गया। उस रोज जब मिस्टर टंडन ने रोजमर्रा मीटिंग के लिए अपने कमरे में बुलाया तो मैं उसके सिगार पीने के अंदाज को गौर से देखता रहा।
ये बात मुझे पहले भी मालूम थी कि मिस्टर टंडन बेतहाशा सिगार पीते थे। उनकी मेज पर दाएं जानिब अखरोट की लकड़ी के बने हुए एक सिगार बक्स में मेडोना के सिगार हर वक्त पड़े रहते थे और ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में खत्म हो जाते थे। मिस्टर टंडन सुबह के औकात में सुबह से शाम तक काफी सिगार पी जाती। उस शाम मैं दफ्तर से सीधा घर जाने की बजाय फूड स्टोर में चला गया। अपने लिए चाय का पैकेट, सिगरेटों का कार्टन और शेविंग फोम खरीदा और साथ ही मेडोना सिगारों का एक पैकेट भी खरीद लिया। मैं इतना अहमक नहीं था कि सारे का सारा पैकेट अपने साथ घर ले जाता। रास्ते में एक वीरान जगह देखकर मैंने पैकेट में से 2 सिगार निकाल कर जेब में रखे और बाकी सिगारों को तोड़ मरोड़ कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वहां से मैं सीधा तुगलक रोड पर गया जहाँ केमिस्टों की दुकानें थी। यहाँ से मैंने टीका लगाने वाला एक सिरिंज खरीदा और घर आ गया। मैं जानबूझकर घर लेट पहुंचा ताकि अगर सुजाता आई हो तो मेरा इंतजार करने के बाद वापस चली जाए। रात को जब खानसामा और नौकरानी सब चले गए तो मैं दरवाजा बंद करके बेडरूम में बैठ गया। शीशे की एक छोटी प्लेट में ताज़ा पानी के चंद कतरे टिपका कर उसमें साइनाइड के जर्रात पिलाए, फिर उन्हें आहिस्ता से हिलाया। जब जहर के जर्रात पानी में घुल गए तो सिरिंज की बारीक सुई से जहर को ऊपर खींच लिया। यह जहर मिकदार में उतना ही था कि सिरिंज की सुई में ही रहा। अब मैंने मेडोना सिगार पर चढ़ा हुआ सेलोफेन कागज उतारा। जिस रुख से सिगार सुलगाया जाता है उस रुख सिरिंज की सुई को ऐन दरमियान में अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाकर सारा जहर सिगार के अंदर दाखिल कर दिया। जहरीला सिगार तैयार था। दूसरे सिगार को मैंने फौरन चूरा करके फ्लश में बहा दिया। जहर वाले सिगार को सेलोफेन के कागज में लपेटकर अपने सरहाने के नीचे रखिया और अपनी स्कीम पर मजीद गौर करते सो गया। सुबह जब नाश्ते के बाद दफ्तर गया तो जहरीला सिगार मेरे साथ था। मिस्टर टंडन का कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। वो बड़ा अफसर था। उसका चपरासी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता था। चुनाचे वो भी देर से आता। ये बात मेरे हक में बहुत अच्छी थी। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंचा टंडन और उसके चपरासी में से कोई भी ना आया था। मैं सीधा मिस्टर टंडन के एयर कंडीशन कमरे में चला गया। जहरीला सिगार मेरी जेब में था। मैंने जाते ही रुमाल अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट कर मेज वाले सिगार बक्स को खोला। बक्स में सिर्फ 4-5 सिगार ही बाकी रह गए थे। मुझे खुशी का एहसास हुआ क्योंकि इस लिहाज से मिस्टर टंडन की मौत ज्यादा दूर नहीं थी। ये तमाम सिगार मेडोना की थी। मैंने रुमाल की मदद से जेब से मेडोना का सिगार निकाला, उसे थोड़ा पूंछ करके अगर कहीं मेरी उंगलियों के निशान रह गए हों तो वो भी दूर हो जाएं। फिर सिगार बक्स में उसे इस जाविये पर रख दिया कि सबसे पहले टंडन का हाथ उसी सिगार पर पड़े। उसके बाद सिगार बक्स को बंद करके रुमाल से पूंछा और कमरे में से बाहर राहदारी में निकल आया। राहदारी खाली पड़ी थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन अगर कोई उस वक्त मुझे मिस्टर टंडन के कमरे से निकलते देख लेता तो मेरे लिए उसे भी कत्ल करना जरूरी हो जाता। मैं समझता हूँ कि ये उस शख्स की खुशकिस्मती थी जिससे मेरा आमना सामना नहीं हुआ था, वरना उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो एक तरह से गवाह बन जाता जिसने मिस्टर टंडन की मौत से पहले मुझे उसके कमरे से निकलते देखा था। कई उलझनें पैदा हो सकती थी, मगर वो आदमी बच गया और मेरे सामने न आया। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा तो मेरी जान में जान आई। मैं गोया टाइम बम लगाया था। अब उसे वक्त पर फटना और मेरे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना था। मैंने थर्मस में से बर्फ वाला ठंडा पानी निकाल कर पिया, फिर सिगरेट सुलगाया और यूं ही एक फाइल लेकर मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में चला गया। अब मेरी सारी तवज्जो उस जानिब थी कि मिस्टर टंडन दफ्तर में पहुंचा है या नहीं। उसके आने का वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आ रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं किसी से पूछना भी नहीं चाहता था कि मिस्टर टंडन क्यों नहीं आ रहे। मैं अपनी मेज पर बैठा फाइल पर काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी ने फोन पर मुझे बताया कि मिस्टर टंडन आज दफ्तर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत खराब है। मेरा चेहरा ये सुनते ही उतर गया। अब वो जहरीला सिगार मुझे टंडन के कमरे में जाकर वापस लाना था, मगर अब टंडन का चपरासी आ गया था और वो कमरे के सामने बेंच पर चौकस था। मैं उसके सामने टंडन के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता था। मैंने अपना प्रोग्राम अगले रोज के लिए मुलतवी कर दिया। दोपहर के बाद मैं कुछ कागजात लिए खुद मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नजर मिस्टर टंडन पर पड़ी, जो सुनहरी ऐनक लगाए खद्दर के कांग्रेसी लिबास में हाथ में ब्रीफकेस लिए राहदारी में चला रहा था। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मैं उसके साथ साथ मौत को भी आता देख रहा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, सर आपकी तबीयत कैसी है? मिस्टर टंडन ने बनावटी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हूँ। सुबह सर में दर्द था। अब सोचा घर बैठकर क्या करूंगा, बस दफ्तर चला आया। मैंने अपने दिल में कहा, तेरी मौत तुझे खींच कर ले आई है, वरना तू यहाँ क्यों आता। मिस्टर टंडन का चपड़ासी दरवाजा खोले अदब से एक तरफ खड़ा था। टंडन अपने कमरे में चले गए और मैं तिवाड़ी के कमरे में आ गया। मैंने उसे बताया कि मिस्टर टंडन आ गए हैं। वो सीधा होकर बैठ गया। ये क्यों आ गया है? इसे दफ्तर के बगैर चैन नहीं आता। सेक्रेटरी ने बेजारी से कहा, कैप्टन तुम ये क्या लाए हो?
मैंने कागज दिखाते हुए कहा, मिस्टर तिवाड़ी, ये दस्तखत पहचानते हो? मेरा ख्याल है नकली नहीं है। दस्तखत डीची रामामूर्ति के थे, बिल्कुल असली थे। मैं वैसे ही बहाना बना रहा था। तिवाड़ी ने कागज हाथ में लेकर गौर से दस्तखत देखे और बोला, बिल्कुल रामामूर्ति साहब के हैं। तुम्हें कैसे ख्याल आ गया कि ये नकली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तिवाड़ी साहब, आपको तो मालूम ही है कि आजकल हालात कैसे हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। मैंने तिवाड़ी को अपने पैकेट में से सिगरेट पिलाया और हाथ कागज में लिए गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं कनखियों से मिस्टर टंडन के कमरे की तरफ देख रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि कुर्सी पर बैठते ही उसने जहरीला सिगार ही उठाकर सुलगा लिया हो और अब तक वो अंदर मर भी चुका हो। चपरासी बाहर बेंच पर चाको चौबंद होकर बैठा था। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। कई बार चाहा कि टंडन साहब को फोन करूं, यूं ही पूछूं कि आज मीटिंग किस वक्त करेंगे, ये मालूम करूं कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं। मगर मैं हर बार फोन करते करते रुक जाता। अचानक फोन की घंटी बोल पड़ी। मेरा दिल थरक उठा। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से टंडन साहब ही बोल रहे थे। कमबख्त अभी जिंदा था। उसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। मैं कैसे इनकार कर सकता था। सोचा जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर उसने मेरे सामने भी सिगार सुलगाया तो उसकी मौत आनन फानन वाक़या हो जाएगी और वो किसी को पुकार भी नहीं सकेगा। मैं शोर मचाऊंगा कि टंडन साहब को कुछ हो गया है। इतना मुझे मालूम था कि साइनाइड जहर को अगर तंबाकू में मिलाकर पिया जाए तो पोस्टमार्टम करते वक्त मौत की वजह जहर खुरानी दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केस में आमतौर पर यही समझा जाता है कि आदमी की मौत दिल की हरकत बंद हो जाने से वाक़ हुई है। फिर भी मैं नहीं चाहता था कि टंडन की मौत के वक्त मैं उसके पास मौजूद हूँ। फिर ख्याल आया कि यह भी तो हो सकता है कि वो अभी जहरीला सिगार न पिए। उस सिगार की बारी कहीं दोपहर के बाद या शाम के वक्त आए। मैं टंडन साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ सेक्रेटरी नंबर 2 मिस्टर तिवाड़ी पहले से मौजूद था। मैं परेशान सा हो गया। तिवाड़ी को वहाँ नहीं होना चाहिए था, मगर मैं उसे वहां से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता था। मैंने टंडन को नमस्कार किया और खामोशी से उनके सामने वाली कुर्सी पर तिवाड़ी के पास ही बैठ गया। हम मिस्टर टंडन के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, मगर वो हमें इसरार करके सिगरेट पिलाने पर मजबूर कर देता। मिस्टर टंडन हस्बे मामूल सिगार मुंह में लगाए हुए था। सिगार आधे से ज्यादा जल चुका था, जिसका मतलब ये था कि ये जहरीला सिगार नहीं है। मिस्टर टंडन ने मीटिंग शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल पर तबादला ख्याल शुरू हो गया। फाइलें खुल गईं। पुराने रिकॉर्ड हवाले के लिए देखे जाने लगे। मेरा ध्यान टंडन के सिगार की तरफ था जो जल चुका था। टंडन ने सिगार एस्ट्रे में मसल दिया, फिर सफेद रुमाल होंठों पर फेरा और दफ्तरी बहस मुबाहसे में मसरूफ हो गया। मुझे यकीन था कि वो अभी बक्स में से सिगार निकाल कर सुलगाएगा और पहले ही कश के बाद या ज्यादा से ज्यादा दूसरे कश के साथ ही वो मेज पर मुंह के बल गिरेगा। मगर वो अपने काम में लगा हुआ था। अचानक उसका हाथ सिगार बक्स की तरफ गया। उसमें देखे बगैर उसने मेडोना का पतला लंबा सिगार निकाला। सारे सिगार एक ही तरह के थे। मैं पहचान न सका कि ये मेरा सिगार है या पहले से पड़े हुए सिगारों में से एक सिगार है। मेरे दिल की धड़कन अदरे तेज हो गई। टंडन साहब ने बातें करते हुए लाइटर से सिगार सुलगा लिया। उसके 2 एक कश खींचे और बातें करने लगे। सिगार उनकी उंगलियों में सुलग रहा था। मेरी सारी तवज्जो सिगार की तरफ थी। उसने थोड़ी देर के बाद मजीद 2 कश लगाए। बस अब वो मर जाएगा, सर आगे को डालकर मेज पर गिर पड़ेगा। लेकिन ऐसा न हुआ। देखते ही देखते सिगार आधा खत्म हो गया। ये भी जहरीला सिगार नहीं था। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई और हम अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे अजीब किस्म की बेचैनी लगी थी। थर्मस में से कई बार ठंडे पानी के घूंट पी चुका था। तनाव की वजह से हलक बार बार खुश्क हो रहा था। 2 एक बार उठकर बाथरूम जाने के बहाने मिस्टर टंडन के कमरे के आगे से गुजरा। हर तरफ खैरियत थी। मैं ये खैरियत नहीं देखना चाहता था। दोपहर के 2:45 बज रहे थे कि राहदारी में मुझे कुछ शोर सा सुनाई दिया। फिर कोई भागता हुआ मेरे कमरे के आगे से गुजर गया। इतने में एक आवाज आई, एम्बुलेंस मंगवाओ कांतिलाल, जल्दी करो। मैं समझ गया। फौरन उठकर कमरे से बाहर निकला। उस वक्त तिवाड़ी भी अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। क्या हो गया है, शोर क्यों मचा रहे हो? मिस्टर टंडन के चपरासी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सरकार फजब हो गया, टंडन जी बेहोश पड़े हैं। हम भागकर मिस्टर टंडन के कमरे में गए। वो उसी तरह कुर्सी पर पड़ा था कि सर मेज के साथ लगा था। ऐनक एक तरफ से भिंच गई थी और चलता हुआ सिगार मेज पर लुढ़क कर एक फाइल के नीचे चला गया था। सिगार की वजह से कागज भी सुलगने लगा था। मैंने लपक कर सिगार को उठाया और एस्ट्रे में डालकर बोला, हे भगवान, टंडन जी को क्या हो गया है? तिवाड़ी ने टंडन के सर को पीछे कुर्सी के साथ लगाया तो वो लुढ़क कर सीने से जा लगा। मैंने कहा, टंडन जी बेहोश हो गए हैं, मेरा ख्याल है दिल का दौरा पड़ गया है, फौरन अस्पताल फोन करो। मैंने तिवाड़ी के जाते ही पहला काम ये किया कि जहरीले सिगार को बुझाकर अपनी जेब में डाल लिया। इतने में दफ्तर के दूसरे लोग भी घबराए हुए कमरे में आ गए। एम्बुलेंस बाहर पहुंच चुकी थी। हम सब ने टंडन साहब को उठाया और बाहर लाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। मैंने टंडन के जिस्म को हाथ लगाते ही महसूस कर लिया था कि वो मर चुका है, मगर इन सब लोगों का यही ख्याल था कि वो दिल के दौरे की वजह से बेहोश हो गए हैं। मैं और तिवाड़ी एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल गए। अस्पताल में उसी वक्त मिस्टर टंडन को इमरजेंसी वार्ड में लिटाकर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और सर को नफी में हिलाते हुए बोला, ये तो मर चुके हैं। मैं भागकर एक और डॉक्टर को ले आया।
उसने भी चेकिंग करने के बाद यही कहा कि ये शख्स मर चुका है। इतने में पुलिस के 2 सिपाही वहां गए। उन्होंने हमसे पूछगिछ शुरू कर दी कि आप लोग इसे कहां से लाए हैं, ये कौन है और इसे क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। मिस्टर तिवाड़ी ने उन्हें बताया कि मिस्टर टंडन सेंट्रल गवर्नमेंट के आला अफसर थे। सिपाही बोला, लाश का पोस्टमार्टम होगा। तिवाड़ी ने झंझलाकर कहा, अरे चाहे जो कर लेना, पहले मुझे इनके घर वालों को इत्तला करने दो। वो मेज की तरफ फोन करने बढ़ा। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर आंखों पर रख लिया और यूं ही सिसकियां लेनी शुरू कर दी। हालांकि मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, मगर मैं यही जाहिर कर रहा था कि जैसे मुझे मिस्टर टंडन की मौत का बेहद गम है। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे जहरीले सिगार का तजुर्बा कामयाब रहा था। अब मैं खुद इस किस्म का सिगार तैयार कर सकता था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैं कुछ खौफजदा था। मुमकिन था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जाहिर कर दिया जाए कि मिस्टर टंडन को साइनाइड जहर देकर हलाक किया गया है। ऐसी सूरत में दफ्तर में तफ्तीश का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता और हमसे भी पूछगिछ हो सकती थी, क्योंकि मिस्टर टंडन के साथ उस रोज हमने मीटिंग भी की थी। बुझा हुआ जहरीला सिगार अभी तक मेरी जेब में था। अब उसे जाया करने का मरहला आ गया था। मैं मुंह धोने के बहाने इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में घुस गया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि लेटरिन में जाकर सिगार का चूरा करके फ्लश में बहा दिया। फिर बाहर आकर मुंह धोया और जल्दी से बाहर आ गया। मैंने मल मल कर अपनी आंखें लाल कर ली। थोड़ी ही देर बाद टंडन के घर वाले और दफ्तर के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद टंडन के घर वाले और दफ्तर के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। डीजी मिस्टर रामामूर्ति भी वहां पहुंच गए। एक कोहराम समझ गया। टंडन की बीवी, लड़की और लड़के धाड़े मारकर रो रहे थे। मैं भी एक तरफ दीवार से लगकर आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था। इतने सारे लोग रो रहे हों तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। हालांकि मुझे टंडन की मौत की खुशी थी, मगर बाकी लोगों की गिरियाजारी की वजह से मेरे आंसू निकल आए, और ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। मेरा उस वक्त रोना बहुत जरूरी था। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने ले जाई गई। घर वाले पोस्टमार्टम के हक में नहीं थे, मगर डीजी रामामूर्ति और हेडक्वार्टर के दूसरे अफसरान हर हालत में पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे। उन्होंने टंडन के लवाहिकीन से कहा कि चूंकि टंडन साहब इंटेलिजेंस के चीफ थे, इसलिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी अहकाम जारी हुए हैं कि पोस्टमार्टम जरूर करवाया जाए, ताकि टंडन साहब की मौत की असल वजह मालूम हो सके। चूंकि भारत की वजारत दाखिला जाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी ले रही थी, इसलिए रात के 8 बजे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। उस वक्त तक मेरी जान गोया सूली पर लटकी हुई थी। मैंने दिल में सजदाए शुक्र अदा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टंडन की मौत की वजह हरकत कल्ब का बंद हो जाना बताई गई थी। मुझे आज भी यकीन है कि ये रिपोर्ट हुकूमत के दबाव की वजह से तेजी से तैयार की गई थी, वरना ये नामुमकिन था कि पोस्टमार्टम में मिस्टर टंडन के फेफड़ों से साइनाइड जहर के असरात का सुराग न मिलता। बहरहाल ये रिपोर्ट मेरे हक में थी। दूसरी सूरत में मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने का इम्कान था। इस रिपोर्ट के बाद दफ्तर में हर किसी की जबान पर था कि टंडन साहब सिगार बेतहाशा पीते थे, इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैंने इस गुमान को यकीन में बदलने के लिए ये कह दिया कि टंडन जी ने तो एक बार सीने में दर्द की शिकायत भी की थी। मिस्टर टंडन ने मेरे सर पर जो तलवार लटका रखी थी, उससे मुझे निजात मिल गई थी। मेरा ख्याल था कि तिवाड़ी इस अमर से आगाह था कि टंडन साहब ने मेरे पीछे मुसलसल आदमी लगा रखे। ताहम मैं अब भी चौकस था और ऐसी कोई हरकत करने को तैयार न था जो मुझे किसी जाल में उलझा देती। अब मेरे सामने सबसे पहला काम उस बेगुनाह पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान को भारतीय तशद्दुद से निजात दिलवाना था, जिस पर साइरस की तबाही का इल्जाम जबरदस्ती जड़ दिया गया था। 2 रोज उस पर तशद्दुद न किया गया था। मैं उसे मिलने गया तो उसकी हालत कदरे बेहतर थी। वो फर्श पर सीधा लेटा था। उसकी आंख की सूजन भी कम हो गई थी, मगर रंग जर्द था और चेहरे पर खौफ व हरास वैसे ही था। मुझे देखते ही वो हाथ बांध कर उठा और आजिजी से बोला, महाराज जी, मैं बेगुनाह हूँ। मैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो वीजे पर जहाँ मामू से मिलने आया था। भारतीय इंटेलिजेंस के 2 जल्लाद किस्म के मरहट्टे उस पाकिस्तानी पर तशद्दुद करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनके हाथों में तेज धार वाले चाकू थे, जिनसे उन्होंने गरीब पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान के हाथों के नाखून छीलने थे। मैंने गुस्सीली नजरों से पाकिस्तानी नौजवान की तरफ देखा और रोबदार आवाज में कहा, तुम बकवास करते हो। तुम पाकिस्तानी एजेंट हो। तुम्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग देकर तकरीबकारी के लिए भारत भेजा गया है। पाकिस्तानी जमील अहमद ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए और बोला, मेरा खुदा और रसूल गवाह है महाराज, मैं जासूस नहीं हूँ। मैं जासूस नहीं हूँ। इस पर एक हिंदू मरहट्टे ने पूरी ताकत से पाकिस्तानी जमील अहमद को मुक्का जड़ दिया। जमील अहमद की चीखें निकल गईं। मेरा दिल चाहा कि उस मरहट्टे की गर्दन तोड़ डालूं, मगर मैं जहर के घूंट पीकर रह गया। सिर्फ हाथ के इशारे से मरहट्टे को एक तरफ हटने का इशारा किया। पाकिस्तानी जमील अहमद दोहरा हो गया था। मैंने उसके बालों को खींचकर सर ऊपर उठाया और गजबनाक आवाज में कहा, अगर तुमने अपने साथी पाकिस्तानी एजेंटों के नाम पते न बताए तो मैं तुम्हें भी दूसरे पाकिस्तानी एजेंटों के साथ गोली से उड़ा दूंगा। हमने 4 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े हुए हैं, जिन्हें थोड़ी देर बाद मैं खुद गोली से उड़ा रहा हूँ।
फिर मैंने मरहट्टे सिपाहियों से कहा कि चारों पाकिस्तानी जासूसों को बाहर राहदारी की दीवार के साथ बांध कर खड़े कर दो। मरहट्टे मेरी बात समझ गए थे। वो तेजी से बाहर निकल गए। मैं पाकिस्तानी जमील अहमद से कुछ कहते कहते रह गया। ख्याल आ गया कि जहां यकीनन खुफिया माइक्रोफोन लगा होगा जो टंडन ने महज मेरी सरगर्मियों को नोट करने के लिए लगाया होगा। मैंने पाकिस्तानी को लात मार कर पीछे गिरा दिया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे मुसलमानों से राज उगलवाना आता है। अभी तुम्हें भी जहन्नम में पहुंचाता हूँ, साथ ही तेरे मामू और उसके बच्चों को भी खत्म कर दिया जाएगा। बेचारा नौजवान सिसकियां भरकर रोने लगा। मैं बाहर राहदारी में आ गया। अब जहाँ एक ड्रामा शुरू हो गया। मैं बुलंद आवाज से बोला, इन चारों को दीवार के साथ बांध दो। फिर थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज में कहा, अब भी वक्त है, बल्कि ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। अगर तुम इस वक्त भी अपने साथी पाकिस्तानी जासूसों के नाम और पते बता दो तो मैं तुम्हारी न सिर्फ जान बख्शी कर दूंगा बल्कि तुम्हें पाकिस्तान की सरहद तक भी पहुंचा दिया जाएगा। एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गया। उसके बाद फिर चीख कर कहा, इन चारों को गोलियों से बूंद डालो। साथ ही मेरे साथ ही मरहट्टा सिपाहियों ने जो सफेद कपड़ों में थे स्टेन गन से खाली फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बीच में उन्हीं मरहट्टा सिपाहियों ने एक साथ भयानक चीख भी बुलंद की, गोया ये फर्जी पाकिस्तानी जासूसों की आखिरी चीखें थी। ये एक ड्रामा था जो किसी भी गैर मुल्की एजेंट से राज उगलवाने के लिए खेला जाता था। हकीकत ये थी कि मैं ये ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय महकमा पुलिस के साथ खेल रहा था। मकसद सिर्फ ये था कि ये रिपोर्ट डीजी रामामूर्ति और तिवाड़ी तक भी पहुंच जाए कि मैं बड़ी जांफिशानी, पूरी जिम्मेदारी और भारत माता की मोहब्बत में सरशार होकर अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं वापस कोठरी में आया तो पाकिस्तानी नौजवान जमील अहमद की घिग्गी बंधी हुई थी। अब मैं नहीं चाहता था कि उस पर मजीद तशद्दुद किया जाए, लेकिन मेरे मरहट्टा डटपूंजिए सिपाहियों में से एक हट्टे कट्टे बदमाश टाइप के कालू राम ने मेरे देखते ही देखते पाकिस्तानी नौजवान के सीने में इतने जोर से लात मारी कि वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कालू राम को गर्दन से पकड़कर पीछे झटक दिया। वो दीवार से चटकराया और हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे डांट पिलाते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, हमें इसे जिंदा रखना है, इससे मालूमात हासिल करनी है। अगर ये मर गया तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे। मैंने जल्दी से पाकिस्तानी नौजवान को संभाला, उसे फौरन कले की डिस्पेंसरी में भिजवा दिया। मगर मेरी मौजूदगी में ही उस बदनसीब पाकिस्तानी नौजवान ने, जो बिल्कुल बेगुनाह था, दम तोड़ दिया। मरहट्टा सिपाही कालू राम का ठुड्डा उसके दिल के ऊपर जाकर लगा था। मेरा जी चाहा कि मैं उसी वक्त उसी लम्हे कालू राम को शूट कर दूं, मगर मैं नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि इस जालिम आर्मी से अपने बेगुनाह पाकिस्तानी भाई के खून का बदला जरूर लूंगा। जब इस हादसे की खबर रामामूर्ति यानी भारतीय डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस को हुई तो वो सटपटा कर रह गया। उसने मुझे और तिवाड़ी को सख्त डांट पिलाई कि हम लोगों के हाथों आई हुई सोने की चिड़िया निकल गई। उसने फौरन हुक्म दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली शहर में आए हुए किसी और पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके पेश कर दो। मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा, वो तीनों को डिसमिस कर देंगी। ये रामामूर्ति भी अजीब मिट्टी का बना हुआ था। तफ्तीश करने और सुराग रसानी से काम लेने के बजाय वो खामखां पाकिस्तानियों को मौत के मुंह में झोंक रहा था। तिवाड़ी ने बाहर निकलकर मुझे कहा, मेहता जी, थाना तुर्कमान गेट से रिपोर्ट लें कि इस महीने पाकिस्तान से कितने आदमी वीजे पर इस इलाके में आए हैं। इनमें से किसी एक को पकड़ देते हैं। तिवाड़ी ने यह बात यूं ही नहीं कही थी। वो रात होने से पहले पहले किसी बेगुनाह पाकिस्तानी यात्री को जासूसी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने वाला था। मैं सोच में पड़ गया। इसका इलाज मेरे पास नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाचार होकर तुर्कमान गेट पुलिस स्टेशन पर फोन किया तो मालूम हुआ कि 3 पाकिस्तानी हफ्ता पहले आए थे, मगर वो एक दिन गुजार कर वापस चले गए। मैं बड़ा खुश हुआ। तिवारी ने अब दिल्ली के दूसरे इलाकों में फोन करने शुरू कर दिए। वहां भी जो 2-4 पाकिस्तानी आए थे वो भी वापस जा चुके थे। असल में किस्सा ये हुआ था कि जब रामामूर्ति के कहने पर जमील अहमद के पाकिस्तानी जायर को जासूसी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई और जो पाकिस्तानी वहां वीजे पर आए हुए थे उन्होंने फौरन बोरिया बिस्तरा बांधा और वापस पाकिस्तान रवाना हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। रामामूर्ति पे जो ताब खा रहा था, अब उसने बंबई आदमी दौड़ा दिए कि वहां से किसी पाकिस्तानी को पकड़ लिया जाए। मैंने बंबई वाले पाकिस्तानियों को खुदा के सुपुर्द किया और अपने दूसरे अहम मिशन की तरफ मुतवज्जे हो गया। सर टंडन की वफात के बाद उसकी जगह अब तिवाड़ी ने ले ली थी और तिवाड़ी की जगह कोई दूसरा अफसर आ गया था जिसका नाम वशराम था। ये खालिस हेड फ्लर्ट टाइप का आदमी था, कम गो और अपने दफ्तरी काम से काम रखने वाला। देखते ही हाथ जोड़कर राम राम करता। मिस्टर टंडन की जगह अब डीजी रामामूर्ति एक दिन छोड़कर सुबह को मीटिंग बुलाता
मैंने उस पर अपना काफी असर जमा लिया था। मुसलमानों का जानी दुश्मन, मैं उसके सामने जी भर कर मुसलमानों के खिलाफ बोलता, ब्राह्मण तबके को हिंदू धर्म का सबसे बुलंद तबका साबित करता और भारत माता की आन और मर्यादा पर अपनी जान कुर्बान कर देने की बातें करता। मैंने इसका असर यह देखा कि रामामूर्ति मुझ पर ज्यादा भरोसा करने लगा। फिर उस मुतासिब ब्राह्मण डायरेक्टर जनरल ने मुझे अपने एतमाद में ले लिया और बाज ऐसी खुफिया बातें भी बता दी जो तिवाड़ी को भी मालूम न थी। मसलन रामामूर्ति ने मुझे बताया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने बाज हिंदुओं को सिख बनाकर खालिस्तान की तहरीक में फूट डालने के लिए अमृतसर की अकाली दल पार्टी में छोड़ रखा है। उसने मुझे ये भी बताया कि भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स के जवान इसराइली हवाबाजों के साथ मिलकर पाकिस्तान के कहूटा एटमी प्लांट पर हमला करने के प्लान बना रहे हैं। मजीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से मैंने रामामूर्ति से कहा, सर हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर देर कर दी तो पाकिस्तान जरूर एटम बम बना लेगा। बीजी रामामूर्ति मुस्कुराया। मुझे उसके टेढ़े मेढ़े दांत नजर आने लगे। कहने लगा, इसराइल हमारा सच्चा दोस्त है। वो भी पाकिस्तान से खौफजदा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं और इस्लाम के नाम पर एक सेकंड में मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी में तरक्की न करने दे। रामामूर्ति की जबानी ये भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर कहूटा पर अनकरीब इसराइली पायलट इंडियन हवाबाजों के साथ मिलकर अचानक हमला करके उसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। मैंने मजीद कुरेदा, मगर रामामूर्ति ने इससे ज्यादा मुझे कुछ न बताया, बल्कि मुझे सख्ती से हिदायत की कि इसका जिक्र तिवाड़ी से भी न करूं। मेहता, मैंने तुम्हें इंतहाई खुफिया बात बता दी है, महज इसलिए कि तुम भारत माता के पुजारी हो और अखंड भारत पर यकीन रखते हो, मगर इसका जिक्र हरगिज किसी से मत करना। मैंने भरपूर अज़्म और एतमाद के साथ कहा, सर मैं इंटेलिजेंस का एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। भारत माता के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जान चली जाएगी पर यह राज किसी पर जाहिर नहीं होगा। डीजी रामामूर्ति बड़ा खुश हुआ। उसी रात मैंने पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम किया। उससे राब्ता कायम करना जरूरी हो गया था। मैंने कोड जबान में उससे कहूटा एटमी बिजली घर के बारे में दुश्मन के नापाक अजायम का जिक्र किया तो बॉस ने कहा, कल इसी वक्त तुम्हें एक जरूरी पैगाम दिया जाएगा, अपनी हिफाजत करो, तुम्हारी निगरानी हो रही है। स्टॉप। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। स्टॉप का मतलब यह था कि अब कोई पैगाम नशर न करूं। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके उसे खुफिया जगह पर छुपा दिया। बॉस की ये इत्तला मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि मेरी अब भी निगरानी हो रही थी। मेरे पीछे CID का आदमी लगा हुआ था। इसका मतलब यही था कि टंडन की मौत के बाद भी ये सिलसिला जारी था और लाजमी तौर पर मुझ पर शक किए जाने के राज में मिस्टर तिवाड़ी या डीजी रामामूर्ति भी शामिल थे। इस ख्याल ने मुझे रात को देर तक परेशान रखा। अगले रोज दफ्तर में भी मैं बड़ा मोहतात रहा। तिवाड़ी और डायरेक्टर जनरल रामामूर्ति से बातें करते हुए भी ये एहसास मेरे हवास पर छाया हुआ था कि इन लोगों को मुझ पर शक पड़ चुका है और अब मेरी निगरानी इनमें से ही किसी के इशारे पर हो रही है। दफ्तर से मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। रास्ते में इधर उधर देखता रहा, मगर मुझे अपने पीछे कोई मखसूस आदमी ताकुब करता नजर न आया। मगर बॉस की इत्तला गलत नहीं हो सकती थी, उसके वसाइल मोतबर थे। रात को ट्रांसमीटर पर सिग्नल नशर करने से पहले मैंने दराजों को अंदर से अच्छी तरह से बंद किया। बेडरूम में सिर्फ टेबल लैंप ही जल रहा था। मैंने खास फ्रीक्वेंसी मिलाई तो दूसरी तरफ बॉस मेरा मुंतजिर था। उसने मरमूज जबान में कहा, लिखो। मैं पहले ही कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठा था। उसने जो पैगाम लिखवाया उसका मफहूम ये था, उधमपुर जाकर जम्मू बोर्डिंग हाउस की मालिका इंद्रानी से मिलो, उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगी। वहां से बाएं जानिब आजाद कश्मीर की सरहद से 30 मील के फासले पर ऋषि जाम पहाड़ी में इसराइल के थंडरहॉक हेलीकॉप्टर कैमोफ्लाज करके रखे गए हैं। ये स्क्वाड पाकिस्तान के कहूटा एटमी बिजली घर पर अचानक हमला करके उसे तबाह करने के लिए आया है। बाकी तफसीलात तुम्हें इंद्रानी बताएगी। इंद्रानी हिंदू नहीं क्रिश्चियन लड़की है। वो हमारी एजेंट है और इसराइलियों की अजली दुश्मन है। सीना की जंग में उसके माँ बाप और भाई बहन इसराइली बमबारी से हलाक हो गए थे। तुम्हें जल्दी वहां पहुंचकर इसराइली थंडरहॉक के स्क्वाड्रन को तबाह करना होगा। कहूटा की फजा हमने महफूज कर रखी है, लेकिन इसराइली थंडरहॉक जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर है। तुम्हारे पीछे जो आदमी तुम्हारी निगरानी पर लगा हुआ है उसकी तुम फिक्र न करो, उसे हमारे आदमी संभाल लेंगे। तुम फौरन उधमपुर पहुंचो, वक्त बहुत कम रह गया है। कहूटा का एटमी बिजली घर पाकिस्तान की सनती तरक्की का लाजमी जुज़्व है। इसे हर कीमत पर हमें बचाना है। ओके, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। मैंने इस पैगाम को 2-3 बार पढ़ा और जरूरी चीजें अपने जहन में अच्छी तरह बिठा ली। फिर कागज को जलाकर बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। एक बार फिर मुश्किल तरीन मरहला मेरे सामने था, यानी दिल्ली से छुट्टी लेकर उधमपुर जाना।
बॉस के कहने पर मैं अपनी निगरानी करने वाले जासूस की जानिब से आधा मुतमईन हुआ था, आधा परेशान था। इस शख्स को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामामूर्ति की तरफ से या मिस्टर तिवाड़ी की तरफ से मेरे पीछे लगाया गया था। मैं किसी तरह छुट्टी लेकर दिल्ली से अगर बाहर जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि ये शख्स मेरे ताक़ुब में पीछे पीछे आएगा। क्या बॉस के इशारे पर हमारा कोई एजेंट उसे अगवा कर लेगा? क्या वो उसे मौत की नींद सुला देगा? इस मुश्किल का मेरे पास कोई हल नहीं था, मगर उधमपुर जाना बहुत जरूरी था। अगरचे पाकिस्तानी पायलटों का शुमार दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन हवाबाजों में होता है और वो दुश्मन के किसी हमले से निपटने के लिए हर तरह से चौकस थे। इसके बावजूद अमेरिका ने इसराइल को जो जदीद तरीन थंडर हॉक हेलीकॉप्टर दिए थे और भारत के किसी खुफिया हेलीपैड से वो कहूटा पर जो तबाहकुन हमला करना चाहता था, इसमें खतरा था कि हमारे कहूटा एटमी बिजली घर को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुझे कहूटा एटमी प्लांट को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी, जो मैंने पहले ही से लगा रखी थी, मगर इस मिशन के लिए जोश से ज्यादा होश और बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई कि उधमपुर जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं। सुबह उठा तो रात के तफक्कुरात की वजह से सर दर्द कर रहा था। मैंने चाय के साथ सर दर्द की गोली खाई और गुसल खाने में घुस गया। नाश्ता करने के बाद गाड़ी निकाल कर दफ्तर की तरफ रवाना हुआ तो जहन एक ही बात सोच रहा था कि उधमपुर कैसे पहुंचूं। मैं दफ्तर वालों से ये बात पोशीदा रखना चाहता था कि मैं उधमपुर जम्मू जा रहा हूँ। मेरे एक चचा दुर्गा दास, जो पहले बंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, अब नागपुर मुंतकिल हो गया था। पहले सोचा कि उसकी बीमारी का बहाना बनाकर नागपुर चला जाऊं और वहां से जम्मू पहुंच जाऊं, मगर इसमें बड़ा वक्त जाया होता। नागपुर भारत के वस्त में है। काफी सोच विचार के बाद आखिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझे फिर एक हार्ट अटैक से काम लेना होगा। मैंने शाम को सुजाता को साथ लिया और नई दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में चाय पीने आ गया। सुजाता मेरी तरफ से मुतमईन थी, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि 1 साल बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। हम कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। सुजाता ने बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहन रखी थी। आज उसके जूड़े में मोतिये के सफेद फूल भी लगे हुए थे। वो चाय बना रही थी। रेस्टोरेंट की फजा बड़ी पुरसकून थी। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत एकदम से सीने पर हाथ रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। रेस्टोरेंट की फजा बड़ी पुरसकून थी। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत एकदम से सीने पर हाथ रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। सुजाता ने परेशान होकर कहा, क्या बात है डियर? मैंने कोई जवाब न दिया और कुर्सी से नीचे लुढ़क गया। नीचे कालीन का फर्श था। मैंने आंखें बंद कर लीं और जाहिर ये किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। सुजाता ने घबरा कर मेरा सर अपनी गोद में रखा और चिल्लाकर बोली, डॉक्टर को फोन करो। रेस्टोरेंट में कुछ लोग भागकर मेरे करीब आए। फिर मुझे गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं जानबूझकर उखड़े उखड़े सांस ले रहा था ताकि मेरी ईसीजी हो तो दिल की धड़कनों में फर्क पैदा हो जाए। मैं बेहोशी के आलम में भी अपने जिस्म को थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के झटके दे रहा था। मैंने ये खुद साख्ता बेहोशी अपने ऊपर रात गए तक तारी रखी। सुजाता के माता पिता चले गए, मगर सुजाता मेरे पास ही रही। दूसरे रोज मैंने ये जाहिर किया कि अब मैं खुद को सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ। दफ्तर वालों को सुबह खबर मिल गई। 9 बजे सब लोग मेरी अयादत को आए। टीजी रामामूर्ति और मिस्टर तिवाड़ी भी आए। मैंने वहीं ये बात उन्हें बता दी कि डॉक्टर इस बार मेरे लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर 2-3 महीनों के लिए जाने को कह रहे हैं। डीजी रामामूर्ति ने कहा, कैप्टन मेहता, तुम्हें पहली फुर्सत में किसी ऐसे मकाम पर चले जाना चाहिए। मैं अभी से तुम्हारे लिए 6 माह की रुख्सत मंजूर करता हूँ। मैंने कहा, सर मैं इतनी देर अपने दफ्तरी फराइज से बेताल्लुक नहीं रह सकता। मेरे लिए 2 माह की रुख्सत ही काफी होगी। इस बार मैंने भारत का जो सेहत अफजा मकाम चुना वो शिमला था। सुजाता अपनी माता को लेकर मेरे साथ जाने पर मुसिर थी। मैं उसे कैसे अपने साथ ले जा सकता था। बड़े मुश्किल से इन बलाओं को अपने से अलग किया और एक रोज हवाई जहाज में सवार होकर शिमले की जानिब रवाना हो गया। मेरी निगरानी करने वाला अगर मेरे पीछे लगा हुआ था तो मुझे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं थी। मुझे मालूम था कि हमारा कोई न कोई एजेंट शिमला पहुंचते ही उसे काबू कर लेगा। अलबत्ता मैं उस चेहरे की तलाश में जरूर था। शिमले में पहाड़ी ढलान पर बने हुए एक पुरसुकून आला होटल के एक कमरे में ठहर गया। सुबह शाम मैं छड़ी लेकर पहाड़ी सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता सैर करने निकल जाता। मेरा मकसद अपने पीछे लगे हुए आदमी को तलाश करना था। तीसरे रोज मैंने एक आदमी को जो लंबी बरसाती पहने हुए था अपने पीछे आते देखा। बहुत जल्दी मैंने मालूम कर लिया कि यही वो आदमी है जो मेरे पीछे निगरानी के लिए लगाया गया है। जब तक ये मेरे पीछे लगा था मैं अपने नए मिशन पर रवाना नहीं हो सकता था। मुझे उस लम्हे का इंतजार था जब हमारा एजेंट उसे गायब कर देता। हमें जब एक दूसरे की जानिब से कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस पर अमल जरूर किया जाएगा। कहूटा को बचाने का मिशन कोई मामूली मिशन नहीं था। मुझे यकीन था कि अपना एजेंट मेरे पीछे लगे हुए आदमी को बहुत जल्द इस तरीके से ठिकाने लगाएगा कि पीछे हमारे हेड ऑफिस को पहले की तरह सब ठीक है कि इत्तला मिलती रहेगी। चुनाचे मजीद 2 दिन जब गुजरे तो मेरा पस मंजर साफ था। यानी अब मेरे
पीछे वो बरसाती वाला पुरस्कार जासूस नहीं था। हमारे एजेंट ने मेरे अहम तरीन कहूटा मिशन के लिए रास्ता साफ कर दिया था। इसकी मुझे कोई इत्तला न दी गई, लेकिन जब तक मुझे ऑल क्लियर का इशारा न मिल जाता मैं कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। पॉकेट साइज का ट्रांसमीटर मैं अपने साथ ही लाया था। चुनाचे उसी रोज रात को मैंने अपने बॉस से राब्ता कायम किया तो उधर से बॉस ने झुंझला कर कहा, तुम अभी तक शिमले में बैठी क्या कर रहे हो? तुम्हारी निगरानी करने वाला गायब कर दिया गया है। तुम्हारे हेड ऑफिस को सब ठीक है कि इत्तला मिलती रहेगी। तुम फौरन अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाओ। दूसरे दिन मैंने पतलून और जैकेट पहनी, सयाहों वाला चमड़े का थैला कांधे से लटकाया और होटल वाले को डलहौजी जाने का कहकर एयरपोर्ट आ गया। जहां से जहाज पकड़ा और उसी रोज जम्मू तवी पहुंच गया। दोपहर का खाना मैंने एक रेस्तोरां में खाया, फिर बस पकड़ी और उधमपुर की तरफ चल दिया। बस तवी दरिया के दूसरे पुल से गुजरने के बाद जम्मू श्रीनगर रोड पर आ गई। ऊपर एक जानिब पहाड़ों की बुलंदी पर वाक़ माता के मंदिर का कलश नजर आ रहा था। सर्दियों में यहाँ की यात्रा करने हिंदुस्तान के कोने कोने से यात्री आते हैं। अब बस श्रीनगर की सड़क पर जा रही थी। आगे उधमपुर था। बस उधमपुर रुकी तो मैं भी दूसरे 3-4 मुसाफिरों के साथ उतर गया। उधमपुर से आगे वादिये कश्मीर का पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। उधमपुर एक अच्छा खासा शहर नुमा पहाड़ी कस्बा है। उन दिनों ज्यादा आबादी नहीं थी, अब तो वहाँ एक बहुत बड़ी छावनी बन गई है। उन दिनों वहाँ अभी छावनी भी नहीं थी। मैं उधमपुर की आबादी में दाखिल हो गया। ऊंची नीची पहाड़ी सड़कों की दोनों जानिब मकान बने हुए थे। मुझे जम्मू बोर्डिंग हाउस की तलाश थी। एक डोगरे सिपाही से जम्मू बोर्डिंग हाउस का पता पूछा और आबादी की जनूबी सरहद से निकलकर एक खुशनुमा वादी में आ गया। यहाँ अखरोट और बादाम के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साय में एक ढलानी छत वाला बोर्डिंग हाउस बना हुआ था। उसकी पेशानी पर बरामदे के ऊपर अंग्रेजी और हिंदी में जम्मू बोर्डिंग हाउस लिखा था। बोर्डिंग हाउस की एक मंजिला इमारत बता रही थी कि उसमें 6-7 कमरों से ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सितंबर का महीना शुरू होने वाला था, इसलिए मुसाफिर कम ही नजर आ रहे थे। बोर्डिंग हाउस के बरामदे के सामने एक लॉन था जिसमें बेद की कुर्सियां और मेजें टुकड़ियों की शक्ल में पड़ी थी। धूप निकली हुई थी, मौसम ठंडा था। एक मेज के गिर्द सिख फैमिली धूप में बैठी चाय वगैरह पी रही थी। बरामदे में से एक डोगरा बैरा हाथ में कांसी की थाली लिए गुजर गया। मैं बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर बरामदे के चौबी फर्श पर कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने एक मेज थी और उसकी दूसरी जानिब भी बेद की एक कुर्सी पड़ी थी। मेरा रुख बरामदे की दूसरी जानिब था, जिधर गालिबन बोर्डिंग हाउस का दरवाजा था। उस दरवाजे पर पर्दा गिरा हुआ था। अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज आ रही थी। वो नौकरों को शायद कुछ हिदायत दे रही थी। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और मेज पर टांगे फैलाकर मजे से सिगरेट पीने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। बादाम के गुंजान दरख्तों में से बादामों की धीमी धीमी महक आ रही थी। इतने में एक नौजवान बैरा मेरे पास आ गया और बोला, साहब क्या लाऊं, चाय या कॉफी? मैंने अपना सफरी थैला कुर्सी के पास ही रखा हुआ था। मैंने सिगरेट का कश लगाकर कहा, यहाँ कमरा मिल जाएगा? बैरे ने जल्दी से कहा, मिल जाएगा साहब, आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ, मगर पहले आप रानी जी से बात कर लें। मैंने पूछा, रानी जी कौन है? बैरे ने कहा, जी बोर्डिंग हाउस रानी जी का ही है, वो उधर सामने वाले कमरे में बैठती है। आइए मेरे साथ रजिस्टर में नाम पता दर्ज कर दें। मैंने थैला उठाकर कांधे से लटकाया और बरामदे के कोने वाले कमरे का पर्दा हटाकर बैरे के साथ कमरे में दाखिल हो गया। मैंने एक मुतनासिब जिस्म वाली औरत को देखा कि तंग पतलून और गर्म नसवारी जैकेट पहने मेज पर कोनिया टिकाए रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। उम्र 30-35 के दरमियान होगी। रंग जर्दी माइल, बाल गर्दन तक कटे हुए, नाक सीधी नाजुक और आगे से जरा ऊपर उठी हुई। उसके बाएं हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। बैरे ने जाते ही कहा कि ये साहब कमरा लेना चाहते हैं। औरत ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भूरी थी। एक नजर मुझे बेनियाजी से देखा और फिर रजिस्टर पर इंतराज करने लगी। सिर्फ इतना कहा, कितने दिनों के लिए कमरा चाहिए? मैंने थैला कुर्सी पर रखते हुए कहा, जब तक इस वादी में बर्फ गिरना शुरू नहीं हो जाती। औरत ने, जो यकीनन बोर्डिंग हाउस की मालिक इंदिरानी ही थी, मेरी तरफ देखे बगैर मेज से एक छोटा सा रजिस्टर उठाया और मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, इस पर अपना नाम पता लिख दें। मैंने रजिस्टर खोला और उसके सफ़े पर अपना फर्जी हिंदुआना नाम और अमृतसर का पता लिख दिया। औरत ने मशीनी अंदाज में कहा, 100 रुपया रोज का किराया होगा, खाना पीना उसमें शामिल है, 500 रुपए एडवांस होंगे। फिर दराज में से चाबी निकाल कर बैरे की तरफ उछाल दी। इन्हें कमरा दिखा दो। बैरे ने चाबी उठाते हुए कहा, साहब पेमेंट कर दें और चल कर कमरा देखें। मैंने बटवे में से 600 रुपए निकाल कर इंदिरानी के सामने रख दिए और अंग्रेजी में कहा, क्या आप अपने बोर्डिंग हाउस में आने वालों से कोई बात नहीं करती? उस औरत ने अब भी मेरी तरफ आंख उठाए बगैर कहा, इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर, आप अपने कमरे में जाएं, रसीद आपको वहीं मिल जाएगी। लंच ठीक 1 बजे डाइनिंग रूम में होता है। मैंने शुक्रिया कहा और बैरे के साथ अपने कमरे में आ गया। कमरे में हर शय करीने से लगी थी। बिस्तर भी लगा हुआ था, बाथरूम साथ ही था। मैंने बैरे को जाने का इशारा किया और गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की और टाइम देखा।
लंच में अभी 1 घंटा बाकी था। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे सबसे पहले बोर्डिंग हाउस की मालिका का नाम दरियाफ्त करना था। मेरे वाला बैरा उधर से गुजरा तो मैंने इशारे से बुलाकर पूछा, क्यों महाशय जी, तुम्हारी बोर्डिंग हाउस की मालिका का नाम क्या है? बैरा बोला, साहब जी, हम सब उन्हें रानी जी कहते हैं, मगर उनका असल नाम इंद्रानी जी है। हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं साहब जी। मैंने बैरे को 2 रुपए टिप दिए, वो चला गया। थोड़ी देर बाद मैं उठा और बरामदे के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चलता इंद्रानी के कमरे का पर्दा हटाकर अंदर देखा। इंद्रानी एक चेक पर दस्तखत कर रही थी। टेलीफोन उसकी बाएं जानिब रखा हुआ था। कमरे में अकेली थी। इंद्रानी ने तुर्श रुई से देखा। मैंने कहा, रानी जी, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मैं उसकी जबानी उसका नाम सुनना चाहता था। मेरी तरकीब कारगर साबित हुई। उसने झल्ला कर कहा, मेरा नाम रानी नहीं इंद्रानी है और टेलीफोन खराब है, पोस्ट ऑफिस से जाकर फोन कर लें। चेकबुक बंद करके उसने दराज में रख दी और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि मैंने कहा, आप मेरा नंबर लिख लें, खुद ही फोन कर लीजिएगा। उसने गुस्सीली आंखों से मुझे देखा। आपका मतलब क्या है जनाब? क्या आप मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने इत्मीनान कर लिया था कि वहां कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं। मैंने अपना कोड नंबर बोलकर कहा, ये मेरा फोन नंबर है, लिख लीजिए। कोड नंबर सुनते ही उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया। चेहरे पर जो झल्लाहट और तुर्शी थी वो आनंद फानंद गायब हो गई। तेज कदम उठाती वापस आकर मेज के पीछे अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फोन का रिसीवर उठाकर कान के साथ लगा लिया। फिर उसने अपना कोड नंबर बोल दिया। कोड नंबर उसी का था। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इंद्रानी ने रिसीवर वापस टेलीफोन पर रख दिया और एक रजिस्टर की वर्क करदानी करते हुए आहिस्ता से बोली, मैं आज रात 12 बजे आपके कमरे में आऊंगी। कमरे की चुटखनी अंदर से बंद न करना, अब तुम जाओ। मैं खामोशी से उठा और बाहर आ गया। कुछ देर बरामदे में बैठ रहा, फिर वादी में चहलकदमी करने निकल गया। चहलकदमी महज बहाना था। असल में मैं उधमपुर की मगरिब की जानिब उस पहाड़ी सिलसिले को देखना चाहता था जहां किसी पहाड़ के अंदर भारतीय हुकूमत ने इसराइली थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का पूरा स्क्वाड्रन छुपा रखा था। बाएं जानिब जिधर आजाद कश्मीर की सरहद शुरू होती थी, उधर ऊंची नीची पहाड़ियों के पीछे आजाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता था। सीज फायर लाइन भी इन पहाड़ियों के पार किसी जगह पर थी। इन पहाड़ियों तक एक ऊंचा नीचा मैदान चला गया था। इस मैदान में जंगली घास उगी थी। कहीं कहीं जवार के खेत भी धूप में लहला रहे थे। दोपहर का खाना मैंने डाइनिंग रूम की बजाय अपने कमरे में ही मंगवा कर खाया। अगरचे बोर्डिंग हाउस में उस वक्त 2-3 कुंबे रह रहे थे, फिर भी मैं उनके सामने ज्यादा देर नहीं रहना चाहता था। शाम तक मैं अपने कमरे में सोया रहा। ट्रांसमीटर मैंने आते ही एक इंतहाई खुफिया मगर इंतहाई आम सी जगह पर छुपा दिया था। ये जगह मैं आपको नहीं बताऊंगा। रात का खाना खाने के बाद मैं चहलकदमी के लिए बाहर निकल गया। उधमपुर की बत्तियां पहाड़ी ढलानों पर जगमगा रही थीं। मेरी नजरें अपने आप मगरबी पहाड़ियों की तरफ उठ गईं। उधर मुझे कोई रोशनी नजर न आई। हालांकि उधर इसराइली थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का हेलीपैड था, मगर वहां एक भी वायरलेस का एंटीना नहीं लगा हुआ था। रेडार सिस्टम को भी इंतहाई खुफिया रखा गया था। मेरी इत्तला के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल थे और आज के ऑक्स तैयारों से बेहद मिलते जुलते थे। रेडार सिस्टम मुमकिन है इन हेलीकॉप्टरों में ही लगा हुआ हो। थोड़ी देर वादी में सैर करने के बाद मैंने अपने कमरे में आकर कपड़े बदले। रात होते ही सर्दी में इजाफा हो गया था। मेरे कमरे में बिजली का हीटर लगा हुआ था। कमरे की फजा बाहर की निस्बत गर्म और पुरसुकून थी। कुछ देर जम्मू रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले गाने और खबरें सुनता रहा। फिर बिस्तर पर लेटकर अंग्रेजी जासूसी नॉवल पढ़ने लगा। कमरे की चिटखनी मैंने नहीं लगाई थी। टेबल लैंप की रोशनी सिर्फ मेरी किताब पर ही पड़ रही थी। बाकी कमरे में धीमी रोशनी फैली थी। घड़ी मैंने तपाई पर उतार कर रख ली थी। 11 बजे रात बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की वजह से लोग बहुत जल्द अपने घरों में घुस जाते हैं। मेरे कमरे की खिड़कियां बंद थी और उन पर पर्दे गिरे हुए थे। ठीक 12 बजे मैंने किताब बंद करके तपाई पर रख दी और सिगरेट सुलगाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मेरी निगाहें कमरे के दरवाजे पर जमी थी। फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला और इंद्रानी अंदर दाखिल हुई। अंदर आते ही उसने दरवाजे को बंद करके चटखनी लगा दी। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी और ऊपर से लद्दाखी गाउन पहन रखा था। सर के बाल जर्द रुमाल में लिपटे हुए थे। वो कुर्सी खींच कर मेरे करीब ले आई। टेबल लैंप को उसने तपाई पर से परे हटा दिया। जेब से अपनी ब्रांड के सिगरेटों का पैकेट निकाल कर सुलगाया। पैकेट तपाई पर रखा और मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी सुकड़ी हुई भूरी आंखों से देखा और बोली, रात के खाने में तुम्हें कौन सी शय ज्यादा पसंद है? ये भी हमारा एक खास तरीका था। किसी अहम तरीन और नाजुक मिशन पर जाते हुए जब हमारा किसी दूसरे एजेंट से मिलाप होता तो हम कोड वर्ड तो एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन मजीद तसल्ली के लिए हम एक दूसरे से ये जरूर पूछते हैं कि रात के खाने पर तुम्हें कौन सी शय पसंद है। जवाब में हम किसी शय का नाम नहीं लेते, बल्कि ये कहते हैं कि मैं रात का खाना कभी नहीं खाता, मैं रात को नाश्ता करता हूँ। यही हमारा खास पासवर्ड और शनाख्ती जुमला होता है। चुनाचे जब इंद्रानी ने मजीद तसल्ली के लिए मुझसे रात के खाने के बारे में पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रात का खाना कभी नहीं खाता, मैं रात को नाश्ता करता हूँ।
इंद्रानी की सुकड़ी भूरी आंखें नॉर्मल हो गईं। उसने जेब से एक पॉकेट बुक निकाल कर खोली। उसमें एक सफेद तय किया हुआ कागज रखा था। उस कागज को खोलकर उसने मेरे सामने थपाई पर बिछा दिया। उस कागज पर उल्टी तिरछी लकीरों से एक नक्शा बना हुआ था। बीच में कहीं कहीं नन्हे दायरे बने हुए थे। इंद्रानी ने एक गोल दायरे पर उंगली रखी और बोली, ये वो पहाड़ी है जिसके अंदर थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का पैड है। मैंने नक्शे पर बने हुए नन्हे से गोल दायरे को गौर से देखा और पूछा, थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों की तादाद कितनी है और वो किस जगह रखे हुए हैं? इंद्रानी ने उस दायरे के करीबी दायरे पर उंगली रखकर कहा, हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। ये तादाद में कुल 6 हैं, मगर कारकर्दगी में 200 आम हेलीकॉप्टर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने इंद्रानी से पूछा कि उसने कभी कोई थंडर हॉक हेलीकॉप्टर देखा है। उसने सिगरेट की राख एस्ट्रे में आहिस्ता से छाड़ी और बोली, नहीं, वहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मैंने दूसरा सवाल किया कि क्या इसराइली पायलट भी वहीं रहते हैं और कभी कोई पायलट शहर में आया है? इसके जवाब में इंद्रानी ने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त वहां सिर्फ 2 इसराइली पायलट मौजूद हैं, 2 इंडियन पायलट और 4 एयरफोर्स के टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। इनमें से किसी को उधमपुर शहर में आने की इजाजत नहीं है। ये पहाड़ी एयरबेस इंतहाई राजदारी और खुफिया तरीके से तैयार हुआ है। आम लोगों को यही बताया गया था कि हुकूमत इन पहाड़ियों में ज़मुर्द की कान खोदना चाहती है। बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ के अंदर ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े गोल सुराख बनाए गए। पहाड़ी के अंदर ऐसी सुरंगें तैयार की गईं जिनमें ऑक्सीजन और सर्दी गर्मी का पूरा ख्याल रखा गया था। फिर एक रोज अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि जहां से ज़मुर्द नहीं निकला और हुकूमत ने अब इस जगह को अनाज के गोदामों में तब्दील कर दिया है। उसके बाद फिर किसी ने उधर से किसी आदमी को शहर की तरफ आते न देखा। पहाड़ी के इर्द गिर्द खारदार तार लगा दी गई। थानेदार ने लोगों को सिर्फ इतना ही कहा कि ये खारदार तार अनाज के जखीरे को चोरों से बचाने के लिए लगाई गई हैं। पहाड़ी के आसपास फौज का पहरा भी बिठा दिया गया। कभी कभी यहाँ लोगों ने हेलीकॉप्टरों को मंडलाते देखा। वो यही समझे कि गोदाम में से अनाज की बोरियां पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉय फौजी कंपनियों के मोर्चों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन हकीकत ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट के महकमा डिफेंस ने यहाँ पहाड़ियों में जबरदस्त एयरबेस कायम कर लिया था, जहाँ से हेलीकॉप्टर बिल्कुल उमूदी शक्ल में ऊपर को उठते और पहाड़ी के धाने से बाहर निकलते ही झकोला खाकर मगरिब की वादी की तरफ हो जाते। मैंने तहकीकात शुरू कर दी। मेरी सुलह रसानी से मालूम हुआ कि हुकूमत ने पहाड़ियों के अंदर एक खुफिया हेलीपैड तैयार किया है। वहाँ 10-12 हेलीकॉप्टरों के रखने की जगह भी है और यह सब कुछ जंग की सूरत में आज़ाद कश्मीर पर अचानक हवाई हमले की वजह से किया गया है। वक्त गुजरता गया, 6 माह गुजर गए कि एक रोज पहाड़ियों की तरफ से हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई थी। वक्त गुजरता गया, 6 माह गुजर गए कि एक रोज पहाड़ियों की तरफ से हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई थी। दूर होने की वजह से मुझे यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर दिखाई न दिया। आवाज से लगता था कि हेलीकॉप्टर जदीद किस्म के हैं। ये शोर नहीं था बल्कि हल्की सी गूंज थी जो एक पल के लिए कान के पर्दों को जैसे बंद कर देती थी। मैंने अपने दौर पर मामले की खोज की तो मुझे बताया गया कि पहाड़ के नीचे 4 इसराइली हेलीकॉप्टर छुपाए गए हैं। ये यकीनन किसी अहम मिशन के लिए रखे गए थे, क्योंकि भारत इसराइल का दोस्त मुल्क है और इसराइल भारत से मिलकर पाकिस्तान के वजूद को कारी ज़र्ब लगाने के दर पे है। वो पाकिस्तान को फौजी एतबार से हर हालत में कमजोर देखना चाहता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ये जानते हैं कि मुसलमान ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग जांबाज सरफरोश हैं और इस्लाम के नाम पर कट मरने को हर लम्हा तैयार रहते हैं। इसराइल अरबों से निमट सकता है मगर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे वो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी तवानाई के पुरअमन प्रोग्राम को बर्बाद करने का अज़्म रखता है। इंद्रानी ने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। इस बलाखेज औरत ने गोया एक ही सांस में मुझे दरपेश मिशन के बारे में एक एक तफसील बता दी थी। मैंने उसे सवाल किया, इस एयरबेस की पोजीशन क्या है? इंद्रानी ने दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए नक्शे पर एक निगाह डाली और बोली, इस वक्त ये मकाम इसराइल के अमरीकी थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का गढ़ बना हुआ है। मेरी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक जहाँ 8 थंडर हॉक हेलीकॉप्टर गाइडेड मिसाइलों से लैस बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हर हेलीकॉप्टर के लिए 3 इसराइली वक्फ हैं, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक मिसाइल फायर करने वाला। इस हेलीकॉप्टर में ऐसे जदीद तरीन आलात लगे हैं कि जिनकी मदद से ये जमीन पर खड़े खड़े आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और कहूटा की फजा में उड़ने वाले तैयारों की निशानदही कर सकता है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के बैरूनी हिस्से या उसके परों पर किसी गोली या मिसाइल का असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में ये सलाहियत भी मौजूद है कि फजा में बर्क रफ्तारी से उड़ते हुए अचानक पहलू बदल सकता है और घूमकर पीछे भी मुड़ सकता है। इस थंडर हॉक हेलीकॉप्टर में एक ऐसा आला भी लगा है जो अपने पीछे आने वाले गोले का रुख दूसरी तरफ मोड़ देता है। अपने इंजन की गर्मी को यकलख्त ठंडक में बदल कर हरारत के रुख पर आने वाले मिसाइल का रुख दूसरी तरफ कर देता है। मैंने कहा, इस एतबार से इस हेलीकॉप्टर को फजा में निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। इंद्रानी बोली, हाँ,
इस हेलीकॉप्टर का सबसे ताकतवर पॉइंट यही है। दूसरी बात यह है कि इसका मिसाइल नीचे जमीन पर या फजा में ठीक निशाने पर बैठता है। अमेरिकी फौज ने अभी तक यह हेलीकॉप्टर खुद इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अमेरिका ने इसे इसराइल को सप्लाई कर दिया है ताकि भारतीय हुकूमत की मदद से पाकिस्तान को एटमी तवानाई हासिल करने से बाज रखा जाए। मैंने कहा लेकिन हम तो एटमी तवानाई बिजली हासिल करने के लिए पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हम तरक्की पजीर मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और हमारे पास कोयले के ज़खायर भी नहीं। गैस की मकदार थोड़ी है, लामहला हमें अपने कारखाने चलाने के लिए एटमी तवानाई की जरूरत है। इंद्रानी ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम मुझसे बहस करने आए हो क्या? मैंने जल्दी से खंगारते हुए कहा, सॉरी, अब ये बताओ कि हमें अपने मिशन का आगाज कहाँ से करना होगा और हमारा टारगेट क्या होगा? इंद्रानी ने नक्शे पर नजरें जमा दी और एक लकीर पर उंगली रख दी। कहने लगी, ये जगह एक खुश्क बरसाती नाला है जो इन पहाड़ियों में से होकर गुजरता है। फिर उसने नक्शे को लपेट कर जेब में रख लिया और बोली, बाकी बातें कल इसी वक्त होंगी। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमें इन थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों को इन पहाड़ों में खड़े खड़े इस तरह नाकारा करना है कि वो उड़ने के काबिल न रहें। ये काम बहुत जान जोख होगा है, मगर वतन पाक की सलामती और इसराइलियों के दांत खट्टे करने के लिए हमें हर हालत में इस मिशन को पूरा करना होगा। क्या तुम मेरे साथ अपनी जान की बाजी लगा सकोगे? क्योंकि एक बार हम अपने मिशन की तकमील के लिए इन खतरनाक पहाड़ियों में दाखिल हो गए तो हमारी वापसी के इम्कानात मनफी 1% होंगे। मैंने कहा, इंद्रानी, मैंने अपनी जान अपने वतन पाकिस्तान के लिए मौत के पास रहन रख छोड़ी है। तुम यूं समझ लो कि मैं मौत को अपनी जेब में डाले फिर रहा हूँ और पाकिस्तान के नाम पर जहां और जिस वक्त जरूरत पड़े अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। इंद्रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। कहने लगी, अगर पाकिस्तान के पास ऐसे सपूत मौजूद हैं जिनकी एक मिसाल इस वक्त तुम्हारी शक्ल में मेरे सामने मौजूद है, तो मैं ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने जवाब में कहा, यकीन करो इंद्रानी, पाकिस्तान के हर नौजवान के दिल में यही जज्बा मर्जन है। इंद्रानी ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर जोर से कमांडो की तरह झटका दिया और बोली, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक इंडियन क्रिश्चियन हूँ, मगर मुझे इसराइल से जानी दुश्मनी है। इसराइल ने मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को बैरूत में हलाक कर दिया था। इसराइलियों ने मुझे कैद में डाल दिया और ऐसी ऐसी अजियतें दी कि आज भी उन्हें याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाती। वो मुझे अरब मुसलमानों का साथी और हमदर्द समझते थे और मुझसे तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के वो राज मालूम करना चाहते थे जो मुझे मालूम ही नहीं थे। तब से मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि अगर कभी वक्त आया तो मैं इस इसराइली कौम से अपने माँ बाप, बहन भाइयों और अपने आप पर किए गए मजालिम का बदला जरूर लूंगी। तब मैंने जम्मू में रहकर पाकिस्तान की भलाई और बहबूद के लिए खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया। मैं पिछले 5 साल से पाकिस्तान की सलामती के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने इस दौरान सिर्फ एक क्रिश्चियन लड़की को अपने साथ मिलाया है जिसका नाम मार्गरेट है। वो उधमपुर के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हुआ है। वो गैर शादीशुदा है और अपनी एक सहेली के साथ उधमपुर के एक हॉस्टल में रहती है। जब पाकिस्तान से बॉस ने मुझसे राब्ता कायम करने के बाद तुम्हारे बारे में बताया कि थंडर हॉक के लिए तुम दिल्ली जा रहे हो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं पहली फुर्सत में इसराइलियों के इस पाकिस्तान दुश्मन अड्डे को नीस्तो नाबूद कर देना चाहती हूँ। मार्गरेट ने मुझे इस अड्डे के बारे में बेशुमार कीमती मालूमात मुहैया की है। मार्गरेट की ड्यूटी टेलीग्राफ ऑफिस के वायरलेस में होती है। वहां से उसने बेशुमार ऐसे सिग्नल पकड़े जो थंडर हॉक बेस से जम्मू छावनी भेजे जा रहे थे। इनमें 22 सिग्नल अंबाला बेस के लिए भी थे। मार्गरेट सिग्नल्स के पैगामात को डिसाइफर कर लेती है। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें मार्गरेट से भी मिलवाऊंगी, मगर बाकी बातें कल होंगी। कल मार्गरेट भी हमारे दरमियान मौजूद होगी। अब मैं जा रही हूँ। वो शब खैर कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ी, फिर पलट कर बोली, तुम्हारे पास कोई ट्रांसमीटर है? मैंने कहा हाँ है। तो वो बोली, उसे एहतियात से रखना। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ, जहाँ किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है। मकबूजा कश्मीर में थंडर हॉक बेस का इलाका होने की वजह से फौज की इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में यहाँ आसपास हर वक्त मौजूद होते हैं। तुम्हें यहाँ बेहद एहतियात से काम लेना होगा। हरगिज हरगिज किसी अजनबी से बेतकल्लुफ होने की कोशिश न करना। अगर कोई पूछे तो यही बताना कि तुम सैयाह हो, दिल्ली से सैरो तफरी के लिए आए हो। ओके, गुड नाइट। इंद्रानी चली गई। मेरे मिशन के मुतालिक उसने इतनी तेज रफ्तारी से इतना कुछ बता दिया था कि शायद मैं अपने तौर पर वहां साल भर रहकर भी मालूम न कर सकता। मैं भी बत्ती बुझाकर सो गया। दूसरे दिन इंद्रानी से बोर्डिंग हाउस के बरामदे में या लॉन में आंखें चार हुई तो उसने मुझसे कोई बात न की। मैं भी खामोशी से एक तरफ बैठकर वक्त गुजारने लगा। दोपहर के बाद अपने कमरे में आकर लेट गया। रात के ठीक 12 बजे इंद्रानी एक बार फिर मेरे कमरे में आ गई। उसके साथ सांवले रंग की एक दुबली मगर इंतहाई चमकीली स्याह आंखों वाली लड़की भी थी। इंद्रानी ने मेरा उससे तारुफ करवाया, ये मार्गरेट है।
मार्गरेट ने मुझसे मुसाफा किया। उसकी गिरफ्त में मुझे फौलादी सख्ती महसूस हुई। मुझे ये दोनों लड़कियां सीके के नाम से बुलाती थी, यानी कैप्टन किशन का मुखफ़फ़ सीके। बाद में मुझे इंद्रानी ने बताया कि मार्गरेट को थंडरहॉक से पकड़े जाने वाले हर अहम और कारामद सिग्नल के इवज एक माकूल रकम इंडियन करेंसी में अदा की जाती थी। यही वजह थी कि उस रात मार्गरेट मेरे कमरे में आई तो उसने कानों में खालिस सच्चे हीरों के बुंदे पहन रखे थे। मार्गरेट गुज़श्ता 2 माह से थंडरहॉक बेस के सिग्नल खुफिया तौर पर पकड़कर उन्हें डिसाइफर करके इंद्रानी को दे रही थी। इन सिग्नल्स की मदद से उसे पहाड़ी में वाक़ थंडर बेस हेलीकॉप्टरों के अड्डे के बारे में निहायत अहम मालूमात हासिल हो चुकी थी। इसके बावजूद हमें उसके अंदर दाखिल होने वाले रास्ते का इल्म नहीं था। मार्गरेट ने हमें बताया कि थंडरहॉक बेस की खासी बड़ी पहाड़ी के इर्द गिर्द बड़ा सख्त पहरा है, जो खारदार तार पहाड़ी के चारों तरफ एक दीवार की शक्ल में खड़ी कर दी गई है। उसमें हर वक्त 11,000 वोल्ट की हलाकत खेज बिजली की रौ दौड़ती रहती है। उसकी ज़बानी इस बात की भी तस्दीक हुई कि पहाड़ी बंकरों में उस वक्त 8 अदद इसराइली थंडरहॉक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और 4 हेलीकॉप्टर का इसराइली अमला वहां हर लम्हा मौजूद रहता है। अमले के इसराइली अरकान को शहर की तरफ आने की इजाज़त नहीं है। दिन में एक बार उन्हें आम हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से जम्मू सैरो तफरी के लिए ले जाया जाता है। एक हफ्ते बाद ये अमला वापस दिल्ली चला जाता है और उनकी जगह दूसरे 4 हेलीकॉप्टरों का अमला आ जाता है। मैंने इंद्रानी से कहा, हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि इस पहाड़ी हिसार के अंदर हम कहाँ से जा सकते हैं। मार्गरेट ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जहां तक मुझे मालूम हो सका है थंडरहॉक बेस के अंदर जाने का सिर्फ एक ही गेट है, जो पहाड़ियों के अंदर है और जो हर वक्त बंद रहता है और किसी इमरजेंसी के वक्त ही खोला जाता है। ये गेट लोहे का है और उसके अंदर और पहाड़ी के ऊपर एक खुफिया ब्रिज में 4 डोगरा फौजी एक मोर्चे में मशीन गन लगाए हर वक्त चौकस होकर बैठे रहते हैं। मैंने इंद्रानी से पूछा, रानी तुमने एक खुश्क पहाड़ी नाले का जिक्र किया था, क्या वो नाला इन पहाड़ियों के करीब से होकर गुजरता है? इंद्रानी ने जेब से वही कागज पर हाथ से बनाया गया नक्शा निकाल कर मेज पर रख दिया और एक लकीर पर उंगली फेरते हुए कहा, ये वो खुश्क नाला है जो इन पहाड़ियों के साथ होकर आगे कुतबटूट की पहाड़ी ढलान उतर जाता है। बरसात के दिनों में ये नाला पानी से भरा होता है और तूफानी बन जाता है। आजकल ये नाला बिल्कुल खुश्क है। मैंने गौर से नक्शे पर बनी हुई लकीर को देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वैसे भी लकीर को देखकर नाले का अंदाजा नहीं हो सकता था। मैंने इंद्रानी से कहा, मुझे इस खुश्क नाले का खुद जाकर जायजा लेना होगा। इंद्रानी ने मार्गरेट की तरफ देखा। मार्गरेट बोली, उस तरफ जाना खतरनाक है, क्योंकि जब ये नाला थंडरहॉक बेस की पहाड़ी के करीब से होकर गुजरता है तो भारत इसराइली थंडरहॉक बेस की खुफिया पहाड़ी मोर्चे में लगी हुई मशीन गन्नों की इज्जत में होता है। इन मशीन गन्नों पर बड़ी ताकतवर दूरबीनें लगी हैं और कोई चूहा भी वहां से गुजरे तो खुफिया मोर्चे में छुप कर बैठे हुए भारतीय फौजी उसे आसानी से देख सकते हैं। ये बातें मेरे लिए नई नहीं थी। इंद्रानी और मार्गरेट इस हकीकत से बेखबर थी कि मैं एक सरफरोश कमांडो भी हूँ। मुझे उन पर अपना अक्स डालने की जरूरत नहीं थी। मुझे दुश्मन के नापाक हरबों को खाक में मिलाना और वतन पाक की हुर्मत और सालमियत को बचाना था। मैंने कहा, इसके बावजूद यही एक नाला है जिसके जरिए हमें उस पहाड़ी तले के अंदर जाने के लिए किसी रास्ते का सुराग लगाना होगा। इंद्रानी और मार्गरेट चुप हो गईं। इंद्रानी ने अपनी भूरी आंखें जरा सुकेड़ कर मुझे देखा और बोली, क्या तुम अकेले ये खतरनाक काम कर सकोगे? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। इंद्रानी ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ कोशिश का सवाल नहीं है। अगर तुम पकड़े जाते हो तो हमारी जिंदगियां भी खतरे में होंगी। एक बार फिर गौर कर लो, मुमकिन है तुम्हें खुश्क नाले की जानिब से पहाड़ी बेस में जाने का कोई रास्ता न मिले और मोर्चे में बैठे सिपाही तुम्हें देख लें, फिर तुम वापस नहीं आ सकोगे। मार्गरेट ने इंद्रानी की बात काटते हुए कहा, मोर्चों में बड़ी ताकतवर दूरबीनें लगी हैं। इसके अलावा पहाड़ी के चारों तरफ खारदार तार खींची है जिसमें 11,000 वोल्ट का करंट हर वक्त दौड़ता रहता है। मैंने एक तवील सांस भरा और कहा, बहरहाल ये बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम दोनों को इतना यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं रैंकी करता हुआ पकड़ा गया तो मेरी जबान पर तुम में से किसी का नाम नहीं आएगा। मैं कल अंधेरा होते ही खुश्क नाले में उतर जाऊंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या तुम लोगों के पास कोई पिस्तौल होगा? मार्गरेट ने इंद्रानी की तरफ देखा। इंद्रानी ने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हमारी खुफिया महफिल बर्खास्त हो गई। मार्गरेट और इंद्रानी चली गईं तो मैं गहरी फिक्र और सोच विचार में डूब गया, लेकिन मुझे अपने ऊपर एतमाद और खुदा पर भरोसा था। मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैंने जुर्रत, दलेरी और अक्लमंदी से काम लिया तो मैं इस मुश्किल तरीन मिशन में जरूर कामयाब हूंगा। रात के पिछले पहर में सो गया और अगले रोज दिन के 11 बजे तक सोया रहा। 12 बजे नहा धोकर खाना खाया और बरामदे में आकर बैठ गया। मौसम अबरालूद था। ठंडी पहाड़ी हवा चल रही थी। इंद्रानी मुझे अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे वहां बैठे मुश्किल से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि बोर्डिंग हाउस की लकड़ी के जंगले में मार्गरेट आती दिखाई थी। मैं समझा अपने किसी काम से आई होगी, क्योंकि उस वक्त वो अपने टेलीग्राफ ऑफिस के वायरलेस सेक्शन में ड्यूटी पर होती है।
थोड़ा सा शुबा भी हुआ कि कहीं कोई जरूरी पैगाम ना लेकर आए हो। मैं दरख्तों की तरफ मुंह किए चुपचाप बैठा रहा। मार्गरेट ने भी मेरी तरफ तवज्जो न दी और सीधी इंद्रानी के ऑफिस में चली गई। मैंने महसूस किया कि उसके कदमों की रफ्तार मामूल से ज्यादा तेज थी। 2 मिनट बाद इंद्रानी ऑफिस से निकलकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं बरामदे की सीढ़ी के बिल्कुल पास ही खड़ा था। जीमे पर से उतरते हुए इंद्रानी ने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, अपने कमरे में जा। इंद्रानी लॉन में जाकर फूल तोड़कर गुलदस्ता बनाने लगी। मैं उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता, जमाइयां लेता अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और मार्गरेट अंदर आ गई। उसमें साड़ी की बजाय स्कर्ट पहन रखा था, हाथ में पर्स था। अंदर दाखिल होते ही वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मार्गरेट ने अपने होंठों पर उंगली रख दी और मुझे चुप रहने की हिदायत की। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। 1 मिनट गुजरा होगा कि इंद्रानी भी कमरे में आ गई। दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी गई। इंद्रानी ने मुझे कमरे में बिछे हुए पलंग की दूसरी जानिब आने का इशारा किया, जहां फर्श पर छोटा सा कालीन का टुकड़ा बिछा हुआ था। मार्गरेट और इंद्रानी कालीन पर बैठ गई। मैं भी उनके पास आकर बैठ गया। इंद्रानी ने मार्गरेट को इशारा किया। मार्गरेट ने पर्स में से एक कागज निकालकर उसे खोला, एक नजर देखा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, थोड़ी देर पहले अंबाला छावनी से नशर होने वाला मैंने एक खुफिया सिग्नल पकड़ा है। उसके मुताबिक अंबाला छावनी से मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई कैप्टन राजेश मल्होत्रा, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, थंडरहॉक बेस की सिक्योरिटी की फाइनल चेकिंग करने के लिए आज शाम पहुंच रहा है। उसका आज रात का पासवर्ड कंचनजंगा होगा। मैं हमतन गोश हो गया। मार्गरेट ने कहा वो 18:20 पर यानी शाम के 6:20 पर थंडरहॉक बेस की पहाड़ी की मगरबी गेट की तरफ से दाखिल होगा। मार्गरेट ने यह कहकर कागज के टुकड़े को फाड़कर पुर्जे पुर्जे करके अपने पर्स की जेब में रख लिया। कैप्टन राजेश मल्होत्रा, शाम 6:20 और कंचनजंगा, मेरे जहन में ये अल्फाज बार बार उभरने लगे। इंद्रानी ने कहा, मुझे मालूम होता है इसराइली थंडरहॉक हेलीकॉप्टरों का स्क्वाड्रन कहूटा रावलपिंडी पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। हमें फौरी तौर पर इसका तोड़ तलाश करना होगा। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैंने इंद्रानी की बात पर ध्यान न देते हुए मार्गरेट से पूछा, पासवर्ड के बारे में तुम्हें यकीन है कि कंचनजंगा ही है? मार्गरेट ने कहा, मैं एक अरसे से इन लोगों के खुफिया सिग्नल डिसाइफर कर रही हूँ। मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता। जो लफ्ज कंचनजंगा ही था। इंद्रानी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मगर तुम्हें इस पासवर्ड से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने कहा, इसलिए कि आज शाम अंबाले से मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस पहाड़ी किले में दाखिल होने वाला है, वो मैं हूँगा। मार्गरेट और इंद्रानी मेरा मुंह तरती रह गई। उन्हें मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। इंद्रानी ने रुक रुक कर कहा, मगर कैप्टन तुम, ये कैसे मुमकिन है? मैंने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और इंद्रानी की तरफ झुककर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि थंडरहॉक बेस के पहाड़ी किले का मगरबी गेट किस जानिब है और क्या वहां तक कोई बाकायदा सड़क जाती है? इंद्रानी ने मुझे बताया कि थंडरहॉक बेस की पहाड़ी का मगरबी गेट हमेशा बंद रहता है। उस तरफ पहले एक पगडंडी जाया करती थी, मगर अब वो वीरान हो गई है और उस पर झाड़ियां उगाई हैं। यहाँ एक पगडंडी है जो पहाड़ी किले के मगरबी गेट को जाती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन मल्होत्रा को उसी पगडंडी पर से गुजरकर थंडरहॉक बेस के मगरबी गेट तक जाना था। ये रूट यकीनी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा ने इसलिए चुना था कि वो इलाके की सिक्योरिटी का जायजा भी ले सके। ये रूट यकीनी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा ने इसलिए चुना था कि वो इलाके की सिक्योरिटी का जायजा भी ले सके। बस मेरे लिए यही एक खुशनसीबी का पॉइंट था। मैंने अपने जहन में कमांडो एक्शन का एक मंसूबा बना लिया। जब मैंने अपने मंसूबे को मार्गरेट और इंद्रानी पर जाहिर किया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इंद्रानी ने कहा कि इसमें सिर्फ मनफी 1% कामयाबी का इम्कान है। मार्गरेट का ख्याल था कि ये खुदकुशी का मिशन है। मैंने अपने हाथ उठाते हुए कहा, मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम खामोश रहो और मुझे सिर्फ इस पगडंडी का नक्शा बना दो जहाँ से आज शाम कैप्टन मल्होत्रा को गुजरना है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इंद्रानी और मार्गरेट ने इस बारे में मजीद कोई बात न की। इंद्रानी ने एक कागज पर मुझे पगडंडी का हुदूद दरबा पूरी तरह से समझा दिया। कागज को फाड़ कर चला डाला और कहने लगी, तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, फिर तुम। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कमांडो हूँ और कमांडो बगैर हथियार के भी लड़ने की ताकत रखता है। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं एक नजर इस पगडंडी को देखने जा रहा हूँ। अब तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो। मैंने मार्गरेट को ताकीद कर दी कि वो अंबाला से आने वाले किसी भी मजीद सिग्नल पर कान लगाए और नई सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो मुझे फौरी तौर पर खबर कर दे। इंद्रानी ऑफिस में चली गई। मार्गरेट ने भी टेलीग्राफ ऑफिस की राह पकड़ी और मैं 15 मिनट के वक्फे के बाद छड़ी हाथ में लेकर इंद्रानी के बताए हुए नक्शे के मुताबिक उस मैदान की तरफ निकल गया
जहां से किले के मगरबी गेट को जाती पगडंडी गुजरती थी। कभी उस पगडंडी पर चरवाहे बकरियों का रेवड़ लेकर पहाड़ी की तरफ जाया करते थे, मगर अब उनकी आमदोरफ्त बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये पगडंडी वीरान हो गई थी। उस पर जगह जगह सूखा हुआ जर्द घास उगाया था। मैं सैर करने के अंदाज में चल रहा था, फिर भी उस पगडंडी से दूर रहकर उसका जायजा ले रहा था। यह पगडंडी उधमपुर के जुनूब की जानिब एक बड़ी सड़क से निकलकर खेतों और खुश्क मैदान में से होती हुई दूर थंडर बेस की पहाड़ियों की तरफ चली गई थी। सितंबर में शाम के 6 बजे पहाड़ी इलाकों में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगता है, मगर दिन की रोशनी अभी बाकी होती है। ये दिन की रोशनी मेरी दुश्मन थी, लेकिन मुझे इस रोशनी की परवाह किए बगैर अपने मंसूबे पर सर धड़ की बाजी लगाकर अमल करना और उसे कामयाब बनाना था। थंडर बेस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन को तहस नहस करने का दूसरा कोई जरिया या रास्ता नहीं था। मैंने पगडंडी से दूर दूर रहते हुए सारे इलाके की एक एक जगह का अच्छी तरह से जायजा ले लिया। एक एक अहम मकाम को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लिया। मैंने उस जगह का भी इंतखाब कर लिया जहां मुझे अपने कमांडो एक्शन का आगाज करना था। मैं दिल में अब सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि कैप्टन मल्होत्रा अकेला हो। मुझे 90% यकीन था कि वो अकेला ही होगा, क्योंकि जहां इंटेलिजेंस का मामला हो वहां ऐसी सूरत हाल में ऑफिसर आमतौर पर अकेले ही सफर करते हैं, ताकि अगर दुश्मन का कोई एजेंट इलाके में मौजूद भी हो तो उसे शक न पड़े। ऐसी हालत में सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी मिलिट्री वर्दी में नहीं आते बल्कि आम कपड़ों में आते हैं। दूसरा खदशा जो मेरी तशवीश का बायस बना था वो ये था कि कहीं थंडरहॉक बेस में कैप्टन मल्होत्रा का कोई जानने वाला पायलट ऑफिसर मौजूद ना हो। ये एक खतरा था जो मुझे हर हालत में मोल लेना था। अब जो होगा देखा जाएगा, या मैं नहीं या दुश्मन के थंडरहॉक हेलीकॉप्टर नहीं। मैं ये अहद कर चुका था और मेरे पास वक्त नहीं था। ये इसराइली हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त रावलपिंडी की फजाओं में उड़कर हमारे पुरअमन एटमी बिजली घर को अपना निशाना बना सकते थे। अगरचे हमारे शाहीन दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए 24 घंटे चौकस थे, लेकिन हमें अपनी तरफ से ये खतरा था कि थंडरहॉक हेलीकॉप्टर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल है। मुमकिन है उनकी वजह से हमें नुकसान पहुंचाए। मैंने अपने जहन में लाइन ऑफ एक्शन को इस तरह आखिरी शक्ल दी कि कैप्टन मल्होत्रा तनहा नहीं होगा, उसके साथ दूसरा आदमी भी होगा और मुझे उन दोनों से निपटना होगा। मैंने उन दोनों को मौत के घाट उतारने का मंसूबा तैयार कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई आसान काम नहीं था, मगर उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम पर जान निसार करने और अपने वतन की खिदमत करने का जो बेपनाह जज्बा कारफरमा था, उसके सामने ये मिशन मुझे बहुत ही आसान लग रहा था। मेरे बाजुओं की मछलियां फड़कने लगी थीं और मैं अपने अंदर ऐसी जबरदस्त बरक़ी ताकत महसूस कर रहा था कि अगर चाहूं तो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दूं। ये पगडंडी एक कच्चा रास्ता था। उस पर कहीं कहीं छोटे छोटे गोल पत्थर बिखरे हुए थे, कहीं जर्द रंग की खुश्क मिट्टी उभर आई थी और कहीं सूखी घास थी। मैं उसके मुतवाजी पगडंडी से हटकर वापस उधमपुर वाली उस सड़क की तरफ चलने लगा जहां से ये रास्ता या पगडंडी निकलकर पहाड़ों की तरफ जाती थी। जहां जब सड़क करीब आई तो पॉपुलर के बेशुमार दरख्त दो रोया उगे हुए थे। उनके पीछे कुछ छोटी चट्टानें भी जमीन से निकलकर सर उठाए खड़ी थी। मैंने एक तरफ होकर उस जगह का गहरी नजर से जायजा लिया। मेरे एक्शन के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। मैं वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया, जैसे थक गया हूं। मेरे जहन में उस एक्शन की फिल्म चलने लगी जो मुझे आज शाम के 6:20 पर सर अंजाम देना था। जब मैंने जहन में 2-3 बार रिहर्सल कर ली तो उठा और वापस बोर्डिंग हाउस का रास्ता पकड़ लिया। दोपहर के बाद कोई 3 बजे इंद्रानी तेज तेज कदमों से चलती मेरे कमरे में आई। दरवाजा बंद करते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर लेटा कुछ आराम करने की कोशिश कर रहा था। इंद्रानी को देखते ही उठकर बैठ गया। वो करीब आकर बोली, अभी अभी मार्गरेट आई थी, उसने मुझे बताया कि कैप्टन मल्होत्रा का अपना कोड नंबर 00000 है, वो 18:20 पर उधमपुर पहुंचेगा। मैं इंद्रानी की सुनी अनसुनी करते हुए जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। एकदम से दरवाजे का एक किवाड़ खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और इंद्रानी के पास आकर कहा, तुम्हें दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए था। वो इस तरह मेरी तरफ देखने लगी जैसे उसे मेरी बात सख्त नागवार गुजरी हो। अब बताओ मार्गरेट ने क्या कहा है? मार्गरेट ने अंबाला से नशर होने वाला कोई नया पैगाम पकड़ा था जिसमें थंडरहॉक बेस के स्क्वाड्रन लीडर से कहा गया था कि कैप्टन मल्होत्रा 18:20 पर पहुंचेगा और उसका अपना कोड नंबर 00000 है। इस किस्म की जरूरी इत्तलात ऐन वक्त पर दी जाती है। इंद्रानी ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, तुमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, तुम्हारे पास कोई पिस्तौल नहीं है। मैंने उसे एक शिकारी चाकू सरहाने के नीचे से निकाल कर दिखाया जो सुबह मैंने बाजार से खरीदा था। चाकू ज्यादा आला किस्म का नहीं था, लेकिन वो किसी एक आदमी को हलाक करने के काम आ सकता था। इंद्रानी मेरे बारे में परेशान सी थी। ये परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। कहने लगी, कैप्टन मल्होत्रा अकेला नहीं होगा, तुम निहत्ते होकर इन दोनों पर किस तरह काबू पाओगे? मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इसी जगह पर रहना। हाँ, एक बात अपने जहन से निकाल दो कि अगर मैं पकड़ लिया गया तो तुम्हारा नाम बता दूंगा। नहीं, ऐसा वक्त आने से पहले मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा।
मैं कुछ कहने ही वाला था कि इंद्रानी ने मुझे अजीब से निगाहों से देखा और उठते हुए बोली, अपना ख्याल रखना कैप्टन। वो तेज तेज कदमों से कमरे से निकल गई। मैंने उठकर अंदर से दोबारा कुंडी चढ़ा दी। वक्त गुजरता चला जा रहा था। मिशन करीब से करीब तर चला रहा था। मैंने अपने लिए जो लिबास इस मौके के लिए चुना था वो खद्दर का कुर्ता पाजामा और ऊपर गर्म कोट और सर पर ऊनी टोपी थी, जो जम्मू के लोग सर्दियों में अक्सर पहनते हैं। बूट मैंने अपने ही रहने दिए थे। जब घड़ी ने 5 बजाए तो मैंने ये लिबास पहनकर सर पर ऊनी टोपी जमा ली कि मेरे कान टोपी के अंदर छुप गए। कोट की बाहर वाली जेब में मैंने शिकारी चाकू रख लिया। पहाड़ी लोग ऐसा चाकू आमतौर पर अपने पास रखते हैं। सिगरेट का पैकेट मैंने वही कमरे की मेज पर ही रहने दिया। बोर्डिंग हाउस से पहाड़ी पगडंडी पर पॉपुलर के दरख्तों की कतार ज्यादा दूर नहीं थी। 6 बजने में 5 मिनट रहते थे कि मैंने कमरे के दरवाजे पर ताला डाला, चाबी इंद्रानी को ऑफिस में जाकर दी। इंद्रानी ने मेरी तरफ मानी खेज नजरों से देखा और चाबी लेकर दराज में रखी। मैं खामोशी से बोर्डिंग हाउस से निकलकर नीम के दरख्तों के नीचे से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। सूरज की बाकी मांदा गुलाबी रोशनी का रंग निस्वारी पड़ने लगा था। उधमपुर के मकानों में कहीं कहीं बत्तियां रोशन हो गई थी। उसके बावजूद मैदान में दिन की रोशनी बाकी थी और अंधेरा अभी नहीं छाया था। मेरे सामने जो सबसे अहम मसला था वो ये था कि मैं कैप्टन मल्होत्रा को पहचानता नहीं था। यह पता करने के लिए कि यही शख्स मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन मल्होत्रा है, मैंने एक तरकीब सोच रखी थी। मुझे इंतहाई एतमाद और तेजी से काम करना था। इसी में मेरे मिशन की पहली और निहायत अहम कामयाबी का राज था। मैदान उबूर करने के बाद मैं उस पहले से तयशुदा मकाम पर जाकर सफेदे के दरख्तों के पीछे छुपकर बैठ गया, जहां से कच्ची सड़क नीचे मैदान में दाखिल हो रही थी। अपने एक्शन के लिए मैंने उसी जगह का इंतखाब किया था। मैंने घड़ी बांध रखी थी। उधमपुर से आने वाली सड़क पर किसी वक्त कोई ट्रक या गाड़ी गुजर जाती। मेरी घड़ी में जब 6:20 बजाए तो मेरी निगाहें कुदरती तौर पर बड़ी सड़क पर जम गईं। 2 गाड़ियां जिनकी हेडलाइट्स रोशन थीं आगे निकल गईं। 6:25 पर मैंने एक जीप को उधमपुर रोड से निकलकर पहाड़ी सड़क पर मुड़ते देखा। मैं चौकस हो गया। ये कैप्टन मल्होत्रा की ही जीप हो सकती थी। मैं जैसे घात लगाकर बैठ गया। जीप की हेडलाइट्स कच्ची सड़क पर आते ही बुझा दी गई थी। जीप मुझसे थोड़े से फासले पर आई तो ये देखकर मुझे पहली नाउम्मीदी हुई। जीप में 2 आदमी बैठे थे, दोनों सिविलियन कपड़ों में थे। फौजी वर्दी किसी ने भी नहीं पहन रखी थी। बहरहाल मुझे अंधेरे में तीर चलाना था। जो ही जीप दरख्तों के करीब पहुंची, मैं अचानक निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैं बार बार चिल्ला रहा था। जीप मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। मैंने चिल्लाकर कहा, सर, कंचनजंगा पर बर्फ गिरने से रास्ता खराब है। एक दरमियानी कद का सांवला नौजवान जिसने पूरी आस्तीनों का स्वेटर और गर्म पतलून पहन रखी थी, तेजी से जीप से निकलकर मेरी तरफ आया और बोला, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? कंचनजंगा के इशारे से यह आदमी, जो यकीनन कैप्टन मल्होत्रा ही था, समझ गया था कि कोई खास बात हो गई है, जिसकी पेशगी इत्तला के लिए थंडर बेस वालों ने मुझे रास्ते में बिठा रखा है। मैंने कहा, सर, 000 के आगे क्या है? उस आदमी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचता हुआ दरख्तों के पीछे ले गया, जहां मैं उसे ले जाना चाहता था। दरख्तों के अकब में अब हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था और जिस्म सायों की तरह नजर आने लगे थे। वो बोला, तुमने मेरे ड्राइवर के सामने 000 का नाम क्यों लिया? मैंने कहा, सर, 000 के आगे क्या है? जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपको स्क्वाड्रन लीडर साहब का जरूरी पैगाम नहीं बता सकता। ये आर्मी कैप्टन मल्होत्रा ही था। कहने लगा, 000 के आगे भी 000 ही है। अब जल्दी से पैगाम बताओ। मैं शुरू रात के नीम अंधेरे में कैप्टन मल्होत्रा के जिस्म को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा था। मैंने एक बार फिर सलूट मारते हुए कहा, सर, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने आगे बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। आप दूसरी तरफ से आइएगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। कैप्टन मल्होत्रा ने अंधेरे में मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने कंचनजंगा और फिर उसके इंतहाई खुफिया कोड नंबर 000 को जाहिर कर दिया था। वो मुझ पर शक कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा, सर, जल्दी चलिए, मैं आपको दूसरी सड़क से ले चलता हूँ। मैं उसके वापस घूमने का इंतजार कर रहा था, मगर आखिर वो भी इंटेलिजेंस का तजुर्बाकार आदमी था। कहने लगा, तुम आगे चलो। मैं बगैर किसी उज़र के आगे चल पड़ा। मेरे सामने 4 कदम के फासले पर जमीन में से बाहर निकली हुई चट्टान की ओट थी। ये चट्टान ज्यादा बड़ी नहीं थी और ज्यादा ऊंची भी नहीं थी। कैप्टन मल्होत्रा एक होशियार इंटेलिजेंस ऑफिसर जरूर होगा, मगर वो कमांडो नहीं था और कमांडो के हमले को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने चट्टान के करीब पहुंचकर एकदम से पलटकर पूरी ताकत से उसकी थोड़ी के नीचे हलक की हड्डी पर अपना 2 हत्थर मारा तो वो कोई आवाज निकाले बगैर पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं उछलकर उसके ऊपर आ गया और उसके हलक की हड्डी को दोनों हाथों से इतनी शिद्दत से दबाया कि वो यकीनी तौर पर गर्दन की दूसरी तरफ से बाहर निकल गई होगी। कैप्टन मल्होत्रा ने तड़प कर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। मैंने उसकी गर्दन को इस तरीके से दबोच कर रखा था कि वो ना तो हाथ पांव हिला सकता था और ना ही आवाज निकाल सकता था। मैं उसे चाकू से हलाक नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे उसके कपड़े दरकार थे। कैप्टन मल्होत्रा का हाथ मेरे बाजू को खींचने की कोशिश करते हुए बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। कैप्टन मल्होत्रा ठंडा हो चुका था।
मैंने कैप्टन मल्होत्रा की लाश को एक तरफ अंधेरे में डाला और भागकर चट्टान के अकब से निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। जीप में कैप्टन मल्होत्रा का ड्राइवर बैठा गहरे होते हुए अंधेरे में इन दरख्तों को देख रहा था जिधर मैं उसे ले गया था। मैंने जाते ही कहा कि उधर चलो, तुमको कैप्टन साहब बुलाता है, जल्दी मेरे साथ आओ। ड्राइवर मुनहरी सा आदमी था, उसकी उम्र 40 से ऊपर होगी। फौरन जीप से उतरकर मेरे साथ दरख्तों की तरफ बढ़ा। ये ड्राइवर मेरा बहुत ही आसान शिकार साबित हुआ। मेरे बाजू की गिरफ्त में आते ही उसकी गर्दन पहले ही झटके में ढलक गई। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि कैप्टन मल्होत्रा के कपड़े उतार कर खुद पहन लिए। उसके बाद दोनों लाशों को वहीं अंधेरे में एक तरफ पड़ा रहने दिया। मैं थोड़ी देर बाद उन्हें ठिकाने लगाना चाहता था। जीप में आकर बैठ गया और कैप्टन मल्होत्रा की जेबों की तलाशी ली। रुमाल, एक भरा हुआ पिस्तौल, बटवा जिसमें कुछ करेंसी नोट थे और एक टाइप किया हुआ कागज निकला। मैंने माचिस जलाकर उसे पढ़ा। यह सरकारी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा को दिया गया इजाजतनामा था, जिसके तहत उसे थंडरहॉक बेस की सिक्योरिटी चेक करने का खुसूसी इख्तियार हासिल था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट के होने की वजह से उस पर कैप्टन मल्होत्रा की तस्वीर चिस्पा नहीं थी, बल्कि उसकी जगह मल्होत्रा का खुसूसी कोड नंबर 00000 लिखा हुआ था। नीचे अंबाला छावनी के चीफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के दस्तखत और मोहर लगी थी। कैप्टन मल्होत्रा की तस्वीर चिस्पा न होने से मेरे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट अपने आप दूर हो गई थी। मैंने इस सीक्रेट इजाजतनामे को तह करके बटवे में डाला, बटवे को ऊंचे में रखा और जीप स्टार्ट कर दी। मेरा रुख थंडरहॉक बेस की पहाड़ी की तरफ था। मैंने जीप की हेडलाइट्स रोशन नहीं की थी। कच्ची नीम पथरीली पगडंडी पर मैं जीप को चलाता पहाड़ी के करीब आ गया। ये पगडंडी पहाड़ी की मगरिब की तरफ चली गई थी। आगे दो पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा दर्रा आ गया। अचानक एक तरफ से 4 कमांडो किस्म के फौजी स्टीन गन ने ताने छलांगे लगाकर मेरी जीप के सामने आ गए। हॉल्ट। मैंने जीप को ब्रेक लगा दी। मुझे मालूम था कि इस दर्रे में मेरा रास्ता रोका जाएगा। 4 में से 2 भारतीय कमांडो सिपाही लपक कर मेरे दाएं बाएं आ गए। उनकी स्ट्रिंग गन्नों का रुख मेरी जानिब था। एक कमांडो ने अंधेरे में मुझे घूरते हुए तहकुमाना अंदाज में पूछा, इधर क्या लेने आए हो? कौन हो तुम? मैंने फौरन कहा, तुम मुझे आज रात का पासवर्ड बताओ। मुझे मालूम है तुमको मालूम नहीं। भारतीय सिपाही ने स्टेन गन की नाली मेरी गर्दन के पास लगा दी और बोला, बताओ आज का पासवर्ड। मैंने बगैर किसी घबराहट के निहायत इत्मीनान से कहा, कंचनजंगा। स्टेन गन की नाली पीछे हट गई। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम्हारे पेपर्स कहाँ हैं? मैंने जेब से बटवा निकाल कर खुसूसी इजाजतनामा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा और फिर सैल्यूट मारकर बोला, ओके सर। उधर बाएं बाजू को गेट है। मैंने मुस्कुराते हुए सैल्यूट का जवाब दिया और जीप बाएं जानिब बढ़ा दी। बाएं जानिब पहाड़ी भूल भुलैया से बनी हुई थी। आगे एक खारदार तार वाली दीवार आ गई। उस दीवार में हाई वोल्टेज की बरकती रौ दौड़ रही थी। गेट की दूसरी जानिब मुझे 2 साए हरकत करते नजर आए। एक भारतीय सिपाही मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसने वहीं से आवाज दी, कंचनजंगा गाफसर है। खारदार तार वाला गेट जिसका चौखटा लकड़ी का था खोल दिया गया। यहाँ पर मुतय्यन गुरखे मुहाफिज ने मेरे कागजात को देखने के बाद सैल्यूट किया और कुछ फासले पर पहाड़ी दीवार में बने हुए लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जीप मैंने बाहर एक तरफ खड़ी कर दी थी। लोहे के गेट पर आते ही दूसरी तरफ अपने आप घंटी बोल पड़ी। गेट में एक छोटी सी खिड़की खुल गई। दूसरी तरफ से हल्की रोशनी बाहर आने लगी। एक चेहरा खिड़की के छोटे से चौखटे में नमूदार हुआ। उसने मुझसे मेरा कोड नंबर पूछा। मैंने इत्मीनान से कहा, 00000। फौलादी गेट का छोटा दरवाजा खुल गया। मैं झुककर दरवाजे में से गुजरा और दूसरी तरफ आ गया। दूसरी जानिब 2 ऊंचे लंबे भारतीय फौजी खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, इधर आ जाओ सर। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। ये एक ऊंची छत वाला लंबूतरा हॉल था जिसकी छत से बिजली के बल्ब लटक रहे थे। वो मुझे हॉल कमरे से गुजार कर पहलू में बने हुए एक कमरे में ले गया, जहां से मुझे 2 आदमियों के अंग्रेजी में बातें करने की हल्की हल्की आवाज आई। मैं अंदर गया तो देखा कि एक मुख्तसर सा पथरीली दीवारों वाला कमरा था। दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा लगा है। एक भारी मूंछों और चौड़े शानों वाला पुख्ता उम्र का आदमी स्क्वाड्रन लीडर की फुल वर्दी पहने मेज पर इस तरह बैठा था कि उसका एक पांव कुर्सी पर था। दूसरा पायलट अफसर की वर्दी में था।